सुनना तो सीख सकते हैं। Okay, so good morning, everybody. So you are from the Physiotherapy College, right? Okay. So I am Dr. Swaleha Mujawar. I'm the assistant professor here, and we are having two sets of lectures for you. One are the psychology lectures and the psychiatry lectures. So today will be your introduction into psychology. So today we'll be learning about the definition, understanding, nature, its fields and its subfields. So this is just a overview about what psychology is, how psychology is. So understanding psychology in healthcare is very important. So whenever you want to understand psychology, it's like दिल में आता हो समझ में नहीं. जब भी किसी को समझने की हम कोशिश करते हैं ऐसे ही होता है. दिल और दिमाग का कनेक्शन समझ में नहीं आता है और सब पेशेंट्स फिर हमको सेम ही लगने लगते हैं. So that is why आज हम पढ़ेंगे some definition about what psychology is, importance of psychology, history, some schools of psychology, perspectives, branches, methods, some MCQs. आप लोगों को एग्जाम में MCQs भी आते हैं तो एक आपको आइडिया आ जाएगा कि एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं तो वो भी ध्यान देना. इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो. और एग्जाम के पहले आके पूछना कि मैम क्या क्या क्वेश्चंस हैं, इससे अच्छा अभी ध्यान दे दो और सीख लो. एंड आफ्टर दैट विल हैव क्वेश्चन एंड आंसर्स. सो इफ यू गाइज हैव एनी डाउट्स, जो भी हम पढ़ रहे हैं आपको कोई भी डाउट है तो बाद में हम क्वेश्चन आंसर्स में वो ले सकते हैं. सो द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी और व्हाट इज साइकोलॉजी. So psychology comes from the Greek word psyche and logos. ये दो शब्दों से बना है. तो साइकी का मतलब पहले जमाने में इट यूज टू मीन सोल, बट आजकल इट इज मोर इन द कंटेक्स्ट ऑफ माइंड. सो एनीवे सोल या माइंड का स्टडी कोई साइकोलॉजी बोलते हैं. तो इफ यू वांट टू हैव लाइक द बुक डेफिनेशन, it is the scientific study of mind and the way people behave. So this is the definition and these are the words from which psychology was actually taken. And there is a lot of confusion. Confusion between psychology and philosophy, confusion between a psychologist and a psychiatrist. So ये confusion थोड़ा दूर करता है. Philosophy जो है, it deals more with ideas, more with what is going on in the society. So basically maybe religion, how people should live their life. This is more philosophy. Psychology is understanding individual. So अगर एक individual level पे देखें तो वो psychology है. And overall अगर society को study करना है या बड़े level पे सब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को स्टडी करना है तो दैट इज फिलोसफी. पुराने जमाने में फिलोसफी और साइकोलॉजी का काफी ओवरलैप होता था, बट नाउ साइकोलॉजी हैज इमर्ज्ड एज अ डिफरेंट साइंस एंड इट इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम फिलोसफी. साइकोलॉजी साइकियाट्री में क्या डिफरेंस है? साइकोलॉजिस्ट आर द वंस हु आर टॉकिंग. तो जो थेरेपीज होती है, जो काउंसलिंग होती है, दैट इज डन बाय अ साइकोलॉजिस्ट. A psychiatrist is basically a doctor. तो MBBS के बाद psychiatry करते हैं and they can prescribe medications. So psychiatric illnesses बहुत सारी होती है. कुछ जो काउंसलिंग से ठीक होती है और कुछ जो मेडिसिन से ठीक होती है, कुछ जो कॉम्बिनेशन ऑफ काउंसलिंग और मेडिसिन से ठीक होती है. तो डिपेंडिंग अपॉन द इलनेस या तो साइकोलॉजिस्ट देखता है या साइकियाट्रिस्ट देखता है. बट यू शुड नो द डिफरेंस कि दोनों में क्या अलग होता है. ऑल्सो एज साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट हम किसी का माइंड नहीं रीड कर सकते, तो हम टेलीपैथिक नहीं है. और दूसरा याद रखना है कि साइकियाट्री के जो पेशेंट्स होते हैं, सारे पेशेंट्स
एंग्री नहीं होते हैं या वायलेंट नहीं होते हैं। साइकेट्री के पेशेंट्स देख के सब लोग डर जाते हैं कि हम तो इनसे बात ही नहीं करेंगे। इमरजेंसी में भी आते हैं तो सब लोग एकदम डर जाते हैं कि साइकेट्री का पेपर है या नहीं, पेशेंट हमें मारने वाला है। ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट्स, 90% ऑफ आवर पेशेंट्स आर एक्चुअली डिप्रेस्ड और एंशियस। सिर्फ 10% होते हैं जो थोड़े एजिटेटेड होते हैं, स्पेशली अगर वो मेडिसिन पे नहीं है। वंस यू स्टार्ट मेडिसिन दे ऑल्सो काम डाउन। So try to break that myths from your mind. And psychology is important not just in hospitals or in treating illnesses. आप लोगों के day to day life में भी वो important है. It improves your communication skills. It helps in building self confidence. Maybe your relationships with other people are also much better once you start understanding their psychology and probably your own psychology. It also helps with your career. So irrespective of your career, आपका career engineering का हो, law का हो, physiotherapy का हो, if you understand psychology, it will definitely help you with your career also. So that is why ये lecture series और ये lectures काफी important है आपके लिए. So a little bit of history. कुछ scientists हैं जो बहुत important हैं. William Wundt was a German psychologist. He is known as the father of experimental psychology. So जैसे कि मैंने बोला कि पहले के जमाने में तो फिलोसफी जैसा ही साइकोलॉजी देखा जाता था, बट विलियम हंट ही established a experimental psychology clinic and उसने साइकोलॉजी को थोड़ा साइंटिफिक वे में डायरेक्शन में लेके गया और साइंटिफिक वे में लोगों को देखना सिखाया. सिगमंड फ्रॉइड का नाम आई थिंक सबने सुना होता है. साइकोलॉजी का अगर नहीं भी बैकग्राउंड हो तो सिगमंड फ्रॉइड इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस psychologist. And then Sigmund Freud's students were also there. So there was Skinner, there was then William Wundt also, and then we have Carl Jung. So ये सब सुनने में आएगा. These are all important. But one or two scientists you should know very well. Now let's delve actually into psychology. So psychology के बहुत सारे layers हैं, बहुत सारे types हैं. So what are the different schools of psychology? So psychoanalysis was the most oldest of the psychology. सबसे पुराना वो था जिसमें हम unconscious mind में क्या चल रहा है वो देखने की कोशिश करते थे. फिर आ गया ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी. तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में दे सेड दैट इंडिविजुअल फ्री विल पे ज्यादा फोकस करो. सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है it's not important. What the individual wants is important. So that is why it was called humanistic psychology. Then we have cognitive psychology. आगे मैं बताऊंगी वो क्या है. Behaviorism, gestalt psychology will be dealing with subsequent slides. So psychoanalytic psychology I told you सबसे पुराना वाला है. तो आपने बहुत सारे मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि सोफे पे वो लेटे रहते हैं और साइकोलॉजिस्ट से बात करते हैं. तो दैट वाज द पुराना वाला साइकोलॉजी. सो इन साइकोएनालिटिक साइकोलॉजी वैसे ही होता है. पेशेंट या तो लेटा होता है या कंफर्टेबली बैठा होता है. पेशेंट टॉक्स और सिर्फ बातें कर करके ही पेशेंट का सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है वो हम देखने की कोशिश करते थे. साइकोएनालिटिक साइकोलॉजी में बचपन पे बहुत ध्यान दिया जाता था कि आपके बचपन में क्या हुआ था. द चाइल्डहुड ट्रॉमाज विल डिटरमाइन योर अडल्ट प्रॉब्लम्स ऑल्सो. सो इसीलिए उसमें ज्यादा पूछते थे कि हाँ आपके बचपन में पेरेंटिंग कैसी थी, बचपन में क्या क्या ट्रॉमाज हुआ था. तो दैट was then linked to the adult things. But ये हमेशा जरूरी नहीं होता है कि ऐसा हो. So that is why other schools of psychology आए. Then came cognitive psychology. तो सबसे पहले cognition क्या होता है ये समझना जरूरी है. Cognition या cognitive processes जो है that is how your brain processes the environment. समझो आप ये प्रोजेक्टर को देख रही हो, ठीक है. तो प्रोजेक्टर को जब भी देखते हो तो सबसे पहले आता है अटेंशन.
So you're paying attention to the projector. So that is your mind actually paying attention. Then comes language. तो लैंग्वेज आप सीखते हो, लैंग्वेज आप समझते हो, इट इज ऑल्सो कॉग्निटिव प्रोसेस. लर्निंग, मेमोरी, परसेप्शन, थॉट, तो ये सब अलग अलग कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं. एंड साइकोलॉजी में ईच एंड एवरी प्रोसेस को स्टडी किया जाता है. तो जैसे पेशेंट का अटेंशन कैसा है, पेशेंट का मेमोरी कैसा है, मेमोरी के अलग अलग टेस्ट आते हैं. तो ये ईच एंड एवरी प्रोसेस को अलग अलग स्टडी करते हैं और फिर उसको एज अ होल देखते हैं कि कैसे उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही है. तो दिस इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी. ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में वी आर स्टडिंग जस्ट द पर्सन और द ह्यूमन बीइंग, इसीलिए इसको ह्यूमनिस्टिक बोलते हैं. ठीक है. तो इट लुक्स एट द बिहेवियर नॉट ओनली थ्रू द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर बट थ्रू द पर्सन. पहले ऐसा होता था कि साइकोलॉजिस्ट बताता था कि क्या इसके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है या ये क्या सोच रहा है. ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में हम पेशेंट को ही पूछते हैं कि आप बताइए आपको क्या क्या स्ट्रेसेस है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है. हम फिर उन प्रॉब्लम्स पे फोकस करें. स्टडी द मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग एक्सपीरियंसेस, पेशेंट के क्या क्या होता है. स्टडी हाउ पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सेल्फ परसेप्शन, उनके पर्सनल मीनिंग्स क्या क्या होते हैं. तो इसीलिए वो पर्सन पे ही हम फोकस कर रहे हैं, पर्सन के चाइल्डहुड पे या पर्सन के सबकॉन्शियस से ज्यादा उसके नाउ एंड करंट प्रॉब्लम्स पे हम ज्यादा फोकस करते हैं. तो दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी. देन कम्स बिहेवियरिज्म और बिहेवियरल साइकोलॉजी. तो इसमें रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो व्हाट बिहेवियरिज्म सेज कि अगर आप किसी चीज को रिवॉर्ड करेंगे तो वो बिहेवियर बढ़ जाएगा और किसी चीज को पनिश करोगे तो बिहेवियर कम हो जाएगा. ठीक है. तो जैसे एक छोटा सा बच्चा है, बच्चे ने बहुत ज्यादा कचरा कर दिया है घर में, तो द मदर विल स्कोल्ड हिम. और मदर स्कोल्ड करेगी, पनिश करेगी बच्चे को, तो बच्चा फिर समझेगा कि हाँ घर में कचरा नहीं करना है और घर को साफ रखना है, अच्छा रखना है. तो उससे पेशेंट का या बच्चे का बिहेवियर चेंज हो रहा है. ठीक है. मम्मी ये भी कर सकती है कि वो घर को साफ कर रहा है, नीट कर रहा है, उसके लिए उसको एक चॉकलेट दे दिया या एक जैसे इसमें एक मेडल जैसे उसको दे रहे हैं. तो हम रिवॉर्ड करके भी बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, पनिश करके भी कर सकते हैं. तो रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट यूज करके जब हम पेशेंट्स का या क्लाइंट्स का बिहेवियर चेंज कर रहे हैं तो उसको हम बिहेवियरल साइकोलॉजी बोलते हैं. लर्निंग थ्रू एसोसिएशन, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट ही हुआ था डॉग्स पे. तो उन्होंने देखा था कि जब भी एक बॉल दिखाओ पेशेंट डॉग को और फिर उसको खाना दो, तो फिर पेशेंट बॉल को भी खाने के साथ एसोसिएट करने लगता है. तो इसीलिए एसोसिएशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. एंड दिस all these experiments help us come to aversion therapy. तो एवर्जन थेरेपी क्या होता है कि समझो कोई पेशेंट एडिक्शन कर रहा है, बहुत ज्यादा दारू पी रहा है या बहुत ज्यादा बाकी ड्रग्स कर रहा है, तो उसके साथ हम एक पनिशमेंट को या एक अवर्जन को, अवर्जन यानी पनिशमेंट ही होते हैं बेसिकली, तो एक पनिशमेंट अगर हम उसके साथ लिंक कर दे तो पेशेंट का वो बिहेवियर कम होता है, एडिक्शन कम होता है. डिटेल्स में हम जाएंगे, एडिक्शन वाले भी लेक्चर्स हैं आपके, बट जस्ट ये याद रखना है रिवॉर्ड पनिशमेंट यूज करके एवर्जन थेरेपी हम यूज करते हैं इन बिहेवियरल साइकोलॉजी. देन लास्ट टाइप इज जेस्टाल्ट साइकोलॉजी. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए, बट एकदम सिंपल आपको करके दिखाती हूँ कि आप इसको जब देखते हैं, सबसे फर्स्ट वाला जब आप देख रहे हैं तो यू आर सीइंग एक ब्लैक वाला आपको दिख रहा है, एक ग्रे वाला आपको दिख रहा है ना. लेकिन आपको कभी एक सिंगल स्क्वायर नहीं दिखेगा, एक सिंगल सर्कल नहीं दिखेगा. जब भी आप ये शेप्स को देखते हो उसको एज अ होल देख रहे हो. तो दिस इज व्हाट जेस्टाल्ट साइकोलॉजी इज,
कि जब भी हमारा साइकोलॉजी काम करता है हम एक होल पिक्चर को, पूरे पिक्चर को देखते हैं। बहुत सिंपलिस्टिक टर्म्स में ये है। तो जेस्टॉल साइकोलॉजी में कुछ कुछ रूल्स होते हैं। नंबर 1 रूल इज प्रॉक्सिमिटी। तो प्रॉक्सिमिटी मीन्स आपको ब्लैक और ग्रे अलग अलग क्यों दिखा? क्योंकि ब्लैक वाले सब एक साथ हैं और ग्रे वाले क्लोज है। प्रॉक्सिमिटी मीन्स क्लोजनेस या एक साथ जो होता है। तो इसीलिए हमारा माइंड इसको परसीव करता है, एक ब्लैक वाला एक शेप है और ग्रे वाला एक शेप है, बिकॉज दे आर क्लोज टू ईच अदर। सिमिलैरिटी, इसमें आप देख सकते हैं ब्लैक में सारे ट्राइंगल्स हैं, तो इसलिए ये सिमिलर शेप्स हैं, इसलिए माइंड उसको एक साथ देखता है। तो एक सिंगल ट्राइंगल की जगह हमें एक पूरा शेप दिखता है। देन कंटिन्यूअंस वही है कि ये अलग अलग 3 सर्कल्स हैं, बट हम उसको एज अ कंटिन्यूएशन देखते हैं। क्लोजर में भी वही है कि जब भी एक इनकम्प्लीट ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, आवर माइंड tries to complete that object। तो इसीलिए इसमें गैप है, बट हमें ट्रायंगल दिखता है लास्ट वाले फिगर से, बिकॉज आवर माइंड इज ट्राइंग टू कंप्लीट इट। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स आवर माइंड प्लेज गेम्स विद अस, जिनको इल्यूजन्स बोलते हैं। तो इल्यूजन्स जो है मोस्टली जेस्टॉल साइकोलॉजी पे बेस्ड होता है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट। तो दिस इज बेसिकली हाउ जेस्टॉल साइकोलॉजी वर्क्स। अब आपको समझ में आ गया है कि डिफरेंट ब्रांचेस क्या क्या होते हैं। तो उसी पे से पर्सपेक्टिव्स भी आते हैं। तो जैसे हमने साइको एनालिटिक देखा था जिसमें वो सोफे पे लेटे होते हैं, तो साइको डायनेमिक भी साइको एनालिटिक साइकोलॉजी पे ही बेस्ड है। तो साइको डायनेमिक में इड, ईगो, सुपर ईगो आता है, ये भी हम आगे कवर करेंगे डिटेल में। पर साइको डायनेमिक में बेसिकली हम अनकॉन्शियस माइंड और बचपन में क्या चल रहा है ये इसमें देख रहे हैं। बिहेवियरल में क्या था? वेरी गुड। तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट यूज कर रहे हैं, तो दैट इज बिहेवियरल साइकोलॉजी। कॉग्निटिव में अटेंशन था, मेमोरी था, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कॉग्निटिव प्रोसेसेस थे, जिसमें से वी वर कमिंग टू कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक में क्या था? हाँ, इंडिविजुअल पर्सन पे उसके करंट प्रॉब्लम्स क्या है और क्या हम करंट उसकी हेल्प कर सकते हैं, दैट इज ह्यूमनिस्टिक। ठीक है। एवोल्यूशनरी जो है उसमें जैसे आप देख सकते हैं, दिस में इन दिस वी गो इनटू द एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव कि हम इवॉल्व हुए हैं और हमारा जो भी बिहेवियर होता है वो एवोल्यूशनरी होता है। जैसे अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो हो सकता है कि हाँ, पुराने जमाने में हम एक दूसरे से झगड़ना पड़ सकता था, compete करना पड़ता था फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज, दैट्स वाई हमको गुस्सा आता है। या पेशेंट को एंजाइटी होता है, बैठे बैठे बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि बैठे बैठे हमें घबराहट होने लगती है। तो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी सेज कि ये एवोल्यूशन का पार्ट था कि पुराने जमाने में टाइगर्स आते थे जिनको देख के हमें डर घबराहट लगती थी और हम फिर भाग जाते थे। दिस हेल्प्स अस सर्वाइव। तो ये जो डर घबराहट हो रहा है ये एवोल्यूशन का ही पार्ट है और ये खत्म हो जाना चाहिए था, पर कुछ लोगों में नहीं हो पा रहा है, इसलिए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। एंड क्रॉस कल्चरल मीन्स कि साइकोलॉजी जो है अलग कल्चर्स में अलग अलग होती है। जैसे एक इंडियन वे ऑफ डीलिंग विद साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा हम ट्रेडिशनल मेडिसिन पे जाते हैं, वी यूज अ लॉट ऑफ योगा, ब्रीदिंग टेक्निक्स। ये सेम वाला हम बाकी जगह नहीं कर सकते क्योंकि मे बी उनके कल्चरल पर्सपेक्टिव में अलग वे से स्ट्रेस को डील किया जाता है या देखा जाता है। तो इन साइकेट्री, इन साइकोलॉजी, कल्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So that is why cross-cultural perspective is also very important. अब एक और इम्पोर्टेंट है बायोलॉजिकल फैक्टर। सो कल्चरल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो है ही, लेकिन अभी देखा गया है कि साइकोलॉजी में बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी इम्पोर्टेंट है।
तो आई डोंट नो इफ यू वॉच्ड मुन्ना भाई एमबीबीएस, बट उसमें वो बोलता है कि कुछ केमिकल लोचा है दिमाग में। तो दैट इज एक्चुअली क्वाइट एक्यूरेट कि आपके दिमाग में कुछ कुछ केमिकल्स होते हैं, उनको हम न्यूरो बोलते हैं, और ये न्यूरो से दिमाग में सर्किट्स बनते हैं। सो ऑल दीज न्यूरो योर सर्किट्स, ये सब एक बायोलॉजिकल पार्ट होता है। तो साइकोलॉजी इज नॉट जस्ट एट योर सबकॉन्शियस लेवल या कल्चरल लेवल। आजकल देखा गया है कि ब्रेन में भी कुछ प्रोसेसेस होते हैं, ब्रेन में भी कुछ चीजें कम ज्यादा होती है, जैसे सेरोटोनिन कम होता है तो पेशेंट्स डिप्रेस्ड होते हैं, अनहैप्पी होते हैं। डोपामीन बढ़ता है तो पेशेंट्स एग्रेसिव होते हैं। तो इसीलिए बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज वन ऑफ द बायोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ लुकिंग एट साइकेट्री एंड साइकोलॉजी। इतना समझ में आ गया? तो इसमें से ही, ये पर्सपेक्टिव्स में से अलग अलग फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी निकली है, तो वो भी आपको पता होना जरूरी है। जैसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी फोकसेस ऑन द कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो आपने सीखा। फोरेंसिक साइकोलॉजी होता है जिसमें हम क्राइम सॉल्व करते हैं, आगे देखेंगे। सोशल साइकोलॉजी होता है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। सो देर आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी बिकॉज इट इज सो वाइड। अब उसको हम अलग अलग ब्रांचेस में या सब स्पेशलाइजेशंस में लेके जा चुके हैं। तो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या हुआ, जिसमें अगेन हम न्यूरो स्टडी कर रहे हैं, ब्रेन के लेवल पे क्या हो रहा है वो स्टडी कर रहे हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल हर स्कूल में, हर कॉलेज में एक साइकोलॉजिस्ट होता है। तो इट इज नॉट जस्ट टू डील विद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कि बच्चे आगे कैसे पढ़ सकते हैं, करिकुलम में हम ऐसी चीजें ला सकते हैं जिससे उनको पढ़ाई इजी हो या वो माइंड डेवलप उनका ज्यादा अच्छा हो। तो दिस इज एजुकेशनल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी भी है जिसमें इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस जो हैं उनको कैसे बढ़ाया जा सकता है। इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें थाउजेंड्स एम्प्लॉयज होते हैं, तो सारे एम्प्लॉयज का साइकोलॉजिकल वर्कअप कैसे अच्छा रखना है, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाना है, आउटपुट कैसे बढ़ाना है। तो दिस इज इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी थोड़ा बहुत फिलोसफी के टुवर्ड्स जाता है कि सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए और सोसाइटी से कैसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं एंड सोसाइटी कैसे डील करती है। तो दिस इज एट द सोशल लेवल। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज बचपन में कैसे हमारा साइकी डेवलप होता है। तो बचपन में बच्चों का क्या क्या थिंकिंग होता है, फिर वो जैसे जैसे बड़े होते हैं वो थिंकिंग कैसे चेंज होता है। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लिनिकल साइकोलॉजी बहुत छोटा ब्रांच है, पर ये है जो हम यहाँ देखते हैं। तो जो क्लिनिक्स में या हॉस्पिटल्स में देखते हैं, दैट इज क्लिनिकल साइकोलॉजी। पर्सनालिटी को भी आजकल काफी अटेंशन मिल रहा है, तो पर्सनालिटी को स्टडी करके पर्सनालिटी पे जस्ट फोकस करने वाली ब्रांचेस भी होती है। ठीक है, तो दिस इज जस्ट अ जिस्ट। अगेन अगर आपको याद रखना है तो यू कैन लर्न इट एज अ थियोरेटिकल ब्रांच एंड अप्लाइड ब्रांच। तो थियोरेटिकल में आती है जनरल, एबनॉर्मल, डेवलपमेंटल, सोशल, और अप्लाइड यानी बेसिकली आप इसमें कुछ कर रहे हैं, तो इसमें आता है क्लिनिकल, एजुकेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल। एंड पिलर्स ऑफ साइकोलॉजी भी मोर और लेस वही है, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल, वी हैव सोशल, मेंटल एंड देन फिजिकल हेल्थ। तो वही जो देखा था, कॉन्सेप्ट वही है, बस इसके पिलर्स अलग अलग हैं, और ये 5 पिलर्स पे बेसिकली साइकोलॉजी चलता है। अब मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, मेथड्स मीन्स कि आपने अब समझ तो लिया कि क्या क्या ब्रांचेस है, क्या क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, आप स्टडी कैसे कर सकते हैं साइकोलॉजी को, या सामने वाले को कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में आपको कुछ नहीं करना, यू आर जस्ट सिटिंग एंड ऑब्जर्विंग। तो ऑब्जर्वेशन में एक आता है इंट्रोस्पेक्शन। तो इंट्रोस्पेक्शन वर्ड पता है क्या होता है? आजकल ये काफी चल रहा है वैसे इंट्रोस्पेक्शन, कि अपने अंदर झांक के देखना।
बेसिकली। तो उसमें बोलते हैं कि आप शांति से बैठिए, सिट विथ योर ओन थॉट्स, अपने आप को समझिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर दिन भर आप कॉलेज करके या काम करके आ रहे हैं, तो 10 मिनट बैठना है कि दिन भर क्या क्या हुआ था, हाउ डिड आई रिस्पॉन्स, ऐसा कोई इवेंट हुआ था जिससे मुझे खुशी मिली थी, गुस्सा आया था। तो बेसिकली खुद का एनालिसिस खुद ही करना है। तो दैट इज इंट्रोस्पेक्शन। अगर कोई और आपका एनालिसिस कर रहा है, साइकोलॉजिस्ट बैठ के आपको पूछ रहा है कि हाँ जब एग्जाम्स आता है तो आपको कैसा लगता है, या जब कोई टीचर डांटता है तो आपको कैसा लगता है, तो दैट इज एक्सट्रोस्पेक्शन, कि एक्सटर्नली कोई देख रहा है, इंटरनली आप देख रहे हो। एक्सपेरिमेंटल में हम कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जैसे पेशेंट्स को कुछ गेम्स देते हैं कि ये गेम्स खेलो, या कोई मैथमेटिकल चैलेंजेस देते हैं, और फिर देखते हैं कि अलग अलग पर्सन्स कैसे डील करते हैं अलग अलग सिचुएशन से या अलग अलग गेम्स। दिस इज ऑब्जर्वेशन। एक्सपोजिशन में हम एक्चुअली एक्टिवली कुछ कर रहे हैं। तो जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल है केस हिस्ट्रीज। पेशेंट को आप बैठ के पूछ रहे हो कि हाँ आपको फीवर आया था, तो फीवर आने के बाद आपको कैसा लगा था, या आपकी नींद कैसे डिस्टर्ब हुई थी। तो इसमें आता है केस हिस्ट्री, क्लिनिकल, स्टैटिस्टिकल, डेवलपमेंटल। तो जो भी बेसिकली हॉस्पिटल में हो रहा है या एक्टिवली हम पेशेंट से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, दैट इज योर एक्सपोजिशन। ठीक है। तो अब आते हैं कुछ कुछ एमसीक्यूज पे, इससे पता भी चलेगा कि क्या समझा है और क्या नहीं समझा। सो द फर्स्ट एमसीक्यू इज, which of the following specializations in psychology deals with the diagnosis and treatment of mental disorder? So क्या लगता है आपको? फिर से सोचो सारे। एक्सपेरिमेंटल में हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, डायग्नोसिस भी कर रहे हैं और ट्रीट भी कर रहे हैं, है ना? तो क्लिनिकल। ठीक है। तो जब भी एमसीक्यूज आते हैं ना, एकदम जल्दबाजी में मार्क मत करो, थोड़ा सोचो। दो जो ऑप्शंस होते हैं, दो वाले हमेशा सिमिलर होंगे। जैसे क्लिनिकल और एक्सपेरिमेंटल जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है, इवन इन योर नीट दो वाले होंगे जो कंफ्यूजिंग रहेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है और अच्छे से पढ़ना। ठीक है। The word psychology comes from Italian, Greek, Latin, Greek। हाँ। तो ये भी सब एक जैसा ही लगता है हमें, इटालियन, ग्रीक और ये सब, बट याद रखो मोस्टली लैटिन और ग्रीक से डिराइव होते हैं जो भी मेडिकल टर्म्स होता है। तो साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, साइकी एंड लॉजी। ठीक है। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डैश एंड डैट। गुड। तो इसीलिए इसमें आप देखिए दो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो दोनों पे ही ध्यान रखना है। अगर सिर्फ एक आप देखोगे तो ऑप्शन बी भी ठीक लगने लगेगा फिर, या सिर्फ मेंटल स्टेट देख लोगे सी में और फिजिकल आप देखोगे नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो पूरा अच्छे से पढ़ना है और एक एक वर्ड पे ध्यान देना है। ये आज के डिस्कशन में मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, पर दिस इज जस्ट अगेन कॉमन सेंस। अ लॉट ऑफ टाइम्स आपको एमसीक्यूज ऐसे आ सकते हैं जो आपने पढ़े ना हो या जो हमने आपको पढ़ाए ना हो, पर थोड़ा बहुत कॉमन सेंस अगर लगा लोगे तो भी ये यूज हो सकता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है। तो इसीलिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जो कभी नहीं देखा है या कभी ये टॉपिक पढ़ा नहीं है, तो भी डरना नहीं है, थोड़ा सा अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। यूजुअली इजी होता है, लॉजिक थोड़ा लगा लो तो हो जाता है। ठीक है। एंड विद दिस आई आज का तो लेक्चर खत्म होता है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। साइकोलॉजी बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसीलिए वी हैव डिवाइडेड इन टू टू लेक्चर्स। आज का लेक्चर फिर से जाके थोड़ा रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास के पहले। तो वी विल रिवाइज पिछली क्लास में क्या हुआ था, और फिर अगेन थोड़ा और साइकोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग में हम डाइव करेंगे। तो सेम टाइम सेम प्लेस। पर आज के लेक्चर्स में किसी को कोई डाउट्स है, कुछ पूछना है?
किसी को कुछ समझ में नहीं आया, कुछ कॉन्सेप्ट है जो फिर से समझाना है या फिर से बताना है? नहीं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। एंड नेक्स्ट लेक्चर में भी कोई डाउट्स है जो आज आपको समझ में नहीं आया, तो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम वो डाउट्स ले सकते हैं। So today we are going to continue that same discussion. So I am Dr. Swaleha Mujawar, Assistant Professor here. And whenever we talk about psychology, we start with definition, we start with importance. Last time we had seen a little bit about the history of psychology, schools, perspectives, different branches. ठीक है, ये सब हो गया है. Methods, MCQs, question answers. All this was covered in the previous lecture, so that you can again check on YouTube and revise. Today we are going to learn about the role of psychology in various fields. So this is very interesting कि psychology एवरीडे लाइफ में साइकोलॉजी कहाँ कहाँ आता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत प्रैक्टिकल है, तो मजा आएगा पढ़ने में. सो जस्ट पे अटेंशन. एंड लास्ट में हम थोड़ा सा देखेंगे कि अलग अलग जॉब्स क्या क्या है. ठीक है, देन विल लुक एट सम क्वेश्चंस. आपको एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एंड सम एमसीक्यूज ऑल्सो. सो साइकोलॉजी पुराने जमाने में, या what was called as traditional psychology, it used to focus on mental illnesses. सो ट्रेडिशनल साइकोलॉजी में देखते थे कि जो भी मेंटली इल है उसको -10 से 0 तक या नॉर्मल तक लेके आए. बट नाउ द करंट साइकोलॉजी और अभी अपकमिंग साइकोलॉजी जो है वो है पॉजिटिव साइकोलॉजी. सो पॉजिटिव साइकोलॉजी है ना, नॉर्मल लोग हैं पर नॉर्मल लोगों को भी और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे आप हैं, मैं हैं, बट एवरीडे लाइफ में हम साइकोलॉजी यूज करके how can we use it to our advantage. So this is positive psychology. So even in mentally well-being people, we can use psychology. So let's dive into what all aspects are there, या हम क्या क्या कर सकते हैं psychology में. So सबसे पहले तो education. So psychology has a very important role in education. All of you are having psychology lectures, but even in schools, psychology is being taught. Especially children are taught coping skills, and most of the schools, जो बड़े बड़े schools होते हैं जहाँ पे psychologists available है, most of the schools will have at least one psychologist, so that if any child has any issues, any problems, they can go to the psychologist, and then the psychologist can refer the child if they feel कि child को ज़रूरत है, तो फिर वो साइकेट्रिस्ट के पास भेजते हैं या कोई हॉस्पिटल में भेजते हैं. तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट एजुकेशन में साइकोलॉजी बहुत ऊपर आ रहा है. तो एक तो टीचिंग में हम यूज कर सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स क्या क्या है, डिफरेंट स्टूडेंट्स को कैसे डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग हम कर सकते हैं, क्या क्या सेटिंग्स में लर्निंग या टीचिंग कर सकते हैं. जैसे पहले आई एम श्योर आपके जो 10 साल पहले सीनियर्स होंगे उनको चौक बोर्ड पे पढ़ाया जाता था, अभी हम पीपीटी पे पढ़ा रहे हैं, प्रोजेक्टर पे पढ़ा रहे हैं. तो दिस मेथड ऑफ लर्निंग वाज प्रोबेबली फाउंड टू बी बेटर, बिकॉज इसमें एक ऑडियो विजुअल आ रहा है, इसमें हम फोटोज वगैरह डाल सकते हैं. तो द सेटिंग्स ऑफ लर्निंग, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स, जनरल टीचिंग स्ट्रैटेजीज, कि किस वे में हम पढ़ाएं जिससे स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा फायदा हो या स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा नॉलेज गेन कर सके. तो जनरल टीचिंग स्ट्रैटेजीज और ये सब हम यूज करते हैं. इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल साइकोलॉजी, बिकॉज उसमें अगेन हम इलनेसेस नहीं देख रहे हैं, प्रॉब्लम्स नहीं देख रहे हैं. स्टडीज को लेके भी हाउ टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स, हाउ टू स्टडी, हाउ टू हेल्प देम लर्न, हाउ टू हेल्प देम डेवलप, तो ये सब आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी में. एंड हमारा मेन एम होता है कि लाइफ लॉन्ग हम बच्चे को लर्निंग करना सिखाएं, या वी टीच देम लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड गुड लाइफ गोल्स इन जनरल.
So we have to understand from an educational psychology point of view what are the individual differences कि हर एक बच्चा सेम नहीं होता है, हर एक का लर्निंग कैपेसिटी सेम नहीं है, एटीट्यूड कैसे है लर्निंग का, और जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं बच्चों के उनको हम सिखाएं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग करें, अंडरस्टैंड द लर्निंग प्रॉब्लम्स। जैसे तारे जमी पर तो देखी होगी सबने, है ना, कि वो बच्चा बहुत ब्राइट था, उसमें बहुत कैपेबिलिटीज थी, बट टीचर्स उसको समझ नहीं पा रहे थे। तो अगर कोई अच्छा टीचर हो जिसको बच्चे की साइकोलॉजी समझे, तो वो हर एक बच्चे की जो भी कैपेसिटी है, जो भी टैलेंट है, उसको वो बाहर ला सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सब पढ़ाई में अच्छा नहीं तो उसको फेल कर दो। दैट इज नॉट द एम। एम इज हाउ वी कैन डेवलप द स्टूडेंट्स। सो दिस इज व्हाट एजुकेशनल साइकोलॉजी इज। सो एजुकेशनल साइकोलॉजी सिर्फ टीचर्स और लर्नर्स के लिए भी नहीं है, टीचिंग मेथड्स भी हम उसमें देखते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी करते हैं। लाइक अ लॉट ऑफ स्कूल्स हैव आईक्यू टेस्ट, तो वो आईक्यू टेस्ट करते हैं, अगर किसी का कम आता है आईक्यू तो देन उसको उस हिसाब से हेल्प दे सकते हैं। तो दीज आर जस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट, वो स्क्रीन कर सकते हैं जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रहे हैं बच्चों में, तो देन अगेन दे कैन रेफर और दे कैन ट्रीट ऑन देयर ओन लेवल। पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स भी बच्चों में आजकल काफ़ी देखा जा रहा है, स्पेशली विद द यूजेज ऑफ फोन एंड अ लॉट ऑफ स्क्रीन टाइम। तो ये सारी चीज़ें आर पार्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, डेली डेली और चीज़ें ऐड हो रही है एजुकेशनल साइकोलॉजी में, तो इट्स अ गुड थिंग। नाउ कमिंग टू हेल्थ केयर। हेल्थ केयर यानी जो हॉस्पिटल्स में आप और मैं पेशेंट्स को देखने वाले हैं, ओपीडी में, वार्ड सेटिंग्स में, तो वहाँ पे साइकोलॉजी का क्या क्या रोल है, या साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे क्या करता है। तो अगेन बहुत सारी चीजें हैं। लेट्स स्टार्ट विथ इंक्रीजिंग सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस। तो पेशेंट साइकेट्री का हो, मेडिसिन का हो, ऑर्थो का हो, अ लॉट ऑफ टाइम्स पेशेंट को सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि अब मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, अब मैं 1 महीने तक बेड रिडन हूँ, तो मेरा क्या होगा। तो उनका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी लो होता है। समटाइम्स दे हैव प्रॉब्लम्स इन द फैमिली, some relationship problems, so we can help improve that. We can increase the wellness and life satisfaction in general. कोई भी डिसीज होती है तो वेलनेस कम ही होता है, लाइफ सेटिस्फैक्शन कम होता है, रिड्यूस स्ट्रेस यस, रिकवरी फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर यस, पर ये एक ही पॉइंट है। जब भी हम सोचते हैं कि साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, हमें लगता है सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर से करते हैं, बट नहीं, ये बाकी भी चीजें हैं, नॉट जस्ट मेंटल, दे हेल्प विथ कोपिंग ऑफ मेडिकल कंडीशंस ऑल्सो। गोल सेटिंग एंड अटेनमेंट, की हाँ ठीक है, आप 1 महीना बेड रिडन हो, 1 महीने बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, वॉक करना स्टार्ट करेंगे, 30 मिनट्स वॉक करेंगे, 45 मिनट्स, 1 आवर। तो दीज आर द गोल सेटिंग्स दैट वी डू and increase motivation to change because they are facing some adjustment problems। तो हम उनको मोटिवेट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं एडजस्ट करने में, जो भी उनकी लाइफ में चेंजेस हो रही है उनके साथ। So these are so many things that a psychology can do in healthcare. एंड आर की कॉन्सेप्ट्स, की गोल्स हमारे हैं, एक तो हेल्थ प्रमोट करना है विच इज द मेन फैक्टर, बट बायो साइको सोशल, yesterday also we had seen, तो हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, साइकोलॉजिकल, सोशल, तीनों एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, एंड सोशल एस्पेक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू कॉग्निटिव फैक्टर्स, कॉग्निटिव यानी बेसिकली आपका दिमाग कैसा चल रहा है, दिमाग के प्रोसेसेस कैसे चल रहे हैं। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स जब कोई बीमार होता है तो उसका अटेंशन कंसंट्रेशन ठीक नहीं होता है, उसको कभी कभी मेमोरी प्रॉब्लम्स आने लगती है, तो अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो भी हम हेल्प करते हैं। एंड देन बिहेवियरल फैक्टर्स, बिहेवियरल फैक्टर्स ये ना वही, अगर पेशेंट बेड रिडन है तो थोड़ा चिड़चिड़पना एक्सपेक्टेड है, उसका नींद, खाना सब चेंज हो जाता है, तो हाउ टू हेल्प द पेशेंट चेंज हिज बिहेवियर, कि जो इरिटेबिलिटी है या जो डिप्रेशन है वो सबको कैसे डील कर सकते हैं, वो भी इसी में आता है। Then again the biopsychosocial, I know this is a repeat of yesterday's things, but just
bear with me. In biological, we look at physical health, genetic vulnerability, the drug effects, जो भी medicines patient ले रहा है. Social में family circumstances कैसे हैं, family relationships कैसे हैं. Psychological में again coping skills, social skills, self esteem. So ये सारी चीजें हमें देखनी होती है. Not just the physical health, not just the mental health. Whenever we are talking to the patient, we talk about all these things. हम ये सारी चीजें पेशेंट से पूछते हैं और जो भी पेशेंट की प्रॉब्लम्स हमें लगता है कि चलो फिजिकल प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, फिर उन पे हम वर्क करते हैं और कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट कम्स आवर बिजनेस साइकोलॉजी. So this is also a very upcoming branch, very new branch. तो as you can see in the cartoon, दो एम्प्लॉयज हैं जो वाटर फाउंटेन के पास खड़े होके गॉसिप कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, और एक है जो सो रहा है, काम नहीं कर रहा है. एंड ये बेचारा बॉस बैठ के सोच रहा है कि हो क्या रहा है कंपनी में. सो दिस इज व्हाट बिजनेस साइकोलॉजी इज. कि आपके अगर एक कंपनी है, ऑफिस है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो हाउ कैन यू मेक श्योर कि मैक्सिमम इफेक्टिवनेस है, कि कोई गॉसिप नहीं कर रहा है एक दूसरे के बारे में, या कोई प्रोडक्टिविटी कम नहीं हो रही है. तो बिजनेस साइकोलॉजी स्टार्ट्स विद रिक्रूटमेंट. फर्स्ट, there is usually a psychologist or person who has some psychology background जो देखता है कि बिजनेस के साथ इस नए एम्प्लॉय का साइकोलॉजी असाइन हो रहा है, नहीं हो रहा है. क्योंकि अगर उन्हें लगता है कि ये हमारे बिजनेस के साथ कोप नहीं कर पाएंगे, या इनकी जो थिंकिंग और साइकोलॉजी है हमारे बिजनेस और थिंकिंग के साथ नहीं अलाइन हो रही है, तो फिर उसे रिक्रूट करने का कोई फायदा नहीं. तो रिक्रूटमेंट में a lot of times psychological aspects are also seen. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में भी. देन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कि एक साल हो गया तो एक साल में क्या क्या इनपुट्स थे, क्या क्या आउटपुट्स थे, वो इवैल्यूएट करता है. देन वेरी इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड वर्क लाइफ, कि अगर आपके ऑफिस में 10 लोग काम कर रहे हैं, वो कितने सेटिस्फाइड है, कितने खुश हैं उस कंपनी में. एंड देन अ जनरल ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट. तो पूरी कंपनी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सब चीजें साइकोलॉजी के अंदर आती है. एंड बिजनेस साइकोलॉजी में बहुत सारे अलग अलग ट्रेनिंग फॉर्मेट्स आ गए, अलग अलग बुक्स आए हैं बिजनेस साइकोलॉजी पे. सो इफ एनी ऑफ यू इज इंटरेस्टेड, यू कैन रीड दोज बुक्स ऑल्सो. सो वन इज इंडिविजुअल असेसमेंट. परफॉर्मेंस अप्रेजल हम कर सकते हैं. पर्सनल रिक्रूटमेंट, जॉब एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, क्वालिटी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ. तो ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ योर बिजनेस साइकोलॉजी और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी. सो इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि एंगेजमेंट है, प्रोडक्टिविटी है, टीम बिल्डिंग है. And usually this is done by the psychologist. Overall large scale पे, business scale पे, there are strategic psychologists जो strategies बनाते हैं कि हम business को कैसे बढ़ा सकते हैं, या business low चल रहा है, या customers आ नहीं रहे हैं, तो customers लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं. तो focus is usually on market कैसा चल रहा है, business operations कैसे हैं, स्टेक होल्डर्स को हम कैसे एंगेज रख सकते हैं, कॉर्पोरेट गोल्स कैसे मीट कर सकते हैं. तो दीज आर ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. एंड अगेन इसका साइकोलॉजी काफ़ी अलग होता है, और इसके लिए भी बिजनेस साइकोलॉजिस्ट अलग होते हैं जो बिजनेस को डेवलप करने में मदद करते हैं और आगे बढ़ाने में मदद करते हैं. ठीक है. इसमें थोड़े बहुत आते हैं आपके ह्यूमन रिसोर्स, जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, अगेन साइकोलॉजिस्ट भी इसमें आ जाते हैं. एंड मोस्टली फोकस होता है ऑन प्रोडक्टिविटी, कि बेसिक हम बिजनेस की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं. नाउ कमिंग टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज क्रिमिनल साइकोलॉजी, कि लोगों को पता है कि ये गलत है,
पर फिर भी वो गलत काम करते हैं, उनको पता है कि जेल जा सकता है, पर वाई डू क्रिमिनल्स डू दीज थिंग्स, या वाई डू पीपल डू क्रिमिनल थिंग्स? सो क्राइम के भी बायोसाइको सोशल एस्पेक्ट्स हैं. Whenever somebody commits a crime, डिपेंड्स अपॉन द एज एंड जेंडर, तो देखा गया है कि यंग एज में ज्यादा क्राइम्स होते हैं, मेल्स में ज्यादा क्राइम्स होते हैं. समटाइम्स इट इज जेनेटिक्स ऑल्सो. सो जेनेटिकली people might be predisposed to aggression, they might be predisposed to taking shortcuts, और उन्हें लगता है कि हम अगर कुछ गलत करेंगे तो हमारे कोई consequences नहीं होंगे. तो ये सबका एक जेनेटिक बेसिस भी होता है. देन सम फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस ऑल्सो, कि कुछ गलत करके उन्हें बुरा नहीं लगता है, रिमोर्स नहीं होता है, गिल्ट नहीं होता है. तो दीज आर ऑल्सो बायोलॉजिकल लेवल. टिश्यू हेल्थ पे भी a lot of times when people are sick, या they are in need of something, या sometimes they have addictions, then they also go into these criminal activities. साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो समटाइम्स मेंटल हेल्थ खराब होने की वजह से भी लोग क्राइम करते हैं. तो मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ ऑल्सो प्लेज अ रोल, बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑल्सो. सोशोलॉजिकल, अगेन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, अगर रिलेशनशिप खराब हो, सोसाइटी से उसको शन कर दिया जाए, या सोसाइटी से उसको लगे कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, सोसाइटी ने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं बदला लूंगा सोसाइटी से. सो दिस कैन ऑल्सो हैपन. एंड सोशो इकोनॉमिक्स ऑल्सो. रोल ऑफ साइकोलॉजी इन करियर काउंसलिंग. सो करियर काउंसलिंग में भी हम क्या क्या कर सकते हैं? तो ऑल्सो एट द एंड ऑफ द लेक्चर MCQs होंगे, तो जो लोग वहाँ हंस रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं, आप लोगों पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट टू यू. नाउ कमिंग टू द करियर काउंसलिंग. करियर काउंसलिंग में सबसे पहले हम करते हैं गोल सेटिंग. सो गोल सेटिंग में वी डिटरमाइन द स्किल्स. अ लॉट ऑफ, आई डोंट नो आप लोग में से कोई गया था या नहीं गया था, बट बहुत सारे लोग 12th स्टैंडर्ड के बाद, 10th स्टैंडर्ड के बाद करियर काउंसलर्स के पास जाते हैं. द पेरेंट्स वांट कि बच्चे का जो स्किल है, जो एप्टीट्यूड है, वो उस स्किल और एप्टीट्यूड वाले करियर में अगर जाए तो बेटर है, बिकॉज करियर अगेन इज अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट. तो अगर उसे लगे कि अब मैं ये करियर में आ गया, अब कुछ कर नहीं सकते, या अब मैंने ये कर लिया, अब आगे मैं क्या करूंगा, या इतने मेरे लाइफ वेस्ट हो गए हैं, तो इससे बेटर है कि अपने स्किल्स, एजुकेशन, ट्रेनिंग के हिसाब से अपने गोल सेट करें. तो दैट इज वाई करियर काउंसलिंग ऑल्सो हैज कम अप एज अ वेरी लुक्रेटिव ब्रांच. स्पेशली बड़े बड़े सिटीज में तो करियर काउंसलर्स होते हैं. यूजुअली वो सेल्फ असेसमेंट करते हैं कि करियर इवैल्यूएशन, स्किल इवैल्यूएशन, पर्सनालिटी इवैल्यूएशन ऑल्सो. कुछ कुछ स्पेसिफिक पर्सनालिटीज होती है स्पेसिफिक करियर्स के लिए, तो आप अपने पर्सनालिटी के हिसाब से करियर लेंगे तो अच्छा रहेगा. देन अगेन इंडस्ट्री असेसमेंट, कि जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें क्या क्या नए स्किल्स आ रहे हैं, क्या क्या नए करियर्स हैं जो अपकमिंग है, जिसको हम इस सूटेड इंडिविजुअल को डाल सकते हैं. एंड देन करियर मैचिंग, सो वी आर मैचिंग द person with the industry. So this is what a career counselor basically does. So coming to the psychological aspects, सबसे पहले तो काउंसलिंग कर सकते हैं. अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि हाँ मुझे कुछ करियर करना ही नहीं है या कुछ करना नहीं है, आई एम कंफ्यूज्ड, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, तो देन सबसे पहले हम काउंसलिंग के लिए भेजते हैं. If there is some abnormal behavior, we try to change it again through counseling or some activities or some psychotherapy, personality assessment, guidance, mentoring, coaching, and then comprehend others' emotions also. A lot of times पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं कि ये स्पेसिफिक करियर लो, पर बच्चे को नहीं लेना होता है, तो ये सब भी करियर काउंसलिंग का पार्ट है, उसमें आता है. कमिंग टू द नेक्स्ट रोल ऑफ साइकोलॉजी इन मिलिट्री साइंस. तो मिलिट्री में भी काफी साइकोलॉजी का एस्पेक्ट्स है. आई नो ऐसे देख के लगता नहीं कि मिलिट्री में साइकोलॉजी क्या करेगा, पर बहुत सारी चीजें हैं. नेवी हो, आर्मी, एयरफोर्स, स्पेशल फोर्सेस, मरीन, all these things require a good psychological aspects also.
सो आर्मी में बहुत ज़्यादा कोई भी एस्पेक्ट देखा जाए तो हाई लेवल जो स्ट्रेस होते हैं उन्हें जाके कॉम्बैट करना होता है, घर से वो दूर होते हैं, और कॉम्बैट लेवल्स ऐसा भी नहीं होता है कि काफ़ी इजी काम है, और लॉट ऑफ टाइम्स हैवी मशीनरी वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो जो भी उनके हाइटेंड अलर्टनेस है, जो फिजिकल एक्सर्शन उन्हें करना होता है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से एक्सपोजर करना होता है, तो उसमें उनको कैसे साइकोलॉजिकली हम प्रिपेयर करें या साइकोलॉजिकली उनको रेडी करें टू डील विथ ऑल दीज सिचुएशंस। सो जो भी टाइप का फोर्स हो, हर एक में एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है जिसमें उनको कैसे डील करना है स्ट्रेसफुल सिचुएशंस सिखाया जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर्मी। एंड सिर्फ साइकोलॉजिस्ट नहीं, बहुत अलग अलग टाइप्स के अभी टेक्निक्स आ गए जिससे हम इनको यूज कर सकते हैं या इनको हेल्प कर सकते हैं। जैसे AR VR आ गया, तो ऑगमेंटेड रियलिटी, विजुअल रियलिटी में उनको गेम्स जैसा ही देते हैं जहाँ पे उनको जाके लड़ना होता है, फाइट करना होता है। A lot of AI and robotics are also being used। तो वेरेबल टेक होता है, वेरेबल डिवाइसेस होता है, और उनको फिर अलग अलग सिनेरियोज देते हैं। तो उसमें अगर उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, पल्स बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, तो स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए, स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करके मैक्सिमम वो अलर्टनेस अचीव किया जाए, ये सब उसी का पार्ट होता है। So digital mental health interventions आए, they help in improve decision making also, strategy tactical कैसे करना चाहिए, क्या strategies बनाना चाहिए, उसमें भी help होता है। And basically resilience in general, कि difficult situations को कैसे handle करें, उससे बाहर कैसे निकले, ये सब भी psychology का ही part है। ठीक है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ल्यूक्रेटिव ब्रांच। अगेन अगेन एनी टाइप ऑफ स्पोर्ट्स हो, वो बैडमिंटन हो, साइकिलिंग हो, बास्केटबॉल हो, मोस्ट ऑफ दीज स्पोर्ट्स आर इन्वॉल्विंग अ साइकोलॉजिस्ट। So what are the roles and responsibilities of a sports psychologist? First, help athletes mentally recover, जो भी उनकी इंजरीज हो, फिजिकल इंजरीज हो, मेंटल इंजरीज हो, जो भी उनके साथ गेम में बुरा हुआ है, उनसे बाहर निकलने में हेल्प करे। मेंटल स्किल्स टीच करे, तो योगा, मेडिटेशन, अगेन स्ट्रेस एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स, we help them enjoy the game so that again उनकी productivity काफी high हो, and help them enhance the performance by using various psychological techniques. Now coming to the jobs, तो now that we know कि psychologist का role क्या क्या होता है, इसी role पे से you can just contemplate कि क्या क्या jobs हो सकते हैं। तो एक हो गया कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट, विच विल हेल्प इन बिजनेस एंड अदर इंडस्ट्रीज। स्कूल साइकोलॉजिस्ट हो गया, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का पार्ट है। क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, so this is also quite helpful. Sports psychologist, a counselor in general. Sometimes art therapists are also there, so they use art to use therapy. तो साइकोलॉजी रिलेटेड जॉब्स बहुत सारे हैं, बहुत अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट सिर्फ हॉस्पिटल्स में काम करेंगे या मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में काम करेंगे। मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ मोस्ट जॉब्स डू रिक्वायर अ साइकोलॉजिस्ट, एंड जितने भी बड़े स्कूल्स हैं, बड़े इंडस्ट्रीज हैं, वो तो साइकोलॉजिस्ट को रखते ही रखते हैं। ठीक है। सो विद दिस वी फिनिश विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहती। अभी एग्जाम्स में देखते हैं, तो जब भी आपके एग्जाम्स आएंगे तो एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस कैन बी जस्ट द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी क्या क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट स्कूल्स, पर्सपेक्टिव, मेथड्स, ब्रांचेस, सब कुछ वो कवर हुआ ही है पिछले लेक्चर में, तो ये पूछ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन कैन बी just the definition, understanding and nature of psychology. So अगर ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन आता है अबाउट इन जनरल साइकोलॉजी, तो जो फर्स्ट लेक्चर था, सेकेंड लेक्चर था, दोनों का
नोट्स आप बना लीजिए, कंबाइन करके वो लिखना है. रोल ऑफ साइकोलॉजी इन वेरियस फील्ड्स, अगेन दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये भी पूछ सकते हैं. सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड, दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच विल बी आस्क्ड. सो आपके इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, और फिर कुछ एमसीक्यूज होते हैं. सो दीज आर द शॉर्ट एंड लॉन्ग. अब आते हैं एमसीक्यू पे. ठीक है, तो यस, ये वाली रो 1 2 3 4, हो जाओ, खड़े हो जाओ. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर बताओ. हम्म. ठीक है, बैठो, नेक्स्ट खड़े हो, पढ़ो. तुमने लेक्चर में नहीं भी अटेंशन पे किया, कॉमन सेंस यूज कर सकते हो. आंसर इज डी. ओके, गुड, सिट. Read the question and tell me the answer. General psychology deals with D, fundamental, that is the all branches of psychology. ठीक है, developmental psychology अलग होता है, personality psychology अलग होता है. Answer is D. ठीक है, next. ये पिछली क्लास का है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है. This was covered in the last lecture actually. ए नहीं, सी भी नहीं, कॉग डी डी. वेनेवर, हाँ, जो कॉग्निटिव वर्ड है ना, दैट इज थॉट प्रोसेस, डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस. सो थॉट प्रोसेस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव और कॉग्निटिव साइकोलॉजी. ये भी कॉमन सेंस का ही है. A. तो psychology in the workplace is the subject matter of industrial and organization. ठीक है, academic educational वाला हो गया, clinic hospitals वाला हो गया, social psychology is in general social. ठीक है, तो अब MCQs कर पाओगे थोड़े बहुत सॉल्व, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. अगर कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है. Okay, good morning. I am Dr. Ritika Singh, Senior Resident in the Department of Psychiatry. So today's lecture is about developmental psychology. Yesterday we learned about psychiatric aspect of our field. Today we'll be seeing the psychology aspect of our field, and especially the developmental psychology of childhood periods and what are the different theories given by different scientists. All right. So we'll be covering it under the following heading: introduction, goals of developmental psychology, what are the principles of childhood development, theories of childhood development, application, then conclusion and references. So at the end of the lecture, you should be able to understand how a child develops, whether it is physical development, mental development, emotional development, and what are the different stages of development, and why learning these development is important for us. All right. So, what do you understand by developmental psychology? It is the scientific study of systematic psychological changes which occurs throughout the life. It's not that development is going to occur only during the childhood phase. It will occur in adolescence phase, it will occur in adulthood, also in geriatric people. So, importance of childhood is that it is the building block, the foundation of development is laid in the childhood period. If this development is not has not occurred properly,
the person will suffer in his laterhood. All right. So why do we study childhood? You have to understand different milestones. Milestones are particular aspects of growth and development which a child acquire in particular frame of age. For example, all of you might have seen an infant, छोटा बच्चा हर किसी ने देखा होगा. So you will see how he develops. He might learn to hold his head first, then there will come a time when he'll start to speak or coo the word, then he might learn to sit properly, then to stand properly, then to walk. So these are the phases of development which occur in child. So that is why you should be able to understand that these certain milestones are important. And you can also make out if a child is not developing properly. कुछ बच्चे बहुत slow हो जाते हैं, आप कहते हो ये अभी तक चलना नहीं सीखा. So you can make out whether he might learn how to walk in a later stage, or he might not learn only. Okay, so these are the things which you can see when you know about the developmental psychology. You understand that developmental delays can be addressed, and you can help these delays. Understanding can help you in aiding education and parenting styles. So what are the stages of childhood development? We will divide childhood period into three stages. Infancy, which is 0 to 1 year, early childhood 2 to 6 year or after 1 year, and middle childhood 6 to 11 to 12 years. All right. After that, your adolescent age starts, which we will be covering in later lectures. So when we talk about infancy, here you will see when a child is newborn and when he gains the age of 1 year, you will see how rapidly he learns things, how rapidly you can see the changes in his attitude, his in body functions, rapid physical growth, sensory motor exploration, and he learns to form an attachment, especially with the caregiver, that is the mother. Then early childhood, you will see the child starts to blabber words, then start forming a meaningful word, and then later on giving a full meaningful sentences. He start to socially interact with people and start to have an imagination, or imaginatory play comes into existence. Then in middle childhood, that is your school going age, where the logical thinking, academic growth, extracurricular activities, including whether it is drama or sports, child's participation in these activities increases. Next is, what are the key goals of developmental psychology? What does developmental psychology focuses on? First of all, description. It describes what exactly the development is. It says universal growth pattern. That is a growth pattern which is followed in India. It will be followed in UK, in US, in every part of the world. Same developmental pattern is going to be there. We might have our cultural differences, regional differences, but the pattern of growth, physical, cognitive, emotional, is similar. Then it also explains nature versus nurture, that development is dependent on both, whether it is genetic predisposition or whatever the environment we are surrounding. So this is explanation about the understanding of genetics and environment. Next, it can anticipate developmental challenges. When you learn developmental psychology, as I have stated earlier, you can also make out if there is any delay, if there is something which is not going in the normal pace. Then you can apply a useful intervention to resolve the problem which you are seeing in early stages. For example, a child of autism or ADHD or mild intellectual deficit, if you will take early intervention in these people, if you are smart enough to realize that these things are not going in normal framework, if you put an early intervention, the outcome will be much more better than when you realize it in the later stage. Okay. Okay. What are the principles of childhood development? Now, how the childhood development progresses. First of all, it says it is sequential. That means they are achieved progressively. Like one unskilled sequence will be attained first, then we will move on to more skillful things. Okay. One product will lay the foundation of the another one. Then it occurs in phases. There are going to be physical, emotional, and cognitive development. Some can coexist simultaneously. In some, physical development may occur first, then the emotional and cognitive development. These are the milestone chart. Okay, this is something in pediatric classes also you'll see ki this tells ki mota at 1 month lifting of head, in 2 months following the item. Like for example, in 8 month child learns to sit without support.
Later on, he'll learn how to stand, how to crawl, or how to walk. All right. Next is developmental proceeds at different rate. This is also important. Each child develops at its own pace, even though the sequence is same. कि unskilled पहले फिर skill बाद में, but the rate of growth can be different in different childhood. It is not that कि मेरा बच्चा 9 महीने में चला है तो उसका बच्चा भी 9 महीने में ही चलना चाहिए. That child can walk 10 months also, 1 year also, or 8 months also. But as long as the development sequence is followed correctly, child is developing in a normal phase, it is okay. Development is lifelong and continuous. As I have stated, you can learn new skills, you can build a new habit throughout the life. It is not that ki you can only learn certain thing in childhood, you can only learn certain thing in adulthood. Even the elderly people can culminate various strategies and various new skills. It is holistic and interrelated. Development is interrelated. For example, a baby who is physically very malnourished, okay, खाने को नहीं मिल रहा है, he is very underweight, there might be difficulty in his cognitive development as well. Okay, so it should be holistic in our frame. Baby should be developing in physical, in cognitive, and in emotional health as well. Okay, for example, a child is in a very traumatic environment, emotional well-being is not taken care of, his cognitive abilities can also get affected by the same. All right. Development proceeds from simple to complex. This we have learned. You develop simple skills first, later you combine to form complex abilities. बच्चा पहले खड़ा होना सीखेगा, फिर भागना सीखेगा. ठीक है? Next, from general to specific. The fine control of fingers will come in later stage, but control of arm will come first. Okay, so from simple to complex stage, the development will proceed. Again, it is influenced by heredity and environment, nature and nurture, which we have discussed already. There are critical and sensitive periods. So these periods should be dealt with caution. There is a period, for example, at around 3 years of age, child learn to identify himself or herself in a particular gender, that I am a male or I am a female. Okay, so this is a critical period. Example, toilet training, 2 years, approximately 2 to 3 years of age is critical period. So these periods should be addressed properly. And it is culturally related. There are certain cultural aspects in everywhere which are to be incorporated in the development of child. Okay. Till here we have learned something basics about the psychology of development. Clear? It is clear to you? Now we'll see what are the different theories of childhood development. All right. So there are several scientists who have given their theories. These theories are good in the fact that they have covered all the aspects. Some are psychosexual, some are psychosocial, some can be cognitive, some can be emotional or learning, some can be socially more correlatable. So we'll see one by one. First of all, we'll see Freud's psychosexual theory. Whenever we talk about psychiatry or psychology, name of Sigmund Freud is something which is always going to occur. He is the father of everything, okay, when we talk about psychiatry and psychology. So what he said, he divided the age group into different stages and said that in every stage, one particular organ is involved, and there are certain underlying unconscious motives in every state, which when resolved properly will be very fruitful in our growth and development. So he decided the stage according to the age group. So he said there is an oral stage for about 0 to 1.5 years of age. अगर आप भी देखेंगे तो when a child is very small, he always puts everything in his mouth. Okay, the organ of gratification is mouth for the child. He will chew, he'll bite, he'll suck his thumb. कुछ भी जमीन में पड़ा होगा उसको उठा के मुंह में डाल देगा. So sucking, biting, chewing, this is the focus of the child when he's in oral stage. Okay. Key activities are feeding and weaning. Child learn to you learn to feed the child and wean the child. So if a child is crying when he is hungry, mother will come feed the child. Child is happy, he can trust his mother that whenever I will be hungry or in an uncomfortable environment, my mother will come. So what does child learn? He learns to develop trust and comfort in this stage. Okay, if this stage is not dealt properly, or if there is overindulgence in oral habit, so the traits like smoking, alcohol dependence, certain substance use are found in later stages of adulthood. And certain narcissistic traits and envy and jealousy can also be seen.
All right. So like this only he divided another, that is anal stage 1, 2, 3. ठीक है, यहाँ पे the control over anal ability, like toilet training का role यहाँ पे आता है. Okay. So what does child learn? He learn to be independent and autonomous. Okay, I can deal certain thing independently of my own will. This is something I am learning in this stage. If this stage is dealt properly, child will be uh, growing in a orderly fashion. But if the anal retention, and there are two words, anal retention and anal expulsion. If anal retention is too much, then child will be very messy, very defiant and rate, there will be lack of tidiness. But if it is too much, OCD के trait आ जाएंगे, एकदम orderly करना है सब चीजें. I want things to be done in particular trait. Okay, stubborn, orderliness will come into play. All right. So next is your phallic stage. Phallic stage where the child is little started becoming curious regarding his genital organ. Okay. Now there are certain terms given by Freud. One is Oedipus complex, another is Electra complex. What happens in Oedipus complex? There is difficulty in identification with the same sex parent. Like boy cannot identify very well with his father. He'll have a good relationship with mother, but he'll see his father as a threat. So he'll be envious of his father. Similarly, for a female, she will be more attached to his father and will consider her mother as a threat to her, or she will be envious. But as soon as this stage progresses, these traits are being resolved and they identify and develop a very good healthy relationship with their parents of the same sex. So what do you understand? If this problem is not going to be dealt properly, so sexual orientation problems can occur in later stages of life. So this is how the Freud said that there are certain unconscious motives laid in above childhood which are responsible for certain personality or pathological trait which we see in our adulthood. Okay, he said if our childhood is not being dealt properly, there are definitely the chances which we are going to face in adulthood, and which is somehow true. So objective is identification with same-sex parents, foundation for gender identity, mastering over internal processes and impulses. Pathological trait, sexual identity issue, relationship issues, low self-esteem and over-sexualization. Next is latent phase or school-going phase. Now in this phase, the sexual feelings are dormant, but maturation of ego and superego come into frame. When we talk about ego and superego, please understand it is totally different from what you say in layman term. Ego is something which balances your primal desires with that of very moral compass. And superego is something who is morally very correct. For example, एक केक का पीस रखा हुआ है. Your superego will say it is wrong to eat, I'll not eat, I'll never eat it. But your ego will say, okay, let me balance it. I'll do my homework, I'll do my different chores, and then I am entitled to eat that cake ka piece. So this is how superego balances your id, which is the primal device and desires, with your moral and compasses. Okay, so this stage formation occur in this latent phase. Here, social and intellectual development. When a child goes to school, he meets with his peers, he come in contact with different teachers, different students, uh, people of different age groups, and he learned to have his own identity in this phase. Okay, so development of interpersonal relationship, gaining knowledge, engagement in schools and sports. Now, if this stage is not dealt properly, if there is bullying or if a child is not going performing well, so social anxiety disorder can come, difficulty forming social relation, low self-confidence. If too much of rules and regulations are followed in this stage of life, OCPD again can develop in later stages of life. All right. Then there is a genital stage where the concept of romanticization, intimacy, and also the respect for others come, which we'll see in adolescent phase when we'll adolescent psychology will see. Okay, this is just a pictorial diagram of whatever we have seen right now. Oral stage, oral fixation, anal retention, obsession and compulsion, and anal expulsion, messiness behavior. Phallic stage, okay, curiosity regarding the genitals, and latency stage regarding the sexual feelings are repressed. Next, we have another scientist whose name is Erik Erikson. He also divided the age group into 8 different stages. We'll see first 4 stages in today's lecture. He said that it is if one stage is fully resolved, then the progress of second stage is much more easier in a better way. So these all stages are interconnected to each other.
you will find the similarities between the Erikson's psychosocial theory with that of Freud's psychosexual theory. Okay, he coined certain terms like, for example, crisis or conflict. It is a turning point or challenge in particular stage which must be addressed. And if you resolve that crisis and conflict, you will get a virtue, a positive quality after passing the first stage. Okay. So these are the 8 stages. We'll see the first 4 stages, that is trust versus mistrust, autonomy versus shame and doubt, initiative versus guilt, industry versus inferiority. So again, childhood infancy period 0 to 1 year, like that was in Freud, trust versus mistrust. Okay. Child learned to trust the caregiver and mother. Okay. His question is, can I trust the worst? And when he learns to trust the world, he learns to trust the caregiver, the virtue he receives is hope. He hopes to do something good in his life and he is hopeful regarding the world and the future. Okay, if it is not um, dealt properly, there are the symptoms of fear, insecurity, mistrust, and in clinical features, you can see attachment disorder or generalized anxiety disorders. Next is again autonomy versus shame and doubt. 0 to 1 here, again developing independence, that I said ki anal expulsion wala phase in Freud psychosexual theory. Can I do things myself or can I rely on other? When child is learn to be autonomous, when he learns to do things of his own, what virtue he receives? He receives will. I have a willpower to do something good in my life. Okay. If it is not dealt properly, there will be over dependence on other. Feeling of shame and guilt will come that I won't be able to do properly. Clinical relevance, again, OCD or low self-esteem can develop in later life. Third is your initiative versus guilt. Preschool age, as the name suggests, child learn to initiate. He learns to explore new thing. कोई भी खिलौना देखा उसे खोल के देखने की मन करता है कि इसमें क्या नया चीज है. कोई पेंसिल देखा, स्केच कलर देखा, अच्छा ये कौन सा कलर है, मैं कलर करके देखता हूँ. So when these things are dealt properly, child find a purpose in life. Okay, my purpose is to complete this work. My purpose is to do this thing in a particular way, and as such, this is applicable in later stages of life. But if there is too much indulgence of parents, or if there is too much, you cannot start this of your own. You cannot do this. So excess guilt will be there. Patient won't be sorry. Child cannot make an independent decision of himself. Okay. So inhibited behavior and difficulty asserting oneself can be seen in later stages of life. Fine. Last we'll see today is industry versus inferiority. That is again the school going age. Here learning skills, work, cooperation, how do we interact with each other, this thing comes into play. So virtue is child become competent. He is competing with other people of the same age group. He is competing with might be elderly or small people as well. He is coming in contact with a whole new world. So he become competent to face the new world and challenges in his life. Okay, if it is not dealt properly, again inferiority, low of confidence, and academic underachievement and social withdrawal can be seen. So these are the psychosocial theory of Erikson, which we'll see in today's lecture. After psychosocial and psychosexual theory, cognitive development. So there was a scientist called Jean Piaget. He said that cognitive development also occur in ages, in particular time frame. Okay, he focuses on how child acquire knowledge and how their thinking process changes over time. Okay, how do you understand? We'll see it. He divided the age again into certain stages, and certain milestones are achieved in each age. Okay, for example, 0 to 2 year is sensory motor stage. Here, most of the things are dealt in actions rather than words. Okay, language utna nahi develop hai, but by pointing out and developing action, child can learn things. The milestone achieved is object permanence. What is meant by this? So when you'll see a child is very small, if he's following, if you'll give him a toy, he'll show him a toy. जब तक toy सामने है, तब तक वो है. Once you take away the toy, it doesn't matter to child. According to him, once it is out of sight, it is not even existent. But slowly and gradually, when the child grow up and develop, he gather this concept that even if the thing is not in front of my eye, it is still present. It might be somewhere else. For example, mother नहीं दिख रही तो कहीं और होगी, मेरे आंखों के सामने नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो होगी. But when he was very small, it doesn't matter to him. मम्मी सामने तो है, नहीं है तो नहीं है. ठीक है? So this is something
After this stage, object permanence comes into play. Then is pre-operational stage. यहाँ पे language development starts. Child learn to communicate himself, maybe in one or two blabbering word, maybe in one or two sentences, okay, and also learns to pretend play. You might see there are child who are engaged in their own play groups, okay. You don't, they might sometimes not need anyone. एक toy पकड़ के खुद ही खेलते रहेंगे, एक चिड़िया पकड़ के खुद ही उड़ाते रहेंगे. So this pretend play also comes into play. Then is concrete operation. यहाँ पे conservation task, okay, some raw task, maybe joining the puzzles, maybe solving a problem of small problems of their own. This concrete operational stage come. Then is formal operation, where the scientific reasoning, abstract reasoning, hypothetical thinking, like if I'll do this, then that can occur. So these are the stages of Jean Piaget. Sensory motor, birth to two, understand world through senses and action. Pre-operation through language and mental images. Concrete logical thinking category, and hypothetical and scientific thinking comes in formal operation. Okay, this is just a pictorial representation of what we have seen. Then there was another scientist called Bowlby who gave attachment theory. Okay, attachment is something a child learns from the very young age. If there is a secure and a good and a confidential, confidential attachment of a child and a caregiver, this lays a foundation for a healthy life and future as well. How early relationship between infant and caregiver shapes emotion and social development. It is innate biological driven need that ensures survival by keeping the child close to their caregiver. So there are three things you should know. There is secure base, internal working model, and critical period. Please don't talk there. Secure base, the caregiver provides a sense of security, allowing the child to explore the world confidently. Then internal working model, early attachment shape future relationship and emotional responses. And of course, these 2 years are very critical for forming a healthy attachment, which is going to lay foundation for attachment style in future as well. Strong early attachment lead to better social emotional well-being of a child. So these are the types of attachment style. There is secure attachment style, where healthy balance of independence and relying on others is there. You can do things independently also, and you can trust others also. This is something secure attachment style. Then there is anxious attachment style. Overwhelming fear of being alone. You want someone to be with you. I cannot do anything of my own. Okay, so you have a negative sense of yourself and positive sense of other here. You are dependent on others to complete your work. Then this is disorganized attachment, guys. Everything is negative. I cannot do things of my own. I cannot do things with people as well. Okay, finding it hard to maintain relationship, finding yourself freeze and dissociate often, feel unworthy and helpless. Then there is avoidant attachment style. You see yourself positively. I can do things of my own, but I don't want anyone else. You try to stay alone. You push away other people. So these are the types of attachment style which was given. Next is socio-cultural theory, okay? Vygotsky's socio-cultural theory. Unlike Piaget, who developed each and every stage independently for a child, कि particular age में ये होता है, particular age में ये होता है. Vygotsky says that language, thought, culture, they all have the important aspects in the development of child. The development of a child is not independently dependent on child itself, but the surrounding which he is associated with. So he said cultural, social interaction and language play an important part in child development and learning. So he said cognitive development occurs through social interaction. Learning is mediated by interaction with more experienced individual. So MKO is more knowledgeable other. For example, teacher and parents of a child might know something much more than what child can knows of himself. They help the child to grow better, and child can also idealize them as their role model. Okay, मेरे पापा ऐसा काम करते हैं तो मैं भी ऐसे करूँगा. ठीक है, my father has a habit of waking up early in the morning. My mother have a habit of regularly exercising, so I am also going to learn this thing in my life. Then there is a zone of proximal development. Now there's a gap between what a child can do independently, what he can achieve by the help of knowledgeable other. For example, a child is very good in maths, so he can solve maths problem, but when his teacher guides him, he can crack an olympiad of maths. Okay, so this is what ki guidance ki wajah se what overachievement can occur in child. The gap between a child can do independently and what they can achieve with guidance.
Learning is most effective when tasks are within zone of proximal development. Next is scaffolding. Here the support is constantly provided, but gradually when the child can do things of his own independent, this scaffolding is gradually withdrawn from the child. Now you don't need a parent for you. For example, मुझे हर दिन स्कूल ड्रॉप करने के लिए पापा जाते थे, but I can do it of my own now. So this is scaffolding is being withdrawn. Then he said there are certain cultural tools which we have seen: language, art, and writing technology, digitalization of certain things. These are also helpful in cognitive development of a child. They help shape how child think and interact with the world. As we have seen, he viewed language as a crucial development. Child learned, this is something called private speech, where child talk to themselves and guide their actions and problem solving. Sometimes you interpolate yourself. Okay, if this thing could happen in that particular manner, might be there's a solution of this problem. So this is how you talk to yourself. Okay, talking to yourself always doesn't mean कि वो psychologically गलत होगा. It could be guiding force as well. All right. Then we are moving on towards the last but not the least thing, learning theories. We have seen cognitive theory, we have seen social theory, we have seen psychosexual and psychosocial theory. Now learning theory. So there are certain scientists who said that development is a process of learning through the environment. Whatever the surroundings we have been surrounded by, whatever we see in our environment, we learn through it. These can be behaviorism, social learning, and humanistic learning theory. So when we talk about behaviorism, two concepts yaad rakhne hain: classical conditioning and operant conditioning, something which you have seen in your 11th or 12th ka book as well. So classical conditioning is something which was given by the scientist Ian Pavlov. He said that organism learn to associate two stimuli leading to a conditioned response. कुछ question है? हाँ, तो please मुंह बंद करके देखिए ना. Okay, okay. It was first described by Russian physiologist Ivan Pavlov, who discovered the phenomena while studying digestive process in dogs. So what he said, he also gave you certain concept. Okay, so there are certain responses and there are certain stimuli. An unconditioned stimulus is something which is naturally it is going to produce a response. So in Pavlov's dog experiment, unconditioned stimulus is food. Okay, food will naturally make your mouth water or produce saliva. Okay, food which naturally causes salivation. An unconditioned response, the natural unlearned reaction. Okay, means food को देख के वो में water आना है, that is the unconditional response. Okay, which is naturally going to occur. Then you have something called conditioned stimuli. When you will pair this stimuli with an unconditioned stimuli, the response will come. बेल बजाने से मुंह में वाटर नहीं आने वाला, सलाइवा प्रोड्यूस नहीं आने वाला होने वाला. बट व्हेन यू विल पेयर द बेल विद फूड, the salivation will occur in mouth. All right. A previous neutral stimulus that after being paired with unconditioned stimulus triggers a response. Example, a bell that was previously neutral but becomes associated with food. Conditioned response, a learned response to the conditioned stimuli. Now your mouth has learned that well banane se bhi saliva produce karna hai. This is your conditioned response. So this is a pictorial representation of what we have just studied. Next is your operant conditioning. What is operant conditioning? It was given by Skinner. He said that there are certain things by adding or subtracting those things in life, a behavior can be modified. All right, such as reward or punishment. So he also gave certain key concept. First is reinforcement. Reinforcement is something which increases the likelihood of behavior. It could be of two types, positive and negative. What is positive reinforcement? So this is something which is very important in parenting style for a child. Okay, adding a pleasant stimuli to encourage a behavior. A child is doing his homework, you gave him a candy. For example, स्कूल में स्टार चिपका देते हैं बच्चे की नोटबुक में कि उसने अच्छा किया है. So this is like giving a reward. इवन जो आपके ये रिहैब सेंटर्स होते हैं, सुबेरिटी अगर पेशेंट मेंटेन करता है तो उनको एक चिप मिलती है, 3 मंथ की सोबर चिप है, 1 ईयर की सोबर चिप है. दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. ओके, negative reinforcement, if you want to encourage a behavior, you will remove something unpleasant. For example, आपको सीट बेल्ट बांधना गाड़ी में कंपल्सरी करना है,
तो एक जो अनप्लेजेंट सी बीप 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 नॉइज बजती रहती है, जैसे आपने सीट बेल्ट बांधा वो वॉइस बंद हो गई, तो दिस इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ओके, देयर ये जो चीजें पढ़ रहे हैं ना, इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है लाइफ में, तभी आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है ना, आप अपनी लाइफ में रोज जगह देखोगे, बट पता नहीं होता है कि ये सब चीजें साइकोलॉजिकली ड्रिवन है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज पनिशमेंट। पनिशमेंट इज समथिंग विच विल डिक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ डूइंग समथिंग। ठीक है, पॉजिटिव पनिशमेंट, यू विल एड अनप्लेजेंट स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल, बच्चे ने एप्रन नहीं पहना, फाइन कर दिया। ठीक है, और या फिर स्पीड बहुत ज्यादा बड़ी थी तो फाइन कर दिया, तो गाड़ी की स्पीड अब कम हो जाएगी। ओके, negative punishment is something which you remove a pleasant stimulus to decrease the behavior. Suppose you told your child to finish your homework, he is refusing to do it, so what you will do, you will say कि you will get no play hour, आज आप खेलने नहीं जाओगे, आज आपको टीवी देखने को भी नहीं मिलेगा। तो something which he likes has been taken away from that person, so this also acts as a negative punishment. Extinction is gradual weakening of a behavior when reinforcement is removed. Okay. Example, child stop doing homework if no praise is given to him. Shaping is gradual reinforcing closer approximation of desired behavior. Suppose you're training a dog, you want the dog to roll over, you will start by, you learn how to stand, you learn how to walk, you learn how to slide one side, then second side, then you will teach him to roll over in a complete direction. All right. These are the four quadrant of operant conditioning. Now we have come to the social learning. So there was a scientist called Albert Bandura who suggests that certain behaviors and attitudes and emotional reaction are learned by observing and imitating the others. It emphasizes the importance of modeling, reinforcement, and cognitive processes in learning. At the back, okay, he said there again, he also gave certain key concepts. Observational learning. This occurs by watching others and imitating their behavior. A child learns aggression by observing a violent behavior in parents. उसने देखा hitting is normal in my family, so he'll go and hit his classmate also. Okay. Imitation. The individual copies observed behavior, and then especially if the model is admired or of higher authority. Like he will imitate a celebrity. The celebrity is wearing this cloth, I'll also wear this cloth. Okay. Then there is reinforcement. Learning occurs by observing the consequences of others' action. For example, a student see a peer being praised for good work, he is also motivated to do certain thing. I'll also do it in a certain way. Then determinism, that I am determined to do particular thing. A dynamic interaction exists between a person, their environment, and behavior. A child's aggressive behavior is influenced by home environment and vice versa. Then is self-efficacy. The belief is one's ability to perform a task successfully. Okay, if child is very confident, I can do particular math problem, and he'll attempt more difficult problem. So this is called self-efficacy. Again, a pictorial representation of how the things of learning, modeling, reinforcement, retention comes into play. All right. There was a very क्या बोलते हैं experiment was done which is called Bobo doll experiment. The children were divided into a group of 2 to 3, and they were made to observe how the adult deal with a particular doll. Some adults were hitting the doll, some were playing with it, and some were just neutral to it. So it was later on observed the children they started to imitate what they see in the adults. Okay, the see, as you can see, it is written in picture also. It is seen on screen pictures also. Here, a child is observing an adult hitting the doll, so she remembers that, and now she is reenacting the same thing. Okay, the say that what I told you. You observe a child, parent in your house being violent to each other. This is something you will enact in your daily life as well. All right. Next is your humanistic theory given by Abraham Maslow and Carl Rogers. Here, the concept of free will, moral intelligence, this comes into play, and how we can improve ourselves. We'll have a quick go in this. The ultimate goal of human development is to realize its full potential. But to come into your full potential, you must go it in a stepwise fashion. So this is a pyramid which was given by Maslow. He said that the ultimate goal is self-actualization. That how can I be morally, creatively, and more acceptable, experience, can be very fruitful in my life. But for this, I should have a proper self-confidence, and this self confidence is going to come when I have the feeling of love and belonging with each other.
But how to feel this love and belonging? But before this, I need safety and security. I should have a proper job. I should be financially safe, secure, and I should be physically safe. Now, but before this, you need physiological basic need, roti kapda makan wala jo needed, that should be maintained. So this is a step-by-step process. Okay. Next is your Carl Rogers, who said that individual perceive themselves and include the way individual perceive themselves, including their beliefs, values, and attitudes, lay the foundation of how they are going to be working in their later life. Okay, so he gave two models, congruent and incongruent. So in incongruent model, you have an ideal self and you have self image. If your self image, आपने सोचा कि ideal self is at the level of 8 or 9, but your self image is 1, you don't have any qualities which your ideal self has, so this is not going to result in a fruitful outcome. But when you have certain understanding of how I am and what I have to achieve, and they fall under a greater good categories of similarities, so there this is something which will help you attain your result much faster. Okay. Then again, person-centered theory is something which was given by Roser. He's told that the growth of an individual is dependent on three things. First, how empathetic he is towards the other, how positively he is being rewarded or non-judged by the other, and how authentic and genuine the person is. So this all things are going to help him develop better in life. Okay. We are done with theories, we are done with developmental principle, but why are we needing, are we learning it? So there are certain applied application, certain things which we have seen in lecture only कि क्या क्या चीजें आपको benefit कर सकती हैं. Education and curriculum design, it utilizes developmental theories to create age appropriate teaching method that align with child's cognitive, emotional and social stage. Then parenting and family support, how you are going to behave, your child is going to learn, and if there is problem in child, how parents should be able to identify in earlier stage and take a desired action. Then child therapy and interventions guide therapeutic approaches for emotional and behavioral challenges using insights from attachment theory, cognitive development and psychosocial stages. Then healthcare and pediatricians, developmental milestones में अगर delay है, overall growth delay हो रही है, तो you should identify it much early and go and take a useful advice from the therapist. Then child welfare and special education tools can also be dependent on the following things which we have learned in the past in this lecture. All right. So to conclude, childhood is a very critical period. See, this is the last slide, so please be quiet. Attendance इसी के बाद मिलेगी. Developmental psychology help us understand how children grow, learn and adapt through various stages. Then theories like Piaget's, Erickson's and behavior theory helps to provide framework for understanding child's growth. Again, environmental factor, social factor, cultural factor all have important role, and you can apply these theory in uh, your parenting, in education field and in the treatment field as well. All right, thank you so much. Is it clear? So the topic for today is developmental psychology in adolescence and its theory. So last time in last lecture we saw what exactly is developmental psychology, why is it necessary to understand how the human being develop, what are the key characteristic changes which occurs during the course of life in human being. Today, after covering the child part last time, we will be moving forward towards the another stage of human life, that is adolescence. So we'll be covering the topic under the following headings: introduction, development in adolescence, various type of development that are seen in adolescence, psychological challenges that we face in adolescence, then theories of adolescence. Very important, the role of parenting and mentoring, because this is an age where the role of mentoring comes into play. What are the role of parents to have a healthy adolescent life? And what are the mental health crises and what are the mental health interventions we can learn by seeing the developmental psychology of adolescence. So let us start with introduction. So adolescent is something जो कि transition phase है between adulthood and childhood. So an adolescent is someone who is not yet fully mature, but he has developed some reasoning and understanding of its own. The seek for independence comes into play. You're still fully not independent, but still
you are trying to find your own ways. This is the, आप सभी लोग adolescent phase में रहे हैं, कुछ लोग होंगे. This is the phase where the change in the life starts. Okay. WHO defines adolescence as ages between 10 to 19, but this age group can vary in some cultures, some other contexts. Okay, some places it might be 13 to 19, some places it might be 12 to 18. So this is something which varies. Globally, there are approximately 1.3 billion adolescents, which approximately accounts for 16% of world's population. So if you see, this is the age group जो आगे जाके adult बनने वाली है, जो आगे जाके manpower बनने वाला है किसी भी country का. This age group is going to go into forces, is going to become different areas of life में different cultural, different occupational growth के लिए responsible होने वाला है. In India also, about 1/5 of the population is of that age group. So adolescence can later be divided into 3 phases: early adolescence, middle adolescence, and late adolescence. So what are the characteristics of adolescence? What changes do you see in adolescence? First of all, there is rapid physical growth and there are certain hormonal changes. Emotionally also, if you all have any younger sibling in your house of this age group which is described here, you will see कि उनके mood swings बहुत ज्यादा होते हैं. उनको उनकी बात नहीं मानते उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, या फिर उनको लगता है कि अभी मैं बच्चा तो नहीं रहा हूँ. दिस इज सर्टेन थिंग, एक फ्रेज है जो बोलते हैं इस एज में. Social and cognitive maturation, increased independence and self-awareness. So intense and variable emotional state, high need for social for support and acceptance, strong natural preoccupation with appearances. अभी they'll try to groom their self also better. अभी मम्मी पापा का लिए हुए कपड़े नहीं, अपनी पसंद के लिए हुए कपड़े पहनना पसंद करते हैं. Transition, it is an age for transition from childhood to adulthood. So this is something a journal just about what exactly adolescence is. So why do we need to study the adolescent psychology? Because it helps in understanding identity formation. There is a phase in this particular part of life where the identity crisis about what am I, who am I comes into play. So if we understand this phase properly, the formation of identity, understanding oneself become easy in later stages of life. It also provides insight for guiding adolescents through various challenges, whether it is in the field of academic, any extracurricular activity, or their emotional health. If you understand the developmental psychology of the adolescent properly, as a mentor, you can guide them how to go ahead in their life. Next is, what are the development in adolescence? So as I told you, it is the age of change, growth, and development. Physical development, cognitive development, emotional development, social development, and important educational and vocational development comes into the play. So what do you see in physical development? Hormonal changes, sudden growth spurt you will see. Okay, it is the age of stress and storm. There are certain fluctuation of certain hormones जिसकी वजह से rapid changes आएंगे body में, growth आएगी body में, change of voice, growth of hairs in pubic areas, okay, development in other areas of life as well. So if you see in female, puberty is initiated by raise in estrogen, which is the primary female sex hormone, whereas in male it is testosterone. So the hormonal shift, फीमेल में आपका ब्रेस्ट डेवलपमेंट दिखेगा, ठीक है, एंड मेंस्ट्रुएशन चेंजेस आएंगे, whereas in मेल आपका बियर्ड आना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आना, ठीक है, and mood swings are seen equally in both. Then is your cognitive development. Here अभी independence थोड़ा cognitive development की तरफ आ जाता है कि problem solving, making reasons, logic अपने आप से करने लगता है बच्चा. पहले तक हर चीज पेरेंट्स से पूछते थे या टीचर से पूछते थे, अब खुद का रीजन लगा के भी कुछ चीजें समझ में आने लगती है, सॉल्व करने लगते हैं, ठीक है. मॉरल रीजनिंग रिगार्डिंग व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग आल्सो कम्स इनटू प्ले, ओके, कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या चीज लॉ अबाइडिंग है, क्या चीज मॉरली सही है, क्या चीज मॉरली गलत है, इसका एक आइडिया अभी लगने लगता है एडोलेसेंस फेज में. इफ यू ऑल कैन रिकॉल योर टाइम, तो आपको भी याद होगा कि जब आप थोड़े 13-14 साल के होंगे तो आप लोगों में भी थोड़ा इंडिपेंडेंटली सोचने की हैबिट आ गई होगी तब तक. ऑलराइट, नेक्स्ट इज इमोशनल डेवलपमेंट. Emotional sensitivity and mood swing, as I already told you.
एंड द इमर्जेंस ऑफ सेल्फ का कंसेप्ट, सेल्फ एस्टीम, दैट समथिंग कुछ करके खुद को अच्छा लगता है तो हम उस चीज को ज्यादा करेंगे कि यस दिस थिंग इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर मी, लाइक आई नीड अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बिकॉज मुझे उनके साथ घूमना अच्छा लगता है, ठीक है. देन द कंसेप्ट ऑफ पेयर एंड देयर नीड ऑल्सो कम्स इन टू प्ले. So identity crisis, feeling extremely sensitive, having contradictory thoughts. हमेशा बचपन में तो जो पेरेंट्स ने कहा वो सही है, अभी नहीं, ये गलत भी हो सकता है. Having reasoning to that thought also comes into play. Then social development. Social development में so shift from family centric to peer centric relationship. अब दोस्तों की importance life में कि मेरा independent भी एक circle है जो मेरी family के बाहर है. Relationship forming, attraction towards opposite sex. Increased influence of social media and technology. तो I think every one of you have a Instagram page or a Facebook page. But अभी जब आप कुछ साल पहले तक देखें तो जब तक आप 13-14 साल के रहे होंगे तब ये इतना नहीं था. But currently this is the age यहाँ पे अभी 12-13 की एज से ही बच्चे are very much active in the social media group as well. Okay. Then educational and vocational development. Focus on subject that may shape their future education and career path. तो 10th के बाद की 11th में क्या सब्जेक्ट लेने हैं, मुझे मैथ्स की स्ट्रीम में जाना है, मुझे बायोलॉजी की स्ट्रीम में जाना है, और आई वांट टू परस्यू समथिंग इन व्हाट वी कॉल कॉमर्स और आर्ट्स की स्ट्रीम में जाना है. सो दिस इज समथिंग, यहाँ से रीजनिंग एंड लॉजिक शुरू हो जाता है. देन करियर एक्सप्लॉइटेशन एंड गाइडेंस. लर्निंग अबाउट अगर एक स्ट्रीम में कितने करियर फील्ड्स हो सकते हैं. Exploring various career jobs through part-time jobs, internship, vocational training with guidance from counselors and family. All right. Then you have influence of socio-economic and social factors. क्या होता है, अगर family dynamics अच्छी नहीं होगी इस particular time period में नहीं मिली तो जो proper emotional और cognitive development है that will be affected. Okay. आप किस लोगों के साथ ऊपर अच्छे से उठ बैठ रहे हो. If your peer pressure is something who are involved in say anti-social activities, who are involved in consumption of drugs and everything, तो आप adolescent जो चाहे वो है वो भी उसी फेज की तरफ बढ़ जाएगा. So that is why it is called a very critical age because यहाँ पे दोस्त चुनना भी important बन जाता है. Because maturity अभी adult level की नहीं आई है कि what is right and what is wrong for me, and this is a career forming stage. So कभी आप लोगों को पेरेंट्स बोलते भी होंगे कि कैसे लोगों के साथ दोस्ती कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, थोड़ा ध्यान रखते, because they are also bit scared कि you might not get out of the way for the sake. Family expectation, peer influences, and socio-economic status play a significant role in shaping educational and vocational decisions, affecting access to opportunities and career aspiration. Yes, of course, कि socio-economic status अगर नहीं उतना लेवल का है कि किसी बच्चे को किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है बिकॉज फीस नहीं पे कर पा रहे हो, तो that is also some that thing can also affect the growth of individual. So after getting a small gist about, थोड़ा बहुत समझ में आया adolescence में क्या क्या होता है, what is adolescence, क्या challenges face करते हैं. So now let us move to psychological challenges adolescent life में क्या क्या होते हैं. सबसे पहले I told you कि identity crisis, कि now you are not a child, you are not an adult, but you are somewhere in between. You don't know in which phase you are going to go. The questions about who am I, what am I doing in this world, what are the values which I should follow, what is right, what is wrong, and what the place I hold in this world. Because currently you are not that established, whether you are talking financially, whether you are talking academically or professionally. This is the age of formation, not establishment currently, but yes. So these questions are going to come into the person's mind. And if this stage is resolved properly with the help of parental and counselors, then the foundation for successful career is laid. Next is academic and career pressure, कि you have to balance everything, कि पढ़ाई भी करनी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करना है, दोस्तों के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, आगे का करियर क्या होगा उसके लिए सोचना है कि अगर मेरे को इस कॉलेज में जाना है, इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, ये कैसे मैनेजेस होंगे. तो दीज आर द थिंग्स व्हिच कम्स इनटू प्ले. ओके, अभी इंडिया में तो नहीं, बाहर की कंट्रीज में स्कॉलरशिप और इन सब का, इंडिया में भी कुछ जगह आप लोगों के वहां पे भी, हमारे कॉलेज में भी होगा, बट वहां पे स्कॉलरशिप्स और आपके ग्रेड स्कूल में कैसे, उससे आपको कैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा. दे स्टार्ट वर्किंग पार्ट टाइम विद इन द हाई स्कूल पार्ट ओनली ऑफ देयर सेल्फ. ठीक है.
Then, of course, peer pressure and risk taking. So, substance abuse is something which should be very much thought about, because this is the age जब एक ट्राई करने की एज होती है कि हमको ट्राई करके तो देखना है, हम सिर्फ ट्राई करेंगे, तो वो ट्रायल कब हैबिट में बन जाता है, बदल जाता है, यू डोंट रियलाइज. ठीक है, सब लोग स्मोक कर रहे हैं, सब कूल दिख रहे हैं, मुझे भी कूल दिखना है. ऑलराइट. देन रिस्की बिहेवियर, बहुत तेज बाइक चलानी बिकॉज सब दोस्त चला रहे हैं. फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट. कहीं मैं, जैसे आप स्पेशली सोशल मीडिया की जो ये लाइफ है, उसमें कहीं मुझे कुछ छूट तो नहीं रहा है, मेरा पेज उसके पेज से कम फॉलो क्यों हो रहा है, व्हाट एम आई मिसिंग इन लाइफ. ठीक है, लोग मेरे को कम क्यों व्यू कर रहे हैं. अच्छा, ही हैज और शी हैज मेड सर्टेन वीडियोस एंड आई एम लैकिंग, एवरीवन वही रील बना रहा है, मैं नहीं बना रहा हूँ. और बार बार चेक करते रहना कि कुछ मिस तो नहीं हो रहा है. एंड ऑल्सो इन डेलिक्वेंट बिहेवियर, दैट इज कुछ लॉ के अगेंस्ट जाना बिहेवियर. ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्टिंग बिहेवियर, ये सब चीजें भी इस एज ग्रुप में कॉमन होती है, तो ध्यान रखना होता है. And of course, mental health issues, anxiety, depression, body image, and eating disorders like anorexia, bulimia, substance use disorder. ये सब चीजें because of changing lifestyle, more accessibility, more concern, ये सब increase हो रहा है in young adolescence, in childhood से, मतलब late childhood से adolescent phase में ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ के आ रही हैं. So these are the certain psychological challenges which an adolescent can face in his or her life. So after covering that portion, we'll move on to what are the different theories of adolescent development. Certain theories are which you have seen last time also. Freud's psychosexual theory we saw last time. Erikson's psychosocial theory. Piaget's cognitive development. Today we'll see, and Vygotsky's sociocultural theory also we have seen. We'll see the continuation part of the first three theory, and Kohlberg's moral development, which is something new, and Marcia's identity status theory is something new. All right. So if you all remember Freud's psychosexual theory, it is divided into different age group को अलग-अलग stages में divide किया था. So जो infant वाला stage था, उसमें child was more occupied with his mouth, कि सब चीज मुंह में डालता था. Then there was anal training stage. Then there was phallic stage when genital curiosity comes into play. Then it was latent stage जहाँ पे sexual feelings are repressed but more engagement in extra sports, studies, इन सब चीजों में ध्यान देता है. Then comes genital stage, which is puberty to adulthood. ठीक है, maturing sexual interest comes. So the more focus is genital mature sexual relationship. Develop and key activities are developing healthy adult relationship, and adolescence learns to behave, learns achieving balance between various areas of life, whether it is work, whether it is love, whether it is family. And if this area, if this stage is not dealt properly, certain conflicts can be seen in adult life, like difficulty in intimacy or relationship. Okay. नेक्स्ट, इफ यू रिमेंबर, हमने एरिक्सन की 8 स्टेजेस होती है आपको बताया था. तो फर्स्ट 4 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन चाइल्ड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. So today we'll see the 5th stage, which is important for adolescent phase. नेक्स्ट 6th 7th वाली और 8th वाली जब एडल्ट और जीरियाट्रिक पढ़ेंगे तब हम देखेंगे इनको. So 5th stage is identity versus role confusion. So the focus on this stage is about exploring who am I, what is my personal identity, what values and belief system should I follow, and what is the ultimate goal which of my life is. Virtue is the child the adolescent love fidelity. Fidelity is something कि आगे वाले relationship में आप कितना honest रहते हो, आप जस्ट नॉट रिलेशनशिप, अपने वर्क के लिए कितना ऑनेस्ट रहते हो, आप किसी भी चीज के लिए कितने कमिटेड रहते हो. ability to commit to one's identity, value and relationship with sincerity and loyalty. If there is maladaptation, then there is going to be identity crisis and role confusion, and in a later stage of life there would be difficulty forming and maintaining relationship. Okay, this stage is clear, somehow similar to genital stage of Erikson, Freud's, right? Next is, if you all remember, we have seen Piaget's cognitive development theory. So sensory motor, pre-operational, concrete operation and former operation. Sensory motor में जहाँ पे आपका object permanence आ गया था, ठीक है. Pre-operational में आपका थोड़ा सा action करके कि play game और ये सब चीजें आई थी. Concrete में mostly school going चीजों से कि आपका थोड़ा सा जो thinking है concrete thinking होगी.
देन फॉर्मल ऑपरेशन जहाँ पे लॉजिस्टिक साइंटिफिक थिंकिंग कम्स इनटू प्ले. सो फॉर्मल ऑपरेशन आपका एडोलेसेंट एज ग्रुप और से एडल्टहुड तक चलती है. Adolescents develop the ability to think about concepts and ideas that are not directly observable, like morality, justice, hypothesis reduction, reasoning, scientific thinking जहाँ पे आ गई. अगर ये conversible चीज हो सकती है, ग्लास आधा खाली है तो आधा भरा भी हो सकता है, ये ऐसी जो सोचेस आती है. They can reflect on their actions and evaluate their decision making. Okay, please be quiet. Next is Kohlberg's theory of moral development. So this theory is dependent on ethical and decision-making ability. So in this theory, it is divided into 3 levels, and each level is divided into 2 stages. Although the theory ka implementation comes into play from childhood as well, but more important से जो second part है जो use होता है वो adolescence में होता है. तो अगर आप देखें एक बच्चे को, छोटे बच्चे को, तो फर्स्ट स्टेज है प्री कन्वेंशनल लेवल है, उसमें स्टेज 1 है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट. सो चाइल्ड विल ओबे एवरीथिंग इन ऑर्डर टू अवॉइड पनिशमेंट. ठीक है, मैं क्लास में हल्ला नहीं करूंगा, नहीं तो मुझे क्लास से बाहर भेज दिया जाएगा. ठीक है, सो द थिंग्स विच आर राइट व्हाट आर दोस जिसको करके मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट इज इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज. यहाँ पे मोरालिटी इज गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट एंड रेसिप्रोकल बेनिफिट. दैट मीन्स मैं आपको अपनी नोटबुक दूंगा क्योंकि आप मुझे अपनी पेन दोगे लिखने के लिए. सो यहाँ पे सेल्फ एक्सचेंज बेनिफिट है. मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो उसके एक्सचेंज में मुझे और अच्छा काम करने को मिल रहा है. सेकंड इज योर कन्वेंशनल, जो कि टिपिकली एडोलेसेंट लेवल में देखने को मिलती है. सो स्टेज 3 इज गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. सो देयर द एक्शंस आर जज्ड बाय इंटेंशन एंड मेकिंग रिलेशनशिप्स. यानी कि गुड बॉय गुड गर्ल वाला. ठीक है, कि आई विल एक्ट काइंड बिकॉज दिस इज समथिंग गुड. I'll sit silently in class. I'll do my homework because this will make me look good. All right. Next stage 4 है जहां से थोड़ी सी reasoning understanding और जाती है, वो है maintaining social order, following laws and following whatever is legally right. I will not speed up my bike or a car because इससे मुझे ये legally गलत हो जाएगा. एक speed limit होती है, हमें इतने में ही गाड़ी चलानी है. ठीक है, laws and maintaining social order for greater good. नेक्स्ट इज पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जो कि थोड़ी मेच्योरिटी पे आती है. स्टेज 5 है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स. इसमें देखता है कि until unless आपका कोई लॉस कैन बी फ्लेक्सिबल इफ सोशल एंड कॉन्ट्रैक्ट्स दैट शुड प्रमोट द ग्रेटर गुड इज मेंटेन. दैट मीन्स कि ठीक है, अगर भाई मेरे घर में किसी का एक्सीडेंट हुआ तो मैं तेज गाड़ी चला के जा सकता हूँ. ठीक है, आई विल नॉट माइंड स्पीडिंग इफ आई नीड इट समवेयर. Then sixth is universal ethical principle, which is very difficult to attain. This is something जो कि very advanced है. Abstract principle like dignity, human right, human beings उसकी life सबसे ऊपर है, laws से भी ऊपर है, government से भी ऊपर है, ये बोलता है ये चीज. ठीक है, so this is आपकी moral development. तो यहाँ पे morality को, कि morality हर age group में change होते रहती है, कि बच्चों के लिए morally चीजें क्या सही है क्या गलत है is different from what is that for adult and what is that for adolescents. All right. Then Vygotsky's we have seen last time कि socio cultural language इस सब combine करके एक इंसान की development में help करती है. We also saw the concept of zone of proximal development, और एक बच्चा एक मैथ का प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर सकता है, लेकिन उसकी टीचर कोई हेल्प करेगा, मोर नॉलेजेबल अदर उसको हेल्प करेगा, तो ही कैन क्रैक द मैथ ओलंपियाड. ठीक है, नेक्स्ट इज योर मार्शिया's identity status theory. Okay, so what Marshall's identity status theory says, it is divided into 4 identity status which are based on 2 dimensions. One is how much you explore and how much you are committed towards your goals. Exploration is actively questioning and examining values, beliefs and goals, whereas commitment is making decision and committing to the set of choices in various areas of life. So first is your identity diffusion. यहाँ पे ना exploration है ना commitment है. Okay, no exploration, no commitment. So child or adolescent is confused. There is lack of future direction and goals, like and motivation. Okay, individual is indifferent and apathetic about identity. Next is identity foreclosure. Commitment है लेकिन exploration नहीं है. Parents ने बोला कि तुमको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनना है, मुझे नहीं पता, मुझे और कोई चीज करनी नहीं है.
ठीक है, कमिट तो यू हैव, बट यू हैव नॉट सीन कि आपको और क्या, आप अपने आप से किसी चीज में अच्छे हो, कोई चीज आपको अच्छी लगती है, तो ये सब चीजें नहीं पता है, ठीक है। The individual adopts beliefs and roles handed down by parents or society without questioning them. It can lead to rigidity and dissatisfaction in later life. Then is identity moratorium. Okay, exploration है लेकिन commitment नहीं है. So ये आपको adolescent या early adult phase में लिखेगा कि you are seeking various part of life, you are seeking various part of jobs also, but you are not committed कि मुझे यही करना है, ठीक है. The individual experiments with different roles, beliefs or career, but has not settled on a decision yet. Critical age for identity development may cause anxiety and uncertainty because आप surety नहीं है, अभी commitment नहीं है, तो ये अच्छा भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, but at least you're exploring out. Last is your identity achievement. Exploration followed by commitment. आपने explore किया, फिर ये सब choose करके आपने सोचा कि हाँ ठीक है, मुझे मेरे लिए सबसे सही है कि मैं एक स्कूल में प्रोफेसर बन जाता हूँ और एक कॉलेज में प्रोफेसर बन जाता हूँ. आपने सब सारे फील्ड वो करे और फिर आपने उस जॉब के लिए अप्लाई किया, आपको वो जॉब अच्छी भी लगी और आप अच्छा मेंटेन कर रहे हो, तो एक्सप्लोरेशन भी आ गया. नाउ यू आर कमिटेड, यू आर डूइंग योर गुड इन दैट वर्क. ओके, has resolved identity crisis and made informed choice about their values and roles, leads to a stable sense of self and confidence. So if you see, identity achievement में आपका exploration भी high है, commitment भी high है. Identity moratorium में commitment low है लेकिन exploration high है, whereas identity foreclosure में आपका commitment बहुत है लेकिन कुछ explore नहीं किया है, और identity diffusion में ना commitment है ना exploration है. Okay. So these are certain theories of adolescence development. So after learning about all the theories, if you are aware of कि ये theories आपकी psychology में कितनी help करती है, तो a parent and a mentor can resolve many of the problems which are faced by adolescents. So what are the roles of parenting and mentoring? एक तो कि parents they provide emotional, social and financial stability to the child, okay, to the adolescent. Adolescent is yet not a mature adult. Adolescent is not someone who is fully independent. So all these एक तो social security होती है, एक emotional security होती है, वो family से, parents से मिलती है, ठीक है. What do you mean by effective parenting? बहुत टाइप की पेरेंटिंग होती है. कुछ पेरेंट्स हमेशा पनिश करना पसंद करते हैं, दिस इज कॉल्ड प्यूनिटिव पेरेंटिंग, विच इज नॉट गोइंग टू हेल्प, ठीक है. एक होती है अथॉरिटेटिंग, जिसमें हमेशा अथॉरिटी चलाता है, जो मैंने कहा है वही सही है, वो भी इतनी अच्छी नहीं होती है. तो पेरेंटिंग इज समथिंग जहां पे आपकी क्लियर बाउंड्रीज हो, ठीक है, और लेकिन इंडिपेंडेंस भी मिले बच्चे को खुद से एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है. आप ध्यान रखो लेकिन टोको नहीं बच्चों को, ठीक है. This is what is effective parenting. A healthy parent-adolescent relationship foster open communication. Parenting should be such that कि बच्चे को करके दिन कोई बाहर प्रॉब्लम हो रही है, आउटसाइड वर्ल्ड में प्रॉब्लम हो रही है, वो आपसे राय लेने के लिए आ सके, लेकिन ऐसा ना हो कि आपसे डरे, और ऐसा भी ना हो कि आपको कुछ समझे भी ना, ठीक है. सो आपकी राय आप उसको कैसे एक्सप्लेन करते हो, बट दिस थिंग इज गोइंग टू कम अगर आप बचपन से बच्चे को किस डायरेक्शन में डाल रहे हो. ऑलराइट. Parents serve as a primary role model, shaping their child's value, behavior, and attitude. Again, career counseling, helping them explore the different areas of life is जहाँ पे mentor का या teacher का role आ जाता है. Guiding adolescents through educational and career decisions, offering advice, resources, and opportunities for exploration and self-discovery. Okay. Then adolescent psychology आपको with various mental health interventions के लिए भी help करती है. If you know कि psychology, normal psychology क्या है, you can see the pattern जो थोड़ा abnormal हो रहा है adolescence में. So उसके लिए आप क्या various mental health interventions use कर सकते हो, ठीक है. So first of all, understanding normal versus abnormal development. Normal development हर किसी टीनेज बच्चे को देखोगे, थोड़े मूड स्विंग्स, थोड़ी आइडेंटिटी क्राइसिस, हर किसी को अपने आप को एक्सप्लोर करता है. बट जहाँ पे बहुत ज्यादा कंडक्ट प्रॉब्लम, बहुत एंटी सोशल प्रॉब्लम आ गए, बहुत डिप्रेसिव सिम्टम्स आ रहे हैं, या बहुत ज्यादा एंग्शियस हो रहा है, स्कूल गोइंग एकदम बंद है, या कॉलेज के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, सब्सटेंस यूज में बहुत ज्यादा इंडल्ज हो गया है, तो यहाँ पे पैथोलॉजिकल इश्यूज है. तो यहाँ पे हेल्प लगेगी किसी आपके प्रोफेशनल इंसान की. Then you have to identify risk factor and protective factor. Risk factors क्या है कि अगर फैमिली कन्फ्लिक्ट ज्यादा है, फैमिली में लड़ाई हो जा रही है, अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, बुलिंग है, सब्सटेंस यूज का हिस्ट्री है, कोई पास्ट हिस्ट्री ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा है,
सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो गई है, एकेडमिक प्रेशर या तो बिल्कुल ही नहीं ले रहा है, फिर इतना ले रहा है कि जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला जा रहा है एडोलेसेंट. तो दीज आर गोइंग टू बी रिस्क फैक्टर्स. देन यू आल्सो हैव सर्टेन प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, लाइक अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट है, वैल्यू है, एक हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म है, अच्छी एक्सेस है एजुकेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को, और अपने पे इमोशनल रेगुलेशन है. सो दीज आर दी प्रोटेक्टिव फैक्टर कि आउटकम एक एडोलेसेंट से एडल्टहुड लाइफ में अच्छा होगा. So so CBT is cognitive behavioral therapy. So this is one form of mental health intervention अगर बच्चों के thought process में कोई problem आ रही है, ठीक है. So ये आपका it help them recognize and modify negative thought pattern. So what CBT tells कि जो भी हमारे actions होते हैं they are guided by our thoughts, ठीक है. एक कोई आपका कुछ feeling influences behavior, behavior reinforces thoughts and thought influences feeling, ठीक है. तो ये एक साइकिल है. तो आपके हाथों में एक्सटर्नल चीजें क्या होने वाली है आपके हाथ में नहीं है. आप अपना एक्शन कंट्रोल कर सकते हो बाय मॉडिफाइंग योर ओन थॉट प्रोसेस, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझसे बात नहीं करी है, ठीक है. आपका दोस्त का बात नहीं करना आपको बहुत बुरा लगा और आपने रिवर्स में क्या किया, अपने घर में जाके लड़ाई कर ली, ठीक है. सो यहाँ पे आपको वो सोचना, अपना थॉट जो आपको बुरा लगा है उस पर एक्शन करना है कि यहाँ पे एक डिफरेंट एक्शन डायरेक्शन भी तो हो सकती है. आपके दोस्त ने शायद इसलिए बात नहीं करी हो बिकॉज वो कहीं बहुत बिजी हो, क्या पता उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, क्या पता वो आपके पास बात करने आया था और आप उसको मिले नहीं. देयर कैन बी मैनी रीजंस. अगर आप यहाँ पे एनालिसिस शुरू करोगे तो जो आपका एक्शन है घर में जाकर लड़ाई करना वो रुक जाएगा. Getting it? Next is emotional and social learning program. So these interventions focus on emotional regulation, peer relationship, conflict resolution, promoting positive and social development, social awareness, okay, self management, अपने emotions को कैसे manage करना है, being aware about self के values, others के values, and responsible decision making. Next is family-based intervention या family therapies. So since adolescents' mental health is influenced by paternal relationship, family therapy and parenting programs are essential component of treatment. So what happens कि आपका therapist हर एक family member से बात करेगा, उन सबकी value system को recognize करेगा and will ask them, will give you certain tasks कि आप ये सब try करें family में, ये सब नहीं करें, and after that you'll have to follow कि जो therapist ने बोला है. Then community, so school and community program to reach towards the wider audience, to implement more awareness regarding कि high risk क्या है, low risk क्या है, क्या problem हो सकती है और उसे face कैसे किया जा सकता है. Developmental psychology guides the design of school counseling services, peer mentorship program and mental health awareness campaign, ensuring that interventions are developmentally appropriate. Then addressing identity and self-concept issues. So it will help encourage self-exploration through career counseling, building self-esteem through positive reinforcement and skill development, and help adolescents navigate gender identity, cultural identity, and self-concept challenges. So this is what we have learned in today's lecture. First of all, to conclude कि adolescent is something very crucial age जहाँ पे आपका ग्रोथ डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव चेंजेस आ रहे हैं, एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस है, आइडेंटिटी क्राइसिस इज समथिंग व्हिच एन एडोलेसेंट faces, and reasoning and social behaviors are changed. Factors like parenting, peer influence, education, culture, socio-economic condition all helps in shaping the life of and mental and emotional well-being of an adolescent. A certain intervention like CBT, emotional and social learning and mentorship programs, if you know the psychology of a developing adolescent, you can implement them better. The experience, social support and coping strategies developed in adolescence, they help you have a good and successful life in adulthood and elderly ages. Okay, these are continuing with the previous sessions. Today we'll be dealing with developmental psychology in adulthood and its theories. So we have already seen what are the developmental changes seen in a child and in adolescent. Today we'll be covering the later aspect, that is adulthood part, and in upcoming lecture there would be old age or geriatric parts. So we'll be covering the topic under the following heading. We'll have a brief introduction about what exactly is adulthood, what are the developmental changes in adulthood, what are the psychological challenges an adult faces, then the theories of adulthood development, we'll be seeing them in brief.
Then what are the application? Why are we studying about the developmental psychology? Then conclusion and references. Starting with the introductory part. So when we see or talk about adulthood, this is something a period following adolescence. Here the development in terms of physical maturity, cognitive maturity, emotional and financial stability also comes into play. Uh, Several age groups have been divided as well when we talk about adulthood. Legally, it is said कि 18 प्लस का जो एज है that वहाँ पे adulthood अटेंड हो जाती है, ठीक है. बट कुछ लीगल कंटेक्स्ट में कहीं कहीं 21 को लीगल एज बोलते हैं किसी किसी चीज में, कहीं कहीं वोटिंग 18 में हो जाती है, कहीं कहीं जो और एडल्टहुड एक्टिविटीज हैं वो 21 में एक्टिवेट होती हैं. तो लीगली इन सब का डेफिनेशन जो डेफिनेशन है वो अलग अलग कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में कंट्रीज में डिफरेंट हो सकता है. So individual attains full physical and cognitive maturity, assumes social and economic responsibilities, legally recognized at 18 years, but there are variation depending on legal context. So as I told you, there it is divided into different phases. So there is a phase called early adulthood, then followed by middle adulthood and late adulthood. So early adulthood is आपका 20 से 40 तक का year. So here what happens, an individual struggles with establishing a sense of identity, making a good career choice, making a good relationship choice, which will be following in the middle adulthood phase, जहाँ पे थोड़ी stability आ जाएगी. जो क्या बोलते हैं एडल्ट ने अपने अर्ली फेज में जो स्ट्रगल किया होगा उससे थोड़ा स्टेबल फेज अभी आना शुरू होगा. पर्सनल एंड प्रोफेशनल फुलफिलमेंट एंड समटाइम मिड लाइफ चेंजेस कैन बी सीन. The late adulthood part actually is the part of geriatric or youngest old जिसको हम बोलते हैं. यहाँ पे retirement and aging, reflection of life, what I have achieved, what are my future, what has been there till to up till date in my life, ये सब चीजें आपकी late adulthood phase में आ गई. So why do we study adulthood? So it helps in understanding what is personal growth, how can we manage if there are any mental health disturbances, and how can we contribute to a society being an adult. So adulthood is जब आप बच्चे होते हो तो आपको लगता है हम जल्दी से बड़े हो जाएं, but when you come up to the age of an adult, you have certain responsibilities, you have certain things you have to see in a broader aspect, and there are certain criterias or duties you have to fulfill. So ये सब चीजें आपका एक adulthood contribute करती है, and that is why understanding adulthood इसलिए जरूरी है कि आपका जो करंट लाइफ है एक एडल्ट लाइफ है, एंड आपकी लाइफ से एसोसिएटेड जो आपके बेनिफिशियरीज हैं, आपके बच्चे हैं या आपके स्पाउस हैं, उनकी लाइफ भी कैसे अफेक्ट हो सकती है. तो हैविंग एन हेल्दी एडल्टहुड फेज इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So now we'll move on to what are the developmental changes we see in adulthood. Physical development definitely, then development in terms of cognition, emotion, and career and social development. So these all contributes to the overall development in adulthood. So what are the physical changes we see? Strength and sensory abilities are highest in 20s and 30s. If you see in comparison to a child or in comparison to a middle or elderly age, जो आपका 20s और 30s का age है, person is very fit, person is muscle के बारे में बोलो, agility के बारे में बोल दो, strength, speed, इन सब चीजों के बारे में बात करो तो it is very good. But as soon as the person tends to age, there are quite a few exceptions, but maximum number of people में muscle mass थोड़ा कम हो जाएगा, बोन डेंसिटी कम होने लगेगी, मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेगी, स्किन इलास्टिसिटी की वजह से रिंकल्स और ये सब कुछ आ जाएगा. तो एक एजिंग की जो प्रोसेस है वो 40s के अराउंड आप देखना शुरू कर देते हो. देन इंक्रीज रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीज. एक तरफ तो आपका अर्ली एडल्टहुड में एक फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेंथ, एजिलिटी बढ़ रही है, बट देन देयर इज आल्सो इंक्रीज रिस्क ऑफ डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, कार्डियोपल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस हो गए. तो इफ यू सी 40s के एज में या 50s के एज में मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल विल कम विद हाइपरटेंशन, विद डायबिटीज, विद डिसलिपिडेमिया. ठीक है, तो ये सब चीजें बढ़ जाती है. एंड व्हेन टॉक अबाउट फीमेल, तो डिक्लाइन इन फर्टिलिटी, मेनोपॉज इज समथिंग व्हिच इज अटेन्ड लेट 40s अर्ली 50s के, उसमें मेनोपॉज के अटेनमेंट की वजह से फर्टिलिटी का डिक्लाइन होना फीमेल में देखने को मिलता है. So they are going to be different hormonal changes as well. So these are the different physical changes you see in an adult. Then talking about cognitive development. So cognitive development की अगर हम बात करें, कुछ phases में बहुत अच्छी
बढ़ोतरी होती है और कुछ चीज़ों में स्टेग्नेशन आ जाती है। When we talk about knowledge from past experience या फिर crystallized intelligence जिसको बोलते हैं, एक एक्सपीरियंस के दम से जो सीखना शुरू करता है एडल्ट, तो इट रिमेन स्टेबल और इट इम्प्रूव्स। अगर आप किसी प्रोफेशन की बात करें, तो जो सीनियर होगा उसको ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा जो न्यूली रिक्रूट है या जो जूनियर है। सो उसका जो एक्सपीरियंस है दैट इज क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंट, दैट वुड बी बेटर इन द फील्ड। ओके, बट फ्लूइड इंटेलिजेंस जैसे कि क्विक अडेप्टेबिलिटी होती है, किसी किसी चीज में फटाक से सोच के कुछ एक्शन लेना है। कहीं कहीं नए चेंजेस आते हैं जो उसमें अडेप्टेबल जो होता है ना, कहीं कहीं आप लोग अगर देखेंगे अपने आप में भी कंपेयर करेंगे, जब आप छोटे हैं तो आप चीजों में जल्दी घुल जाते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उस चीजों में अपने पेरेंट्स को देखेंगे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखेंगे, उनके लिए चेंज को एक्सेप्ट करना या अडेप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, सो थिंक क्विकली, अडेप्ट टू न्यू सिचुएशन एंड क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डिक्लाइंस विद एजेस। बट एट द अदर हैंड better decision making skills with their professional and daily life because of some cognitive and emotional maturity, ये improvement होती है। ठीक है, तो आपने देखा कि एक्सपीरियंस वाली नॉलेज तो अच्छी हो रही है, बट अडेप्टेबिलिटी वाली, क्विक चेंजिंग वाली नॉलेज में थोड़ा सा स्टेग्नेशन आ जाता है व्हेन वी अटेंड अ फेज ऑफ एडल्टहुड। नेक्स्ट इज इमोशनल डेवलपमेंट। सो इमोशनली ऑल्सो, जैसे आपने, इफ यू कंपेयर इट टू योर एडोलेसेंस विच इज अ फेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, आई टोल्ड यू लास्ट टाइम ऑल्सो कि इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती है, क्विक मूड चेंजेस होते थे एडोलेसेंस में, बट इन एडल्टहुड एक इमोशनल स्टेबिलिटी और मेच्योरिटी आ जाती है। Adults typically experience better emotional regulation and resilience compared to younger years. Forming deep and committed relationship, including marriage and parenthood, is a major milestone adulthood की बात करें, ठीक है? And in some cases, there is a term called midlife crisis, जो कि we'll see in later slides. Some individual experience identity re-evaluation in their 40s, questioning career and life choices. So emotionally also, there are several changes which we can see in an adult life. Next is social development. This is also quite important. In comparison to an adolescent, आपका social circle when you reach to adult life कम हो जाता है, आपके दोस्त कम हो जाएंगे, आप बहुत ज्यादा outgoing नहीं होंगे, आप थोड़ा cut down करेंगे चीजों में। लेकिन जो close circle होंगे, they will be more reliable. उन पे आप विश्वास कर सकते हैं, you can call them when you have any problem. So this is what happens. Social circles may shrink but become more meaningful with close and long-term friendship. Parenting, caregiving for aging parents, and maintaining family relationship becomes central. Now, instead of going out with your friends, your main key goal will be how do I take care of my child? What are मेरे बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है या उसके स्कूल में ग्रेड्स कैसे हैं, मेरे फादर की या मदर की एज कैसी है, उनका कब नेक्स्ट हेल्थ अपॉइंटमेंट मुझे लेके जाना है। तो यू बिकम प्री ऑक्यूपाइड विद दीज थिंग्स इन कंपैरिजन टू जो कि एडोलेसेंट में था कि आज इस दोस्त की बर्थडे में जाना है या आज हमको आज बाहर जाके पार्टी करनी है। So these things all changes when you enter into an adulthood phase. Then again, social norms, economic factors, and cultural expectations shape adult behavior and relationship. You become more aligned with your society. Adolescence is an age जहाँ पे आपको rules regulation से उतना मतलब नहीं होता, नहीं मुझे दुनियादारी से मतलब नहीं है. But as soon as you age or when you attain a phase of adulthood, you will also see कि जो भी सोसाइटी में जैसा चल रहा है, जो कल्चरल एस्पेक्ट्स चल रहे हैं, यू स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन इट मोर। यू विल सी कि एडोलसेंट में शायद आप लोग उतना कल्चरल एक्टिविटीज जो हो रही थी या पूजा पाठ हो रहे थे उसमें उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। जैसे जैसे एक पेरेंट बन जाते हो या आप थोड़े बड़े हो जाते हो तो आपका रुझान ही उन चीजों की तरफ बढ़ जाता है। So this is also some social development or social changes we adapt as we age. All right. Social norm, economic factors, and cultural expectation shapes adult behavior and relationships. Next is career development, which is also very important. In the beginning, जब जैसे adolescent phase जैसे cross होती है तो उस time पर career थोड़ा stable नहीं होता है, आप लोग explore करते हो, you keep exploring new things, you don't know where you are going to fit better, you look for appointment या changes जो कि आपको एक better outcome दे, but as soon as आपका life आगे बढ़ते रहती है, you will see कि आपको एक stagnant और stability वाली phase चाहिए कि एक proper income आए जिससे कि आपका घर चल सके, आपके पास अपना मी टाइम हो। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हैं करियर डेवलपमेंट में भी। अर्ली करियर ग्रोथ, बिल्डिंग स्किल्स, गेनिंग एक्सपीरियंस, करियर एडवांसमेंट, इट इज मार्क्ड बाय पीक करियर परफॉर्मेंस, लीडरशिप रोल और जॉब ट्रांजिशन। देन इंपॉर्टेंट इज वर्क लाइफ बैलेंस, जैसे कि आपको काम भी करना है और आपको अपना मी टाइम, अपनी फैमिली के लिए भी टाइम चाहिए।
तो दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ दिस वॉन्ट बी डन, आपका बर्नट आउट वाली जो फेज है वो आ जाएगी. यू विल बी टू ऑक्यूपाइड विद योर करियर एंड योर वर्क कि आपके पास फैमिली के लिए टाइम नहीं होगा, अपनी हेल्थ के लिए टाइम नहीं होगा. सो ये चीज वर्क लाइफ बैलेंस को डिफाइन करती है कि you are maintaining a good life between work and with your personal life. Okay, and of course job satisfaction is also important. किसी करियर में आप हो, पैसे बहुत आ रहे हैं, but you're not satisfied, you're not happy in that place, that is also going to affect your mental health. All right, and on the other hand कहीं पे थोड़ी peace है but you're not earning well, that is also going to affect your career and physical या फिर जो financial needs घर में है. So you have to maintain a balance दोनों चीजों में. You are happy also, you like working, you're earning good enough to support yourself and your family, and एक बहुत ज्यादा preoccupied भी नहीं हो काम से, एक अपनी life maintained है. All right. Next is, what are the different psychological challenges adult face? तो क्या होता है कि आपको बच्चे ये तो सोचते हैं कि हम जल्दी बड़े हो जाएंगे, अब हमको कुछ रोक टोक नहीं होगी, हम अपने मर्जी से सारे काम करने लगेंगे. बट एडल्टहुड अपने आप में एक चैलेंजिंग स्टेज है. देयर आर मेनी चेंजेस जो कि चैलेंजेस हैं जो आप ये फेस करेंगे. लेट अस स्टार्ट विद स्ट्रेस एंड एंजाइटी. क्यों होती है? बिकॉज वर्क प्रेशर ज्यादा है, फैमिली की, सोसाइटी की डिमांड आपसे ज्यादा है, आपको अपने आप से compete करते रहना कि आज मैं इतना कमा रहा हूँ, कल मुझे इतना कमाना है, आज मैंने ये प्रोवाइड किया है, कल मुझे इस चीज में एक्सेल करना है. अनलाइक चाइल्डहुड जहाँ पे आप केयर फ्री होते हो, राइट? सो हाई स्ट्रेस ड्यू टू वर्क प्रेशर, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फैमिली डिमांड, एंजाइटी अबाउट करियर स्टेबिलिटी, social expectation and personal achievement. Then comparison also comes कि मेरे फ्रेंड की तो इतने पर एनम की जॉब लगी है, मेरी कम क्यों है, वो इधर चला गया है, सेटल्ड हो गया है, मैं यहीं पे क्यों अटका हुआ हूँ. तो ये सारी चीजें भी आप लोगों को बहुत स्ट्रेस आउट करती है व्हेन यू आप एडल्टहुड के फेज में होते हो. Then difficulty maintaining a work-life balance leading to burnt out. We have already discussed that. Then is relationship and intimacy issues. बहुत बार एक एडल्टहुड के फेज में आपके रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स दो लोगों के बीच में बन नहीं रही है. There might be many people who might be having an unstable relationship, marital conflicts, divorce, difficulty maintaining long-term relationships. ये सारी चीजें भी आपका कंट्रीब्यूट करेगी किसी ना किसी तरीके से मेंटल हेल्थ पे. Then dealing with child, his performance, especially अगर adolescent child है तो पेरेंट्स के लिए उसके टेम्पर टेंट्रम को डील करना वो भी मुश्किल की बात होती है. अगेन बच्चों में जो कंपटीशन है उसके साथ compete करके रखना, ये भी एक तरीके की प्रॉब्लम पेरेंट्स को देखने को मिलती है. सो पेरेंटिंग स्ट्रेस इंक्लूडिंग चैलेंजेस इन रेजिंग चिल्ड्रन और डीलिंग विद एडोलेसेंट चिल्ड्रन. एंड अगेन आपका सोशल सर्कल कम हो गया, फैमिली में प्री ऑक्यूपाइड हो गए, तो यू डोंट हैव दैट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जिनके साथ आप हैंग आउट कर सकते थे, आप एक सोशल कनेक्शन बना के अपना कुछ बात रख सकते थे. तो दिस लीड्स टू लोनलीनेस ड्यू टू लॉस ऑफ फ्रेंडशिप और सोशल कनेक्शंस ओवर टाइम. ओके. Next is midlife crisis. So this is something which is quite commonly seen 40s, late 40s या early 50s में कि लोगों को ये लगने लगता है कि हमने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया है. अभी तो हमारी वो मतलब वो काश वाला फेज आने लगता है कि वी हैव नॉट अचीव्ड एनीथिंग, और अचीव किया भी है तो आई हैव मिस्ड मेनी थिंग्स इन माय लाइफ. यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर लाइफ डिसीजन, वाज इट करेक्ट डिसीजन कि जो मैंने करियर वो किया है. एंड अगेन नॉट एक्सेप्टिंग दैट आई एम एजिंग एज वेल. ठीक है, तो ये सारी चीजें मिड लाइफ क्राइसिस को कंट्रीब्यूट करती है. इमोशनल डिस्ट्रेस कॉज्ड बाय अनमेट लाइफ गोल्स और फीलिंग ऑफ स्टैग्नेशन. क्वेश्चनिंग पास्ट डिसीजंस रिलेटेड टू करियर, रिलेशनशिप एंड पर्सनल ग्रोथ. बहुत बार ऐसे में कोई इम्पल्सिव डिसीजन जस्ट टू मेक योरसेल्फ फील हैप्पी कि आई एम नॉट एजिंग, आई एम मूविंग फॉरवर्ड. कोई महंगी कार खरीद लेगा इंसान, कोई बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट कर देगा किसी से इंश्योरेंस में, या फिर क्या क्या बोलते हैं किसी म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, या फिर कुछ बड़ी प्रॉपर्टी खरीद लेगा. तो ये सब चीजें अगर प्लान्ड नहीं है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि कोई कार खरीदना या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना या फिर किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी जोड़ना गलत नहीं है, बट अगर वो अनएक्सपेक्टेडली कर रहा है जस्ट बिकॉज की मेरी लाइफ स्टेगनेंट हो गई है, प्लान नहीं है, कोई सेविंग और नहीं है, लेकिन बड़ी सी गाड़ी खरीद ली, तो दिस इज समथिंग मिड लाइफ क्राइसिस का एक इंडिकेशन हो सकता है. Engaging in impulsive behavior like career changes, risky financial decision as a coping mechanism. All right. Next is there are certain mental health disorders as well जिनके साथ patient को deal करना पड़ता है. Increased risk of depression and anxiety, especially in middle adulthood. High prevalence of substance use as a coping mechanism.
and difficulty seeking help due to stigma and responsibilities. So these are certain mental health conditions which an adult faces. Then last is aging and fear of mortality. Of course, uh, they are aging. Okay, fear of aging, health decline, and eventual death. It also comes into your mind when you're aging. मेरे बाद मेरे घर का क्या होगा? मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा? Not expecting कि मैं आगे जाके मेरी हेल्थ और डिक्लाइन होने वाली है. बहुत बार कोई क्रॉनिक इलनेस, फिजिकल इलनेस भी कंट्रीब्यूट कर सकती है मेंटल इलनेस को. बहुत जॉइंट पेन बहुत ज्यादा है, बैक एक बहुत ज्यादा है, फिर आप कंपेयर करने लगते हो, अरे अब तो मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ, उठ भी नहीं पा रहा हूँ, आगे की लाइफ क्या होगी, थॉट रुमिनेट होते रहेंगे. तो दिस ऑल्सो कैन कंट्रीब्यूट टू डिप्रेशन एंड एंजाइटी. ठीक है. Fear of aging, health decline, and eventual death, worrying about financial security in later year, coping with grief and loss such as loss of both as a death of parents or close friends. बहुत बार अब एडल्टहुड में आपके पेरेंट्स एल्डरली हो गए, दे विल पास ऑन, तो उस चीज से कोप करना, कोई आपका क्लोज फ्रेंड है या अब कभी भी स्पाउस की डेथ हो जाती है, तो इस चीज से कोप करना भी बहुत बड़ी बात होती है. ठीक है. So this is up till now हमने थोड़ा थोड़ा देखा what adulthood is, what are the different development and different challenges in adult phases. So now we'll move on to next part of the topic, theories of adulthood development. Like previously also जो हमने theories पढ़ी है, कुछ कुछ theory उससे related है. There would be some different theories in adulthood. For example, Erickson's psychosocial theory. This is something जो आपने childhood में भी पढ़ी है, adolescent में भी देखी है. You'll see in adulthood and you'll also see this in elderlies. Post-formal thought theory, which is a continuation, quite a kind of a continuation of Piaget's cognitive development theory. Then you have Levinson's life structure theory, then Havikhurst's developmental task theory, and then you have Balti's selective optimization and compensation model. So we will move on from Erickson's psychosocial theory. So आपने देख लिया प्री स्कूल में इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट वाला स्टेज, स्कूल में इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, एडोलसेंस में आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन. अभी हम एडल्टहुड में दो स्टेजेस पढ़ेंगे इसकी. एक तो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन और दूसरा जेनरोसिटी वर्सेस स्टेग्नेशन. तो क्या ये स्टेजेस होती हैं, विल सी टू इट. इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन एक ऐसी स्टेज है जहां पे एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द मीनिंगफुल रिलेशनशिप और कमिटमेंट कैसा होगा लाइफ में. ओके, कैन आई फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड लास्टिंग रिलेशनशिप. तो वर्च्यू अगर आप इस चीज के इस फेज को रिजॉल्व कर लोगे तो वर्च्यू इज लव. ओके, एंड व्हाट डू यू गेट आफ्टर यू रिजॉल्व दिस फेज? डेवलपिंग क्लोज इंटीमेट रिलेशनशिप्स while maintaining a strong sense of self. और इस स्टेज में अगर प्रॉब्लम आती रही, अगर आप एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप नहीं बना पाए, तो सोशली विड्रॉल होगा, लोनलीनेस होगा, एंग्शियस अवॉइडेंट पर्सन होगा, सोशल एंजाइटी आ जाएगी. समझ रहे हैं ना, आप किसी के क्लोज कांटेक्ट में नहीं आ रहे हो या आपको क्लोज कांटेक्ट बुरा लग रहा है, तो कैसे आप अवॉइडेंट पर्सन बनते जा रहे हो. गॉट इट. सो virtue is love. Okay, important event is any romantic relationship. Next is your generativity versus stagnation. यहाँ पे how am I going to contribute to the world? How can I be generous? Okay, or will I stay stagnant? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. यहाँ पे basic virtue है care. You learn to care about others, especially about your young ones. All right. So key question है, can I contribute to society and guide the next generation? What virtue do you attain? You attain care, a sense of responsibility towards family, community, and future generation. And once it is resolved, engaging in meaningful work, raising children, mentoring others, and feeling a sense of productivity and purpose. बच्चों को नहीं, आप अपने से यंगर जनरेशन को कुछ दे सकते हो, कुछ पढ़ा सकते हो. ठीक है, दिस इज समथिंग रिजोल्यूशन फेज मीन्स. पैथोलॉजिकल ट्रेट क्या होगी? अनफुलफिल्ड या पर्पसलेस लाइफ. पर्पस ही नहीं है कुछ, मेरे पास कुछ किसी को केयर करने के लिए ही नहीं है. आई कांट केयर, लेस लैक ऑफ कंसर्न एंड केयर फॉर अदर, और सेल्फ ऑब्जॉर्प्शन, अपने बारे में ही सोचता रहेगा इंसान. ठीक है. This is the second stage, generativity versus stagnation. So next theory is your post-formal thought theory. अगर आपको याद हो पियाजेस की कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी होती है, तो आपने देखा होगा फॉर्मल थॉट होता है जहां पे लोग बच्चा साइंटिफिक रीजनिंग लॉजिक करना सीख रहा था, तो उसको पियाजे ने उसको वहीं पे बंद कर दिया था. लेटर ऑन कुछ साइंटिस्ट आए, यू डोंट हैव टू लर्न द नेम, उन्होंने बोला कि जो एडल्टहुड फेज है वो इसके भी आगे है. So what does it say? Cognitive development continues into adulthood, leading to more flexible,
प्रैक्टिकल एंड इंटीग्रेटेड थिंकिंग नोन एज पोस्ट फॉर्मल थॉट। ये सब क्या है, विल सी इन द लेटेस्ट स्लाइड्स। सो एक तो उसने बोला रिलेटिविस्टिक थिंकिंग है, एक एब्सोल्यूट राइट और रॉन्ग कुछ नहीं है। वी हैव टू लर्न टू कोरिलेट कि कुछ चीजें कहीं पे सही हो सकती हैं, कहीं पे कुछ चीजें किसी लोगों के लिए गलत हो सकती है। Knowledge is not absolute but depends on context and perspective. Adult accept multiple viewpoint। ठीक है, आपने आपने बोला कि नहीं ये गलत है तो गलत है, लेकिन दूसरे इंसान ने बोला ये यहाँ इस फेस के लिए गलत है, लेकिन बी फेस के लिए शायद ये स्टेप आपने जो लिया है वो सही होता है। तो दिस इज व्हाट रिलेटिविस्टिक थिंकिंग, यू कैन रिलेट इट। ओके, नेक्स्ट इज डायलेक्टिकल थिंकिंग, ability to consider contradiction, integrate opposing view and resolve conflicts। सपोजिटली आपको कोई चीज पसंद है लेकिन आपके फ्रेंड को वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फ्रेंड गलत है, इसका मतलब ये कि उसका व्यू आपसे अलग है। तो टू एक्सेप्ट दैट व्यू, और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है उसकी वजह से उसको रिजॉल्व करना, अपने व्यू पे को मानना लेकिन दूसरे व्यू को भी एक्सेप्ट करना। ठीक है, समझ रहे हो, दिस इज समथिंग डायलेक्टिकल थिंकिंग। Next is pragmatism and practical problem solving. Shift from abstract reasoning to applying knowledge in real life solution. Practical solution, flexibility, adaptability to resolve conflicts. किसी चीज को आपने थ्योरी में पढ़ के उसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर पाओ, दिस इज समथिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। देन ऑफ कोर्स इमोशनल एंड लॉजिक्स को साथ में लेके चलना। कुछ चीजें बहुत बार लॉजिकली ठीक लगती हैं बट आपको आपका मन लग कहता है कि नहीं ये गलत है, इमोशनली आपको लगता है गलत है, तो उन चीजों का बैलेंस बना के चलना इज इंटीग्रेशन ऑफ इमोशन एंड लॉजिक। ओके, देन नेक्स्ट इज योर लेविन्सन्स लाइफ स्ट्रक्चर थ्योरी। इट्स अबाउट टू एंड, प्लीज ध्यान दीजिए। डैनियल लेविन्सन ने क्या बोला था कि उसने 3 फेजेस में सबको बता दिया, उसने स्टेबल पीरियड बताया और एक ट्रांजिशनल पीरियड बताया। तो स्टेबल पीरियड इज समवेयर जहां पे इंडिविजुअल बिल्ड देयर लाइफ स्ट्रक्चर, and transition period is when they modified those structure. What is this, we'll see. Okay, so if you can see there are 3 transition phases: early adult transition, midlife transition and late adult transition. So what happens in this transition phase? When you talk about early adult transition, that is 17 to 22 years. So first is transition from adolescence to adulthood हो रहा है, ठीक है। देन ट्रांजिशन फेज में आइडेंटिटी बिल्डिंग, ठीक है, करियर अनसर्टेनिटी, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, रिलेशनशिप अनसर्टेनिटीज, ये सब चीजें इस ट्रांजिशन फेज में होगी। देन देयर इज एंटरिंग द एडल्टहुड, ठीक है, थोड़ा स्टेबल पीरियड आ गया 22 से 28 तक, एक करियर में स्टेबिलिटी आ रही है, फाइनेंशियली अपने आप को बेटर करने की कोशिश कर रहा है एडल्ट, और अपना एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप बना रहा है, ठीक है। पीरियड ऑफ बिल्डिंग एन इनिशियल लाइफ स्ट्रक्चर, बैलेंस बिटवीन स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज एज 30 ट्रांजिशन। नाउ दिस इज समथिंग जहां पे आपको मेजर डिसीजंस लेने होते हैं, यहाँ के जो डिसीजन है आपको लाइफ टाइम चलने वाला है। तो पीपल रीअसेस करियर, रिलेशनशिप एंड पर्सनल आइडेंटिटी। इट माइट लीड टू सम करियर शिफ्ट, मे बी सम रिलेशनशिप चेंजेस और मेजर लाइफ चेंजेस, सो दैट आगे की जो लाइफ है वो एक स्टेबल पीरियड में चल सके, दैट इज सेटलिंग डाउन पीरियड व्हिच इज 33 to 40 years. Individuals make deeper commitments to career, relationship and long term goal. देन नेक्स्ट इज योर मिड लाइफ ट्रांजिशन, जो हमने ऑलरेडी देखा था कि मेजर मिड लाइफ क्राइसिस आ जाते हैं इस फेज में, अगर आपने इससे पहले वाले डिसीजन खराब हुए या आपको एक स्टेग्नेशन वाली फीलिंग आ गई, तो इंडिविजुअल्स क्वेश्चन देयर अचीवमेंट एंड मे फील अनफुलफिल्ड और दे कैन फील फुलफिल्ड एज वेल। अ क्राइसिस और मेजर लाइफ रिफ्लेक्शन ऑफन कॉल्ड मिड लाइफ क्राइसिस इस फेज में आएगा। देन इज योर एंटरिंग मिडिल एडल्टहुड। नाउ यहाँ पे आपका जो मैंने बोला था कि आपका मेंटरशिप, जनरेटिविटी, लिगेसी, कि मेरे बाद क्या होने वाला है, मेरे बच्चे मेरे को आगे कैसे बढ़ाएंगे, तो ये सब चीजें मिडिल एडल्टहुड में आना शुरू करती है। देन योर इज लेट एडल्टहुड ट्रांजिशन। यहाँ पे एक रिटायरमेंट प्लान बनाएगा, रिफ्लेक्शन ऑन पास्ट लाइफ अकम्प्लिशमेंट, एक स्टेबिलिटी अपने से जो आगे पीछे वाली जनरेशन है उसके लिए प्रोवाइड करके जाएगा। Shift from professional success to personal fulfillment and social roles. All right. So ये आपकी हो गई transition phases. Next is your, this is quite easy, Havikh's developmental task theory, quite similar to what we have already studied. इसने बोला था कि हर एक एज ग्रुप डिवाइडेड है और उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आपके अलग अलग टास्क है। जैसे एक बच्चे का टास्क होता है चलना, बोलना, खाना पीना सीखना, फिर उससे बड़ा होता है तो पढ़ना कैसे है, लोगों से मिलना जुलना कैसे है, वैसे ही एडल्टहुड के फेजेस में भी कुछ कुछ टास्क है पर्टिकुलर एज के अकॉर्डिंग। सो दिस थ्योरी प्रपोज दैट ह्यूमन डेवलपमेंट occurs through a series of developmental tasks that individuals must accomplish at different life stages.
These tasks help individuals adapt to their environment and prepare for the next stage of life. So if you'll see just an example, early or middle adulthood में आप देखोगे तो there are certain tasks. Choose a life partner, establish a family, take care of home, establish a career, maintain a standard of living, perform your social and civic responsibility, adjust to physiological changes, maintain a relationship with spouse. ठीक है, एंड जैसे जैसे मच्योर होते जाएगा तो अपनी हेल्थ को कैसे करना है, रिटायरमेंट प्लान कैसे करना है, ये सब चीजें नेक्स्ट लेवल की आ गई. ऑलराइट. Now, last theory is Barty's selective optimization and compensation model. So, इसमें क्या बोला है कि जैसे जैसे हम एज में बढ़ते हैं तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसमें हमको एक्सेल करना होता है, सर्टेन थिंग जिसमें हमको कॉम्प्रोमाइज करना होता है. कुछ चीजें हम अच्छे से करेंगे, कुछ चीजें हम छोड़ेंगे और हम कुछ हेल्प लेंगे जिसमें कि हम चीजों को एक्सेल कर सकें. Explain how individual adapts to aging and life changes. So हमने बोला था selective optimization and compensation. तो selection क्या है, इसमें आप फोकस करोगे अपने priorities पे. Individuals identify and focus on the most meaningful goals because आपका time, energy, resource constraints आ जाते हैं. कभी पैसा नहीं है, कभी समय नहीं है, लेकिन करना सब चीजें हैं. ठीक है, कोई कोई चीजें जरूरी है, मुझे आती तो नहीं है लेकिन जरूरी है, तो उसमें भी मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है वही करूंगा. तो दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन. Then optimization, maximizing strength using efforts, training or technology to improve performance in chosen area. कोई चीज मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, सपोज मुझे फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है, एक एल्डरली को मैं बहुत तेज नहीं दौड़ सकता, तो शायद मैं थोड़ी मसल ट्रेनिंग कर लूँ, शायद मैं योगा, पावर योगा इन सब की हेल्प ले लूँ, मैं मॉर्निंग वॉक की हेल्प ले लूँ, जिससे कि मुझे थोड़ी सी स्ट्रेंथ रहे बॉडी में. ठीक है, इंस्टेड ऑफ हार्ड कोर मसल मतलब कार्डियक ट्रेनिंग की जगह मैं एक मसल ट्रेनिंग ले लेता हूँ. Then compensation, adapting to limitation, using alternative methods or assistive tools to maintain function. अभी hearing loss हो गया है तो hearing aid ले लिया, ठीक है, ये आपका compensation हो रहा है. Suppose एक elderly है, उसको phone use करना अच्छे से नहीं आ रहा है, लेकिन उसके लिए necessity आजकल सब कुछ phone में है. So what he'll do, he'll select कि मैं शायद video call करना, message करना, ज़्यादा से ज़्यादा एक WhatsApp करना सीख लेता हूँ. बाकी जो फालतू की एप्स हैं जो मेरे काम की नहीं है, मैं उसको लिमिट कर रहा हूँ. ठीक है, मैं उसको नहीं करूंगा. उसके बाद इसमें भी मेरे को जो जब जरूरी है उसमें उसको ही मैं ज्यादा ध्यान देने वाला हूँ. कंपनसेशन के लिए मैं इंस्टेड ऑफ लर्निंग टच एंड एवरीथिंग, मैं ऑडियो से नेविगेट कर लेता हूँ. मैं टाइप करने से अच्छा मैं बोल लेता हूँ. आजकल फोन में ये ऑप्शन भी है कि मेरी आवाज के वाया मुझे चीजें बता देती है, तो मैं ऑडियो नेविगेशन यूज कर लेता हूँ. तो दिस इज हाउ एन एल्डरली इज कंपनसेटिंग, जो चीजें उसके लिए उसको यूज करनी है. गेटिंग इट? चलो, तो यहां तक हमने पढ़ लिया थ्योरीज के बारे में. नेक्स्ट इज व्हाई आर वी स्टडिंग इट एंड व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इन एडल्टहुड. सो व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या आ रहे हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो यू विल सी कि इफ वी नो अवर सेल्फ वेल, सो इट कैन हेल्प us in choosing a correct educational institute or a path for ourselves, choosing a correct career option and struggling in a correct and a good way जिससे कि हम maximum achievement पा सके. At the same time, suppose education, skill development and cognitive training, helping individuals adapt to new job roles and technological advancement. Again, it helps in career planning, leadership training and work life balance. We have already seen कि आपको एक burnt out नहीं आना चाहिए, सब चीजों पे सही सही टाइम होना चाहिए. वो कब होगा, जब आपको पता होगा कि मेरे लिए क्या बेटर है, किस चीज से मैं खुश रह रहा हूँ. Guiding professionals through job transition and mid career changes. Alright. Next is कि कुछ conflicts आ रहे हैं बच्चों को बढ़ाने में अपनी relationship में, तो applied in marriage counseling, parenting support and conflict resolution, improving interpersonal relationship and emotional intelligence. Again, assisting adults in adapting to physical and cognitive aging. जैसे एज हो रही है, अगर समझ में आएगी मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे को फिजिकली स्ट्रेंथ रहने, हेल्दी रहने के लिए कुछ फूड में कट डाउन करना पड़ेगा, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे. अगर ये आपको अपने डेवलपमेंट में समझ में आ रहा है, तो यू कैन हैव अ हेल्दी लाइफ इन कंपैरिजन टू मैनी अदर्स जिनकी लाइफस्टाइल अनहेल्दी है. So it could be applied in chronic disease management, rehabilitation, and geriatric care, assisting adult in adapting to physical and cognitive aging. Then used in therapies, crisis intervention, and stress management to help adult cope with anxiety, depression, and life transition. Next is जैसे जैसे एडल्ट होते हो तो आपका एक सोशल और सिविक रोल बढ़ जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था. So
when you understand आपका रुझान अपनी सोसाइटी की तरफ आएगा तो you can contribute to a society in a good way. You can mentor people, you can volunteer in certain good aspects. ठीक है? So helps in social worker, civic engagement and retirement planning, encouraging adults to contribute to society through mentorship, volunteerism and community leadership. So overall when you see एक adult healthy life के लिए आपने अपने आप को समझना, एक वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा रखना, और अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं उसे रिजॉल्व कैसे करना है, उसमें या तो खुद से समझना और दूसरों की हेल्प लेना. दिस इज एवरीथिंग विच कैन बी यूज्ड इन अप्लाइड पार्ट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी. सो विल कंक्लूड बाय सेइंग दैट ग्रोथ एंड एडेप्टेशन दोनों हो रहा है एडल्टहुड फेज में. यू आर लर्निंग हाउ टू चेंज एंड यू आर ऑल्सो लर्निंग हाउ टू ग्रो. Different adult development theory explain transition and challenges. Helping understanding adulthood helps development in managing stress, relationship, career, and emotional resilience. It guides career growth, education, healthcare, and interpersonal relationship. Successful adulthood involves adapting to life changes through problem solving and emotional regulation and learning lifelong. All right. So today is the concluding lecture of developmental psychology, where we'll be seeing the developmental psychology in old age and its theories. Okay. Up till now, we have seen childhood, adolescent, adulthood, and now the old age. So this will conclude the developmental psychology. We'll be covering it under the following heading: introduction, what are the different characteristics of old age, what are the different psychological challenges of old age, then developmental theories, application, conclusion, and references. So let us start with introduction. So when we talk about development, old age is said to be the final stage of development, which is characterized by, again, biological, psychological, and social changes. Now, different maturity comes, different changes as according to the age also sets up. How do we adapt to these changes? This is what we are going to study. And how old age is not just an end of a life, it is also something where you can incorporate new things. It is also something where you can reflect what you have done in life, and how you can come into term with acceptance of how the things have gone in your life, and how uh, well you have, what kind of achievement you have received in your life. Okay. So commonly when we talk about it, is considered 65 years of age, but different cultural and context settings changes the age of what we define old age. Okay. So WHO characterizes old age as 60 plus in developing countries, whereas in developed countries 65. Whereas the United Nations says person who are aged 60 years or over, while recognizing the diversity of older person in terms of their needs, capabilities and experiences. Okay. So this 60 to 65 year is a window period जहां से old age का definition शुरू हो जाता है. Again, old age can be further divided into young old, middle or advanced old, oldest or very old. ठीक है? So 65 to 75 year is a time which is called young old. ये अभी अभी बूढ़े हुए. When people start transition from work to retirement, कुछ लोग अभी भी physically या cognitively active है, अपना काम कर सकते हैं. Next is your middle or advanced old, age between 75 to 85. When people start to experience functional loss, कुछ sensory neural hearing में दिक्कत आ गई है, थोड़ा vision दिक्कत आ गया है, joint position चलने में दिक्कत आ गई है. So this is something आपका functional loss middle age में होता है. फिर हो गया oldest old या very old 85 plus, जहाँ पे आपका special care और support, memory थोड़ा ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो गई है, फिजिकल एबिलिटीज ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो गई है. तो ये सारी चीजें आपकी ओल्डेस्ट ओल्ड वाले में आ गए. ओके. नेक्स्ट इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच सी इन elderly people. Okay. So we are going to see some physical changes, cognitive changes, and other emotional changes what are going to occur. Okay. So in physical changes, sensory decline. सेंसेस होते हैं, 5 सेंसेस पता है सबको. क्या क्या होते हैं 5 सेंसेस? वेरी गुड, बोलो. ठीक है, वेरी गुड. सो आपका विजन में लॉस, ठीक है, अगर हम सेंसरी लॉस देखें, हियरिंग लॉस, डिक्रीज टेस्ट एंड स्मेल सेंसेशन. देन मोबिलिटी इशू, अगर आपके घर में दादा दादी होंगे या कोई भी एल्डरली होगा, आपको देखा होगा चल नहीं पाते हैं, अगर बैठ गए तो उठने में दिक्कत, घुटनों का दर्द, कूल्हे का दर्द, ये सब कंप्लेंट्स वो बोलते रहेंगे आपको.
ठीक है, अर्थराइटिस, रिड्यूस मसल मास, रिड्यूस बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। सर्टेन क्रॉनिक इलनेसेस, अगर किसी को कार्डियक इलनेसेस है या डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो उनका प्रोग्रेशन बढ़ जाता है, वो ज्यादा एग्रेसिव तौर से दिखने लग जाती है अगर वो पहले कंट्रोल नहीं की गई हो। रिड्यूस मेटाबॉलिज्म है, स्लोअर हीलिंग प्रोसेस। आपने ये भी देखा होगा कि जो एल्डरली है वो उनका डाइट भी कम हो जाता है, ज्यादा भारी खाना नहीं पचता, वो कहते हैं हमें थोड़ा थोड़ा खाएंगे। दूसरा कि अगर चोट वोट लग गई, तो अगर जब बीमार भी पड़ गए जुकाम से सिंपल, तो यू विल सी कि यंगर इंडिविजुअल जल्दी कोप अप कर लेते हैं इन कंपैरिजन टू एल्डरली पीपल, को टाइम लग जाता है। सो दिस इज व्हाट आपका हीलिंग एबिलिटीज, इम्यूनिटी वगैरह सब धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज होना शुरू होती है। Then cognitive changes, you all know कि आपका decline in processing of speed and memory retrieval, कि नई चीजें जो फटाफट याद कर लेते थे वो नहीं हो पा रही है। हो सकता है कि वो पुरानी बातें याद हो कि हमने अपने बुढ़ापे जमाने में ये किया था, हम अपने बचपन में ये करते थे, लेकिन कुछ समय पहले की बात भूल गए हो, पिछले हफ्ते मैंने क्या किया था। धीरे धीरे मेमोरी डिक्लाइन अगर बढ़ेगा तो रास्ते भूल जाना, ठीक है, लोगों को पहचानना में दिक्कत आना, चीजें रख के भूल जाना, तो ये सारी चीजें शुरू हो जाती है अगर एक एडवांस एज में पीपल चले जाएं तो। रिस्क ऑफ न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स लाइक एल्जाइमर्स, डिमेंशिया। रिटेन्ड और इम्प्रूव क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, जैसे मैंने बोला पुरानी विजडम है, वो नॉलेज है, वो रहेगी। ठीक है, अगर कॉग्निटिव चेंजेस में अगर कुछ बुरा हो रहा है तो कुछ अच्छा भी है कि एक एक्सपीरियंस के बेस में जो नॉलेज है, जो विजडम है, जो वाइस जिसको बोलते हैं, तो वो चीज रहेगी। Next is emotional and social changes. Increased life reflection and meaning seeking. Again, you can they आपने देखा होगा एल्डरली पीपल अपने पुरानी लाइफ के बारे में ज्यादा सोचते हैं कि हमने अच्छा ये चीजें अचीव करी है, ये चीजें गलती हुई थी, उसको हमने कैसे सुधारा। देन अगेन कुछ चीजें बहुत हार्मफुल भी होती है, जैसे स्पाउस लॉस है किसी का, किसी को बेरीवमेंट है, किसी का क्लोज फ्रेंड की डेथ हो गई है, फैमिली में जो सोशल सपोर्ट था, कोई अच्छा फ्रेंड है वो चले गए, तो लोनलीनेस की फीलिंग बहुत जल्दी आ जाती है इनमें। ठीक है, रोल ट्रांजिशन, अभी तक जो एक हेड ऑफ द फैमिली था, अभी वो रिटायर हो गया है, एक जो जो एक इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस थी, जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थी, वो चले गई है। तो ये सारी चीजें भी एक एल्डरली इंसान को झेलनी पड़ती है। Now he is more of a dependent person rather than taking care of the family, which he was doing earlier ages में. So increased life reflection and meaning seeking, potential for loneliness and social isolation, role transition, retirement, loss of spouse, friend, grandparenting. Many older adults develop resilience and effective coping mechanism over time. देन कुछ साइकोलॉजिकल चैलेंजेस में आपने जैसे देखा, हमने कॉग्निटिव डिक्लाइन में मेमोरी लॉस हो सकता है, लर्निंग प्रोसेस स्लोअर हो सकता है, इंफॉर्मेशन सीकिंग प्रोसेस धीरे धीरे हो सकती है। जो फटाफट मल्टीटास्किंग एक यंग एडल्ट कर सकता है, शायद एल्डरली नहीं कर पाए। वो एक टाइम पे एक ही काम करेगा, वो भी स्लोली करेगा। नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई नई चीजें सीख रहे हैं फोन में, उसको समझने में टाइम लगेगा। ठीक है, अटेंशन स्पैम, ज्यादा देर तक किसी चीज को पढ़ नहीं सकते। पहले 1 घंटे तक न्यूज़पेपर पढ़ सकते थे, अब 5-10 मिनट के बाद थक जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें एक एडवांस एज में देखने को मिलती हैं। देन अगर हम देखें नॉर्मल एजिंग में आपका कुछ कुछ कॉग्निटिव डिक्लाइन हर एक उसमें नॉर्मल है, अगर एज करता है तो एडवांस एज में नॉर्मल होता है। तो माइल्ड कॉग्निटिव डिक्लाइन हो सकता है, फिर आपका डिमेंशिया वाली चीजें हो सकती है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर। तो ये सब सिम्टम्स हैं कि कैसी चीजें धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है। नेक्स्ट आपका डिप्रेशन, अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो अगेन आई टोल्ड यू कि डिप्रेशन का कोई भी कॉज हो सकता है। इट कुड बी बायोलॉजिकल, इट कुड बी ड्यू टू कुछ फिजिकल पेन है, क्रॉनिक पेन है, बिकॉज ऑफ हाउ पीपल आर ट्रीटिंग हिम अराउंड हिम एंड हाउ ही और शी इज कोपिंग विद द लॉस ऑफ अ स्पाउस और अ फ्रेंड। ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर, इंक्रीज वरी अबाउट हेल्थ, फाइनेंसेस, इंडिपेंडेंस एंड मोर्टेलिटी। So feeling of despair and sadness, sleep problem, no desire of socializing, loss of interest in beloved activities, irritability, loss of appetite, struggling to think clearly. These are some of the symptoms of depression in elderly. कंफ्यूज हो जाते हैं डिप्रेशन इन एल्डरली को डिमेंशिया से। डिमेंशिया में भी इंसान चीजें भूलने लगता है, डिप्रेशन में भी ये सब चीजें होती हैं। एक जो मेमोरी डिक्लाइन वाला चीज है, वो डिमेंशिया के साथ साथ बहुत डिप्रेस पेशेंट में भी कॉग्निटिव फॉगिंग हो जाती है, चीजें समझ में नहीं आना, ठीक है, चीजें याद नहीं रहना, डिप्रेशन में भी हो सकता है। तो कोरिलेट करना पड़ेगा आपस में सिम्टम्स को। Loneliness and social isolation, as I already discussed, loss of spouse, family, and friend contributes to feeling of isolation. Retirement and reduced social engagement. अब रोज काम पे नहीं जाना, एक एक्टिव चीज जिसके लिए हम सुबह उठते थे, काम पे जाते थे, एक पर्पस था,
वो नहीं मिल रहा है एक एल्डरली को, ठीक है। दिस कैन लीड टू द सेंस ऑफ पर्पसलेसनेस, सोशल विड्रॉल कैन वर्सन कॉग्निटिव डिक्लाइन एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज। रोल ट्रांजिशन एंड लॉस ऑफ पर्पस ऑलरेडी डिस्कस की। अभी क्या होता है कि एक रिटायरमेंट की वजह से लॉस ऑफ पर्पस, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, पैसे अब कम आ रहे हैं, सोशली जो मेरा एक सर्कल था अपार्ट फ्रॉम फैमिली, आपका एक सर्कल होता है कि आपके दोस्त होते हैं, आपके सोशल नोन पीपल होते हैं, तो वो चीजें हट गई हैं। बिकमिंग इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन, कभी अब इस स्टेज में बच्चे भी दूर जाने लगते हैं, कुछ बच्चे अपना इंडिपेंडेंट होके अपने काम पे जा रहे हैं, तो एक लोनलीनेस वहां पे आ जाता है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई, आप जो एक्टिवली काम कर रहे थे वो कम हो गई, तो एक रिडंडेंट फीलिंग आती है अपने लिए, ठीक है। देन फियर ऑफ डिपेंडेंसी एंड लॉस ऑफ ऑटोनॉमी। अभी बहुत ओल्डर एडल्ट ऐसे होते हैं जिन्होंने हमेशा लाइफ इंडिपेंडेंटली जी होती है, उन्होंने हमेशा एक इंचार्ज की तरह काम किया होता है, अब उनसे वो चार्ज ले लिया गया है। सो उनको क्या लगेगा कि अभी एक सेंस ऑफ जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कम हो गया, एक वर्थलेस वाली फीलिंग आ गई कि मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, अब मेरी इंडिपेंडेंस छिन गई है, मैं खुद से कुछ नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। Dependence on caregiver for mobility, finances, decision making can lead to feeling of helplessness. Struggle with accepting physical limitation and adjusting to assistive devices. तो ये सारी चीजें एक जो ऑटोनॉमी वाला पार्ट है वो अगर कम हो जाता है तो ये सब चीजें आती हैं। अगेन फिजिकल हेल्थ डिटोरिएट हो रही है, उसको लेके ज्यादा परेशान होते हैं, बीपी की दवाई खानी है, मेमोरी की दवाई खानी है, जोड़ों के पेन की दवाई खानी है, उसको लेके कंसर्न, कहीं गिर गए तो बहुत जल्दी बोन बहुत फ्रिजाइल होती है, फ्रैक्चर्स आ सकते हैं, हेड इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, तो ये सारी चीजें, बहुत जल्दी थकान हो जाना, मूड फ्लक्चुएशन, स्लीप डिस्टर्ब होती है एल्डरलीज में, तो ये सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स भी कंट्रीब्यूट करती हैं आपके ओवरऑल हेल्थ कैसी होती है एल्डरली की। Managing chronic diseases with and physical limitation, chronic pain may contribute to emotional distress and reduce quality of life. Poor sleep quality can lead to fatigue, mood disturbances, and cognitive decline. देन सोशल स्टिग्मा एंड नेग्लेक्ट, सोसाइटी में भी मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि एक एज के बाद आपको काम में नहीं आना है, ये हमारी 60, हमारी रिटायरमेंट एज है, 65 है, और नेग्लेक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। बहुत चीजों में सोशलाइजेशन करने के लिए एज लिमिट सेट होती है कि इस उम्र के लोगों को नहीं अलाउड है, तो ये सब चीजें भी कंट्रीब्यूट करती है फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस के लिए, सेल्फलेसनेस के, सॉरी, हेल्पलेसनेस के लिए। एल्डर अब्यूज एंड नेग्लेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल अब्यूज या मेंटल अब्यूज ऑफ एल्डरली भी होता है, इंडिया में भी होता है, ऐसा नहीं है कि बाहर आपके ओल्ड एज होम में भेज दिया या कुछ हो गया। इंडिया में भी अगर हम डेटा देखें तो बहुत सारे ऐसे एल्डरलीज होंगे जिनको उनके घर वाले या तो कहीं एक कमरे में बंद करके रखेंगे, या तो कभी कभी उनको मारते भी हैं, फिजिकली भी अब्यूजिव होते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि चलो रखा है अपने घर में, खाने पीने के बारे में भी नहीं, रात को एक टाइम पे खाना दे दिया, उसके बाद देखा ही नहीं, अगले दिन फिर रात को देखा, तो एल्डरली अकेला है, वो बेड वेड कर रहा है, अपने कपड़े वो कर रहा है, कुछ ध्यान नहीं दे रहा है, अगले दिन कोई आएगा काम वाला या अपने आप ही करेंगे, तब साफ करेंगे, तब तक the person will be lying of its own, ठीक है। सो सीनियर अंडर अटैक, एक स्टडी हुई थी कि जिसमें देखा गया था देयर वर मेनी कॉल्स इन बिटवीन मई टू जुलाई 22 21 टू जुलाई 22 इन दिल्ली, जहाँ पे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एल्डरली हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पेज इंडिया की वाया, तो उसमें बहुत सारे पोटेंशियल अब्यूज के केसेस आए थे, ठीक है। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज गेटिंग डे बाय डे इंक्रीजिंग, ओके। तो यहाँ तक तो हमने क्या लाइफ साइकिल होती है, क्या पर्टिकुलर चैलेंजेस ओल्ड एज में होते हैं। नाउ वी विल सीइंग द डिफरेंट डेवलपमेंटल थ्योरीज ऑफ ओल्ड एज। कुछ थ्योरीज आपने पहले पढ़ी होंगी, उसी का ही कंटिन्यूएशन होगा या उसी से मिलता जुलता होगा, कुछ थ्योरीज आपकी नहीं होंगी। एरिक्सन्स की जो साइको सोशल थ्योरी है, ये हर एज में आपने देखी है, ये आपके बचपन में भी है, मिडिल में भी है, एडोलसेंस में भी है, और ओल्ड एज में भी है। Then disengagement theory, activity theory, continuity theory, socio-emotional selectivity theory, then selective optimization with compensation, ये हमने adults में भी देखा था, life course theory. So in brief we'll see one by one. So एरिक्सन की लास्ट वाली जो psychosocial stage है, integrity versus despair. It focuses on how individual reflect on their life experience and decide कि whether they feel satisfied या फिर they feel regretted and go into despair. तो इसमें क्या होता है, डिड आई लिव अ मीनिंगफुल एंड फुलफिलिंग लाइफ, ये क्वेश्चन है। इफ दे एक्सेप्ट व्हाट दे हैव डन, इफ दे एक्सेप्ट कि सब चीजें अच्छा हुआ है, तो दे अचीव इंटेग्रिटी, एक अच्छी इंटीग्रल पार्ट डेवलप होता है। एंड इफ दे फील रिग्रेट या गिल्ट, तो ये लोग बहुत डिप्रेस या डिस्पेयर हो जाता है, ठीक है। इसका वर्च्यू क्या है, विजडम, समझ, अच्छी समझ होना, ठीक है।
It is the ability to accept life's highs and lows with a sense of peace and fulfillment. Acceptance of अगर कोई failure हुआ, acceptance of कि I'm getting old, I might die, तो death को अच्छे से accept करना, ये सारी चीजें इसका positive outcome है. Resolution हो जाता है तो feel of purpose, contentment and peace and accept aging and mortality with dignity. और पैथोलॉजिकल ट्रेट क्या होगा? डेस्पेयर हो गया, डिप्रेशन हो गया, सोशल अवॉइडेंस हो गया, बहुत ही बिटर या रिग्रेटफुल लाइफ रहेगी, फियर ऑफ डेथ एंड एंजाइटी. तो ये सारी चीजें इसमें पैथोलॉजिकल ट्रेट में आ गई. नेक्स्ट इज योर डिसएंगेजमेंट थ्योरी. ठीक है, इट वाज गिवन बाय कमिंग एंड हेनरी. ये सजेस्ट करता है it is gradual process of withdrawal from social responsibilities and integration. Disengagement यानी कि जो काम पहले कर रहे थे उससे disengage हो गए, engage नहीं रहे. तो ये थ्योरी बोलती है कि जैसे जैसे ओल्ड एज होती है तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस जो लाइफ के होते हैं, जो एल्डरली पीपल होते हैं, अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं. इसमें क्या अज्यूम करती है ये थ्योरी? ग्रेजुअल विड्रॉल फ्रॉम सोशल, ऑक्यूपेशनल एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सोसाइटी. ये म्यूचुअल है, सोसाइटी भी फैसिलिटेट करती है इस डिसीजन को और खुद पीपल भी बिकॉज ऑफ देयर ओल्ड एज अपने आप को विड्रॉ करना प्रेफर करते हैं. डिसएंगेजमेंट इज म्यूचुअल. ओल्डर एडल्ट रिड्यूस देयर इन्वॉल्वमेंट एंड सोसाइटी एक्सपेक्ट्स देम टू देम. और ओल्डर एडल्ट को की ड्यूटी फुलफिल करने के लिए नए लोग आते रहते हैं. This withdrawal is necessary for the orderly functioning of society and helps older individuals prepare for death. एग्जाम्पल देखिए, रिटायरमेंट एक एग्जाम्पल है कि पेशेंट अपने काम से अगर एक, क्योंकि आप काम में भी एक एज के बाद शायद कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, एनर्जी नहीं रहती है, तो यू मेक वे फॉर यंगर एम्प्लॉय. रिड्यूस सोशल इन्वॉल्वमेंट, अटेंड फ्यूअर सोशल इवेंट्स, लिमिटिंग देयर सोशल सर्कल. लॉस ऑफ पब्लिक रोल. अगर कोई लीडरशिप क्वालिटी वाला इंसान है, वो भी एक एज के बाद शायद उस पद से हट जाता है, किसी नए इंसान को आने के लिए वे खोलता है. इंक्रीज फोकस ऑन सेल्फ रिफ्लेक्शन. ठीक है, स्पेंड मोर टाइम रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर लाइफ एक्सपीरियंस एंड स्पिरिचुअल बिलीव्स. नेक्स्ट है एक्टिविटी थ्योरी. ये बोलती है थोड़ा सा अलग कि एक्टिव रहना चाहिए. ठीक है, that active and socially engaged leads to greater life satisfaction and well-being in old age. जितना आप अपने आप को एक्टिव रखो, सोशली अवेयर रखो, तो आप ज्यादा अच्छा लाइफ जी सकते हो. थोड़ा ऑपोजिट ऑफ जो हमने इससे पहले डिसएंगेजमेंट थ्योरी पढ़ी थी. It emphasizes on continued participation in social, physical and mental activity. ठीक है, लाइफ सेटिस्फेक्शन ऑफ अ सीनियर सिटीजन डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ फिजिकल एंड सोशल एक्टिविटी. तो इट डज, ये बोलता है कि एजिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को सब चीज से अलग कर लो. यू हैव टू स्टे एक्टिव, यू हैव टू कीप डूइंग द थिंग्स जो आपको अच्छी लगती है. अगर किसी इंडिविजुअल को फिजिकल एक्टिविटी अच्छी लगती है, हो सकता है वो बहुत ज्यादा तेज ना दौड़े, लेकिन वो वॉक पे तो जा सकता है. उसको सोशली एक्टिव रहना पसंद है, लोगों से मिलना पसंद है, ठीक है, वो किसी पार्टी में नहीं जाएगा, बट एक टी टाइम पे लोगों से मिल सकता है. तो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय आपका एक्टिविटी थ्योरी. Society should provide opportunities for older adults to continue contributing through work, volunteering and social participation. बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जिसमें एज लिमिट नहीं होती है, या फिर जिसमें 60 के बाद भी लोगों को काम पे एज अ कंसल्टेंट रख लिया जाता है. बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहाँ पे एल्डरलीज की राय जाननी चाहिए, जानना होता है. तो ये सारी चीजें इस थ्योरी को सपोर्ट करती है. Next continuity theory of aging was developed by Robert Ashley. It suggests that people age, they tend to maintain their previous habit and behavior. ये बोलता है कि जैसे जैसे एजिंग होती है, ऐसा नहीं है कि इंसान पूरा बदल जाएगा. People won't change. जो भी पुराने हैबिट्स हैं, जो भी पर्सनालिटी ट्रेट है, वो कंटिन्यू रहते हैं. और वो कंटिन्यू रहने की वजह से अगर उसी ट्रेट को कंटिन्यू रखा जाए तो एक बेटर और हैप्पी एडल्ट लाइफ या एल्डरली लाइफ जी जा सकती है. It suggests that people age, they tend to maintain their previous habits, behavior, personality trait, and social relationship rather than making a dramatic change. Individuals' core trait and behavior and coping style remains relatively unchanged. Older adults adapt to aging by adjusting to previous behaviors rather than adapting completely new ones. Individuals who remain consistent with their past self experience greater life satisfaction. Next is your socio-emotional selective theory. ये बोलता है कि हाउ एजिंग अफेक्ट सोशल इंटरेक्शन, इमोशनल रेगुलेशन एंड गोल सेटिंग. ठीक है, सो मे बी एक 30 ईयर ओल्ड के गोल्स अलग हो, मे बी उसका लाइफ को देखने का तरीका अलग हो, बट एक 70 ईयर्स के गोल अलग हो, वो लाइफ में कुछ और पर्पस चाहता हो. मे बी एक 35 ईयर और 40 ईयर इंसान को बहुत एक्टिव रहना है, उसको सब कुछ अचीव करना है. मे बी एक 75 ईयर्स को सिर्फ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है या अपने स्पिरिचुअल वेलबींग में टाइम स्पेंड करना है.
So they become selective about their emotional and social well-being. ठीक है, तो जैसे जैसे एल्डरलीज हो रहे हैं उनकी इमोशनल नीड्स बढ़ रही है, नॉलेज की और इन सब की नीड्स या कुछ नया करने की नीड थोड़ी कम हो रही है. ठीक है. When people see time as limited, they focus on emotional satisfaction and meaningful relationship. Older adult prioritize quality over quantity in relationship. 10 लोगों के साथ बाहर में जाना है, 4 लोगों का जो सर्कल है उन्हीं के साथ खुश है, उन्हीं के साथ रहना है. So this is how they see when they age. Older adults focus on positive emotion and avoid stressful or negative social interaction. Memory and attentions are directed toward emotionally meaningful experiences rather than neutral or negative events. वैसे ही compromise हो रही है, cognitive decline हो रहा है, तो they tend to focus more on what is needed and what is more important for their social and emotional well-being. All right. Then this we have done last time also, selective optimization and compensation. कि जो चीजें important है उसे select करना है, जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उसको नहीं लेना है. ठीक है. अपने आप को ट्रेन करना है किसी चीज में ऑप्टिमाइज करने के लिए, और कंपनसेशन के लिए कोई नई स्ट्रेटेजीज है. हमने फोन का एग्जांपल देखा था कि किसी को एक एल्डरली को फोन यूज करना है, वो हो सकता है व्हाट्सएप इंस्टाग्राम नहीं चलाए, लेकिन शायद वो कॉल करना सीख ले, फोन में वो वीडियो कॉल करना सीख ले. सुनाई नहीं देता तो एक असिस्टेड टेक्निक यूज कर ले, क्या बोलते हैं, हियरिंग एड, कि उसको बेटर सुनाई दे, और अपने आप को बार बार जो इजी चीज है उसके लिए प्रैक्टिस करें. ठीक है. तो सिलेक्शन, ऑप्टिमाइजेशन एंड कंपनसेशन. According to this model, successful aging occurs when an older adult focuses on his or her most important areas of functioning and compensates for losses in other area. Next is life course theory. So ये बोलता है कि ओल्ड एज एक आपका सिंगल स्टेज नहीं है, लेकिन एक कोर्स ऑफ चीज है, कि जो भी एंटायर चीज आपकी लाइफ में हुआ है उसकी वजह से आपकी जो एल्डरली एज है वो अफेक्ट हो सकती है. आपके बचपन में कैसा आपका रहा है, आपके फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे रहे हैं, कोई इमोशनल ट्रॉमा तो नहीं है, किस एज में आपको जॉब लग गई थी, किस एज में आप पेरेंट बने थे, ये सब चीजें आपका कंट्रीब्यूट करती है एक हेल्दी एडल्ट लाइफ या एल्डरली लाइफ कैसे जी जा सकती है. Suggest life is shaped by experience, historical event and social roles. जैसे कि हिस्टोरिकल इवेंट में जो लोग वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जिए होंगे उनकी लाइफ कैसे शेप अप हुई, जो लोग पैंडेमिक कोविड के टाइम पे जिए हैं उस इवेंट ने उनकी लाइफ को कैसे अफेक्ट किया है. People do not age in isolation. Their experiences are linked to family, friends and society. Historical or global events like wars, economic crises and pandemics affect how different generation experiences aging. The age at which major life event occurs affects aging. Individuals make choices that influence their aging experience. Opportunities and hardship build up over time, leading to inequalities in aging. Old age is shaped by experience across individuals' entire life. ठीक है ना. आपका क्या ह्यूमन एजेंसी रही है डेवलपमेंट में, क्या सोशल आपका एनवायरनमेंट रहा है, हिस्ट्री और कल्चर का क्या रोल है, ये सब कुछ आपका कंट्रीब्यूट करती है कि एक हेल्दी एजिंग कैसे हुई है. ठीक है. तिल ने यहाँ तक हमने देखी डिफरेंट थ्योरीज ऑफ एजिंग. ठीक है. अभी ये थ्योरीज पढ़ने का या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ने का काम क्या है. इट प्रमोट मेंटल हेल्थ. आपका पता चलता, आप अगर आप यू अवेयर ऑफ द फैक्ट कि एक कॉग्निटिव डिक्लाइन एक एज के साथ शुरू हो जाता है, सिम्टम्स क्या क्या है, तो उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हो सकता है इंसान. अर्ली डायग्नोसिस मैनेजमेंट हो सकता है. कुछ ऐसी एक्टिविटीज में पहले से इंगेज रह सकते हो जिसमें आप थोड़ा सा कॉग्निटिवली एक्टिव रहो. जैसे सुडोकू खेलते हैं बहुत लोग पजल सॉल्व करते हैं, चेस खेलते हैं, तो ये सब चीजें एक हेल्दी लाइफ की तरफ पॉइंट आउट करती है. फिजिकल एंड कॉग्निटिव वेलनेस की थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी मे बी योगा कर लिया या सिंपल वॉक कर लिया, सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस से भी एक जो मोबिलिटी वाला पार्ट है एल्डरलीज का वो बहुत हद तक इम्प्रूव किया जा सकता है. rather than एक जगह पे बैठे रहोगे तो नहीं चलेगा जॉइंट्स, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर रहे हो, थोड़ा बहुत लाइट वॉक कर रहे हो तो आपकी मोबिलिटी मेंटेन रहती है. Social support and community program, encouraging social engagement and active participation in society. Policies against ageism to improve inclusion in workplace and social group. अपना एक जो social group है जहाँ पे fun activities कर सकते हो, लोगों से बैठ के बात कर सकते हो, कुछ contribution दे सकते हो किसी भी field में, तो ये सब चीजें maintain रखनी है. Spiritual and existential well-being, encouraging spirituality, mindfulness, and acceptance of aging, which is very important. Supporting elderly individual in finding meaning and purpose. जैसे पहले भी डिस्कस हुआ था, काम चला गया, बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए, तो पर्पस क्या है, अपने बारे में सोचना कि आगे हम सोसाइटी के बारे में सोचना, ये सब भी एक पर्पस होता है. तो इसीलिए स्पिरिचुअल और एग्जिस्टेंशियल वेलबींग का रोल आता है.
So to conclude, we have seen that it is a critical age, but it is not an end. यहाँ पे भी आपका बहुत डेवलपमेंट होता है, बहुत बायोसाइकोसोशल चेंजेस आते हैं जो आपकी ओल्ड एज को अफेक्ट करते हैं. डिफरेंट थ्योरीज पोस्टुलेट करती है कि ओल्ड एज कैसे आती है. जैसे कि कुछ थ्योरीज बोलती है आपकी की कंटिन्यूएशन रहता है पुरानी चीजों का, कुछ चीजें बोलती है डिसएंगेजमेंट हो जाता है, कुछ चीजें बोलती है कि हमको कई सारी कुछ चीज सिलेक्ट करनी पड़ती है, ऑप्टिमाइज करनी पड़ती है, कुछ बोलती है कि सोशो इकोनॉमिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सोशो इमोशनल वेलबींग ज्यादा इमोशनल हो जाती है. तो डिफरेंट थ्योरीज सजेस्ट हाउ एन अफेक्टिव एल्डरली एज कैन बी ऑब्टेन. Cognitive and emotional resilience play a vital role in successful aging. Social engagement and meaningful relationship are important, and overall, physical health, lifelong learning, adaptability, cognitive stimulation is very important in leading a healthy and successful elderly life. These are your references. With this, I'll conclude today's topic. Thank you very much. So, good morning to all. So, we are going to cover the lectures on learning theories, and this will be the first lecture. We will have 4 lectures on learning, and the first one we are starting with behavioral learning theories. In introduction, a person's response that are not inherent to its biological makeup are classified as acquired or learned behavior. The traits which is not directly linked to the genetic factors and biological factors that you acquire from learning through your experience in and other means is called as learned behavior. Learning can be characterized as a process through which an individual undergoes modification, often enduring. Enduring means long lasting, based on interaction with the surrounding environment, personal actions, and observations. So we used to learn from various factors which are there around us, like environment, personal actions, and observations. We first learn to respond simply to immediate thing around us in the initial phase of life, like pulling away from painful experiences before they happen. So, in early childhood, we develop many motor skills such as reaching for and holding objects and standing without help. We also start to learn how to speak. As we gain these motor and verbal skills, we improve our problem solving abilities also. We learn about ourselves and our surroundings. This shows a gradual shift from basic learning to more complex learning. We are also discovering how to learn effectively. Different types of learning happen at the same time and are closely connected and dependent on each other. So various theories of learning, one theory is not always acting upon, various theories of learning acting simultaneously and are dependent on each other. So further, we will get to learn about the connectionist theory, classical conditioning theory, and Skinner operants conditioning in the brief. And we will learn how these learning principles shapes the human behavior, maybe positive or negative. Starting with the connectionism. Connectionism was given by the Edward L. Thorndike, and he was a psychologist in US known for his learning theory called connectionism. He focused on education basically and particularly on learning, transfer, individual differences, and intelligence. He used experimental methods to assess the students' achievement results. His influence on education is recognized through Thorndike Award, which is given by the American Psychological Association for Teachers. He suggested that basic kind of learning is about creating links between what we sense, means how we perceive the things, and how our brains act on that response. He thought that learning usually happens through trying different things and figuring out what works. So one of his theories, trial and error learning. In a typical experimental situation, a cat is placed in a cage by him. The cat can open an escape hatch by pushing a stick or pulling a chain. So cat was placed in the box and there was a chain and there was a push button by pressing or pulling of which the cat could
escape. So after a series of random responses, the cat eventually escapes by making a response that opens the box. The cat then is put back into the cage. Over trials, the cat reaches the goal quicker and makes fewer errors prior responding correctly. Learning through trial and error happens slowly as we keep what works and let go of what doesn't. So if you try for some experiment or some kind of learning in your life, if you do experiments, then out of 10 maybe one will successful, and out of 10 experiments you will find one experiment will give you the results. So in connection with the psychiatry and clinical psychology, this is happens in substance use disorder also. And one should know that the basically initial consumption of substance is not very much enjoyable. It is felt like discouraging, and after repeated attempts, that substance can give that effect which is considered as pleasurable to the individual. He also gives the law of effect. The law of effect is when a response leads to a positive outcome in a specific situation, it is more likely to happen again. If the result is positive, then one will do the behavior again. On the other hand, if response is results in negative outcome, it is less likely to be repeated in that same situation. So it is it can be correlated again with the substance use disorder. So many persons tries it, but not always all the persons are get dependent on it. So this law of effect has main two ideas. The law of use states that responding to a stimulus make the connection stronger, and law of disuse says that if there is no response to the stimulus, the connection becomes weaker and may be forgotten. So positive feelings such as reward and praise by someone else make stimulus response links together, and negative feelings make them weaker. The other principles of Edward Thorndike was law of readiness, which states that when one is prepared or ready to act, to do so is rewarding and not to do so is punishing. So the act is rewarding or punishing, one has to uh, taken in account and to become ready to act further in the future. When one is prepared to learn a specific skill, like facing social situations, like uh, coming onto the stage, performing something on the stage, or other social situation in which one like to face, based on their development of previous knowledge, they have previous knowledges, knowledge action that supports this learning will be beneficial. However, if one is not ready or lack the necessary skills like knowledge, oration skills, or communication skills to face the social situation, they may try to they trying to learn can be frustrating and unproductive for them. The principle of associative shifting. The concept of associative shifting describes how reactions to one stimulus can eventually transfer to a different stimulus when there is a slight change in the original stimulus over time. For example, to help intellectually disabled person how to learn how to wear a trouser, first start by teaching them to hold it in the right way in the orientation of left and right, then slowly demonstrating the further steps like putting leg into the leg one by one, the chaining, buttoning, and wearing belt in the last. Further, in other principles, the principle of identical elements that affects transfer is generalization. Training in a specific skill does not necessarily make someone better at the skill overall. For example, wearing trouser won't help to learn how to wear a shirt. To help learn, skill should be taught using various type of educational materials. So his work was basically in the education. So he gave the principles of teaching,
And he gave form habits, do not expect them to create themselves. Beware of forming a habit which must be broken later. Do not form two or more habits, one will do as well. So one type of problem solving skill may fit to the one student. Other thing being equal, have a habit form in a way in a which is to be used. Now coming to the classical conditioning you may have know it was given by the Ivan Pavlov, and it involves forming an association between events in the environment and our behavior. For example, our stopping at a site of a red traffic signal is an example of conditioned response. There are terms which classical conditioning covers is unconditioned stimulus, unconditioned response, conditioned stimulus, and conditioned response. The unconditioned stimulus is the stimulus that unconditionally, naturally, and automatically triggers an unlearned response. We will discuss in the further slides by means of the picture. Unconditioned response is naturally, usually unvarying response evoked by a stimulus in the absence of learning. So, unconditioned response is triggered by the unconditioned stimulus. There is a conditioned stimulus, a previously neutral stimulus that after repeated association with that unconditioned stimulus elicits the same response affected by the unconditioned stimulus itself. And the response which is unconditioned is a new or modified response elicited by a stimulus after conditioning. So we will learn what is this stimulus and responses. So you can see the picture in the left side, but you may not be able to visualize. I will explain the picture. There is a dog and the food. When the food is presented to the dog, this food is considered as unconditioned stimulus, which is natural and which gives the response of salivation in the dog. So this salivation, because of the food, presentation of food is unconditioned response. Further, what happened is a whistle was blown and it was seen that whether salivation occur or not, there was no salivation. In the third step, the food and the whistle was applied together simultaneously and there was salivation. And after repeated attempts of this third step, when food was removed from the stimulus, even the dog started salivating because of the conditioning of this whistle with the food. So this is classical conditioning. So further, there is a term is extinction. Repeated non-reinforced presentation of the conditioned stimulus means repeatedly presenting the whistle only for further period of time will keep the response in extinction phase. The another term is spontaneous recovery. It happens after a period when conditioned stimulus, that is whistle only, is not shown, leading to a presumed extinction of conditioned response, which is salivation with only whistle. If the conditioned stimulus whistle only is presented again and again and the conditioned response reappears, we say that this conditioned response has a spontaneous recovery from extinction. This happens after the extinction occurs. Again, the experiment is done with conditioned stimulus. The spontaneous recovery of salivation occurs thereafter. So this is the same figure. Now you can see clearly there is food and response of salivation. There is a whistle and there is no salivation. Whistle is added with food. The response is salivation, and after repeated experiment only whistle was blown and one can see the salivation as response. There is a term generalization refers to idea that conditioned response salivation with only whistle happens with stimuli that are similar to the conditioned stimulus whistle only. If you give the similar type of stimulus like whistle, one can give metronome or
clicking clocks or timers which have similar kind of sound can produce the same response of salivation. This means this is generalization of conditioned stimulus. So the dog can have salivation with clocks also, with timers also, and with metronomes also. Now discrimination. Discrimination is opposite of generalization, where the person is able to discriminate between the various kind of stimuli. To tease this, researchers might connect the specific stimulus with unconditioned stimulus while showing other similar stimuli without the unconditioned stimulus. Now the metronome will be produced with the food, and other stimulus will not be produced with the food. So the person, or at this time the dog can differentiate between the type of stimulus. There is higher order conditioning also. In higher order conditioning, one can see the explanation in the picture. There is a electric can opener. This is conditioned stimulus applied with food. In this experiment, in the next step, the electric can opener was added with the second order stimulus, and salivation occur because of this can opener. Now in third step, the can opener and food were not produced, and the only this cabinet door sound was produced, and this also caused the conditioned response, which is salivation in the cat. This is second order. The first order was the can opener. The second one is the squeaky cabinet door. This is the another example of emotional reaction because of the conditioning. What happened in this experiment? Albert was an 11-month-old infant who showed no fear of the white rat. There was no fear because of the white rat. And during conditioning, a hammer was stuck against a steel bar behind the Albert as he reached out for the rat. And 1 week later, when the rat was presented, Albert began to reach out, but then withdrew his hand to grab the rat. Tests over the next few days showed that Albert reacted emotionally to the rat's presence, and there was also generalization of fear to the rabbit, dog, and fur coat. This is the another example of emotional reaction conditioning. A learning chain can start with a dentist drill. This drill causes fear of dental chair for someone, which then creates anxiety about the magazines in the waiting room. So magazines were conditioned with the fear of drilling. Later, this anxiety can make someone uncomfortable when they see a similar magazine at a friend's home, where no such drilling machine were there, and the person become afraid or fearful because of that similar magazine. These are the examples from the clinical psychology or psychiatric perspective. Fear response to specific stimuli. You must know that there are disorders which are called as specific phobia. The phobia to a specific subject like spiders or height or something like that. In this example, if you have had a traumatic experience involving loud noise, yeah, there was an experience, and that experience associated with loud noises. So your brain might have formed an association between the sudden loud sounds and the impending danger. This is why some people with PTSD means post-traumatic stress disorder, can have intense reactions to seemingly harmless stimuli, like other kind of loud sound can produce the fear response or response of anxiety. Emotional reactions to place, sight, sound, and odor. One can relate the substance use disorder and anxiety disorder. In substance use disorder, when a person who is
fond of, for example, drinking alcohol, he will get emotional reactions when we pass by through that road on which the liquor shop is there. Sight of some object which is associated with drinking pattern, like uh, drinking on some specific kind of table, or that table has some kind of object on it. If the person sees that object in future time, then he will get conditioned to that object and may get a response of craving. Similarly, some kind of sound and odor can produce that response. This also happens in taste aversion and food preferences. For example, if one had got food poisoning because of the seafood, the classical conditioning can create strong aversions to the other foods associated with the illness. For example, he had taken the seafood, and along with that he also had salad or some other food which are not seafood, and that person can get aversion to these other foods also. And this happens in a vice versa form also. And on the flip side, positive association can make certain food irresistible. If the experiences are good, then certain food can uh, make you more hungrier. The clinical applications of classical conditioning, the aversion therapy of addiction treatment. Aversive conditioning in psychology or psychiatry pairs an undesirable behavior like drinking alcohol with an unpleasant stimulus, for example, a nausea inducing drug which is known as disulfiram. When this disulfiram is given and the person consumes alcohol, he gets the nauseatic feeling and vomiting. So the goal is to create a negative association with the addictive substance or behavior by the means of this aversion therapy. Another is systemic desensitization. In systematic desensitization, there are few steps which are taken to eliminate the anxiety provoking conditioning. For example, in the first step, the therapist and the patient work together to create a list of situations that cause anxiety and rank from least to most stressful for the patient. A person can have anxiety or fear of many things, many situations. So these situations and objects are ranked from least to most. In the second phase, the patient practices relaxation by visualizing enjoyable places like being on a beach or using a cue word such as relax to decondition or to become desensitized from that fear. In the third phase, while feeling relaxed, the client pictures the least anxious scene from their list. This process can be done multiple times before moving on to the next scene or next fearing object. So there are multiple steps can be taken. For example, in uh, case of fearing from a spider, so one can ask them to think about the spider first, and then further then when the anxiety is reduced because of thinking, then person can be given a photo of a spider. In further step, real spider in a closed box is exposed. The fearing person now can hold the box with the spider. Spider crawl on the desk openly. The spider crawl on the shoe. The spider crawl on your uh, trouser, and spider crawl on your sleeve and on your bare arm. So this kind of exposure is given to desensitize the person from fearing spider or any other object or situation. Desensitization can also be done by counter conditioning.
So when you think of calming scene, you feel relaxed. Anxiety triggers are linked with these calming scenes. So relaxation cannot happen with anxiety. By starting with mild anxiety trigger and pairing it with relaxation and then gradually move up to stronger triggers, all anxiety triggers should eventually lead to relaxation. So conditioning is done with the relaxing memories, relaxing movements, or the relaxing pictures in the mind of that person. Now come to the operant conditioning. Operant conditioning is given by B.F. Skinner. He wrote a book, The Behavior of Organisms, which was published in 1938. He had used operant conditioning ideas in areas like school learning, discipline, child development, language learning, social behavior, mental health, medical issues, substance abuse, and job training. So these were the areas where operant conditioning was considered to be applied. So there are two kind of conditioning. One is type S, which we have already known, the classical conditioning given by the Ivan Pavlov. The second one is type R, which is given by B.F. Skinner, known as operant conditioning. And this operant conditioning is, you can say, is learning by doing, learning by your own experiences. In that case, the dog didn't experience himself with that, with those stimuli of food and whistle, a whistle along with food. But here the person himself is the active participant. So there are basic processes of operant conditioning. We will discuss one by one. One is reinforcement. A reinforcer is any stimulus or event following a response that leads to response strengthening. Reinforcer comes into picture when something has done or something has happened. After that behavior, what happens? If you have done good in your examination, there is a praise by the parents. The praise comes after you got good marks in your examination, and that praise is considered as the reinforcer. Reinforcers are defined by their effects. They cannot be determined in advance, because which reinforcer will work cannot be determined beforehand. When the behavior is strengthened after that reinforcer, so one can say that this is the reinforcer for this kind of behavior. Reinforcers depend on the situation. The basic operant model of conditioning is the three-term contingency. One is discriminative stimulus sets the occasion for a response, which is R, to be emitted, which is followed by reinforcing stimulus, which is SR, or reinforcement. So this follows the model of ABC. Uh, the A is antecedent, B is behavior, and C is consequence. Yeah. Something antecedent before the behavior has happened, and because of that the behavior is expressed, and because of expression of this behavior there is a consequence which may be uh, which may be reward or reinforcer. So there are three types of reinforcement. One is positive, one is negative, and third one is punishment. Positive reinforcement means giving something nice. You know, something is added as a reinforcer, giving praise, giving prize, giving uh, like grades, giving degree, giving chocolates, giving favorite foods, maybe the positive reinforcement. Negative reinforcement means taking something away from the person for a particular response, which means uh, if someone has done some kind of behavior, in lieu of that behavior one cannot watch TV in the evening time. So watching TV in the evening time is removed. This is a negative reinforcement. Although there is a removal, but that removal is
may become reinforcer to modify his behavior. That person will try to do the things which is wanted to avoid that removal of the TV watching. So this is a reinforcement. Negative means something is removed, positive means something is added. The third term is punishment. The punishment reduces the chances of a person reacting to a stimuli in the future. It can include taking away a positive reward or adding an unpleasant consequence after a response. So this can be considered as punishment also. In this table, we will learn what are positive reinforcer, what are negative reinforcer, and what is punishment in terms of present the negative reinforcer and removing the positive reinforcers. For example, teacher gives a independent study time to a student L and L studies in that time. The teacher praises L for good work. This is a positive reinforcement. Something is given. In another example, teacher gives independent study time. Again, the student studies. Teacher says L does not have to do homework. So this is removing the negative reinforcer. The reinforcer is removed and that is negative, which means the child has not to do the homework. To sustain this not to do the homework, the child may uh, do the wanted behavior more frequently. The third example is teacher gives independent study time and student wastes the time and teacher gives the homework. So presenting negative reinforcement, negative reinforcement. In the last, teacher gives the independent study time. Again, the L wasted the time. Teacher says L will miss free time. In the third example, something was given. In the fourth one is something is removed. Okay. Extinction also works in operant conditioning. Extinction happens when a behavior weakens because it is not rewarded. For example, students who often raise their hand but are never called on to answer something may eventually stop doing so. Similarly, people who frequently email someone without getting a response might give up on emailing that person or phone call. The speed of extinction depends on how often the behavior was previously rewarded. If there were only few rewards, extinction happens quickly. If there were many rewards over time, the behavior lasts longer. And this rewarding system also can be correlated with the mobile games. If you are keen to play mobile games, there are certain kind of rewards which are given to pass on the stage. So you have to earn something like coins or some gadget or some weapon or something else to surpass the previous level of games. These rewards are given on daily basis also, weekly basis also, quarterly basis also. So you keep on engaging with that mobile game to waste your time. You know. In the basic processes, there are primary and secondary reinforcers also play into the picture. Primary reinforcers are like things like food, water, and shelter, which are essential for survival. These are the basic requirement of a human being. Secondary reinforcers are linked to primary reinforcers through conditioning. For example, a child's favorite glass for milk becomes a secondary reinforcer because it is associated with milk
a primary reinforcer. Primary reinforcer is milk and that favorite glass, है ना, मैं तो इसी गिलास में पीऊंगा, किसी दूसरे गिलास में दिया तो नहीं पीऊंगा. So this becomes the secondary reinforcer. A generalized reinforcer is a secondary reinforcer that connects with the multiple primary reinforcers. है ना? In the secondary reinforcer, there is only one thing which was connected is milk. Now in the generalized, it is connected with the, for example, a person often works long hours to earn money, which is a generalized reinforcer. In lieu of this money, one can purchase various reinforcers like food, house, TV, vacations. So generalized reinforcer is working long hours. Operant conditioning helps explain how social behavior develop and persist with generalized reinforcers. Children may act in a way to get adult attention, which is reinforcing because it is linked to a primary reinforcers like food, water, and safety. In terms of education, important generalized reinforcers include praise from the teacher, high grades, privilege, honors, degrees, distinctions. These are often connected to other generalized reinforcers such as approval from parents and friends. Money as a college degree can lead to a good job. Now comes the Premack principle. What is Premack principle? Premack principle is to rank the reinforcers. For example, to apply the Premack principle, a teacher might say to a child, after you finish reading this book, you can go to a media center or to a library. You can have more library points. You can go to an art gallery or you can go to a computer lab. So these are the number written on these pictures are 6, 1, 2, 3, and the total is 10. After 10 such events of reading book, the child goes to the media center 6 times. So by this method, one can figure out which is the strongest reinforcer for that particular person. Now punishment. Punishment reduces the chance of reacting to a stimulus in future. As we have seen the example of two example of punishment, one was positive and negative, but the punishment reduces the chance of reacting to a stimuli in the future. It can include taking away a positive reward or adding, we all know. Punishment doesn't completely remove it. Once the threat of punishment is gone, the behavior might come back. Until there is a threat of punishment. For example, a child may figure out or may become neutral to the punishing behavior. The child may become more aggressive towards the parents, or if the punishment, the threat of punishment is gone completely, the child in younger age may found smoking in front of their parents. So common punishments including losing privilege, being taken out of the classroom, suspensions and expulsions. However, there are many alternatives to this punishment. What can be the alternative? One can change the trigger. If the separate the misbehaving student from other who are also misbehaving. So two students can be separated. So trigger to both of them is somewhat diluted. Let the behavior persist. Allow the student who is standing when they should be sitting to keep standing. This is the Guthrie's fatigue method. Eliminate the unwanted behavior. Disregard minor misbehavior so it doesn't get attention from the teacher. Do not give attention to the minor misbehavior. Encourage a different behavior which supports the positive learning. A wanted behavior can be encouraged, so this wanted behavior will increase in frequency and the unwanted behavior should be ignored so that get reduced in frequency. There is generalization in operant conditioning, and
in context of clinical psychology, there is a group known as Alcoholic Anonymous. The Alcoholic Anonymous group is the group of people who were in the past were dependent on the substance. Alcoholic Anonymous for the person who were dependent on alcohol. है ना? By virtue of this Alcoholic Anonymous, and this is basically the principle of generalization in operant conditioning, which suggests involve others in program that promote behavior change. So these past drinker can become a role model, can be deeply connected with the person who are dependent currently. So they can understand their problem together. Let person know that they can achieve high performance by seeing these persons. Teaching person to assess and track their own behavior. Remove artificial rewards like points and use neutral rewards like privileges. Encourage person to help decide which behavior to reward and how to reward them. Help person see how changing their behavior can lead to benefits by connecting changes in their interest. Provide reinforcement for person in various environments to help them understand the difference between rewarded and non-rewarded situation. Train regularly to continue supporting the behavior development of person who transition from special classes. So the principle of generalization is used in anonymous groups. Again, the discrimination is opposite of generalization in operant conditioning. It means reacting in different ways, either stronger or weaker, based on the specific stimulus or characteristic of a situation. To teach discrimination, we should reward the desired response and ignore the unwanted responses. Studies on motivation reveals that students who adaptively manage their mistakes are more likely to continue work on tougher tasks compared to those who have learned without making an error. So failure is the pillar of success, some used to say. Now let us explore how operant conditioning leads to change in behavior, as this has significant effect on learning. The method focuses on rewarding behavior that gradually get closer to target behavior. To shape behavior, one should follow the sequence. The sequence is, the first is find out what the patient can do right now. Define the behavior you want the patient to achieve. Look for rewards in the patient's surrounding. Divide the desired behavior into small steps to learn one at a time. Help the patient progress from their current behavior to the desired one by rewarding each small step they take towards it. So this basically has role in personality disorders, stressful, the disorder of stressful situations, and can also be implied in psychotic cases also who are having negative symptoms like in schizophrenia. So this behavior modification has been used with both adults and children in various places like school, therapy sessions, jails, psychiatric setups. So behavior modification is not only for the children and younger population. This can be implied on the parents also for effective parenting. Punishment is not commonly used in the behavior modification, and when it is, it usually means taking away something positive instead of adding something negative. Behavior modifiers usually consider three main points: which behavior are harmful and which one should be encouraged or reduced, what environmental factors currently support this behavior, either by keeping bad behaviors going or making it less likely to show better ones. Okay. What changes in environment can help alter the person's behavior. So these are the questions should kept in mind
to imply the behavioral modification. So this model, which is known as cognitive behavior modification, there are various type of therapies like cognitive therapies, behavior therapies, and a combined therapy is known as cognitive behavior therapies. So thought of one person cannot be ignored, and these thought can lead to the feeling of anxiety or feeling of other kind of negative emotional reactions, and this reaction may lead to a behavior which is maladaptive. This is a cycle of thought, feeling, and behavior which is considered in cognitive behavior therapy for certain kind of psychiatric illnesses. In summary, we have learned that behaviorism, particularly through conditioning theories, was the leading approach in learning psychology. These theories focuses on how learning occurs due to environmental factors without need to consider mental process to understand how behaviors are acquired, maintained, and generalized. Key figures in this field include Thorndike, Pavlov, Guthrie, and B.F. Skinner. Thorndike proposed that response to stimuli become stronger when they are followed by rewarding outcome, while Pavlov showed through experiments that response could be conditioned by pairing different stimuli together. Guthrie suggests that close relationship between a stimulus and a response leads to their connection, and B.F. Skinner in operant conditioning shows that the participant is the active one to act upon, which is based on the idea that environmental features acts as a signal for behavior. Thank you. So, good morning to all. For recap, in the last lecture we had behavioral learning theories in which we had learned about the connectionist, operant conditioning, and Pavlovian classical conditioning. Today we are going to discuss about cognitive learning theory. So we know about the what the behavior is, and cognition is a technical term. First we got to know what is the cognition and what are the technicalities remains around it. To start with, what is cognition? Cognition is a mental processes to absorb and retain information through experiences, through senses. We have five sense organ like eye, ear, nose, tongue, and skin. And thought is known as cognition. What are cognitive functions? By virtue of this cognitive ability, we have certain kind of functions which can be attention, pattern recognition, problem solving, memory, learning, decision making in a situation, language processing, perception, imagination, logical and strategic thinking are governed by these cognitive processes known as cognitive functions. The process refers to mental activities that enable us to engage with our environment and make sense of our experiences. So this is bidirectional communication between the environment and the person, cognition of the person, by virtue of which they make out certain thought process and behave in accordance with that. Cognition, a term that refers to thoughts, are frequently perceived as primarily verbal in nature. What we used to speak is our reflection of thinking process. But there are other terms also like auditory imagery, like talking to self within your mind, or talking to yourself with your own imaginary world. So auditory imagery is also the part. Visual imagery, mental images you make because of some thought. Kinesthetic imagery, mentally experience bodily sensations.
The sensations are experienced mentally, but actually these are not there. It is important to note that term cognition with an S generally pertains to thoughts, while cognitive processes, functions, or abilities refers to the various other processes which is outlined below in next slide. So the functions, processes, abilities and related concepts are, we are not going into detail of each terminology, but which is not very common, we will discuss in short. The terms related to these functions, processes, abilities and related concepts are sensation, perception, learning, memory. These are the obvious things. And one is gnosis. Gnosis is ability to recognize things you have already learned via senses. Yeah. Like people, car, food, any kind of object. Praxis is ability to move your body in meaningful and goal directed ways. Praxis, I think you must know because of the mechanics of musculoskeletal system, you must know about the praxis. है ना? Like eco praxis. Thinking, processing speed, and priming. Priming is the influence of something on the future cognition. So, attention and salience. Salience is ability to focus and make something more pronounced through words, attention, and memories. Obviously, observation, vigilance, awareness, heuristics like learning moves in the chess, like predicting the further moves after the one such of cognitive learning. What the future moves will you take or what will happen in near future. Biases, perspectives and mental rotation, creative cognitions, spontaneous cognitions, social cognition, auditory cognitions, visual cognition and metacognition. Okay, these are the words related to cognitive functions, process, abilities and related outcome, related concepts. Now we will learn three things in cognitive theories of learning. The one is cognitive learning theory, cognitive behavioral theory. There are two theories. One is learning theory, one is behavioral theory. The third one is cognitive behavior therapy. So what is cognitive learning theory? In 1930s, Swiss psychologist Jean Piaget established cognitive psychology as a different approach from behavioral psychology. So behavioral learning came first, then the cognitive learning came into picture after Jean Piaget. He introduced the concept of schemas, which are units of learning that develop throughout the person's life, forming their unique way of understanding the world. Cognitive learning theory focuses on how our brains take in, store, and use information. So this is the cycle. What you see, what your brain takes in as a uh, as an auditory stimuli, as an visual stimuli, or other kind of stimuli, and store that information and apply in the newer feature. The cognitive learning theory involves metacognition. Metacognition means thinking about thinking. It has three components. One is comprehension, second is memory, and third is application. Comprehension means understanding what is happening around, memorizing those happenings, and applying these new knowledge in everyday situations, such as through hands-on activities, writing, discussing topics, and other aspects of your day-to-day life. The process of application of knowledge enhances understanding as fresh information and experiences coming, and creating a continuous cycle can be considered as loop of learning. This happens inside the mind, but they are influenced what we sense from the outside world. So this is again bidirectional communication between the environment and cognition of the person. Now examples of cognitive learning.
one is experiential learning. This we will take in the fourth lecture for learning theories. And in short, the experiential learning is practicality. What what the practicality teaches a person a lot better than learning from traditional literature. So practical, the much you do the practical, you learn more by yourself and gains valuable experience in return. So this is learning by doing. More and more you practice, you will gain more and more knowledge. Through the cognitive technique of experiential learning, you can draw important lesson about life from other people and experience from yourself. So this experiential learning is the learning from your own experiences and the experiences of other. No. What you experience in your life uh, maybe a kind of slow learning in this context, but when you learn from the others experience who have robust experience of his life like 20 years 40 years, then you can gather more information in shorter period of time. So it enhances your ability to evaluate and think critically about your experience as well as your ability to connect it with earlier experiences. Another term is recall. Active recall is a great way to improve long-term memory. Instead of just reading or rereading the notes, when you repeat the things in your mind, it will help you retain the more and learn more about the topic. By trying to remember information without looking it up, then they strengthen the brain connection related to that memory. When you repeatedly recall the subject or recall the topic or recall your behavioral experiences in your life, it makes more connections in your brain, which enhances the learning. Another is explicit and implicit learning. What is explicit learning? When a person actively looks for knowledge from external source, there is active participation of the person. This is the most typical form of learning, requiring a conscious effort to gain new information and skill through organized methods like this formal class, formal education, reading text, reading magazines and other material, attending class and participating in training session. So this is actively learning. You want to learn something from these methods. In implicit learning, what happens is it is an automatic process where you don't realize that you are learning until you find out later that you have remembered something. Yes. For example, when a child learned how to talk, when he started walking first time, eating and typing without need to look at the keyboard is kind of implicit learning when the person gets to know about it later on. Simulation. Nowadays, simulation is more into the picture in learning methods in everywhere in colleges, universities, and institutions. We all already have the simulation lab in the medical college also. One fine example is of training of jet pilots in simulated environment or training of train drivers, loco pilots in simulated environment. Simulation is also a kind of cognitive learning. Creativity, obviously, creating things by virtue of your own knowledge and try to invent new things. What are the benefits of cognitive learning? It improves problem solving ability, helps individual to learn new concepts at a faster pace, develops a deeper understanding of newer concepts. It helps individual boost their confidence, equipping them to handle complex tasks and situations. Individual can learn to develop their creative thinking skills through cognitive learning, which promotes innovation. Now, what is
Cognitive behavioral theory. We had talked about the cognitive learning theory. What is cognitive behavioral theory? So behavioral theory comes into picture beforehand the cognitive theories. Now the behavioral theory and cognitive theories are combined together, is known as cognitive behavior theory. So this theory leads to the well-known therapy, cognitive behavior therapy. You must maybe know about this in a shorter form called as CBT. And it was created in 1960s by Dr. Aaron T. Beck. This theory suggested that our thoughts and feelings are closely connected to our behaviors. So in simpler means, the cognition and behavior do not act independently uh, while they are connected to each other actually. The feedback loop here is one of the external stimuli affecting bodily and mental sensation, in which turn affect behavior. So what is going in the mind of a person can affect his behavior, or vice versa. Behavior of the person or behavior in the environment can change the thought process of that person in a positive way or in the negative way. So as a therapist, we will talk about the uh, abnormal thinking process and the consequence of it, and how to correct by virtue of cognitive behavior therapy. So this is the pictorial representation of the loop. There is a thought which may lead to a certain kind of behavior, and this behavior can lead to a emotion like anxiety and depression. The cycle can be start from anywhere from emotion, behavior and thinking, and may go into any direction. So main idea of this theory is wrong thinking leads to emotional pain, and this make people disconnected from reality, and causing them to suffer mentally from their own made up maladaptive thinking process, or can be considered as lying to themselves. This is again the pictorial presentation. You can see in the top of the picture there is a situation. For example, a person is criticized at work. Then a thought comes in his mind, I am not good enough, and that leads to an emotion that I am worthless, or patient may feel anxious, may feel anxiety, and this lead to a behavior. He started avoiding contact with others, and the physical reaction was he feeling tired. There will be loss of appetite, and this cycle continues. Then again, this automatic negative thought strengthen, and the vicious cycles goes on. We will also learn by the examples in next few slides. So keep in mind, there is a situation which provokes a thought which is negative, and that leads to a emotion of anxiety and to the avoidant behavior, and this avoidant behavior is uh, now converted into tiredness and loss of appetite as physical symptoms. This is the Aaron T. Beck's cognitive triad for depression. So, because of the certain situation, the person started thinking negative view about the present. The things are not good. The present is not so enjoyable. Then the person started viewing the negative view of the future, and this negative view of future leads to negative view about oneself. So there are three things: the present, the future, and oneself. This is the cognitive triad of depression of Dr. Aaron T. Beck. The fundamentals of Dr. Aaron T. Beck outlined in three levels of cognition. One is there is a core belief you can say, thought of that cycle.
Core belief, also known as schemas, are strong beliefs about ourselves, अपने बारे में, the other people, दूसरों के बारे में, and the world around us. These beliefs are usually formed early in life. For example, about the self, the person may start thinking, I am useless. For others, the world is unfair, and the future, things will never work out for me. है ना? So, I am useless is psychopathology can be considered as worthlessness. The world is unfair. This may be converted into helplessness as a feature of depression. You must know. And the things will never work out for me. The pessimistic view of future, which is also one of the part of depressive criterias. So, after belief, core belief, there is dysfunctional assumptions. Out of that belief, what the person starts thinking, dysfunctional assumptions are strict conditional rules that people follow in their lives. These rules can be unrealistic and harmful. For example, someone might believe that it's better not to attempt something than to risk failing. This is in the another context. If there is fear of failing in a task, the consequences do not attempt that task. So this is kind of a negative thought process. We had talked about the negative automatic thoughts. So negative automatic thoughts are thoughts that come up without effort in a specific situation. So these are automatically comes into the mind when a person land up in a situation. For example, in depression, these thoughts usually focus on negative feelings like low self-worth and feeling worthless. For example, when confronted with a task, if a task is given to the person, a negative automatic thought might be, I will fail. In anxiety disorders, automatic thoughts often involve thinking the risks are much higher than they are and doubts one's ability to handle the challenges. For example, in the social anxiety disorder, so they may thinking of non-performing adequately in the social situation, the person may feel anxious because of the automatic thought of I will fail or I will not perform. So this is real life example of cognitive theory. The example one is character is Rajesh was a passionate runner. On the day of event, as the race progressed, he began to experience discomfort in his knee. He ultimately found it necessary to cease running entirely. There was an event, there was a situation. So the situation is the Rajesh failed to complete the race. Now he began to believe that he was not an effective runner, that his training effort had been in vain. Whatever the training he took is not adequate, that he would never reach his objective of finishing marathon. So these are the negative thoughts leads to decreased confidence and discouragement. So this is uh, uh, the situation leads to the thought, and thought leads to the behavior, which is he stopped running altogether or practicing altogether regarding the marathon. So in another example, Sarah is preparing for presentation at work and is feeling anxious. She is having following negative thoughts. The thought is I am going to mess up and embarrass myself. स्टेज पर जाएंगे कुछ बोलेंगे सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा and I have to feel ashamed of that non performance. The feeling will be she become nervous and self conscious. The behavior will be procrastinating in preparing for presentation or totally avoiding, try to avoiding the presentation, giving the presentation. So we have understood what is cognitive triad, what is cognitive theory, and what is
how the cognitive and behavior are interrelated with each other and leads to various negative automatic thoughts and can lead to impairment and distress in the life of the person. Now, what we can do is we can do the CBT. We have to we have to so let's understand about the cognitive behavior therapy, how it works. Basically, CBT focuses on teaching. CBT does not suggest anything to the person. It focuses on teaching, and patient has to become their own therapist. The therapist just only give the guidance, and what the person has to do by on his own. Certain kind of tasks, certain kind of exercises, or certain kind of surveys may be given to the person to conclude that whether the things are right or wrong. Whatever he is thinking is right, the negative automatic thoughts are right or wrong. It helps them understand their current thoughts and actions and provide tools to change unhelpful thinking and behavior pattern. How it will work, we will discuss in next slides. It focuses on solving the current problems, and certain goals are set to reverse the vicious cycle of negative automatic thoughts and behavior and their consequences. In cognitive behavior therapy, the goals which have to be given to the person should be smart. Smart means the goal should be specific, the goal can be measured, the goal can be achieved, the goal should be realistic and time bound. For example, a goal for someone with obsessive compulsive disorder. Do you know about the OCD? Obsessive compulsive disorder might be to cut down hand washing from 5 hours a day to 1 hour a day within 3 weeks of therapy. So this is one of the goal which is specific, which is measurable, can be achieved within 3 weeks and is realistic and time bound. This is in the context of obsessive compulsive disorder and can be used in various other psychiatric disorder and psychological problems. So in CBT, first is to target the maladaptive core belief. One is to target the maladaptive, the negative view of himself or environment is to be targeted. Thought records are used to make a patient aware of their NATs. The person has to make a record of the thoughts, and the therapist want to find out the negative automatic thoughts and can be taught to the person what is happening. Behavioral experiments are mainly used with anxiety-based mental health disorders. What is behavior? The behavior is usually avoidant behavior or anxious behavior. So behavioral method, for example, if the person is fearing of height, that person in a graded manner can be exposed to the height, so the person anxiety gradually goes down. For example, if the person is having fear of height, the person can be taken to second floor, then to the fourth floor, then to the sixth floor, observing that at each and every step the anxiety of the person is normalizing. Then one have to move to the next step. This may also be helpful in the case of athletes and sports. Now remember the case of Rajesh, an marathon athlete. So therapist has had set a realistic goal for him. The Rajesh Mark set new, more achievable goal for himself. He started celebrating small wins, engaged in positive self-talk, joined a running group, and tracked his progress
by monitoring or by technical means also. So what happens is, in new thought, with this consistent effort, he started thinking, I can improve my running and achieve my goals. New feeling is optimistic and motivated. New behavior is, Mark starts incorporating interval training into his runs and sets a new goal of running a mini marathon in few months. Despite of going to a full marathon, he thought that I will first go for a mini marathon. So in this graded manner, his anxiety reduced, his avoidant behavior is vanished, and he started taking participation in improving himself for full marathon. In the second example of Sarah, after practicing relaxation techniques and challenging her negative thoughts, she starts to think more positively. What the thought had been changed, that I have prepared well and known my material by doing good exercise, by knowing the basic knowledge of that presentation and studying hard and doing practice and rehearsals. Now she started thinking, I can do this. The feeling is she is confident and calm. The behavior is practices the presentation and delivers it successfully. Okay, how this cognitive behavior therapy works for maladaptive behavior and thought process. So, what is the scope of this CBT? This CBT can be used in various psychiatric disorders like depression. The recommendations are for mild to moderate. It can be used alone therapy, and moderate to severe. It can be combined with antidepressant medication, and it can be used for relapse prevention also. It can be used in generalized anxiety disorder. You know all about generalized anxiety disorder. The class must be done for anxiety disorders in the previous lectures. No, I will tell you later. Panic disorder. No, obsessive compulsive disorder. You all know. You know about the post-traumatic stress disorder. Yes. Yeah. So all cases, including mild to moderate cases, are the target of CBT and can be benefited by this therapy. In summary, the cognitive model suggests that how people feel and act is shaped by the apperception. Apperception means their own perception of the situation, how they treated this situation, how he or she looked upon that situation. For example, in the case of Rajesh and Sarah, they looked the situation in a negative way. But therapists of these two are positive. He looked in another way. So cognition has three levels. It has core beliefs, dysfunctional assumptions, and negative automatic thoughts. Formulation fits a person experience into cognitive behavioral framework. One have to fit this experience into cognitive behavioral framework. And the CBT is focused, time limited, and involves teamwork to accomplish the task. CBT uses cognitive method like guided discovery, Socratic questioning, along with the behavioral method like activity, scheduling, and experiments are given to the person. It is case to case dependent. For example, in panic disorder, what the notion is, in the panic disorder, the attack is mimicking like a myocardial infarction or heart attack, but it is not heart attack. So that person can be given task to see the prevalence of that disease, what are the factors which can lead to this thing, and how many attacks can how many myocardial infarction attack one can have in his life.
Because in panic disorder there are many attacks of this kind in this in their life, and they think that these are because of the cardiac issues. But what is the general consensus? A one person, how many attacks can he have? Three. You know. So this is how their thinking is changed, by experimenting, by explaining, by giving tasks. Many studies shows that CBT is effective for various mental health issues, as we have already discussed, from depression to PTSD. It is helpful. Now, thank you. Previously, we had learnt about the behaviorism, and particularly through conditioning theories was the leading approach in learning psychology. These theories focuses on how learning occurs due to environmental factors. We have learnt about the learnt about the operant conditioning, classical conditioning, and behaviorism. And the key figures in this field include Thorndike, Pavlov, Guthrie, and B.F. Skinner. In the second series, we had learnt about the cognitive model. Cognitive model has three levels: the core beliefs, dysfunctional assumptions, and negative automatic thoughts. Formulation fits a person's experience into cognitive behavior framework, and which leads to cognitive behavior therapy, which aims to change cognition and what they do, means behavior. Now coming to the constructivism. Constructivism is a viewpoint that suggests people create much of their own learning and understandings. They create their own understandings by engaging in experiences and interacting with other peoples, and further combining new information with what they already know. So two figures are important in this constructivism theory. One is Swiss psychologist Jean Piaget, and other one is Vygotsky. We are going to learn about these scientists and their theories. These theories highlight the importance of how knowledge is constructed, which is the key to constructivism. The assumption and perspectives of constructivism. Many researchers and practitioners think that the only cognitive theory do not fully explain how a student learns and understands. The queries are: thinking resides in the mind rather than in interaction with persons and situation. Process of learning and thinking are relatively uniform across persons, and some situations foster high order thinking better than others. We will learn about the situation cognition further in the slides. Thinking derives from knowledge and skill developed in formal instructional settings more than on general conceptual competencies that result from one's experiences and innate abilities. So this is a kind of bi-directional interaction between the person and the environment, which is the main feature of this constructivism. So what is constructivism? Constructivism is not a theory, it's an epistemology, which is a philosophical view on how learning happens. But a theory provides a scientifically valid explanation for learning by development of theory uh, by virtue of various standardized procedure, like creating a hypothesis and proving that hypothesis is null or actually true. Constructivism does not claim that there are learning principles to be found and tested. Constructive Constructivist theorists do not believe that scientific truths are out there waiting to be found and confirmed. They think that these truths are already there, and that cannot be tested, and that are found naturally in the environment. The world can be understood in various ways, meaning no single theory holds the absolute truth. This is the words of constructivism theory, and actually this truth is also applies to constructivism itself as well. Means constructivism is also not a single theory by virtue of which one person learns. Perspective of constructivism. Constructivism is not a single viewpoint, but rather a different perspectives.
For example, exogenous constructivism, endogenous, and dialectical. In exogenous, the acquisition of knowledge represents a reconstruction of external world. The world influences the belief through experience of the person, exposure to the models, and teaching. Knowledge is accurate to the extent it reflects external reality. So, in endogenous constructivism, knowledge derives from previously acquired knowledge and not directly from the environmental interactions. Knowledge is not a mirror of the external world, rather, it develops through cognitive abstraction. So, it's a knowledge which is already known to the person and applied for further enhancement. In dialectical constructivism, knowledge derives from interaction between person and their environment. Constructions are not invariably tied to the external world nor wholly the workings of the mind. So it says it's a kind of bidirectional interaction between the person and the environment. Situated cognition. Situated cognition or situated learning focuses on the connection between a person and their environment. It shows that thinking is not just something that happens in our mind, it also plays a role in motivation, which influenced by how we think and interact with social and educational factors, including language. This concept aligns with the constructivist view that learning is deeply connected to context. Context means situation, and this has been increasingly supported in various subject areas. Contribution and applications of constructivism. Social environment and cultural background plays a significant role in shaping mental disorders. The cultural aspects impacts the culture impacts various aspects of mental health, including the stress they face in their life, the willingness to seek help for the problem, the kind of help they pursue in the future, and the symptoms they report, and their coping mechanism and social support system all plays a role in a development of and resolution of mental health problems. Similarly, the cultures of mental health professionals and the services they provide also affect the mental health care. So the person who is suffering is not only into the play, the mental health professional is also into the play, and their mindset and cultural backgrounds and their understanding also plays a role. For example, terms like depressed and anxious may not exist in some American Indian and Alaska Native languages. Therefore, assessing the need for mental health services among these groups require a careful understanding and their cultural context. Social constructivism focuses on several key areas regarding mental disorders. It focuses on the disorder themselves and the collection of symptoms, the lived experience and feeling related to these disorders, the characteristics that define them as mental disorder, and how patient express their experiences and communicate with the clinician. So both remains into the play. The think about Now think about someone diagnosed with PTSD, known as post-traumatic stress disorder, which means they are recognized as having a mental disorder. For this person, it includes the PTSD condition itself, along with the background, such as what caused it and what triggered it. Means, as the name of the disorder itself says, that post-traumatic, that some trauma or stress has been there in the history, and that lead to development of a disorder known as post-traumatic stress disorder. Their personal feelings and experiences and possibly unique characteristic along with a range of symptoms that shows they have PTSD. So collection of symptoms, the disorder themselves, the experience of the person and feeling related to the problem, all are there to say that the person is having a mental disorder. So being diagnosed with and treated for PTSD usually means the patient needs to work with the clinician. The patient will share his or her experiences and feelings and describe her symptoms in a specific manner. And the clinician in turn must interpret the patient's observed and reported behavior, both verbal and non-verbal, and come to a conclusion to make a diagnosis. Each of these targets can be seen as influenced by social factors, information about a person's cultural background, such as their religion and possibly their gender identity,
should guide diagnosis, the interaction between clinician and the patient, and treatment. One key reason to assess cultural background is that differences can lead to confusion and misunderstanding. So cultural background should must also be kept in the mind while uh, tackling with these patients. So as we have said that there is a situation and that lead to a cognition and certain behavior. Uh, so there are some sort of disorder which are defined in ICD-10, which used to happen after some kind of event, and these disorder are related to reaction to severe stress and adjustment disorder. The subclassification is acute stress reaction after a catastrophic event. Post-traumatic stress disorder is late onset disorder to acute stress, and adjustment disorder is disorder of adjustment to new environment. So all these are situation specific. Now coming to the Piaget's theory and stages of cognitive development, the key features of Piaget's theory are following, and he also used the constructivist approach to learning, so it is important to learn about him. The key features of Piaget's theory are developmental stages. He identified 4 stages of cognitive growth that occur in order, with each with unique ways of thinking from infancy to teenage years. In constructivist approach, children learn by actively exploring their surroundings, like little scientists. Instead of just taking information passively, they are also active person. Schemas, these are mental structures that help organize knowledge, increasing in number and complexity as children grows, which helps them understand the world better. The assimilation, this is the process of adding new information to the existing schemas. So new information always added to the previous information. Accommodation, this involves changing current schemas or creating new ones to incorporate new information. Equilibration, this is balancing act between assimilation and accommodation that helps children move through cognitive stages, resolving conflicts and adopting new ways of thinking. So these are the 4 stages of Piaget's development. First is sensory motor, um, which occurs between birth to 18 to 24 months of age. The goal is object permanence. Object permanence means the children start to realize that people are separate from them and the object still exists. This means if the parents are not there, they are in the another room, they still exist, and even they are hidden. Pre-operational 2 to 7 years, symbolic thoughts start to develop. The child start to see the world as the other does. Concrete operational 7 to 11 years, logical thoughts start to occurring, and they begin to think about how other people might think and feel, which is separate from their feeling and thinking. Formal operation is adolescent to adulthood. Scientific reasoning start to developing. They gain the ability to think abstractly. Now, Vygotsky theory of cognitive development. Vygotsky somewhat the difference between Piaget and Vygotsky theories of learning are as follows. There is a strong emphasis on socio-cultural context in Vygotsky theory. Social constructivism is more emphasized rather than cognitive in the Vygotsky theory. There is no general stages of development as given by the Piaget. Zone of proximal development, scaffolding, language, and dialogue plays a role in development of in the learning of the child, and tools of the culture are also important. So, the teaching implications of Vygotsky theory is to establish opportunities for the children to learn with the teacher and more skilled peers. While in Piaget's theory, it supports children to explore their world and discover knowledge by themselves. Now, coming to the theory of cognitive development, first we discuss about the socio-cultural theory. Vygotsky thought that the culture and the social factors shape cognitive development. He highlighted how social interaction helps children develop mental skills like speech and reasoning. So, social interaction with other like parents and other relatives and peer group
uh, highlight the development of learning in the child. So a teacher, parent, coach or friend who helps guide the child and shows them how to learn new skill is lies under the socio-cultural theory. Now coming to the effects of culture. So people do not just passively receive knowledge, they actively engage with their surroundings. This engagement, along with natural skills, social connections, and cultural resources, is essential for cognitive growth. Infants come into the world with basic skills of thinking known as elementary mental functions. These mental functions are attention, sensation, perception, and memory. As they interact with their social and cultural surrounding, these basic functions grows into more advanced, higher mental functioning of like reasoning and abstract thinking. So there is a term more knowledgeable other. The more knowledgeable other is term that describe someone who knows more or has a greater skill than the learner in a specific area, not in the all areas but in the specific areas. Through conversation with these knowledgeable individuals, learner receive guidance, tips and motivation, helping them understand how to accomplish the task. And interestingly, the MQ, the more knowledgeable other, doesn't have to be a person. It can also be a tool, an application or AI tool or robots and machines. Uh, by help of these things, one can learn more. Many companies are now implementing electronic performance support system and to aid employees in their learning. Additionally, electronic tutor are also being utilized in schools to enhance education. In the recent news, a robotic tutor was employed in a southern part of India as a teacher. The exact I am not remembering, but there was a news. Now, zone of the proximal development, which is also a part of Vygotsky theory. Vygotsky described the zone of proximal development, ZPD, in the short, as the space where effective teaching and support should happen. This helps children learn a skill they can use on their own later and promoting advanced thinking abilities. So you can see the picture in the right hand side. There are three circles, and the central circle is the things which the learner can do unaided means by themselves. And in the second zone, this is the zone of proximal development. Learner can do with the guidance of others like teachers, friends, and or other means of tools and applications. And the outer circle is the thing which the learner cannot do by themselves or with the guidance. Internalization of knowledge. Internalization is the key idea in Vygotsky theory, connecting social interaction with personal cognitive growth. It is the process by which external activities influenced by society transform into internal mental process, helping people learn to knowledge and skill. Vygotsky believed that advanced mental abilities like language, reasoning, self-control start from the social interaction, not in the mind of the child itself. A child figuring out a problem with the parents help doesn't just remember the answer. They build their understanding by talking and engaging with their parents. So this is a bi-directional exchange of the knowledge. Vygotsky also emphasized on the language. Now we will learn how it is important in his theory. So language plays two critical roles in cognitive development according to Vygotsky. One is cultural sharing of knowledge. Language is the main way to share cultural knowledge, values, and practices from one generation to the next. It is obvious. Language is a strong tool for mental growth. Language is more than just a way to talk. It help us to think. It supports the growth of advanced thinking skills like abstract reasoning, planning, and solving problems. Vygotsky differentiates between three forms of language. One is social, then private, and the inner speech. In the social speech, this is the first type of language helps children connect with the others,
create common understanding and take part in cultural activities, and it usually starts around age 2. So this is a visible speech by virtue of which a child is interact with the others. So this is a spoken language. Private speech, this is the speech that children say out aloud to themselves, not to others, which helps them think, typically beginning around age 3. And you must have seen that the children of age from 3 to 12, they used to talk to themselves while playing, or talking to the imaginary companion. So this is the private speech. Inner speech suggests that private speech doesn't vanish. Instead, it becomes the silent inner speech, usually developing around age 7. So this is the speech which is not spoken aloud to others or to the self, but it runs in the mind of the child. So in their mind, they used to speak to themselves. Functions of private speech. Children use private speech to work with themselves, similarly to how adults help them to reach to a goal. Vygotsky views private speech as a tool for children to organize their activities and strategies, which supports their growth. It involves using language to control their own actions. This self-guided conversation assists them in concentrating on what is needed, organizing action to achieve the goal, and tracking their progress of achievement of goal by talking to themselves. Inner speech comes from private speech. Private speech becomes inner speech when it is become less visible. Inner speech is a quiet language we use in our minds to think, plan, and control our actions. The functions of inner speech to planning and problem solving. Inner speech plays a key role in planning what to do next, thinking about possible outcomes, and creating strategies to handle difficulties. Self-regulation and control. Inner speech help us control ourselves by allowing us to resist impulsive action, concentrating on our goal, and handle other emotions and drives while doing some kind of work. Social understanding. Inner speech is connected to our ability to understand other people's thought. By having internal conversation and imagining different viewpoints, we can better grasp what other things feel and intend. These are the important aspects of Vygotsky theory, which includes social interactions are essential. Knowledge is built together by people. Self-regulation comes from internalizing action and thoughts from social interactions. Human growth happens through sharing cultural tools like language and symbol. Language is the key tool, evolving from social speech to private speech, then to inner speech. The zone of proximal development represents the gap between what children can achieve alone and what they can achieve with the help of others. Now coming to the social cognitive theory, which is given by Albert Bandura. This is the learning from others' actions. Social cognitive theory suggests that individuals actively shape their learning by understanding the result of their action. This understanding impacts their surrounding and personal traits, which then influence their future behavior. Albert Bandura presented a key viewpoint on social cognitive theory. His ideas have been used in many areas, including personality growth, mental health treatment, workplace training, education, health initiatives, advertising, and more. So he started with a Bobo doll experiment. Uh, in this studies, researcher shows videos to young children of an adult behaving violently towards a large inflatable doll, which is known as Bobo doll. After the video, the children saw the adult either being rewarded, punished, or facing no consequence for their action, means their violent action. Later, the children were put in a room with the same inflatable Bobo doll. Researchers discovered that children who saw the adult being rewarded or facing no consequence were more likely to act aggressively towards the doll. So Skinner suggested that learning happens through personal actions. On the other hand, Bandura argued that both people and animals can learn by observing and copying others. So in this experiment, the children copied the other adult person uh, in a similar manner, whether they were rewarded, punished, or faced no consequence.
In his theory, there is a sequence of motivation to act repeatedly. There is a stimuli focus to which the person gives attention, and he retain the information and rehearse the encoded memory, practice feedback by motor reproduction of their retended knowledge, and the action, the reward reinforces the action to be repeated in the future by motivation. The features of social cognitive theories are reciprocal determinism, behavioral capabilities, reinforcements, expectations, and self-efficacy. So the reciprocal determinism is the main idea in social cognitive theory. It describes how people who have learned experiences interact with their environment, social context, and their own behavior. This interaction helps them respond to different situations and reach their goals. Example, a student who thinks they can do well on an exam is more likely to study hard. This belief in their ability, known as self-efficacy, which drives their effort. If they doubt their chances of passing in the exam, they may not study at all. Their actual exam result will then confirm or challenge their belief about their abilities. So this is the reciprocal determinism. The result shapes the future behavior of the child who doubt their abilities. Behavioral capabilities. Behavioral capability is about a person's skill to act based on their own knowledge and abilities. In other words, to perform any action, a person needs to understand what to do and how to do it by their knowledge, previous knowledge and abilities. Reinforcement we have already discussed in the previous lectures regarding the positive reinforcement, negative reinforcement and punishment. Expectations. Expectations are the results a person thinks will happen based on their actions. These expectations often come from the past experience. For instance, a student who lacks motivation to get good grades might not see much importance in doing what is needed to reach those grades. So if you expect good results, you will study hard, and if not, then less hard or not at all. Self-efficacy is the degree of confidence someone has in their ability to carry out a task successfully. Self-efficacy is often said to be task-specific, means meaning that people can feel confident in their ability to perform one task but not in another task. Now, the difference between social learning and social cognitive learning. Social learning theory and social cognitive theory are both learning theories that highlight the importance of learning by watching others. Social learning theory centers on reinforcement, while social cognitive theory highlights cognitive process in the mind. Social learning theory suggests that all behavior are learned through the observation, where social cognitive theory recognizes that learning can also happen through the direct experiences. Additionally, social learning theory emphasizes individual learning, while social cognitive theory offers a broader perspective of learning, for example, environment, from the environment. Now, in the summary, we have learned about the constructivist learning theory. The key principle includes active learning, prior knowledge, social interaction, zone of proximal development, and real world context. While in social learning theory, the key principles are observational learning, individual learn by watching others, modeling like teacher, peers, and media can serve as a model to learn. Attention, retention, reproduction, and motivation is the uh, cycle by virtue of which one person repeat their behavior after getting motivated. Reinforcement and punishments, positive or negative outcome influence the likelihood of a behavior being repeated by aftermaths of the work done. Thank you. Good morning to all.
in the series of lectures on learning. This is the fourth and last lecture. It is regarding the experiential learning, which is also known as Kolb's learning styles. The David Kolb presented his learning styles model in 1984, which resulted in development of his learning style inventory. The theory of experiential learning consists of 4 stage learning cycles and 4 unique learning styles. A key aspect of Kolb's theory emphasized that learner's internal thought process. He believed that learning involves acquiring abstract concepts applicable in different contexts and new experiences being the catalyst for forming these concepts. So this is the experiential learning cycle, and it has 4 steps. The core concept of both terms is that successful learning happens through a constant process of experiencing, reflecting, thinking, and trying out new ideas. These consists of concrete experience, having the actual experience, reflective observation, reflecting on the experience, abstract conceptualization, learning from the experience, and active experimentation, trying out what you have learned. This is in the details. In concrete experience, the learner has a direct experience. This could be something new or a fresh look at something they already know, influenced by new ideas. For example, a young man conducts his first interview. So let's see what happens in the cycle. Reflective observation of the new experience. Now the learner thinks about his new experience based on what they already understand. Now he is in the interview. It's important to notice any differences between what they what they experienced and what they know. Afterwards, he thinks about what happened, notes his observation of the interview, and talks about his experience with the interviewer. In abstract conceptualization, this reflection leads to new idea or changes in existing one, showing that the learner has gained knowledge from their experience. He reflects on the interview process and his performance, connecting it to the past interview experiences and relevant theories he knows. In the fourth cycle, in active experimentation, the new or changed ideas leads to trying things out. The learner tests their thought in the real world to see the result. He also looks for ways to improve and test out different methods and strategies based on what he learned earlier. In the learning styles, each stage supports and connects with the next. One can start the cycle at any point and continue through its logical order. Effective learning happens when a learner can complete all the 4 stages of the model. Moving through the cycle helps create more complex and abstract mental models of the subject being learned. Kolb's learning theory identifies 4 unique learning styles that follow a 4-step learning style. He suggests that individuals tend to favor one specific learning style over the others. Different factors shapes a person's preferred style. These can include their social surrounding, educational background, or their basic way of thinking. The choice of learning style comes from 2 sets of variables and 2 distinct decisions we make. Kolb illustrated these as a line on an axis, each with opposing modes at the ends. We will see by virtue of the picture regarding the axis. The Kolb's model, the east-west axis represents the process continuum, which refers to how we tackle tasks. The north-south axis is known as perception continuum, relating to our emotional reactions or how we think and feel about a situation. So these are the axes. You can see the learning styles from 1 to 4, that is concrete experience, reflective observation, abstract conceptualization,
and active experimentation. So there are two axes in which there are four type of learning styles are there. One is accommodating, another is diverging, assimilating, and converging. We will see in details what are these learning styles. Kolb thought that we cannot use both variables on one axis at the same time, like thinking and feeling. Our learning style comes from these two choices. It often clearer to understand Kolb's learning style using a 2 by 2 grid. We will see the grid in the next slide. Each learning style is a mix of two preferred styles. The grid also shows Kolb's name for the four learning styles. This means diverging, assimilating, converging, and accommodating. So this is the grid line, and you can see there are two axes. One is concrete experience and abstract conceptualization consisting of feeling and thinking, and on the XY axis there is active experimentation and reflective observation, which consists of doing and watching. If the person is going with feeling and doing, this means he is accommodating the knowledge. If the person is feeling and watching, this means the knowledge is diverging, the learning is diverging. When the person is thinking and doing, this means he is using converging learning style, and the person is thinking and watching, this means he is assimilating the knowledge and the learning style. Now, somewhat in short details, starting with the diverging, which consists of feeling and watching. These individuals can see things from various angles. At a problem, they are empathetic and prefer observing over acting out because of these observations. They like to collect information and use their creativity to find solutions. They excel at understanding real situations from multiple perspectives. Kolb named this style diverging because individuals with this approach excel in generating ideas, such as during brainstorming sessions. Those with a diverging learning styles have diverse cultural interest and enjoy collecting information. They are information collectors. They are curious about others, often imaginative and emotional, and usually have a talent for the arts. People with this style like to collaborate in groups, listen openly, and appreciate personal feedback. Now, what happens in assimilating consists of watching and thinking. The assimilating learning style emphasizes a clear and logical method. For these individuals, ideas and concepts take precedence over a personal interaction. So they are not only observers, they prefer straightforward explanations instead of hands-on experience. So they have explanations, but they don't have hands-on experience on the subject. They are skilled at grasping complex information and arranging it logically. Those with an assimilating style focus less on interpersonal relationships and more on abstract ideas. They are drawn to theories that are logically sound rather than those are practically useful. So their theory may be logically sound because of their knowledge, but may not be practically useful. This learning style is crucial for success in fields related to information and science. In structured learning environment, they favor reading, attending lectures, analyzing models, and having time to reflect their learning and knowledge. The converging one consists of doing and thinking. Individuals with converging learning style excel at applying ideas and theories to real world situations. So they are skilled at problem solving and decision making, focusing on finding answers to specific challenges. These learners are more interested in technical tasks than in social interactions.
A converging learning style enhances their expertise in specialized and technological areas. They enjoy experimenting with new concepts, simulating scenarios, and engaging in hands-on application. So these are basically researchers and use the converging learning style. They used to do the experiments and think of the problem. Now the accommodating, where there is a doing and feeling. In accommodating learning style is practical and focuses on hands-on experiences. They do and feel. People with this style trust their intuition more than logic. They often depend on others' insight and like to engage in real life activities. They enjoy new challenges and experiences and they prefer to implement plans. These individuals usually follow their instincts, not the logic, and instead of doing detailed analysis, those with an accommodating learning style often seek information from others because they do not analyze, they follow their instincts. Uh, they used to seek information from others rather than conducting their own evaluations. This style is common among many people. They used to ask some other expertise to gather the knowledge. So, what can be the application of Kolb's learning style in medical sciences? So, starting with concrete experience, for example, students encounter a real patient in practice and select patients that fit the selected chief complaints. So, a medical student start with this concrete experience. In reflective observation, the selected patients are described by the students. Regarding the history of present illness and all. Abstract conceptualization, students present and discuss the patient case with other students and teachers. In addition, relevant skills are reviewed and more in-depth input is provided. In the active experimentation, after all this has been done, in simulation training, students practice anamnesis and physical examination with the standardized patient, while other students and faculty watch the exercise on a video screen and provide the feedback afterwards. So all the cycles are complete, and the students, after having an idea, describing the patient and doing the hands-on practice, and then uh, in simulated environment presenting the case on standard formulas, they got the active experimentations. So this is the last slide. In the summary of Kolb's learning style, there are four cycles and four learning styles. In four cycles are concrete experience, reflective observation, abstract conceptualization, and active experimentation. The learning styles involves on the basis of these cycle are diverging, which consists of concrete experience and reflective observations. Assimilating consists of reflecting observations and abstract conceptualization. In converging, abstract conceptualization and active experimentation. In accommodating, concrete experience and active experimentation are involved. So thank you. Thanks to all. So, welcome everybody. I'm Dr. Swaleha Mujawar, Assistant Professor at Subharti Medical College, and today we are going to cover a very interesting topic, memory. So, what is memory? What are the changes happening whenever there is some memory formed in your brain? तो क्या क्या brain में changes होते हैं? And memory again is a very big topic. So इसीलिए we have divided this topic into three parts. So today we are going to just cover the short term memory, working memory. Next lecture will take long term memory. And जो third lecture है वो आपके सबसे ज़्यादा काम का है, that is memory enhancing tips. कि आप अपनी memory कैसे बढ़ा सकते हैं. तो not just psychiatry, ये आपको हर subject में काम में आएगा.
Okay, so let's start. Whenever, ठीक है, तो मेमोरी इज अ कॉन्सेप्ट जो इतना ज्यादा अनफेमिलियर नहीं है, सबको मेमोरी के बारे में पता ही है. इनफैक्ट जब भी बचपन से लेके आप कुछ सीखना चाहते हो, कुछ मेमोराइज करना चाहते हो, तो क्या होता है, आप बहुत सारे लोग हैं जो स्कूल के टीचर्स से लेके आपके स्कूल मेट्स, सो यू हैव मेट थाउजेंड्स ऑफ पीपल. लेआउट आपने बहुत सारे नेबरहुड्स का देखा होगा, बहुत सारी मैथ्स पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़ी, बायोलॉजी पढ़ी है, ठीक है, और बहुत सारे स्किल्स भी सीखे हैं जैसे ड्राइविंग, टाइपिंग, रीडिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. लेकिन इसमें से आपको क्या क्या याद है? ठीक है, बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं, स्पेशली लोगों के नाम तो आई थिंक भूल ही जाते हैं. हो सकता है आप उस नेबरहुड में एक या दो बार गए हो, बट इफ यू गो देयर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम तो कंफ्यूज होता है कि ये मैं कहाँ गया, रास्ता याद नहीं रह रहा है. ठीक है, सो वी फॉरगेट, समटाइम्स वी फॉल्सली रिकलेक्ट, कि लगता है कि उस टाइम मैंने राइट लिया था पर एक्चुअली लेफ्ट लिया था, तो कुछ फॉल्स मेमोरीज भी बन जाती है. एंड वी ब्लेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, स्पेशली कोई फ्रेंड ने आपको कुछ बोला होगा, तो पर आपको लगता है कि नहीं किसी और ने बोला है, तो वो मेमोरीज हमारी मिक्स भी हो जाती है. तो इसीलिए मेमोरी के बारे में सीखना समझना बहुत जरूरी है. ये डे टू डे बेसिस पे मेमोरी के अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहते हैं, ठीक है. इनफैक्ट इसके बारे में एक बहुत फेमस साइंटिस्ट था शैटर, ही गेव द 7 सिंस ऑफ मेमोरीज. उसने मेमोरीज के बारे में एक 7 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए. एक तो है कि मेमोरीज फेड विद टाइम, कि आपने जब आप थर्ड स्टैंडर्ड में थे तब लंच में क्या खाया था, नहीं याद है, क्योंकि दैट मेमोरी हैज फेडेड विद टाइम. वी डू नॉट रिमेंबर व्हाट वी डू नॉट पे अटेंशन टू. ये बहुत जरूरी है. अगर आपको वो सब्जेक्ट पसंद ही नहीं और आप सोचते हो कि नहीं मैं थोड़ा गाने सुनते सुनते करता हूँ, इधर उधर ध्यान दे के करता हूँ, तो वो सब्जेक्ट याद रखना बहुत मुश्किल है. बट कोई सब्जेक्ट जो आपको बहुत अच्छा लगता है जैसे साइकेट्री, तो वो आप बहुत अटेंशन दे के पढ़ते हो और उसका रिकॉल बहुत इजी होता है, ठीक है. और ये आई एम श्योर बहुत लोगों के साथ हुआ है, आपने पढ़ा है, आपको पता है, पर मेमोरी ब्लॉक हो जाती है. स्पेशली वाइवा में देखा होगा, वाइवा में टीचर कुछ पूछता है तो कुछ पूरा ब्रेन ब्लैंक हो जाता है, फिर वापस जाके घर जाके याद आता है कि अरे ये बोलना चाहिए था. तो ये मेमोरी का कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, दिस इज अ नॉर्मल थिंग विच हैपेंस इन मेमोरी. मेमोरीज कैन बी ब्लॉक्ड, वी कैन मिस एट्रीब्यूट द सोर्स ऑफ मेमोरी. जैसे मैंने बोला था कि मुझे तो ये फ्रेंड ने वो बोला था, बट हो सकता है किसी और फ्रेंड ने बोला हो, तो दिस इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेमोरी. वी आर सजेस्टेबल इन आवर मेमोरीज. चलो फ्रेंड का ही एग्जाम्पल लेते हैं, कि अगर आपकी दूसरी फ्रेंड आके बोलेगी कि हाँ इसी ने बोला होगा क्योंकि ये तो गॉसिप ज्यादा करती है, तो आपको भी लगता है कि हाँ ये सजेशन जो आ रहा है बाहर से, तो हो सकता है कि भले ही वो बेचारी गॉसिप करने वाली ने नहीं बोला हो, बट बिकॉज ऑफ दिस सजेस्टेबिलिटी वो भी मेमोरीज थोड़ी आपकी हैम्पर हो सकती है. वी कैन शो मेमोरी डिस्टॉर्शन, दैट इज मेमोरी बायस. यानी वो एक्चुअल में इवेंट वैसा हुआ नहीं है बट आपको ऐसा लगता है कि हुआ है. वी ऑफन फेल टू फॉरगेट द थिंग्स वी वुड नॉट लाइक टू रिकॉल. तो समझो आपके साथ कुछ एम्बैरेसिंग चीज हुई हो, जैसे कोई टीचर ने बोला हो कि आके खड़े हो जाओ और ये वाला चैप्टर बताओ, तो हम चाहते कि वो भूल जाए एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भूल जाते हैं. जब फिर कोई बोलेगा कि कॉलेज के बारे में बताओ तो ये मेमोरी तो याद ही नहीं रहेगी. तो ये थोड़ा बहुत कॉन्शियस कंट्रोल में भी है कि इफ वी डू नॉट वांट टू रिकॉल दैट मेमोरी, तो कभी कभी नहीं रिकॉल हो पाती है, ठीक है. तो अब एक्चुअल लेक्चर स्टार्ट करते हैं. थोड़ा बहुत मेमोरी के बारे में आपको आइडिया हो गया, तो व्हाट इज मेमोरी, मेमोरी की डेफिनेशन, ब्रेन में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, ठीक है. सो व्हाट इज मेमोरी,
इट इज अ हायर ब्रेन फंक्शन, ठीक है। ब्रेन फंक्शंस दो टाइप के होते हैं, हायर और लोअर। हायर इन्हें जिसमें आपको एक्चुअल दिमाग लगाना पड़ रहा है, आपके ग्रे सेल्स यूज करना पड़ रहा है। लोअर ब्रेन फंक्शन हो गया जैसे साइकिलिंग हो गया, ईटिंग हो गया, उसमें या आपका हार्ट बीट हो गया, आपको याद नहीं रखना पड़ता है कि हार्ट को बीट करना है, वो अपने आप से बीट कर रहा है, तो वो हायर ब्रेन फंक्शन में नहीं आएगा। हायर ब्रेन फंक्शन में आएगा लर्निंग, मेमोरी, जजमेंट, लैंग्वेज, स्पीच। तो ये सब चीजें हैं जिनमें आपको एक्चुअल दिमाग लगाना पड़ता है, एंड उनमें से ही एक हायर ब्रेन फंक्शन है मेमोरी, which according to me is one of the most important brain function. So what is memory exactly? लर्निंग और मेमोरी को हमेशा साथ में जोड़ते हैं। सो लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू इंफॉर्मेशन, ठीक है। जब भी आप कोई नई चीज सीखते हो तो आप बोलते हो कि मैंने ये लर्न किया, जैसे आप साइकिल चलाना सीख रहे हो तो आई लर्न हाउ टू राइड अ बाइसिकल, सो दैट इज लर्निंग। लर्निंग से नेक्स्ट स्टेप होता है मेमोरी। Memory refers to the persistence of learning in a state that can be revealed at a later time. So this definition was given by Larry Squire he was a scientist again in 1987. So साइकिल चलाना आपने नया सीख तो लिया, लेकिन जिंदगी भर साइकिल चलाना जो आपको याद रहता है उसको मेमोरी बोलते हैं। सो परसिस्टेंस ऑफ लर्निंग इन अ स्टेट दैट कैन बी रिवील्ड एट अ लेटर टाइम, तो बाद में आप रिकॉल अगर उसको कर पा रहे हो तो उसको मेमोरी बोलते हैं। सो दिस इज अ डेफिनेशन जो सबसे मुझे सिंपल और इजी डेफिनेशन मिला है। बाकी मेमोरी के बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशंस हैं, बट आई थिंक इफ यू वांट टू लर्न वन डेफिनेशन दिस इज क्वाइट सिंपल। अब आते हैं एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ मेमोरी। जब भी मेमोरी फॉर्म होती है तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 1 है रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे ये लेक्चर का ही एग्जाम्पल लेते हैं, अभी लेक्चर हो रहा है, फिर आपको एग्जाम में ये लेक्चर के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो जो मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ वो इंफॉर्मेशन आप रिसीव कर रहे हो। अगर आप सो नहीं रहे हो या जोक नहीं कर रहे हो तो देन रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। उसके बाद वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक मेमोरी ट्रेस बनता है। आपने जब ड्राइंग किया होगा तो स्केचिंग किया होगा, एक ट्रेसिंग होता था, तो इट इज पेंसिल से होता है, बहुत टेम्परेरी सा होता है, बहुत जल्दी फेड भी हो जाता है। तो मेमोरी ट्रेस भी वैसा ही है। दिस इज अ वेरी टेम्परेरी फॉर्म ऑफ मेमोरी जो कुछ मिनट के लिए या कुछ घंटों के लिए रहता है, एंड ये टेम्परेरीली ब्रेन में जाके बैठता है। आपके ब्रेन को अगर लगता है कि ये मेमोरी ट्रेस इंपॉर्टेंट है तो फिर वो परमानेंट होता है, ठीक है। तो अब मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ परमानेंटली आपको याद रहेगा ये गारंटी नहीं है, ये अभी सिर्फ एक मेमोरी ट्रेस बन रहा है आपके दिमाग के अंदर, ठीक है। आपका दिमाग अगर बोलेगा कि अरे ये तो एग्जाम में पूछ सकता है, तो फिर इस मेमोरी ट्रेस को हमें परमानेंट बनाना है। उस परमानेंट बनाने को हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। See, so basically the this is your short term memory. So short term memory को long term memory में जब हम convert करते हैं उस प्रोसेस को कंसोलिडेशन बोलते हैं, ठीक है। आई नो कुछ कुछ टर्म्स थोड़े बड़े हैं थोड़े नए हैं, बट आपको वो पता होना चाहिए क्योंकि whenever you are talking about memory, consolidation is a very important term, ठीक है। कंसोलिडेट हो गया यानी वो आपके दिमाग में अभी बैठ चुका है, ठीक है। अब दिमाग में बैठ गया तो अब जब भी आपका 2 महीने 3 महीने बाद एग्जाम होगा, आप एग्जाम में जब लिख रहे हो तो आपको याद करना है कि क्या क्या पढ़ाया था या लेक्चर में क्या क्या हुआ था। वो याद करने को हम रिकॉल बोलते हैं। तो रिकॉल ऑफ मेमोरी ट्रेस, तो स्वालिहा मैम ने क्या क्या बोला था, आप जब बैठ के रिकॉल कर रहे हो कि हाँ पहले डेफिनेशन आया था फिर प्रोसेसेस आए थे, तो ये इसको हम रिकॉल बोलते हैं, ठीक है। सो दीज आर द स्टेप्स
बहुत ही सिंपल और ऊपर ऊपर से बता रहे हैं। तो स्टेप नंबर 1, रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी ट्रेस, कंसोलिडेशन एंड रिकॉल। ठीक है, अब इसी पे से हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट पे जाते हैं, मोर और लेस सेम ही है। न्यूली एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आ रही है, तो ये रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो कन्वर्ट हो रही है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। अब ये शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है बहुत इजीली लॉस्ट होती है, ठीक है। लेकिन अगर लॉस्ट नहीं हुई, अगर आपने घर जाके फिर से पढ़ाई की या ये लेक्चर फिर से सुना, यूट्यूब पे फिर से लेक्चर बार बार देखा, तो देन इट गेट्स कन्वर्टेड टू लॉन्ग टर्म मेमोरी बाय रिहर्सल। रिहर्सल का भी मीनिंग पता है ना, रिहर्सल यानी एक ही चीज बार बार करना। जैसे आप अगर कोई डांस सीखना चाहते हो तो डांस रिहर्सल बोलते हैं, या थिएटर में भी रिहर्सल बोलते हैं, क्योंकि वो एक ही चीज बार बार करते हैं जब तक कि वो परफेक्ट नहीं होता है। तो अगर आपने ये लेक्चर एक बार सुना है तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में होगा। इसी को आप 5 बार सुनोगे तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में होगा। 10 बार सुनोगे तो और ज्यादा लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट बैठ जाएगा। ठीक है, सो बार बार रिहर्सल करने से शॉर्ट टर्म मेमोरी इज कन्वर्टेड टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। सो कंसोलिडेशन इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी पे। ठीक है, मेमोरी के बहुत सारे टाइप्स है, बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग दिया है, पर अगेन आपको बहुत सिंपल बना के एक बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन हम बताएंगे, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है, नाम से भी आपको थोड़ा पता चल गया होगा, बट हमने जो प्रोसेस पढ़ा है उससे आपको थोड़ा और पता चल गया होगा। So short term memory, time of storage after acquisition of new information. तो short term नाम में ही short term है, तो time तो short term रहेगा, तो immediate या for a small period of time. Long term memory later, but it must be transferred from short term to long term memory through consolidation, enhanced by practice or recycling the information थ्रू शॉर्ट टर्म मोड। यानी बार बार शॉर्ट टर्म मेमोरी को आप स्टिमुलेट करते रहेंगे तो वो इवेंचुअली लॉन्ग टर्म मेमोरी हो जाएगी। कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज बहुत कम है, ठीक है, इसीलिए हमारे लेक्चर्स भी शॉर्ट होते हैं, 40-40 मिनट के होते हैं, बीच में आपको ब्रेक देता है, बिकॉज शॉर्ट टर्म मेमोरी का बहुत लिमिटेड कैपेसिटी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी का बहुत कैपेसिटी है। अगर एक चीज आप लर्न करोगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सारी आपकी वो इंफॉर्मेशन फिर आपको फ्यूचर में काम आएगी, जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, अपना खुद का क्लिनिक खोलोगे या जो भी करोगे, तो वो सारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरीज है वो आपको काम में आएगी, तो उसकी कैपेसिटी बहुत बड़ी होती है। ठीक है, रिट्रीवल टाइम यानी रिमेम्बर करने में कितना टाइम लगता है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी तो जल्दी रिकॉल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको पूछूंगी कंसोलिडेशन क्या है तो सब बता देंगे, लेकिन वही मैं एक हफ्ते बाद अगर तुमको बीच रास्ते में खड़े रह के पूछूंगी बताओ कंसोलिडेशन क्या है, तो हो सकता है तुमको थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो इट इज स्लो। दिस recall is immediate, या this remembering is immediate. Long term memory has a slower retrieval, एक्सेप्ट कुछ कुछ मेमोरीज जो बहुत जल्दी आती है, बट मोस्टली याद रखो दिस इज स्लो, दिस इज फास्ट। इनएबिलिटी टू रिट्रीव, या जो फॉरगेटिंग है, कि आपने कुछ पढ़ा है पर याद आ ही नहीं रहा है, अब वो मैं भूल चुकी हूँ, फॉरगेट हो चुका है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला परमानेंटली फॉरगॉटन होता है। अगर आपने उसको नहीं बार बार रिकॉल किया तो वो परमानेंटली चले गया, आप कितना भी याद करने की कोशिश करो आपको याद नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, एक बार अगर आप कोई चैप्टर रीड करोगे तो नहीं होगा, आपको बार बार रिविजन करना पड़ेगा, 2 रिविजन 3 रिविजन, जितने ज्यादा रिविजन होंगे उतना रिकॉल ज्यादा फास्ट होगा। सो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो गया वो तो चले गया, उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपने इतनी मेहनत की है, आपने शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट किया है, तो कभी कभी हो सकता है याद ना आ रहा हो, लेकिन थोड़ा बहुत आपको कुछ तो ट्रेस याद आ रहा होगा,
या ये लेक्चर के कुछ कुछ, भले पूरा वर्बैटम आपको लेक्चर नहीं, कुछ कुछ पॉइंट्स याद आते हैं। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो फेड होना या उसको परमानेंटली डिलीट होना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, अब बिकॉज हमको ब्रेन में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो देखना है, इसीलिए मैकेनिज्म ऑफ स्टोरेज भी इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म ऑफ स्टोरेज मींस कि ये मेमोरी कहाँ आपके दिमाग में कहाँ पे स्टोर हो रही है। तो short term memory, it involves transient modifications in functions of pre-existing synapses. समझाती हूँ क्या है, such as altering the amount of neurotransmitters. तो आपके ब्रेन का जो बेसिक सेल है उसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। वेरी गुड। दो न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन को साइनैप्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपके ब्रेन में ऑलरेडी बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, बहुत सारे साइनैप्सेस हैं। ठीक है, तो प्री एग्जिस्टिंग, पहले से जो साइनैप्सेस है, पुराने वाले जो साइनैप्सेस है, उसी पे न्यूरोट्रांसमीटर्स चेंज हो रहे हैं। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है कि आपके पुराने न्यूरॉन्स हैं, उन्हीं में न्यूरोट्रांसमीटर्स का चेंज होता है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में एक्चुअली नए न्यूरॉन्स बन रहे हैं, या फिर जो पुराने न्यूरॉन्स हैं उनके बीच में नए साइनैप्सेस बन रहे हैं। साइनैप्सेस यानी कनेक्शन। तो नए नए कनेक्शंस बनते हैं, नए नए साइनैप्सेस बनते हैं, नए प्रोटीन्स बनते हैं। तो आपके ब्रेन में एक्चुअली चेंजेस हो रही है। जब भी कोई मेमोरी आपका बनता है ब्रेन में, समझो ये लेक्चर का ही मेमोरी है, तो कुछ 4-5 न्यूरॉन्स बनेंगे और वो न्यूरॉन्स रहेंगे सिर्फ ये मेमोरी के लेक्चर के लिए, और ये साइनैप्सेस भी। कोई डाउट है? कोई डाउट है पूछ सकते हो बीच में भी, आई वोंट बी डिस्टर्ब। उनसे डाउट पूछने से अच्छा मुझसे पूछना है, आई एम श्योर आई वुड नो बेटर। डेफिनेटली। ठीक है, बोलो, खड़े हो, बोलो 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 बोलो। नहीं नहीं, तुम क्या बोला था, क्या कमेंट मारा था, बोलो। उधर जाके बैठो। उधर उधर हो, कहाँ? उधर सेकंड रो में। ठीक है, सो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी के बीच में किसी को कोई डाउट है, या कोई और बहुत फनी कमेंट मारना है, कोई जोक मारना है? आई एम ऑलवेज ओपन टू जोक्स एक्चुअली, मुझे अच्छे लगते हैं जोक्स। तो ये बेचारे शेयर नहीं करना चाहते, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, सो अब आते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी पे। ठीक है, तो अगेन जो टाइप्स ऑफ मेमोरी है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन हो गया कि दो अलग अलग हमने क्लासिफिकेशन बना दिए। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी दो टाइप के मेमोरी आते हैं। आई नो इनका नाम थोड़ा सा गंदा भी है और सिमिलर भी है। ठीक है, ये आप सुनते नहीं हो डेली बेसिस पे, पर लॉन्ग टर्म मेमोरी कैन बी डिवाइडेड इनटू एक्सप्लिसिट मेमोरी एंड इम्प्लिसिट मेमोरी। ठीक है, मैं समझाती हूँ क्या है। एक्सप्लिसिट मेमोरी यानी आपको एक्चुअली कॉन्शियसली रिकॉल करना पड़ रहा है। जब मैं एग्जांपल्स दूंगी तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, पर बेसिकली अगर आपको पूछा जाए जैसे आज के मेमोरी का डेफिनेशन बताओ, तो आपको थोड़ा सा रुक के रिकॉल करना होगा कि पहले लर्निंग का डेफिनेशन था, फिर मेमोरी का था। सो इसमें आता है फर्स्ट टाइप, दैट इज सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी यानी फैक्ट्स और जनरल नॉलेज। जैसे मेमोरी का डेफिनेशन एक फैक्ट है, उसको चेंज नहीं कर सकते, जो है वो है ही। So that is a fact. So this is semantic memory, facts and general knowledge. Episodic memory, एपिसोड आपने वर्ड कहाँ सुना होगा? वेरी गुड, सीरीज आप देखते हो ना, तो सीरीज में एपिसोड्स होते हैं। तो आपके लाइफ में भी, अगर लाइफ को सीरीज मानो, तो आपके लाइफ में भी एपिसोड्स होते हैं। उन एपिसोड्स को ही एपिसोडिक मेमोरी। तो पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इवेंट्स, कि आपके बर्थडे पार्टी पे क्या हुआ था, या आपने न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया था, दिवाली कैसे सेलिब्रेट की थी, ये एक इवेंट है। और ये पूरे इवेंट का जो रिकॉल होता है
उसको एपिसोडिक मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, तो एपिसोडिक हो गया, सिमेंटिक हो गया, जिनको थोड़ा याद करना पड़ता है। जैसे आपको पूछा जाए कि 5 साल पहले दिवाली आपने कैसे सेलिब्रेट की थी, क्या क्या फ्रेंड्स आए थे, क्या क्या खाया था, तो थोड़ा सोचना पड़ता है। तो इसीलिए कॉन्शियस रिकॉल हो रहा है, इसीलिए एपिसोडिक मेमोरी है। फैक्ट्स को तो रिकॉल करना ही होता है, इसलिए वो सिमेंटिक मेमोरी भी एक्सप्लिसिट में आती है। ठीक है, कोई एक याद रख लो, उसका ऑपोजिट दूसरा वाला है। सो इम्प्लिसिट मेमोरी, इम्प्लिसिट मेमोरी में रिकॉल नहीं होता है। ठीक है, तो रिकॉल आपको कब कब नहीं करना होता है। ठीक है, मैं बताती हूँ। प्रोसीजरल मेमोरी, प्रोसीजर यानी क्या होता है, कोई एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। ठीक है, अगेन साइकिल चलाने पे चलते हैं। ठीक है, जब आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, फर्स्ट स्टेप होता है कि पेडल पे पहले ये करो, फिर दूसरे पैर पेडल पे डालो, फिर थोड़ा बैलेंस करो, फिर दोनों को स्टार्ट करो। तो इसमें कुछ आप देख सकते हैं 10-12 स्टेप्स होंगे, ब्रेक्स लगा के पूरा स्टॉप करे तक। तो दिस इज अ प्रोसीजर। बट आपको अगर अभी बोला जाए कि साइकिल चलाओ, तो आप सोचोगे तो नहीं कि पहले मैं एक पेडल डालूंगी, फिर दूसरा, फिर हम चलाएंगे, और ऐसे आप डायरेक्टली यू विल सिट ऑन द साइकिल एंड यू विल स्टार्ट यूजिंग द साइकिल। तो इसमें एक्चुअली रिकॉल नहीं करना पड़ रहा है। तो बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं इवन डॉक्टर्स के लिए या स्पेशली सर्जन्स के लिए। एक प्रोसीजर हम बार बार करते हैं, एक सर्जरी हम बार बार करते हैं, तो वो इतना ज्यादा इनग्रेन्ड हो जाता है मेमोरी में कि हमको रिकॉल भी नहीं करना होता है। कि फिर पेशेंट आता है तो फटाफट 10 मिनट में वो प्रोसीजर खत्म भी हो जाता है विदाउट रिकॉलिंग द 10-20 स्टेप्स ऑफ द प्रोसीजर। तो दिस इज नोन एज प्रोसीजरल मेमोरी। इसमें यूजुअली मोटर एंड कॉग्निटिव स्किल्स आते हैं। मोटर यानी आप मसल्स यूज कर रहे हो, ठीक है, कुछ एक्शन कर रहे हो, दैट इज मोटर। दूसरा होता है प्राइमिंग। प्राइमिंग इज, अगर आपको पहले पता है कोई बर्ड के बारे में, ठीक है, तो अब कोई और समझो फॉर एग्जांपल स्पैरो बर्ड हो गया, ठीक है, तो वो बर्ड के बारे में आपको पता है कि बर्ड छोटी सी होती है, ट्रीज पे रहती है, फ्लाई करती है। तो अब आपको किसी और बर्ड के बारे में बता दिया, जैसे मैना हो गया, क्रो हो गया, पैरट हो गया, तो आपको ऑलरेडी वो एक बर्ड के बारे में पता है। तो यू विल नो कि हाँ, ये पैरट्स और क्रोज जो है, ये भी ट्रीज पे रहेंगे, ये भी उड़ पाएंगे, इनके भी पंख रहेंगे। तो ऑलरेडी आपकी प्री एग्जिस्टिंग मेमोरीज जो है वो एनहांस हो जाती है प्राइमिंग की वजह से। प्राइमिंग ये ना, पहले से आप प्राइम्ड हो किसी चीज के लिए। ठीक है, आई नो ये सबसे शायद डिफिकल्ट वाली स्लाइड होगी, सो डोंट वरी, बट आपको पता होना चाहिए बिकॉज दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड्स, और ये आगे जाके भी हमको बहुत काम में आएंगे। एंड आप अपनी मेमोरी बढ़ाना चाहते हो, एनहांस करना चाहते हो, तो ये सब चीजें थोड़ा अगर पता हो तो इट्स ऑलवेज बेटर। ठीक है, तो लेट्स गो टू एग्जांपल्स। एपिसोडिक मेमोरी का एग्जांपल है, आई बम्प्ड इनटू अ फ्रेंड टुडे एट डिनर whom I hadn't seen since last year। तो एक इवेंट हुआ कि मैं मेरे फ्रेंड से मिला। सिमेंटिक मेमोरी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, स्टेट्स में कौन कौन सी 5 रिवर्स होती है, कैपिटल क्या है। सो ये सब सिमेंटिक मेमोरी, जो फैक्ट्स फैक्ट्स जो रटने वाली चीजें होती है बेसिकली। ठीक है, प्रोसीजरल मेमोरी मैंने बताया, राइडिंग अ बाइक। क्लासिकल कंडीशनिंग ये लर्निंग वाले चैप्टर में आएगा, पर आपके जो रिफ्लेक्सेस हैं, जो स्नीजिंग है, ये सब एक्चुअली इनवॉलेंट्री मेमोरी में आता है। ये आपको एक्चुअली सीखने की भी जरूरत नहीं है, बिना सिखाए भी आप स्नीज करते हो, बिकॉज ये एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। ये इसका अलग से होगा लेक्चर। प्राइमिंग सॉन्ग्स, जैसे सॉन्ग्स अगर आपने पहले कोई सुना होगा, तो फिर से जब आप सुनते हो तो ऑटोमेटिकली वो उसके वर्ड्स रिकॉल होते हैं, या मे बी ट्यून रिकॉल हो जाती है। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स। आप अपने खुद के भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, अगर आपको समझ में आ गया कि उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है या कॉन्सेप्ट क्या है। आप एग्जाम में अगर खुद के भी आंसर्स लिखोगे, अंदर से खुद के एग्जाम्पल्स लिखोगे, तो वो रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, सो डिक्लेरेटिव मेमोरी
is also the same as explicit memory. तो अगर आपको क्वेश्चन आता है डिक्लेरेटिव मेमोरी पे, तो आपको एक्सप्लिसिट मेमोरी के बारे में वो पूछ रहे हैं. दोनों सिनोनिम्स ही हैं, दोनों का सेम ही है. मेमोरी ऑफ सराउंडिंग इवेंट्स, टाइम्स, उसमें एपिसोडिक भी आ जाता है. एंड इम्पॉर्टेंट है, ये डिपेंड करता है हिप्पोकैम्पस पे. तो आई डोंट नो अभी न्यूरो एनाटॉमी आपको कितना रिकॉल हो रहा है, बट आपके ब्रेन में एक बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो सी हॉर्स जैसा दिखता है, इसीलिए उसको हिप्पोकैम्पस बोलते हैं. बहुत ही छोटा होता है, पर उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है मेमोरी में. हिप्पोकैम्पस अगर डिस्ट्रॉय होता है तो बहुत मेमोरी प्रॉब्लम्स आती है. सो एक्सप्लिसिट मेमोरी, हिप्पोकैम्पस याद रखो, उतना भी मोर देन इनफ है एट योर लेवल. इम्प्लिसिट मेमोरी को हम स्किल मेमोरी भी बोलते हैं, बिकॉज बेसिकली हम इसमें स्किल सीख रहे हैं, लर्निंग फुटबॉल, हाउ टू स्ट्राइक और मूव अ बॉल एक्सेट्रा. एंड एक बार इनको एक्वायर कर लिया तो ऑटोमेटिक होते हैं, फिर आपको रिकॉल नहीं करना पड़ता है. इसमें हिप्पोकैम्पस से ज्यादा सेरिबेलम का फंक्शन है. तो अगेन सेरिबेलम, थोड़ा सा न्यूरोएनाटॉमी पे जाती हूँ. आपका कॉर्टेक्स है जो सबसे बड़ा होता है पार्ट. कॉर्टेक्स के नीचे अगेन दो छोटे कॉर्टेक्स जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम सेरिबेलम बोलते हैं. ठीक है. फिर मोटर कॉर्टेक्स, सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स. तो बेसिकली स्किल वाली जो मेमोरी है उसमें बहुत सारे पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं. एंड फिर वो स्टोर कहाँ होती है, ये तो लर्न करने में या सीखने के टाइम पे ये वाली एरियाज हैं. स्टोर होती है सारे जगह, लाइक आपके सारे कॉर्टेक्स में जहां पे भी ग्रे मैटर है वहां पे वो स्टोर होगी. सो मेमोरी डज नॉट रिसाइड इन अ सिंगल न्यूरॉन, बट चेंजेस अकर इन द पैटर्न ऑफ सिग्नल्स ट्रांसमिटेड अक्रॉस साइनेप्स. तो ये आपके साइनेप्सिस है, साइनेप्टिक लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं ब्रेन के अंदर, और वो पूरे ब्रेन में ही स्टोर होते हैं. जैसे मोटर मेमोरी है तो मोटर कॉर्टेक्स में होगा, आपने कोई सॉन्ग सुना है तो वो ऑडिटरी कॉर्टेक्स में होगा. तो अकॉर्डिंगली अलग अलग एरियाज में अलग अलग मेमोरीज जाके फॉर्म होती है. एंड जैसे मैंने बोला कि ब्रेन में एक्चुअली मॉलिक्यूलर लेवल पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं. तो हाउ डज द ब्रेन लर्न? बाय एडजस्टमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन अमंग न्यूरॉन्स. ठीक है. तो ये दो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स ऐसे ही दिखते हैं थोड़े बहुत अगर सिंपलिस्टिक वे में करा जाए. तो ये देखिए, न्यूरॉन में एक तो कनेक्शन है, पर बार बार अगर हम मेमोरीज बढ़ाते हैं तो ये कनेक्शंस भी फिर बढ़ने लगते हैं, और जितना ज्यादा कनेक्शन बढ़ेगा उतना ज्यादा मेमोरी स्ट्रांग होगा. सो दिस इज व्हाट वी वांट, स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शंस. हमारे ब्रेन में एटलीस्ट 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं. ठीक है. और उसमें ये जो 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, ये 100,000 साइनेप्सिस करते हैं. तो यू कैन इमेजिन कि कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपके ब्रेन में चलती है. एंड यही हमारा सबस्ट्रेट होता है फॉर लर्निंग एंड मेमोरी. बहुत ही सिंपल लेवल पे देखा जाए तो न्यूरॉन्स एंड साइनेप्सिस, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मेमोरी. ठीक है. तो कनेक्शंस बिटवीन न्यूरॉन्स चेंज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस. ठीक है. आपके जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस लाइफ में होते जाते हैं वैसे वैसे न्यूरॉन्स भी चेंज होते हैं. ब्रेन इज लेस हार्ड वायर्ड देन वी यूज्ड टू बिलीव. तो पहले के साइंटिस्ट का, पुराने साइंटिस्ट का बोलना था कि 2 साल की उम्र तक ब्रेन बन जाता है, उसके बाद ब्रेन में कुछ चेंजेस ही नहीं होते हैं. लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब डेली आपके ब्रेन में चेंजेस हो रहे हैं. आप जितने 2-4 लेक्चर अटेंड करोगे वो हर लेक्चर के चेंजेस आपके ब्रेन में हो रहे हैं. सो इट इज नॉट वेरी हार्ड वायर्ड. ब्रेन में बहुत ज्यादा एबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है चेंज होने की. इसीलिए इसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं. आपने प्लास्टिक देखा होगा, काफी बड़ा भी हो जाता है, आपको अगर कम चीजें रखनी है तो छोटा भी हो जाता है. तो द एबिलिटी ऑफ ब्रेन टू चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम को न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं. न्यूरोप्लास्टिसिटी थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. कैपेसिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम टू मॉडिफाई इट्स ऑर्गेनाइजेशन.
तो वही ऑर्गेनाइजेशंस भी चेंज होती रहती है, स्ट्रक्चर फंक्शन चेंज होते रहते हैं। मोस्टली ये जो है न्यूरॉन से ज्यादा साइनेप्टिक लेवल पे चेंज हो रहा है। तो अगर आपको दोनों में से कोई एक चेंज करना है तो साइनेप्सिस चेंज करो। साइनेप्सिस आपके स्ट्रांग रखो तो आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी। और क्यों? क्योंकि ब्रेन न्यूरोप्लास्टिक है। अगर आप पढ़ाई करोगे तो ब्रेन शार्प रहेगा। अगर पढ़ाई नहीं करोगे, बैठ के सिर्फ नेटफ्लिक्स देखोगे, आईक्यू लेवल ड्रॉप होते होते ब्रेन छोटा सा हो जाएगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी है। ब्रेन को आप जितना ज्यादा स्टिमुलेट करोगे, जितना ज्यादा फ्रेश और एक्टिव रखोगे, उतनी आपकी मेमोरी शार्प होगी। ठीक है? तो ऐसा मत सोचो कि ओ मैं ज्यादा पढ़ाई करूंगा तो ब्रेन की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, कि मेरा ब्रेन सिर्फ 2 ही टेक्स्ट बुक झेल सकता है। ऐसा नहीं है। ब्रेन की अनलिमिटेड कैपेसिटी है। आप जितना ज्यादा उसे यूज करोगे उतना ज्यादा वो बढ़ते जाएगी कैपेसिटी। ठीक है? इसी पे एक कॉन्सेप्ट है लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी आएगा। तो इट इज अ persistent increase in synaptic strength following high frequency stimulation। आप एक ही, जैसे आपको फार्माकोलॉजी में या कोई एक चीज है जो रटनी है, एक ही चीज 20 बार 30 बार बोलोगे तो वो हाई फ्रीक्वेंसी स्टिमुलेशन मिलेगा, साइनेप्टिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इस फिनोमिना को हम कहते हैं, बोलो, लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। ठीक है? तो इंक्रीज इन स्ट्रेंथ। कुछ कुछ नए वर्ड्स हैं आपके लिए, पर वो सीख लो, वो इंपॉर्टेंट है मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड नॉट ऑल लर्निंग रिलेटेड चेंजेस इन्वॉल्व चेंजेस इन साइनेप्टिक स्ट्रेंथ। तो आपने कोई न्यू चीज सीखी तो जरूरी नहीं है कि वो याद रहे। न्यूरोजेनेसिस का क्या मतलब है? कि न्यू न्यूरॉन्स फॉर्म हो रहे हैं। जेनेसिस यानी जेनरेशन, तो न्यूरॉन्स का जेनरेशन हो रहा है। एंड कुछ कुछ एरियाज ऑफ ब्रेन में ज्यादा होता है। चेंजेस इन न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी होती है, चेंजेस इन फायरिंग थ्रेशोल्ड होता है। वही अगर कोई बच्चा है जो बहुत ज्यादा रीड कर रहा है, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, तो उसकी फायरिंग थ्रेशोल्ड अच्छी होगी, रिकॉल फास्ट होगा। सो दिस इज हाउ योर ब्रेन एक्चुअली वर्क्स। ठीक है? तो अब अभी तक हमने जितना सीखा, तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं जो हम जान ही रहे हैं इतने डिटेल में, बट बहुत स्टेप्स है जिसमें साइनेप्टिक चेंज हो रहा है, बिहेवियरल मेमोरी हो रहा है। तो क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं? एक है कि डज मेमोरी रिसाइड इन अ सिंगल न्यूरॉन और इन नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन? बताओ क्या समझे? नेटवर्क है। ठीक है? एक कोई सिंगल एरिया या न्यूरॉन नहीं है जहां पे मेमोरी रिसाइड हो रहा है। आर ऑल द नेटवर्क्स द सेम या कुछ कुछ डिफरेंस है? वेरी गुड। तो आंसर इज नो, कि ऑल नेटवर्क्स आर नॉट द सेम। ठीक है? अगर आपको गाने सुनना अच्छा लगता है तो आपका ऑडिटरी कॉर्टेक्स ज्यादा डेवलप्ड होगा। आपको स्किल्स ज्यादा सीखनी अच्छी लगती है तो प्रोसीजरल मेमोरी वाला एरिया डेवलप्ड होगा। तो सब जगह सेम नहीं होता है और एक जगह ये रिसाइड नहीं होता है। ठीक है? सो इट इज stored at the brain synapses by changing the sensitivity एंड इससे एक मेमोरी ट्रेस बन रहा है। ठीक है? पार्ट्स ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व, ये है आपका हिप्पोकैम्पस। ठीक है? ये एमिगडाला है। एमिगडाला के अराउंड एक हिप्पोकैम्पस होता है जो बहुत छोटा, एमिगडाला से भी छोटा स्ट्रक्चर है, बट मेमोरी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सेरिबेलम किस चीज के लिए हमने यूज किया था? कौन सी टाइप की मेमोरी के लिए? हाँ हाँ, लॉन्ग टर्म। बट लॉन्ग टर्म में कौन सी? स्किल वाली या याद करने वाली? स्किल वाली। स्किल वाली जो याद करने वाली होती है मोस्टली कॉर्टेक्स में होती है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ह्यूमंस में सबसे ज्यादा डेवलप्ड होता है, तो इसीलिए बहुत सारी मेमोरीज यहाँ होती है। सेरिबेलम में मोस्टली प्रोसीजरल मेमोरीज होती है जो आपको याद नहीं करना होता है। याद करने वाली मेमोरीज कॉर्टेक्स में। हिप्पोकैम्पस में बेसिकली शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी कन्वर्ट हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। ठीक है? आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेन मेन याद रखो। हम एक रिवीजन कर रहे हैं अभी तक जितना पढ़ा है, क्योंकि रिवीजन करने से क्या होता है?
ठीक है, इसीलिए हम रिवीजन करते हैं। तो मेमोरी दो टाइप की हमने देखी थी, लॉन्ग टर्म वाली डिक्लेरेटिव जिसको एक्सप्लिसिट बोलते हैं, नॉन डिक्लेरेटिव इम्प्लिसिट या स्किल मेमोरी। डिक्लेरेटिव में फैक्ट्स हम कर सकते हैं, उसको सिमेंटिक मेमोरी बोलते हैं। इवेंट्स को एपिसोडिक मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इम्प्लिसिट मेमोरी आती है जिसमें हम स्किल्स सीख रहे हैं, तो बेसिकली स्किल्स वाली मेमोरी होती है। बाकी क्लासिकल कंडीशनिंग, प्राइमिंग, ये सब भी हो सकता है। ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पे क्या स्टोर होता है, बस ये टाइप्स भी अगर आप याद रख लोगे तो मोर देन इनफ है। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है कि हिप्पोकैम्पस जो है, इट मेंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ एवरीडे इवेंट्स। अगर हिप्पोकैम्पस डैमेज हो गया तो बार बार भूलना होता है, और मोस्टली शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए होता है। तो एल्जाइमर्स डिसीज जो हमने डिमेंशिया में पढ़ा था, एल्जाइमर्स डिसीज में भी डैमेज अकर्स टू द हिप्पोकैम्पस रीजन, इसीलिए लॉस ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी हो रहा है। तो आप डिमेंशिया के पेशेंट्स का एमआरआई करेंगे तो डेफिनेटली हिप्पोकैम्पस में तो डैमेज दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, ये मल्टीपल एरियाज है ब्रेन के, तो जब भी मेमोरी आती है वो एनकोड होती है, एनकोड होके यहाँ से हिप्पोकैम्पस डिसाइड करता है कि मेमोरी कहाँ जाएगी। ठीक है, अलग अलग एरियाज में जाती है, अलग अलग एरियाज में जाके बैठ जाती है। तो ये जो आपको कलर्स दिख रहे हैं, ये अब परमानेंट लॉन्ग टर्म मेमोरी हो चुकी है। फिर आप अगर इसको याद करने की कोशिश करते हैं, रिट्रीवल ऑफ मेमोरी, तो एक रिट्रीवल क्यू मिलता है, जैसे अगर पर्पल और ग्रीन क्यू मिला तो पर्पल और ग्रीन से वो आएगा। ठीक है, कंसोलिडेटेड मेमोरी में रिट्रीवल क्यूज थोड़े कम लगते हैं, दैट इज द ओनली डिफरेंस। बट बेसिकली याद रखो कि पूरे ब्रेन में अलग अलग एरियाज में मेमोरी जाके स्टोर हो रही है। न्यूरोट्रांसमीटर्स हमने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत उनके बारे में सुना था कि न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या क्या है, एपिनेफ्रिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, ग्लूटामेट, एसिटिलकोलिन। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स आपको हर साइकेट्री के लेक्चर में सुनने मिलेंगे, बिकॉज दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स जो आपके ब्रेन में होते हैं। ठीक है, एक अराउजल थ्योरी है जो बोलती है कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस ट्रिगर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मेमोरीज। सो कुछ कुछ मेमोरीज होती है जिसमें आपको बार बार रिहर्सल नहीं करना पड़ता है या बार बार रटना नहीं पड़ता है, लेकिन उसमें एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल ट्रिगर अटैच्ड होता है। जैसे जब आई डोंट नो अब आप लोगों का क्या स्ट्रॉन्ग इमोशन, बट ऐसे एग्जांपल के तौर पे कि जब आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिला तो आप बहुत खुश थे, तो वो वाला दिन आपको याद रहेगा, भले ही आप बार बार याद नहीं करते हैं। आई होप कि आप सब खुश थे, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा प्लस माइनस है। बट एनी जो भी स्ट्रॉन्ग इमोशनल ट्रिगर होता है, बहुत सारे लोगों का जब शादी हुई तो शादी का दिन याद होता है, या जब बेबी हुआ तो वो बेबी का दिन कि तब बारिश हो रही थी, तब मौसम कैसा था, उनको सब याद होता है। तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल ट्रिगर से काफी स्ट्रॉन्ग मेमोरीज फॉर्म होती है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं फ्लैश बल्ब मेमोरीज। तो एक बस एक एक्सेप्शन जैसे बोल सकते हैं, अभी तक जो हमने रूल्स पढ़े थे उसका एक एक्सेप्शन है अराउजल थ्योरी, जब स्ट्रॉन्ग इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सो शॉर्ट टर्म मेमोरी इज ट्रांजिएंट मॉडिफिकेशन इन द फंक्शन ऑफ साइनेप्सिस। न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे हैं, डोपामिन, एसिटिलकोलिन, ग्लूटामेट। ठीक है, ये प्रूव हुआ था बाय एक्सपेरिमेंट्स डन इन अ सी स्नेल, और ये एक्सपेरिमेंट को नोबेल प्राइज भी मिला था क्योंकि उससे मेमोरी की बहुत चीजें हमें पता चली थी। ठीक है, सो ये जो स्नेल में ही देखा था उन्होंने, एक साइनैप्स है। ठीक है, ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, यहाँ से उसको स्टिमुलस मिल रहा है जिससे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे हैं तो कैल्शियम आयंस रिलीज हो रहे हैं, कुछ कुछ चेंजेस हो रहे हैं मेमोरी में। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एट द मॉलिक्यूलर लेवल, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में हो रहा है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में बस टेक होम मैसेज अगर आपको लेके जाना है
तो याद रखो कि साइनेप्सिस पे हो रहा है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेमोरी है तो न्यूरॉन्स होगा, पर न्यूरॉन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है साइनेप्सिस। और एक न्यूरोट्रांसमीटर जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था जो इम्पोर्टेंट है वो है कैल्शियम। तो जब भी मेमोरी फॉर्मेशन होती है तो कैल्शियम रिलीज होता है और कैल्शियम के ही एक्सचेंज से मेमोरीज फॉर्म होती है। तो इट इज अ क्रिटिकल न्यूरोट्रांसमीटर जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी यूज होता है, बट साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। बेसिकली सेकेंड मैसेंजर है, लेकिन इसी से लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्म होती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी के चेंजेस होते हैं ब्रेन में। ठीक है, समझा अभी तक? क्योंकि नेक्स्ट हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएंगे, बट अभी बस शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है और शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो फिर क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी कि लॉन्ग टर्म को रिट्रीव कैसे करते हैं और लॉन्ग टर्म में चेंजेस क्या हो रहे हैं। ये तो हमने शॉर्ट टर्म में ही देखा था, साइनेप्सिस में चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, सो विद दिस, thank you for listening. We'll end this lecture. Okay, so good morning everyone. ठीक है, so we'll be continuing this lecture series on memory. ठीक है, so last time हमने memory के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, याद है कुछ? चलो, आई एम हैप्पी। नहीं, पर फिर भी हम थोड़ा रिवाइज करेंगे कि लास्ट टाइम क्या क्या पढ़ा था। विल गो थ्रू अ लिटिल बिट एंड उसके बाद उस नॉलेज पे थोड़ा सा और हम ऐड करेंगे कुछ। ठीक है, मेमोरी इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो एंड में जो हमारा लास्ट होगा वो मेमोरी टिप्स होगा, हाउ टू इंक्रीज योर मेमोरी। बट बिफोर लर्निंग दैट मेमोरी एग्जैक्टली होता क्या है, बनता कैसे है, लेट्स सी. So I'm Dr. Swaleha Mujawar and today's topic is episodic memory. Then what and how does organizing of memory occur? What is semantic memory? What is stored knowledge? What is retrieval? I know बहुत बड़े-बड़े words हैं, but एक बार आप समझ जाओगे तो आप खुद से भी लिख पाओगे. Okay, so let's start. We will first go through what is episodic memory, then how memory is organized and stored in your brain. Organize और store होने के बाद फिर से remember कैसे करते हैं. Semantic memory क्या होती है, stored knowledge क्या होता है, retrieval क्या होता है. तो we'll be seeing this. Okay. So memory plays an important role in learning and psychological growth. ठीक है, ये लास्ट टाइम का ही है. तो फर्स्ट स्टेप मेमोरी का क्या होता है, रिसीविंग इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो मैं अगर कुछ बोल रही हूं तो यू आर रिसीविंग दैट इंफॉर्मेशन. ठीक है, सिट एंड उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है दैट इंफॉर्मेशन गेट्स स्टोर्ड. ठीक है, सो दिस इज जस्ट रिविजन. अगर कोई लास्ट क्लास में नहीं था तो स्पेशली उनके लिए कि whenever we have any information जो हमको दिमाग में स्टोर करना है, सबसे पहले हमको रिसीव करना होगा. ठीक है, फिर वो स्टोर होता है, स्टोर होके ऑर्गेनाइज होता है, ऑर्गेनाइज होके उसमें कुछ चेंजेस भी आते हैं एंड देन होता है रिकवरी. रिकवरी है ना, जो हम याद करते हैं, जो रिमेम्बरिंग या याद करना होता है, दैट इज बेसिकली रिट्रीवल. ओके, सो हमारे जो ब्रेन है वो एक कंप्यूटर की तरह है. जैसे ब्रेन में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वैसे कंप्यूटर में भी होती है. तो ये स्टेप्स बहुत सिंपल है. ठीक है, सबसे पहले स्टेप है एनकोडिंग. ये ब्रेन के स्टेप्स है पर ये कंप्यूटर में भी सेम ही होता है. तो एनकोडिंग का मतलब है कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन इनटू यूजेबल फॉर्म. ठीक है, तो आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है पूरे एनवायरनमेंट से, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को ब्रेन कैसे स्टोर करेगा, तो उसे कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू स्टोरेबल फॉर्म. जैसे कंप्यूटर में आप कुछ टाइप करते हो ABCD, तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू 0101, वो एक कोड में कन्वर्ट होता है. तो वैसे ही ये इंफॉर्मेशन जो है, जो आती है, वो भी पहले कोड होती है.
उसके बाद स्टोर होती है सीपीयू में। तो वैसे ही हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। और रिट्रीवल यानी कि अब हमको याद करना है कि आपने कोई वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया था टाइप करके, जो यहाँ पे स्टोर हो गया है, और आप वो 1-2 महीने बाद फिर से देखना चाहते हैं, तो देन यू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन। आप उस पर क्लिक करते हो तो वो वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन होता है और आप देख सकते हो। ठीक है, सो दीज आर द एक्चुअल स्टेप्स इन मेमोरी फॉर्मेशन: एनकोडिंग, converting into a usable form, holding the information and storing it, and retrieval. अब आते हैं थोड़ा सा और इसी को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। ठीक है, सो एनकोडिंग में क्या हो रहा है, बेसिकली हम अटेंशन देते हैं। ठीक है, जैसे आप अगर लेक्चर पे अटेंशन पे कर रहे हैं तो ही वो आपको बाद में याद आएगा, लेकिन 2-3 यहाँ से स्टिमुलस आ रहा है, आपका ध्यान अगर बाहर है, आपका ध्यान अगर कहीं और है, तो सिलेक्टिव अटेंशन नहीं हो पा रहा है, यू आर नॉट गिविंग अटेंशन। तो आप अटेंशन ही नहीं दे पा रहे हो, तो फिर वो मेमोरी आगे कोड ही नहीं होगा या आगे बढ़ेगा ही नहीं। ओके, सेकंड इज known as ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। तो कभी कभी हमको बहुत ध्यान देना नहीं पड़ता है, जैसे आप कुछ काम कर रहे हो और काम करते करते कोई म्यूजिक सुन रहे हो, गाना सुन रहे हो, तो ऑटोमेटिकली उसके लिरिक्स आपको लर्न हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। फिर एक होता है लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग, कि आपके लेवल पे अगर ये 2 चीजें भी याद रखी तो बहुत है। ठीक है, सो एनकोडिंग के लिए जरूरी है अटेंशन पे करना, और कभी कभी ऑटोमेटिकली भी होता है, बट अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, आपको कुछ याद करना है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा ध्यान ही नहीं है, तो फिर वो याद रहेगा भी नहीं। तो वो बैठ के याद करने से बेटर है आप एक 5 मिनट्स का ब्रेक ले लो, जब आपका अटेंशन अच्छा हो, फ्रेश हो, माइंड फ्रेश हो, तब अगर आप अटेंशन पे करेंगे तो बेटर है। कभी कभी लोगों को म्यूजिक सुनते सुनते भी पढ़ाई करने का मन करता है या आदत होती है, तो दैट इज नोन एज डिवाइडेड अटेंशन, कि आप अटेंशन डिवाइड कर रहे हो, पढ़ाई को भी और म्यूजिक को भी। तो इसमें थोड़ा बहुत कम चांस होता है कि वो एनकोड हो जाए, बिकॉज ब्रेन कंफ्यूज होता है कि मैं क्या कोड करूं, मैं गाना कोड करूं, मैं जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कोड करूं। तो सिलेक्टिव अटेंशन इज ऑलवेज बेटर। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गाने सुनते हुए मत पढ़ो, अब वैसे पढ़ाई नहीं होती है तो कर लो, बट इट इज बेटर दैट इफ यू आर स्टडिंग 100% फोकस अगर आपका वहां पे रहेगा, तो एनकोडिंग ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, फिर हम जाते हैं स्टोरेज में। तो स्टोरेज जो है, लास्ट टाइम भी हमने देखा था, 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले होता है सेंसरी, फिर शॉर्ट टर्म, और फिर लॉन्ग टर्म। ठीक है, सेंसरी स्टोरेज का क्या मतलब है कि अगर आप ये पिक्चर देख रहे हो, तो ये सेम पिक्चर आपके दिमाग में भी एक फॉर्म हो रहा है, लेकिन वो बहुत कम टाइम के लिए रहेगा, कुछ सेकेंड्स के लिए। मैं जैसे ही स्लाइड चेंज कर दूंगी तो ये पिक्चर आपके दिमाग से भी चले जाएगा। तो दिस इज नोन एज मेमोरी ट्रेस, यानी कि वो कुछ सेकेंड्स के लिए बस एक ट्रेस रहेगा। लेकिन अगर इसको आप अच्छे से ध्यान दोगे, बार बार पढ़ोगे, तो ये जाएगा शॉर्ट टर्म मेमोरी में। शॉर्ट टर्म मेमोरी को बार बार याद करोगे तो जाएगा लॉन्ग टर्म में। ठीक है, ये हम आगे भी देखेंगे। These are basically the steps. फिर आता है रिट्रीवल। ठीक है, रिट्रीवल यानी कि रिकवरिंग द इंफॉर्मेशन। तो इसमें भी 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है रिट्रीवल क्यूज और दूसरा है सीरियल पोजीशन। मैं बताती हूँ इसमें क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। रिट्रीवल क्यूज का मतलब है कि आपको वाइवा में कोई टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछा, लेकिन आपको पता है अरे ये पढ़ा है पर याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, तो वो टीचर आपको 1 या 2 क्लू देती है, 1 या 2 वर्ड देती है कि ये ए से स्टार्ट होता है या इसके ये 2 वर्ड्स हैं, तो फिर आपको पूरा याद आ जाता है। तो दिस इज नोन एज रिट्रीवल क्यूज। जैसे कंप्यूटर में भी अगर आप वो वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो ही होगा, पर वर्ड डॉक्यूमेंट सर्च कैसे करोगे?
सर्च में जाके डॉक्यूमेंट का नाम डालोगे। तो दैट इज अ रिट्रीवल क्यू। आपके ब्रेन को कुछ क्लू चाहिए होता है, कुछ क्यू चाहिए होता है। तो या तो क्यू आप खुद से याद कर लो, नहीं तो टीचर आपको बताएगी, पर उसके बाद आपको याद आ जाएगा। सीरियल पोजिशनिंग इफेक्ट, ये आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में जो आप पढ़ते हो वो काफी अच्छे से याद होता है ना, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे ब्रेन भी थक जाता है एंड उसके बाद एंड में जो याद करते हो वो भी अच्छे से याद होता है। तो दिस इज नोन एज सीरियल पोजिशनिंग। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो सबसे डिफिकल्ट वाला सब्जेक्ट है, डिफिकल्ट वाला टॉपिक है, वो सबसे पहले पढ़ो, बिकॉज तब आपका ब्रेन फ्रेश होता है, ब्रेन फास्ट होता है और वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी काफी रेडी होता है। एंड का आपको याद रहता है क्योंकि वो ज्यादा टाइम हुआ नहीं होता है, क्योंकि आपने जस्ट फ्रेश पढ़ा होता है। बट सीरियल पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर ऑल मेमोरी टिप्स, वो हम कर रहे हैं, बाद में फिर से याद करेंगे। सो जस्ट टू रिवाइज, सेंसरी इंफॉर्मेशन आ गया। इंफॉर्मेशन पहले जाता है सेंसरी रजिस्टर में, फिर जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। शॉर्ट टर्म मेमोरी को बार बार हम रिहर्स करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होता है। कन्वर्टिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी इज नोन एज कंसोलिडेशन। ये हमने लास्ट इसमें भी पढ़ा था। तो दिस इज कंसोलिडेशन। लॉन्ग टर्म मेमोरी जब फिर से शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है तो उसको हम रिट्रीवल बोलते हैं, या याद करना या रिमेम्बरिंग बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल। अभी तक मैंने जितना पढ़ा है एक सिंपल से चार्ट में एक्सप्लेन हो गया है। एग्जाम्स में, थ्योरी में स्पेशली, अगर आप चार्ट्स बनाओगे, डायग्राम्स बनाओगे तो अच्छा, लाइक देखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है और मार्क्स भी हो सकता है थोड़े ज्यादा मिले। ठीक है, सो सेंसरी रजिस्टर फिर से जल्दी से रिवाइज करते हैं, लास्ट टाइम भी देखा था। सो इट इज कॉल्ड एज सेंसरी मेमोरी और सेंसरी स्टोर। इसमें एक एग्जैक्ट कॉपी बनती है ऑफ इनकमिंग इंफॉर्मेशन, लेकिन ये सिर्फ फ्यू सेकेंड्स के लिए रहती है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। तो दो चीजें हैं इसमें। अगर आप कुछ देख रहे हो और आपको कुछ याद रखना है तो उसको आइकॉन बोलते हैं। बेसिकली इट्स अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं जो बोल रही हूं आप वो सुन के याद रख रहे हो तो दैट इज इको। ठीक है, क्योंकि इट इज अ साउंड, ब्रीफ कंटिन्यूएशन होता है और ऑडिटरी सिस्टम में होता है। तो सेंसरी रजिस्टर में आपका आइकॉन बन सकता है, इको बन सकता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी पे आते हैं तो एज द नेम सजेस्ट स्मॉल इंफॉर्मेशन होती है इसमें। जब भी शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में बात करते हैं तो वर्किंग मेमोरी भी सेम ही होती है। शॉर्ट टर्म को वर्किंग मेमोरी बोलते हैं क्योंकि जब आप काम कर रहे हो तो ये काफी यूजफुल होता है। जैसे अगर टीचर बोल रही है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आप नोट डाउन करो या लिखो, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए रख रहे हो, कुछ मिनट्स के लिए या कुछ घंटों के लिए वो आपके मेमोरी में रहेगा, पर फिर वो बाद में चले जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग मेमोरी। तो वर्किंग मेमोरी पे क्वेश्चन आता है तो भी आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी ही लिखना है। सिलेक्टिव अटेंशन हमने देखा था कि हम फोकस करते हैं किसी चीज पे तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है। अब आते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी पे। ये सबसे काम की चीज है क्योंकि सेंसरी और शॉर्ट टर्म जो है वो तो ब्रेन में रहता ही नहीं है। हमारा मेन एम है कि आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके परमानेंटली फिट हो जाना चाहिए ब्रेन के अंदर। सो शॉर्ट टर्म मेमोरी इज कन्वर्टेड टू लॉन्ग टर्म बाय कंसोलिडेशन। ये होता है रिहर्सल से। रिहर्सल मीन्स एक चीज बार बार करना। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग, आपको पढ़ाई में तो ये बहुत काम में आएगा। दो टाइप के रिहर्सल होते हैं, एक है मेंटेनेंस रिहर्सल, एक इलैबोरेटिव रिहर्सल। मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्या है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जो रटने में बहुत अच्छे होते हैं, एक ही चीज बार बार बोलते हैं और फिर वो रट भी लेते हैं। उनको भले ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये है क्या। जैसे उनको अगर बोलो, जैसे अगर उनको कुछ बोलो कि तुम एक पैराग्राफ लर्न कर लो या एक लिस्ट है 10 ऑब्जेक्ट्स की,
लर्न कर लो, वो लर्न कर लेंगे, पैराग्राफ में क्या लिखा है, क्या लिस्ट है, वो उनको कुछ नहीं पता, बस वो वैसा का वैसा बाहर बोल देंगे। सो मेंटेनेंस रिहर्सल इज, अगर आप कुछ रट रहे हो तो इट इज रिपीटिंग द इंफॉर्मेशन साइलेंटली टू प्रोलॉन्ग इट्स प्रेजेंस, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में लॉन्ग टर्म से कन्वर्ट तो हो रहा है, लेकिन एक और वे है लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने का, दैट इज इलैबोरेटिव रिहर्सल, ठीक है। इलैबोरेटिव रिहर्सल का मतलब है कि आपको 10 चीजें दी हैं या एक पैराग्राफ दिया है कि इसको लर्न करो, तो आप पहले समझोगे कि ये पैराग्राफ का मीनिंग क्या है, ये पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होते हैं, आपके पास पुरानी कोई इंफॉर्मेशन है जो ये पैराग्राफ से मिलती जुलती है, तो दिस इज कॉल्ड एज इलैबोरेटिव। तो कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो हर चीज समझ के पढ़ते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस कि रट रहे हो तो मेंटेनेंस है, समझ के इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हो तो इलैबोरेटिव रिहर्सल है, ठीक है। तो इनमें से, दोनों में से, मेंटेनेंस और इलैबोरेटिव में से कौन सा वाला ज्यादा अच्छे से रिटेन रहेगा या ज्यादा एग्जैक्टली तो जो रटते हो सकता है एग्जाम तक याद रहे, एग्जाम हो जाता है तो फिर भूल जाता है, ठीक है। लेकिन इलैबोरेटिव आप हमेशा याद रखोगे, आपके क्लिनिक्स में भी आप बैठोगे या 10 साल बाद भी, बिकॉज आपने वो इंफॉर्मेशन समझी, आपके ब्रेन में वो बहुत अच्छे से फिट हो गई है, तो यू कैन एक्चुअली टेल अबाउट दैट पैराग्राफ बहुत सालों बाद भी अच्छे से आप समझा सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, लर्न करना है, इलैबोरेटिव रिहर्सल बेटर है। आप समझ के लर्न करेंगे तो वो ज्यादा देर तक रहेगा और याद करना भी इजी रहेगा, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है, याद रखो कि मोर और लेस परमानेंट होती है, इट इज स्टोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, ठीक है। आपके ब्रेन को अगर लगता है कि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो फिर वो स्टोर हो जाएगी। अगर आप स्टार्टिंग से ही सोचोगे अरे ये चैप्टर तो अच्छा नहीं है, ये तो एग्जाम में पूछते नहीं है या मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो वो ब्रेन भी सबकॉन्शियस में सोचता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, तो इसको याद मे बी हम थोड़ा लेस कैटेगरी में रख दे और याद ना रखें, ठीक है। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोर्स, ठीक है। ये अगेन हमने लास्ट टाइम भी देखा था, पर ये इंपॉर्टेंट है बिफोर गोइंग टू सेमांटिक मेमोरी एंड एपिसोडिक मेमोरी। एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी का इनटू टू, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट, ठीक है। एक्सप्लिसिट को डिक्लेरेटिव मेमोरी भी बोलते हैं, इम्प्लिसिट इज नॉन डिक्लेरेटिव। आई नो दोनों वर्ड्स बहुत सिमिलर है और कंफ्यूजिंग है, तो कोई एक याद रख लो और वो दूसरा उसका ऑपोजिट है, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट मेमोरी में क्या होता है कि आपको कॉन्शियसली रिकॉल करना होता है, और इम्प्लिसिट मेमोरी में रिकॉल नहीं करना होता है। सो आई हैड गिवन द एग्जांपल कि अगर साइकिल चलाना है तो आप बैठते हो और साइकिल चलाने लगते हो, आपको याद नहीं करना पड़ता है कि पहले पेडल डालना है, फिर सीट पे बैठना है, फिर दूसरा पेडल डालना है, ऐसे आप बैठ के याद नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्ट चला रहे हो। लेकिन अगर आपको बोला गया कि हाँ आपके 3 साल पहले बर्थडे पार्टी पे कौन कौन आया था, तो फिर आपको याद करना पड़ता है, कॉन्शियसली याद करना पड़ता है। सो दिस इज डिक्लेरेटिव एंड इम्प्लिसिट। इनको भी सब डिवाइड किया है, तो explicit और declarative memory can be subdivided into semantic and episodic. Easy वाला पहले याद रखते हैं, episodic, ठीक है। एपिसोड्स किस चीज के होते हैं? टीवी सीरीज के, ठीक है। तो वैसे याद रखो कि आपके भी लाइफ में जो एपिसोड्स हो रहे हैं, जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, वो स्टोर हो जाएंगे एपिसोडिक मेमोरी में, ठीक है। सो जैसे मैंने बोला था कि वो बर्थडे पार्टी का एग्जांपल, कि 3 साल पहले आपके बर्थडे पार्टी में कौन कौन आया था, कैसी थी, कहाँ पे थी, तो वो आ जाएगा एपिसोडिक मेमोरी में। सिमेंटिक मेमोरी जो है वो रटने वाली मेमोरी है, तो दे आर द फैक्ट्स, जनरल नॉलेज। तो जैसे बनाना येलो होता है, साल में
12 महीने होते हैं, स्पाइडर्स हैव 8 लेग्स, ठीक है। तो ये फैक्ट्स है और इनको कुछ कर नहीं सकते, आपको वैसे के वैसे वो फैक्ट्स लर्न करना है। और जब भी कोई आपको पूछता है कि हाँ स्पाइडर्स के कितने लेग्स होते हैं, आपको एक्चुअली सोचना पड़ता है और फिर याद करते हो आप। सो सिमेंटिक मेमोरी इज योर फैक्ट्स, एपिसोडिक मेमोरी इज द इवेंट्स विच आर हैपनिंग। अब आते हैं इम्प्लिसिट मेमोरी पे। इम्प्लिसिट में भी दो है, एक है प्रोसीजरल मेमोरी, एक है क्लासिकल कंडीशन। प्रोसीजरल मेमोरी बेसिकली हाउ टू ड्राइव अ कार या हाउ टू राइड अ बाइसिकल, हाउ टू ब्रश योर टीथ, ये सब चीजें आप रोज याद नहीं करते हो, ये तो ऑटोमेटिकली आप करते रहते हो। तो दिस इज नोन एज प्रोसीजरल मेमोरी। बेसिकली स्किल्ड मेमोरी के अंदर भी ये आता है। क्लासिकल कंडीशनिंग यानी आपके जन्म से जो रिफ्लेक्सेस हैं, जैसे स्नीज करना या डरावनी चीजों से डरना, तो ये एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से पहले से ही आप में इनबिल्ट होता है, तो ये याद अगेन हमको करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। सो अगेन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत सिंप्लीफाई करके विथ एग्जांपल्स देके समझाया है। ये समझा है, आगे बढ़े, ठीक है। सो अगेन जस्ट रिवाइज करते हैं, टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, प्रोसीजरल और इम्प्लिसिट। तो इसमें लर्न्ड स्किल्स आते हैं, और डिक्लेरेटिव मेमोरी जो है इसमें सिमेंटिक और एपिसोडिक आ रहा है। सिमेंटिक इज योर फैक्ट्स, एपिसोडिक इज योर एक्सपीरियंसेस, ठीक है। सो जस्ट टू रिकैप, सेंसरी मेमोरी आया जो बहुत सेकेंड्स के लिए होता है, जिसमें आइकॉन फॉर्म हो रहा है, इको फॉर्म हो रहा है। फिर आता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी को वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं। शॉर्ट टर्म से फिर आप बार बार रिहर्स करते हो बाय मेंटेनेंस रिहर्सल या इलेबोरेटिव रिहर्सल, तो होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में दो है, प्रोसीजरल और इम्प्लिसिट, डिक्लेरेटिव एक्सप्लिसिट। अब इसमें आते हैं सिमेंटिक और एपिसोडिक, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में इट इज परमानेंट स्ट्रक्चरल चेंज। ये भी लास्ट टाइम देखा था कि जब भी आप कुछ याद करते हो, समझो आपने एक चैप्टर पढ़ा, तो आपके दिमाग में ना कुछ कुछ न्यूरॉन्स बन जाएंगे जो उस चैप्टर के रहेंगे, और वो न्यूरॉन्स पहले नहीं थे, न्यूरॉन्स या साइनेप्सिस जो है। तो आपके दिमाग के अंदर एक्चुअली परमानेंट चेंजेस हो रहे हैं बिटवीन द एग्जिस्टिंग न्यूरॉन्स। ये होता है बिकॉज ऑफ एक्टिवेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन्स, उससे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस से साइनेप्टिक कनेक्शंस बनते हैं, ग्रेटर ब्रांचिंग हो रहा है, इंक्रीज सिग्नल ट्रांसमिशन। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ लर्न कर रहे हो तो ये बस न्यूरोट्रांसमीटर लेवल पे चल रहा है, केमिकल लेवल पे चल रहा है, एक्चुअली नई चीजें बन रही है आपके दिमाग के अंदर, एंड दैट इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। कंसोलिडेशन तो हमने देखा था क्या है, हाँ, मैकेनिज्म्स याद रखो, जस्ट एट योर लेवल, बहुत ऊपर ऊपर से लर्निंग और मेमोरी में कैल्शियम चैनल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो मोस्टली कैल्शियम का इंपॉर्टेंस होता है, सोडियम चैनल एक्टिवेशन से भी होता है, ठीक है। NMDA रिसेप्टर्स होते हैं, AMPA रिसेप्टर्स। सो दिस इज ओह जस्ट 1 सेकेंड, हेलो, मैं क्लास ले रही हूँ, ठीक है। सो जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, ठीक है। दिस इज, ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है। आपने कोई चैप्टर पढ़ा तो ये फायरिंग स्टार्ट हो गई, फायरिंग स्टार्ट होके न्यूरोट्रांसमीटर्स आ रहे हैं, कंटिन्यूड आप पढ़ रहे हो चैप्टर को, एक बार रिवाइज किया, 2 बार 3 बार रिवाइज किया, तो बार बार ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। रिलीज होके ये देखो, पहले ये राउंड था, अब ये ऐसा बन गया, ठीक है। तो एक्चुअल चेंजेस हो रहे हैं स्ट्रक्चर पे, ये भी थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे हैं विद कंटिन्यूड स्टिमुलेशन, लेकिन जब लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ भी चेंजेस हो रहे हैं। तो दोनों न्यूरॉन्स जो है, प्री साइनेप्टिक वाला और पोस्ट साइनेप्टिक वाला, दोनों न्यूरॉन्स में एक्चुअल स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं,
और ये हो रहा है क्योंकि बार बार फायरिंग हो रहा है, ठीक है। सो वो पॉइंट याद रखो। अगेन डरना नहीं है ये देख के, मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि बेसिकली कैल्शियम चैनल जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं वो कैल्शियम, सोडियम और वो AMPA रिसेप्टर के लेवल पे हो रहा है। अगर किसी को एक्स्ट्रा कुछ याद करना है तो, बट यू नीड नॉट रिमेंबर दिस इज जस्ट सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो NMDA रिसेप्टर्स जो है वो यहाँ पे होते हैं। जो न्यूरोट्रांसमीटर आ रहा था वो है ग्लूटामेट, ठीक है। तो ग्लूटामेट इंपॉर्टेंट है और NMDA रिसेप्टर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो चेंजेस हो रहे हैं बार बार फायरिंग की वजह से, इस चेंज को लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चरल चेंज विच इज हैपनिंग। सो ये तो हो गया मॉलिक्यूलर लेवल। अब मेमोरी स्टोर कैसे होती है, ठीक है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसिंग। कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसिंग का मतलब है कि अगर आपको पुरानी कोई चीज याद है और वो पुरानी से आप नया एसोसिएट करते हैं तो फिर ज्यादा अच्छे से वो स्टोर होती है, ठीक है। बहुत सिंपल एग्जांपल देते हैं कि आप पढ़ते हो कि एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं, ठीक है। एनिमल्स में भी मैमल्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं। तो अगर आपने पढ़ा होगा कि या ट्रीज होते हैं ओक, और फ्लावर्स होते हैं ट्यूलिप और रोज, ठीक है। तो आपके ब्रेन को ऑलरेडी पता है कि रोज जो है एक फ्लावर है, ठीक है। तो जब कोई और आपको बोलेगा कि ट्यूलिप भी एक फ्लावर है, तो फ्लावर की जितनी प्रॉपर्टीज है, प्लांट्स की जितनी प्रॉपर्टीज है, वो ब्रेन ऑटोमेटिकली याद करता है कि हाँ जो रोज की है वही ट्यूलिप में भी कॉपी पेस्ट हो सकती है। इसीलिए अगर आप पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ नई इंफॉर्मेशन एसोसिएट करते हो तो फिर वो चीज भूलना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए आप जब पढ़ाई भी कर रहे हो तो अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो पुराने टॉपिक से रिलेटेड है, आपने पहले पढ़ा होगा, जैसे हम पहले एनाटॉमी पढ़ते हैं, फिर पैथोलॉजी पढ़ते हैं कि नॉर्मल क्या है फिर एबनॉर्मल क्या है, तो इसीलिए this is known as constructive processing. So information in the long term memory is most likely stored in a network like structures, ठीक है। जैसे आपके कंप्यूटर में भी सेव होती है ना चीजें, आप एक फोल्डर बनाते हो साइकेट्री का, फिर दूसरा फोल्डर आप बनाओगे मेडिसिन का, तीसरा सर्जरी का, तो फिर उसके अंदर एक एक लेक्चर स्टोर होता है। तो आपके ब्रेन में भी एग्जैक्टली वैसे ही स्टोर होता है। ब्रेन फोल्डर्स बनाता है और आपने गलती से मेडिसिन वाले फोल्डर की जगह सर्जरी वाले फोल्डर में डाल दिया तो कंफ्यूजन होता है। तो दैट इज वाई आप ब्रेन को जितना ज्यादा यूज करेंगे, पुरानी इंफॉर्मेशन याद कर करके नई इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे तो ऑलवेज बेटर है, ब्रेन को बहुत हेल्प होता है। So they are an efficient way to organize interrelated concepts in a meaningful way, ठीक है। when we learn or experience something new and connect it with previously stored information, the process is known as assimilation, ठीक है। तो important याद रखना है कि पुराने से नए में अगर आप करोगे तो बेटर है। ये रिकैप है अगेन, लास्ट टाइम हमने किया था। सेंसरी स्टोर इज व्हाट यू सी, व्हाट यू हियर, कुछ सेकंड्स के लिए ही रहता है। एग्जाम्पल जैसे ये आप देख रहे हो, तो दिस इज अ मेमोरी स्टोर। शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत कम इंफॉर्मेशन होती है, कैपेसिटी बहुत कम होती है। नॉर्मल लोगों में 7 ± 2 आइटम्स। तो जैसे आपको अगर 15 चीजें बोली याद करने, तो 15 में से आप मोर और लेस 9 चीजें अच्छे से याद कर सकते हो इन शॉर्ट टर्म मेमोरी। अगेन ये कुछ सेकेंड्स के लिए रहता है। जैसे अगर कोई टेलीफोन नंबर है तो वो आप वो टाइम पे टाइप करते टाइम याद रखोगे, पर उसके बाद कोई बोलेगा कि क्या फोन नंबर था तो ऑब्वियसली याद नहीं होता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी का कोई स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, जितनी इंफॉर्मेशन आप याद करना चाहते हो आप कर सकते हो। लाइफ टाइम स्टोर्ड होता है अगर अच्छे से स्टोर करो तो।
जैसे यू रिमेम्बर द हाउस वेयर यू लिव्ड व्हेन यू वर 7 years old, तो अगर बहुत पुरानी मेमोरी भी आप याद करना चाहते हो तो याद आ सकती है, तो उसमें कोई कैपेसिटी नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, लॉन्ग टर्म मेमोरी का ये फायदा होता है। अब आते हैं रिट्रीवल पे, ठीक है, दिस इज जस्ट द लास्ट पार्ट। तो एक 5 मिनट, रिट्रीवल ऑफ मेमोरी क्या होता है? It is the process of accessing information stored in long term memory. तो आपका बहुत बड़ा कंप्यूटर है जिसमें बहुत सारी चीजें स्टोर्ड है, उसमें से आप वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कैसे निकालोगे? तो दो चीजें हैं, रिट्रीवल क्यूज एंड रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस. So retrieval cues are stimuli that help people retrieve the memories. ठीक है, ये कुछ कुछ क्लूज होते हैं, क्यूज यानी क्लूज ही होता है वो, ठीक है. Retrieval cues can be present in the external environment, such as sound, smell, sights. Retrieval cues can also be internal, like physical states or feelings. तो ये आपने देखा होगा कि आप एक रूम में रहते हो, तब आपको कोई चीज याद रहती है, फिर आप सोचते हो कि हाँ ये मैं याद रखूंगा, फिर दूसरे रूम में चले जाते हो तो याद नहीं आता है, फिर वापस उस रूम में जाओगे तो फिर से याद आ जाएगा, क्योंकि उस स्टेट में, उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो क्लूज होते हैं, वो क्लूज आपके दिमाग को याद करवाते हैं वो चीज. एंड फिजिकल स्टेट्स एंड फीलिंग्स, जैसे आप बहुत खुश हो और उस टाइम पे कुछ मेमोरी फॉर्म हो रही है, तो एक्सक्यूज मी, वो सेम मेमोरी जो है वो जब आप सैड रहोगे तब याद नहीं रहती है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना. अब आते हैं रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसेस पे. तो रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसेस में excuse me. So when we are trying to recall, memory consists of, हाँ ठीक है, so जब हम recall करने की कोशिश करते हैं नहीं it's okay. So जो स्टोर होता है और जो एनकोड होके स्टोर होता है वो ही याद आएगा, ठीक है. सो अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया आपने रिहर्स नहीं किया तो वो फिर याद नहीं आएगा, ठीक है. सो एनकोडिंग इज इम्पोर्टेंट, स्टोरेज इज इम्पोर्टेंट. ये दोनों अगर नहीं हुआ तो फिर रिकंस्ट्रक्ट नहीं होगा, याद नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आस्क्ड टू रिमेम्बर अ स्टोरी, the individual words and details are rarely recalled verbatim, ठीक है. सो रिकंस्ट्रक्टिव का मतलब है कि एग्जैक्टली अगेन आपके बर्थडे पार्टी का ये याद करते हैं कि आपको एग्जैक्टली पूरा वर्ड टू वर्ड तो याद नहीं होगा कि बर्थडे पार्टी एग्जैक्टली 5:07 पे स्टार्ट हुई थी, इतने इतने लोग आए थे. हो सकता है एक या दो फ्रेंड्स जो नहीं आए हो, पर वो भी आपके ब्रेन ने इंटरप्रेट किया होगा कि वो आए होंगे बिकॉज ये तो मेरे काफी क्लोज फ्रेंड्स हैं. सो समटाइम्स ये जो है इंटरप्रिटेशन एंड रिलेशनशिप ऑफ द स्टोरी पे डिपेंड होता है. सो मेमोरी कभी कभी आपको धोखा दे सकती है, ठीक है. एन एग्जाम्पल includes remembering a beach ball when recalling a day at the beach, even though there was no beach ball. हम सोचते कि हाँ बीच पे गए थे तो probably beach ball भी हो गए. So this is known as reconstructive process, ठीक है. So अगर आप exactly आंसर पूरा का पूरा वैसा नहीं लिखते हो एग्जाम में तो भी हम मार्क्स दे देते हैं, क्योंकि रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, थोड़ा बहुत आगे पीछे इट्स ओके, ठीक है. इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आप में से कितने लोग चाय या कॉफी पी पी के पढ़ाई करते हैं? हाथ ऊपर करो. मैं भी करती हूँ तो मुझे पता है काफी, ठीक है. सो दिस इज स्टेट डिपेंडेंट लर्निंग व्हेन मेमोरी रिट्रीवल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बॉडी स्टेट. सो हाँ, आप सब सोच रहे होंगे कि पीना चाहिए, बट अगर चाय पीते पीते आप कुछ
लर्न कर रहे हो या कुछ मेमोरी स्टोर कर रहे हो, तो उसके रिट्रीवल में भी उस चाय का लेवल आपके ब्रेन में चाहिए होगा। चाय तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इतना डरने की बात नहीं है, लेकिन हम बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं, पेशेंट्स अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहल पी के वो जो भी हो रहा है आसपास उनको स्टोरी याद होती है या जो इवेंट हुआ था वो याद होता है, नेक्स्ट डे वो भूल जाते हैं, लेकिन जब वो फिर से अल्कोहल पीते हैं तो उनको याद आ जाता है। ठीक है, सो इसीलिए चाय वाला एग्जाम्पल थोड़ा माइल्ड हो गया, बट दिस डज हैपन। एंड व्हाई डज दिस हैपन? स्टेट डिपेंडेंट लर्निंग। ठीक है, क्योंकि आपके ब्रेन को एग्जैक्टली वो स्टेट चाहिए होता है टू रिमेम्बर वॉट एवर हैपेंड, या जो भी मेमोरी फॉर्म हुई है वो एग्जैक्ट उस स्टेट में ही फॉर्म हुई है और वो रिट्रीव भी उसी स्टेट में होगी। सो दिस इज नोन एज स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी। तो बहुत ज्यादा चाय और कॉफी मत पियो पढ़ते हुए, थोड़ा बहुत पी सकते हो, पर बहुत ज्यादा पियोगे तो फिर याद करने में डिफिकल्टी होती है। ठीक है, सो इफ योर बॉडी स्टेट इज द सेम एट द टाइम ऑफ लर्निंग एंड रिट्रीवल, ठीक है, रीलर्निंग नाम से पता चल रहा है लर्निंग समथिंग अगेन विच वॉज प्रीवियसली लर्नड, एंड इसमें इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, बस इतना याद रखो कि समझो आपने एक चैप्टर पढ़ा, अच्छे से नहीं पढ़ा या ध्यान देके नहीं पढ़ा, और फिर आपको 3 महीने बाद उस पर एग्जाम देना है, तो 3 महीने बाद जब आप चैप्टर फिर से पढ़ते हो तो आपको उतना टाइम नहीं लगता है पढ़ने में, जैसे मे बी फर्स्ट टाइम 1 घंटा लगा, सेकेंड टाइम आपको 45 मिनट्स लगेंगे, थर्ड टाइम आधा घंटा लगेगा। क्यों? क्योंकि ये रीलर्निंग है, फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन नहीं है। तो रीलर्निंग में द अमाउंट ऑफ टाइम इज सेव्ड, आपको टाइम हमेशा कम लगता है। दीज आर बेसिकली ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो इनसे अब आप लोग मुझे बताओ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग, आपको क्या क्या लगता है कि मेमोरी किस किस चीजों से अफेक्ट हो सकता है या कैसे? स्ट्रेस, ओके, वेरी गुड। हाँ, ड्रग अब्यूज, हाँ हाँ, एज, हाँ, ये तो डिमेंशिया वाले आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, पर है कि हाँ यंग एज में हम ज्यादा याद रख सकते हैं, ओल्ड एज में कम। क्या? नहीं नहीं, ये वाले अभी जो चैप्टर पढ़ा है या अभी जो स्लाइड्स देखी है, चलो मैं एक बता देती हूँ ताकि तुम लोगों को आइडिया आ जाए। एक है कि सिलेक्टिव अटेंशन देते हो, ठीक है, यानी ध्यान दे के पढ़ते हो। और क्या क्या हो सकता है? बार बार पढ़ते हो तो, ठीक है, बार बार पढ़ने में क्या दो ऑप्शंस है आपके पास? मेंटेनेंस, रिहर्सल एंड इलेबोरेटिव। ठीक है, अगर चूज करना रहा तो कौन सा चूज करो? वेरी गुड, सो इलेबोरेटिव रिहर्सल इज ऑलवेज बेटर। ठीक है, एंड शॉर्ट टर्म से फिर वो लॉन्ग टर्म में हो जाएगा कन्वर्ट। एक बार आपको याद करना है तो आपको क्या लगेगा, दो क्या चीजें होती है जब याद करते हैं कुछ? तो नहीं, रिहर्सल तो हो गया, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है? रिट्रीवल क्यूज। ठीक है, आई नो ये सब नया है। हाँ हाँ, तो रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस एंड रिट्रीवल क्यूज। ठीक है, आपको, आपने भले ही वो 10 बार चैप्टर पढ़ा हो, आपके दिमाग में कुछ कुछ रिट्रीवल क्यूज होना बहुत जरूरी है। वो क्यूज अगर नहीं होंगे तो फिर याद नहीं आएगा। एंड दूसरा है रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, जिसमें एग्जैक्ट सेम वो याद नहीं आएगा, हो सकता है थोड़ी बहुत चीजें चेंज हो, बट दैट इज फाइन। ठीक है, और कोई डाउट्स है? और कुछ पूछना है? कभी कोई डाउट्स नहीं होते। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। Today we are again continuing with the last part of memory lecture,
एंड दिस इज लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज इसमें हम लास्ट में पढ़ेंगे कि मेमोरी इंप्रूव कैसे करते हैं, ठीक है। सो पहले हम देखेंगे प्रोस्पेक्टिव मेमोरी क्या होता है, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी कि मेमोरी इन चाइल्डहुड क्या होता है, मेमोरी इन ओल्ड एज क्या होता है। सो आई एम डॉक्टर स्वालेहा मुजावर एंड लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। व्हाई इज मेमोरी इंपॉर्टेंट? मेमोरी पे क्यों इतना लेक्चर हो रहा है? बिकॉज मेमोरी इज लाइक अ मसल। आप वो मसल जितना यूज करते हैं वैसे वैसे मसल बिल्ड होता है ना। जिम में जितना ज्यादा जाएंगे, उस मसल को जितना यूज करेंगे, वो मसल उतना स्ट्रांग होगा, और फिर अगर कोई आपको उस मसल पे मारेगा या आप किसी को मारोगे तो वो स्ट्रेंथ उसकी अच्छी होगी। मेमोरी भी वैसे ही होता है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा मेमोरी यूज करूंगा या करूंगी एग्जाम में, और फिर बाद में मेरे ब्रेन की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी या ब्रेन थक जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जितना ज्यादा ब्रेन को यूज करोगे उतना वो और स्ट्रांग होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, द मोर इट इज यूज्ड द बेटर। इफ यू डोंट यूज इट, मेमोरी आपकी खत्म होने लगेगी। यूज इट और लूज इट वाला फिनोमिना होता है मेमोरी में, ठीक है। एंड लर्निंग इफेक्टिव मेमोराइजिंग ट्रिक्स जो होती है, जो हम एंड में पढ़ेंगे, उसमें कुछ कुछ हम बताएंगे कि क्या क्या आप निमोनिक्स यूज कर सकते हैं, क्या क्या लाइंस या कोई बड़े पार्ट, बड़े नंबर्स या कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स आपको याद करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट विल लर्न अबाउट द प्रोस्पेक्टिव मेमोरी, मेमोरी इन चाइल्डहुड, मेमोरी एजिंग, एंड देन हाउ टू इम्प्रूव योर मेमोरी, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिव मेमोरी का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगेन दिस कैन बी आस्क्ड एज एन एमसीक्यू ऑल्सो। सो कुछ कुछ वर्ड्स हैं। वर्किंग मेमोरी क्या होती है? जो आपकी इमीडिएट मेमोरी है, या इमीडिएटली आपके दिमाग में कोई चीज रहती है। जैसे ओटीपीज हैं, ठीक है। तो डिलीवरी वाले भैया आपको पूछते हैं कि अभी ओटीपी बता दो, तो आप वो ओटीपी उसको बता देते हो, उसके बाद ओटीपी भूल जाते हो। एक हफ्ते बाद अगर कोई आपको ओटीपी पूछेगा तो वो याद नहीं रहने वाला है। तो वर्किंग मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है वो इवेंट्स या फैक्ट्स है, कि जब आप स्कूल में थे तो कल्चरल प्रोग्राम में क्या क्या करते थे, या प्राइम मिनिस्टर कौन है इंडिया का। तो ये कुछ कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ कुछ इवेंट्स होते हैं जिनको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होता है? पिछला वाला, यानी जो हो के चले गया, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव मेमोरी यानी आगे वाले टाइम में आप उस चीज को यूज करने वाले, यानी ये चीज हुई नहीं है लेकिन आपको ये याद रखना है कि आगे जाके अगर ये होता है तो फिर दिमाग में ये चीज रहनी चाहिए। लाइक योर टू डू लिस्ट, कि अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि घर जाके ये करना है, या ये सब्जेक्ट्स पढ़ाई करने हैं। तो ये सारे आपके आते हैं प्रोस्पेक्टिव मेमोरी। प्रोस्पेक्टिव यानी आगे आने वाला, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म मेमोरी पिछला वाला होता है, आगे आने वाला होता है प्रोस्पेक्टिव मेमोरी। सो पास्ट एंड फ्यूचर, तो दिस इज हाउ यू रिमेंबर, ठीक है। तो अगर एमसीक्यूज आपको इस पे पूछते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट, ठीक है। आपने कभी सोचा होगा कि मेमोरी जो है चाइल्डहुड में थोड़ी सी अलग होती है। जैसे हाँ, स्कूल का कल्चरल इवेंट आपको याद रहेगा, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक आपको पूछेगा कि इस दिन आपने डब्बे में क्या खाया था, या कभी कभार आपको पूछते हैं कि आपकी हिस्ट्री में टीचर कौन थी, तो आपको याद रहता है कि हाँ बहुत अच्छी टीचर थी, अच्छा पढ़ाया था, पर टीचर का नाम नहीं याद आता है, या टीचर के बारे में भी कुछ याद नहीं रहता, बस एक आइडिया होती है कि हाँ हाँ ऐसे था, पर मे बी मुझे याद आ जाए। सो चाइल्डहुड मेमोरीज आर फॉर्म ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ चाइल्डहुड, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आगे का बिहेवियर और फ्यूचर आउटकम्स में ये काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। भले ही आपको याद नहीं होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपके बिहेवियर के लिए, सबकॉन्शियसली बहुत यूज हो रहा है। दीज मेमोरीज आर डिफरेंट फ्रॉम दोज फॉर्म्ड इन adolescence एंड adulthood, ठीक है। तो कैसे ये डिफरेंट होते हैं, कैसे चाइल्डहुड मेमोरीज अलग होती है,
हम देख सकते हैं, ठीक है। तो चाइल्डहुड मेमोरीज में एक फिनोमेना होता है इन्फेंटाइल एमनीजिया, ठीक है। इसमें है कि स्टार्टिंग में, बहुत बचपन में, कि आप जब 6 महीने के थे तब की मेमोरीज तो है नहीं आपके पास, है ना। तो उस चीज को अगर आप याद नहीं रख सकते हो तो उसको हम चाइल्डहुड एमनीजिया या इन्फेंटाइल एमनीजिया बोलते हैं, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आपको अगर याद नहीं रहता है तो डज नॉट मीन कि आपको कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, ठीक है। सो दिस इज अ नॉर्मल फिनोमिना। एक होता है एज ऑफ रिकॉल। 6 महीने में तो आपको याद नहीं कि आपके साथ क्या हुआ, तो कौन सी उम्र से आपको याद होना स्टार्ट होता है? सो दिस इज द एज ऑफ रिकॉल, कि किस एज से आपका रिकॉल स्टार्ट होता है। तो अडल्ट जनरली स्टार्ट रिकॉल 3 to 4 years ऑफ एज, ठीक है। 3 to 4 years ऑफ एज में आप हो सकते हैं प्री स्कूल जा रहे हो, या कोई आपको किंडरगार्टन में डाला होगा और वहां के कोई, हो सकता है आपको फ्रेंड्स याद हो या कोई टीचर याद हो। तो 3 साल के पहले तो याद रखना बहुत मुश्किल होता है। 3 साल से आपकी मेमोरीज फॉर्म होना स्टार्ट होती है। ऑन एन एवरेज 4.7 years ओल्ड एक्सपेरिमेंट्स में प्रूव हुआ है, ठीक है। ये तो नॉर्मल फिनोमेना हो गया। अब अगर कोई ट्रॉमा होता है, कोई अब्यूज होता है, तो उसका क्या है? यूजुअली उसका कट ऑफ एज जो होता है वो 5 to 7 years होता है, ठीक है। सो इंडिविजुअल्स हु एक्सपीरियंस ट्रॉमेटिक और अब्यूजिव चाइल्डहुड मे रिपोर्ट अ लॉन्गर पीरियड ऑफ चाइल्डहुड एमनीजिया। तो उनका जो एज ऑफ रिकॉल है वो 7 years तक के भी जा सकता है, ठीक है। सो क्यों इंपॉर्टेंट है चाइल्डहुड मेमोरीज? एक तो आइडेंटिटी फॉर्मेशन के लिए, कि मैं कौन हूँ, मेरे वर्ल्ड में मेरी क्या पोजीशन है, हाउ डू आई डील विद दिस वर्ल्ड। तो दिस इज योर आइडेंटिटी फॉर्मेशन। सेकेंड है इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इमोशनल डेवलपमेंट में ये है कि आप रोते हो तो मदर खाना ला के देती है, तो आप सीखते हो कि हाँ, रोने से खाना मिलता है। लेकिन स्कूल में आप जाके रोने लगते हो तो टीचर फिर पनिश करती है, डांटती है। तो फिर थोड़ा आप समझते हो कि नहीं, रोना नहीं चाहिए, पब्लिक में रोना नहीं चाहिए, या शोर नहीं करना चाहिए। और खाना मांगने के लिए हम बोल भी सकते हैं टीचर को कि भूख लगी है। तो दिस इज हाउ योर इमोशनल डेवलपमेंट ऑल्सो स्टार्ट्स। बिहेवियरल पैटर्न भी, डिसीजन मेकिंग क्या सही है क्या गलत है, ये सब चीजें भी डेवलप होती है। एंड इसीलिए चाइल्डहुड मेमोरीज भले ही आपको याद नहीं हो, पर इम्पोर्टेंट बहुत होती है, ठीक है। अब जाते हैं एजिंग। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, या आपने देखा होगा कि ओल्ड एज में बोलते हैं कि मुझे कुछ याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं, तो उसका क्या है, ठीक है। एजिंग में एपिसोडिक मेमोरी कम होते जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, एपिसोडिक मेमोरी कम हो रही है। एपिसोडिक मेमोरी का मतलब है कि डे टू डे इवेंट्स क्या हुए थे। तो आपने देखा होगा, बहुत ओल्ड कोई इंसान है, उसको पूछते हैं कि अरे कल ही बर्थडे पार्टी हुई थी आपके घर पे, तो वो बोलेगा नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं। तो दिस इज योर एपिसोडिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी जो है, दैट इज मेमोरी अबाउट फैक्ट्स और नॉलेज, ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपका नॉलेज बढ़ता है, आप नई नई चीजें सीखते हो। तो जो बड़ी उम्र वाले लोग होते हैं, यूजुअली उनका नॉलेज बेस बहुत ज्यादा होता है। तो एपिसोडिक मेमोरी कम होती है, लेकिन सिमेंटिक मेमोरी बढ़ती है विथ एज। प्रोसीजरल मेमोरी मोर और लेस सेम होती है। प्रोसीजरल मेमोरी में क्या क्या आता है? डेली के काम हो गए, जैसे साइकिल चलाना, स्विमिंग करना। तो ये मोर और लेस सेम होती है, बढ़ती भी नहीं है, कम भी नहीं होती है। वर्किंग मेमोरी कम होते जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हो सकता है ओटीपीज उनको देख के बोलना पड़े, या एकदम से उन्हें याद नहीं होता है, या कोई लंबा नंबर हो तो उन्हें याद नहीं होता है, ठीक है। सो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आपकी एपिसोडिक मेमोरी कम हो रही है, वर्किंग मेमोरी कम हो रही है,
सिमेंटिक मेमोरी बढ़ रही है, प्रोसीजरल मेमोरी सेम ही रहती है। ठीक है, ये सब एमसीक्यू पूछ सकते हैं तो याद रखना है। ठीक है, सो फॉरगेटिंग या एमनीजिया बाय डेफिनेशन क्या होता है? फॉरगेटिंग इज द apparent लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी एनकोडेड एंड स्टोर्ड इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके वो जाके बैठ चुका है, लेकिन फिर भी आपको वो इंफॉर्मेशन रिट्रीव नहीं हो रही है, आप याद नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, एमनीजिया जो है, इट इज अ प्रोफाउंड मेमोरी डेफिसिट ड्यू टू ईदर लॉस, यानी जो एनकोड और स्टोर किया है वो लॉस हो गया है, या फिर नई मेमोरीज बन ही नहीं पा रही है। तो एमनीजिया जो है, बेसिकली क्लिनिकली हम एमनीजिया यूज करते हैं। फॉरगेटिंग हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, जैसे यू नो आई फॉरगॉट कि आज लेक्चर था, या आई फॉरगॉट टू गेट माय मोबाइल। तो फॉरगॉट जब बोलते हैं तब कोई डिसीज नहीं होती है, वो नेचुरल नॉर्मल भी हो सकता है। ठीक है, बट एमनीजिया इज ऑलवेज एबनॉर्मल, एंड एमनीजिया कैन बी ईदर पुराना याद नहीं रह रहा है या फिर नया याद नहीं रह रहा है। नया याद नहीं रह रहा है, आपने कोई मूवी में देखा होगा, कौन सी मूवी थी जिसमें उसको न्यू मेमोरीज फॉर्म नहीं हो रही थी? थोड़ी पुरानी है, इतनी भी लेटेस्ट नहीं, जिसमें आमिर खान था। अरे नहीं, तारे जमीन पर हर बार नहीं, गजनी, गजनी मूवी में उसको न्यू मेमोरीज फॉर्म नहीं होती थी, इसलिए वो टैटू करता था। अगर किसी ने मूवी देखी होगी तो, नहीं देखी तो स्पॉइलर, आई एम सो सॉरी, बट बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू फॉर्म न्यू मेमोरीज, उसने सोचा कि जो भी मेरी न्यू मेमोरीज फॉर्म हो रही है मैं उसको अपने बॉडी पे टैटू कर लूंगा। सो दैट वॉज हिज वे ऑफ डीलिंग विद द एमनीशिया। अब मेमोरी टिप्स पे जाने से पहले लेट्स जस्ट सी कि हमें क्यों याद नहीं रहता है, व्हाई डू वी फॉरगेट। ठीक है, तो सबसे पहले हो सकता है एनकोडिंग फेलियर, यानी मेमोरी फॉर्म ही नहीं हुई है। आपकी जो भी इनकमिंग इंफॉर्मेशन आ रही है, आपको वो फॉर्म नहीं होने का रीजन है कि आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, तो आप बैठे हो, आपके फाइनल एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, पर आपका ध्यान नहीं है, ध्यान इधर उधर है। ठीक है, तो वो मेमोरी एनकोड ही नहीं हो रही है, वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में जा ही नहीं रही है, तो ऑब्वियसली यू विल फॉरगेट इट। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया कि इंफॉर्मेशन आ रही है लेकिन वो पूरा लॉन्ग टर्म तक गई नहीं, इसलिए फॉरगॉटन में चले गई। मेमोरी ट्रेसेस जो है, मेमोरी ट्रेसेस यूजुअली वर्किंग मेमोरी में बनता है। तो मेमोरी ट्रेसेस का मतलब है कि अगेन ओटीपी। ठीक है, तो जब भी आप कोई ओटीपी याद रखते हो, एक 6 नंबर आप याद रखते हो, तो क्या रहता है, एक ट्रेस बन जाता है आपके दिमाग में। वो ट्रेस अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी तक अगेन नहीं पहुंचता है तो वो फॉरगॉटन हो जाता है। ठीक है, अब आता है मेमोरी डीके। व्हेन मेमोरी ट्रेसेस बिकम वीकर एंड वीकर, यूजुअली शॉर्ट टर्म मेमोरी के साथ होता है, तो उसको हम मेमोरी डीके बोलते हैं। डीके यानी कि कुछ सड़ जाता है, कुछ खराब हो जाता है। तो मेमोरी जो है प्रॉपर लॉन्ग टर्म तक नहीं जा पाई, तो उसको मेमोरी डीके बोलते हैं। ठीक है, सो अगेन सबसे पहले जो हमने स्टार्टिंग की स्लाइड्स में देखा कि आप दिमाग जितना ज्यादा यूज करोगे उतना अच्छी मेमोरी स्ट्रांग होती जाएगी। तो अगर आप यूज नहीं करोगे तो फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वीक होती जाएगी और फिर वो लॉस्ट हो जाएगी। तो वी फॉरगेट क्योंकि हम उस चीज को यूज नहीं करते। अगर आपने 3 महीने पहले एक चैप्टर पढ़ा था और आप सोचोगे कि हाँ वो फाइनल एग्जाम में मुझे रिकॉल हो जाएगा, तो ऐसे नहीं पॉसिबल है। आपको बार बार वो रीड करना पड़ेगा, एक रिवीजन, 2 रिवीजन, जितनी रिवीजन बढ़ती जाएगी उतनी वो मेमोरी स्ट्रांग होती जाएगी और उतना आपको रिकॉल करना भी इजी जाएगा। सेकंड होता है मेमोरी क्यूज। ठीक है, तो मेमोरी क्यूज या मेमोरी क्लूज जो है उसका मैं कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। तो आपका दिमाग जो है वो एक कंप्यूटर की तरह है और आपकी जो मेमोरी है वो सीपीयू में स्टोर्ड है, लेकिन
सीपीयू में कुछ 100 फाइल्स होंगी जो स्टोर्ड होती है, तो आपको एक स्पेसिफिक अगर फाइल ढूंढनी है तो आप क्या करते हो कंप्यूटर में? सर्च करते हैं। वेरी गुड। ठीक है, तो आपको समझो मेमोरी वाले चैप्टर की फाइल खोलनी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? मेमोरी टाइप करोगे और फिर वो आपको 3-4 ऑप्शंस देगा, इसमें से कौन सी फाइल खोलनी है। ठीक है, तो आप जो सर्च वर्ड डाल रहे हो दैट इज योर मेमोरी क्यू। तो आपके ब्रेन को भी एक सर्च वर्ड की जरूरत होती है, एक क्लू की जरूरत होती है, जिसके बाद वो पूरा का पूरा फाइल रिट्रीव हो जाता है। तो फिर आपको अगर एक वो क्लू याद आ गया तो आपको पूरा का पूरा टॉपिक या पूरा का पूरा चैप्टर भी याद आ जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा जब आप वाइवा देते हो आपको आंसर नहीं आता है तो कभी कभी टीचर्स बोलते हैं कि हाँ इसका ए से स्टार्टिंग है या ये इससे रिलेटेड है, तो वो आपको क्लूज दे रहा है, आपकी मेमोरी को स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद आ जाए। ठीक है, सो मेमोरी क्लूज आर एनी स्टिमुलस associated with a memory which usually enhances the retrieval of a memory. ठीक है, a person will forget if the cues are missing at the retrieval time. तो जब आप याद करने की कोशिश कर रहे हो मेमोरी क्यू जरूरी है। इसमें एक और आपने देखा होगा कि घर पे आप एक रूम में होते हो तब आपको कोई चीज याद होती है, फिर आप दूसरे रूम में जाते हो भूल जाते हो, फिर वापस उस रूम में जाते हो तो वो याद हो जाती है। तो दिस इज ऑल्सो मेमोरी क्यूज। तो जब भी आप पढ़ाई करते हो, आप अगर बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ रहे हो तो मेमोरी क्यूज याद रखो, 2-4 वर्ड्स को अंडरलाइन करो या उसको हाईलाइट करके रखो, दैट विल एक्ट एज योर मेमोरी क्यू एंड वेन एवर यू आर ट्राइंग टू रिकॉल दिस इंफॉर्मेशन वो क्यू आपको काम में आ जाएगा। ठीक है, और देर इज समथिंग कॉल्ड एज इंटरफियरेंस। इंटरफियरेंस का इंग्लिश में मतलब क्या होता है? कि कोई बीच बीच में कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है ना? तो ये भी वही है कि आपकी जो नॉर्मल मेमोरी है, नॉर्मल मेमोरी में अगर कोई इंटरफेयर कर रहा है तो उसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। टेंडेंसी फॉर न्यू मेमोरीज टू इम्पेयर रिट्रीवल ऑफ ओल्डर मेमोरीज एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो अगर आपने अगेन 3 महीना पहले अगर एक टॉपिक पढ़ा है या एक चैप्टर पढ़ा है, अब उसके बाद आपने 3-4 और चैप्टर्स पढ़ लिए, तो हो सकता है वो चैप्टर्स से आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये वाला टॉपिक थर्ड वाले में था, फर्स्ट वाले में था। तो न्यू मेमोरीज जो है ओल्ड मेमोरीज को इंटरफेयर करती है। ठीक है, इसमें 2 टाइप्स होते हैं, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस एंड प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, रेट्रो मींस पुराना, है ना? रेट्रो म्यूजिक बोलते हैं ना, जो पुराना म्यूजिक होता है। तो रेट्रो मींस की न्यू मेमोरीज जो है ओल्ड मेमोरीज को इंटरफेयर कर रही है। ठीक है, तो ओल्ड मेमोरीज को जब प्रॉब्लम देती है न्यू मेमोरीज, उसको रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। प्रोएक्टिव यानी प्रायर लर्निंग, यानी पहले आपने जो लर्न किया था दैट इंटरफियर्स विथ रिकॉल ऑफ लेटर लर्निंग। कोई एक भी आप याद कर लोगे तो ये उसका उल्टा है। ठीक है, सो इवन इफ यू रिमेंबर रेट्रोएक्टिव लर्निंग, उसका ऑपोजिट विल बी योर प्रोएक्टिव लर्निंग। ठीक है, सो रेट्रोएक्टिव में आपने कोई नई चीज सीखी है, चैप्टर बी, वो आपके चैप्टर ए को लर्न करने में अगर प्रॉब्लम कर रहा है, हैम्पर कर रहा है, और उसकी वजह से आप चैप्टर ए याद नहीं कर पा रहे हो, तो दिस इज नोन एज रेट्रोएक्टिव। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कोई एक याद अगर रख लोगे तो दूसरा यू कैन रिमेंबर ऑन योर ओन ऑल्सो। ठीक है, तो न्यू लर्निंग इंटरफियरिंग विथ ओल्ड मेमोरीज, दिस इज रेट्रोएक्टिव लर्निंग। एग्जाम में अगर डायग्राम्स वगैरह बनाओगे तो अच्छा रहेगा और आपको याद करने में भी ज्यादा इजी रहता है। अब आते हैं एमनीजिया पे। एमनीजिया इज बेसिकली अ क्लिनिकल एंटिटी या समथिंग जो हम डायग्नोस कर रहे हैं। तो एमनीजिया 2 टाइप्स के होते हैं, साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल। ठीक है, साइकोलॉजिकल कॉजेज देखते हैं। साइकोलॉजिकल कॉजेज में 2 चीजें आती हैं, सप्रेशन एंड रिप्रेशन। ये दोनों सुनने में एक जैसा ही लगता है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस है। अगेन बिकॉज ये सिमिलर है, एमसीक्यू में ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो रिप्रेशन का क्या मतलब है?
unconsciously pushing painful, embarrassing memories out of your awareness. ठीक है, जिसको मोटिवेटेड फॉरगेटिंग भी बोलते हैं. तो हो सकता है अगेन स्कूल का ही एग्जांपल लेते हैं. स्कूल में कभी आपने खड़े होके कुछ गलत आंसर दे दिया हो या सबने आपका मजाक बढ़ाया जो एम्बैरेसिंग हो, तो वो एम्बैरेसिंग मेमोरी आपका दिमाग अनकॉन्शियसली ही रिप्रेस कर देता है. तो आप याद करने की कोशिश भी करोगे तो वो मेमोरी आपको याद नहीं आएगी. इट इज अ वे दैट योर ब्रेन प्रोटेक्ट्स यू कि एम्बैरेस हो जाओगे, आपको बुरा लगेगा. सो ये हो रहा है अनकॉन्शियसली. ठीक है, आप सोच नहीं रहे हो कि मैं मेमोरी नहीं याद करूंगा, ये अनकॉन्शियस लेवल पे चल रहा है. अगर ये कॉन्शियस लेवल पे चलता है तो उसको सप्रेशन बोलते हैं. अनकॉन्शियस लेवल पे रिप्रेशन होता है, कॉन्शियस लेवल पे सप्रेशन होता है. कॉन्शियस लेवल मींस कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका कोई फ्रेंड आके बोलता है अरे वो मूवी देखी या वो गाना, तो दे लाइक अभी मुझे मत याद दिलाओ. ठीक है, अभी मैं याद नहीं करना चाहता हूँ या अभी मैं भूल जाना चाहता हूँ, एक बार एग्जाम्स हो जाए उसके बाद हम मूवी के बारे में या म्यूजिक के बारे में बात करेंगे. तो आप कॉन्शियसली उस चीज को सप्रेस कर रहे हो. सो कॉन्शियसली पुटिंग समथिंग पेनफुल थ्रेटनिंग आउट ऑफ योर माइंड और ट्राइंग टू कीप इट फ्रॉम एंटरिंग योर अवेयरनेस. ठीक है, सिंपल. बायोलॉजिकल कॉजेज बहुत सारे हो सकते हैं. अगर आपको ट्रॉमा हुआ है तो जैसे हेलमेट पहन के नहीं चला रहे हैं, हेड ट्रॉमा हो गया, तो हो सकता है कि उस मेमोरी का एरिया अगर इफेक्ट हुआ तो वो मेमोरी लॉस्ट हो गई हो. ठीक है, इसमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं. एक होता है रेट्रोग्रेड एमनीशिया, जिसमें इंजरी होने से पहले क्या क्या इवेंट्स हुए थे वो याद नहीं रहते हैं. एंट्रोग्रेड एमनीशिया, इंजरी होने के बाद क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं वो याद नहीं रहता. अगेन गजनी पे अगर जाते हैं तो उसको हेड ट्रॉमा ही होता है और हेड ट्रॉमा के बाद ही इज नॉट एबल टू फॉर्म न्यू मेमोरीज, तो एंट्रोग्रेड एमनीशिया हो रहा है उसको. ठीक है, एंड आई थिंक थोड़ा बहुत रेट्रोग्रेड भी था. ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनीशिया, इसमें ब्लड फ्लो ही बंद हो रहा है आपके ब्रेन को. तो इसीलिए ऑब्वियसली अगर सीपीयू में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है तो सीपीयू काम नहीं करता है, आप मेमोरी रिट्रीव नहीं कर पाते. वैसे ही इसमें हो रहा है कि ब्लड फ्लो अगर स्टॉप हो जाता है ब्रेन को तो आप रिट्रीव नहीं कर पा रहे हो, पर जैसे ही लाइट आती है तो फिर से सीपीयू रिट्रीव करता है, ब्लड फ्लो आता है तो ब्रेन रिट्रीव करता है. ठीक है, इन इलेक्ट्रोकन्वल्सिव शॉक, कभी कभी ब्रेन को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मिल जाए लाइक कन्वल्जन्स, तो भी और मेमोरी में प्रॉब्लम हो सकता है. डिमेंशिया पे तो हमने पूरा लेक्चर ही किया है. सब्सटेंस डिपेंडेंस में भी कभी कभी लोग बोलते हैं कि हाँ दारू पी के मैंने कल क्या किया ये कुछ भी याद नहीं है. सो दिस इज अगेन बिकॉज सब्सटेंस भी मेमोरी फॉर्मेशन में इम्पेयर करता है, प्रॉब्लम करता है. सो दीज आर योर बायोलॉजिकल कॉजेज. अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर पे कि आप मेमोरी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. आपके फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, तो फाइनल एग्जाम में कैसे आप सबसे ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं, लेट्स सी. ठीक है, सबसे पहले ब्रेन यूज इट और लूज इट है. तो पूरा का पूरा ब्रेन आप जितना ज्यादा यूज कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा. तो इफेक्टिव मेमोराइजेशन बिगिंस with using as many functions of the brain as possible. So how can you use it? Images, color, structure, sound, smell, taste, touch, emotion, language. तो आपके ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं, जितना ज्यादा आप उनको यूज करेंगे उतना अच्छा है. तो आजकल तो YouTube आ गया है, तो YouTube पे यू गेट अ विजुअल स्टिमुलस, यू गेट ऑडिटरी स्टिमुलस. तो आपको ऑलरेडी 2 स्टिमुलस आ रहे हैं. उसमें भी जो कलरफुल वाले होते हैं या जिनमें डायग्राम्स होते हैं, यू विल सी दैट दैट इज इजियर टू रिमेम्बर क्योंकि आपका ब्रेन ज्यादा स्टिमुलेट होता है. ठीक है, कुछ कुछ सिंबल्स भी हम यूज कर सकते हैं जैसे ट्रैफिक लाइट, रोड साइंस. ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स मैसेजेस को इजी करने में मदद करता है. तो फर्स्ट पॉइंट इज यूजिंग योर ब्रेन. अब यूजिंग योर ब्रेन में भी बहुत सारे एप्स आ गए, बहुत सारे गेम्स आ गए जो बोलते हैं कि हम आपकी मेमोरी को बढ़ाएंगे या आपके ब्रेन को शार्प करेंगे. तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट्स है, एक है ब्रेन गेम्स और एक है ब्रेन ट्रेनिंग.
ब्रेन गेम्स मीन्स सुडोकू हो गया या कुछ पजल्स और मेजेस हो गए जो एप्स आते हैं, तो दे आर फन, दे इम्प्रूव कॉग्निटिव एबिलिटी, बट इसका कोई रिसर्च बैकिंग नहीं है। तो अगर वो बोल भी रहे हैं आपको कि आपका ब्रेन स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है। ब्रेन ट्रेनिंग का मतलब है जो एक्चुअल साइंटिफिक रिसर्च से बैक्ड है। तो ब्रेन ट्रेनिंग में डेफिनेटली सुडोकू आता है, क्रॉसवर्ड पजल्स आते हैं, तो दीज हैव बीन प्रूवन टू इंक्रीज योर कॉग्निटिव एबिलिटी। तो आपको अगर फ्री टाइम में क्या करना है या क्या हॉबीज अगर आप सोच रहे हैं, तो सुडोकू इज अ वेरी गुड हॉबी टू टेक अप। दूसरा है स्लीप। तो स्लीप बहुत जरूरी है। जब भी दो न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन बनना है, वो आपकी स्लीप में होता है, और वो डीप स्लीप में होता है। डीप स्लीप मीन्स स्टेज 3 स्टेज 4 ऑफ योर स्लीप। तो अगर आपने बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ा है और आपको लग रहा है कि अभी मुझे थोड़ी नींद आ रही है, ब्रेन को थोड़ा ब्रेक की जरूरत है, आप शॉर्ट नैप्स ले सकते हैं। 20-20 मिनट के नैप्स लेंगे तो उस 20 मिनट में जो ब्रेन के कनेक्शंस है वो स्ट्रांग हो जाएंगे, जो साइनेप्सेस है वो स्ट्रांग हो जाएंगे। सो शॉर्ट नैप्स आर बेटर, लेकिन रात को 8 घंटा नींद लेना जरूरी है। आप अगर नहीं सोएंगे तो मेमोरी फॉर्म नहीं होगा, और कोई फायदा नहीं इतना पढ़ने का अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे। सो नैपिंग इज गुड, स्लीपिंग इज गुड, यूजिंग निमोनिक्स इज वेरी गुड। स्पेशली आप लोगों को बहुत सारे इंफॉर्मेशन रटनी होती है, और उसमें रटने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता है। तो ऐसे टाइम पे निमोनिक्स हम यूज कर सकते हैं। तो निमोनिक्स आर मेथड्स फॉर रिमेम्बरिंग इंफॉर्मेशन दैट इज डिफिकल्ट टू रिकॉल। ठीक है, तो डिप्रेशन का एग्जाम्पल लेते हैं। अब आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है डिप्रेशन पे या क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, तो आप कैसे याद रखोगे? एक निमोनिक है सिग ई कैप्स। ठीक है, तो ये निमोनिक में क्या क्या आता है? सुसाइडल थॉट्स, लैक ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट इज डिक्रीज, गिल्ट, एनर्जी इज डिक्रीज, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज, एपेटाइट कम ज्यादा दोनों हो सकता है, साइकोमोटर चेंजेस, एंड दूसरा ऐसे स्लीप। ठीक है, तो ऐसे दीज आर निमोनिक्स जो लोगों ने बनाए हैं। आप खुद के निमोनिक्स भी बना सकते हैं कि आपको याद ही नहीं आ रहा है सिगी कैप्स में सी क्या था, ए क्या था। तो अगर आप खुद के निमोनिक्स बनाओगे तो वो और अच्छे से याद होता है, बिकॉज दैट इज मेड बाय योर ओन ब्रेन, बाय योर ओन माइंड। बट निमोनिक्स आर वेरी वेरी गुड वेज ऑफ रिमेम्बरिंग समथिंग। सेकेंड इज चंकिंग। ठीक है, चंकिंग का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूं आपको कि ये नंबर याद कर लो, तो किसी को याद रहेगा? लॉन्ग टर्म मेमोरी में तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर आपको बोलो कि ये नंबर याद करो, इसमें आपको 2009 दिख रहा है, 1776 दिख रहा है। ठीक है, दिस इज इजियर टू रिकॉल, क्योंकि आपने 4 नंबर को एक ही नंबर में क्लब कर लिया है या चंक कर लिया है। ठीक है, सो मैंने जो पिछला नंबर बताया वो और ये नंबर सेम ही है, लेकिन जस्ट बाय डिवाइडिंग इट इनटू स्मॉल पार्ट्स यू कैन रिमेंबर इट इजी। तो दिस इज कॉल्ड एज चंकिंग। तो अगर आपको अगेन फाइनल एग्जाम में इतना सारा सिलेबस है जो कवर करना है, अगर आप उसको शॉर्ट शॉर्ट में डिवाइड करेंगे तो अच्छा है, और डिवाइड सिमिलर चीजों को डिवाइड करेंगे तो बेटर है। जैसे साइकेट्री का तो हो गया, साइकेट्री में भी आप साइकोलॉजी अलग कर सकते हैं, साइकेट्री अलग कर सकते हैं। तो अगेन आप अपने हिसाब से करोगे तो ऑलवेज बेटर, बट चंकिंग विल डेफिनेटली इंप्रूव योर मेमोरी, मेक लर्निंग वेरी इजी टू यू। अब आते हैं क्रिएटिंग एसोसिएशन। सो मेमोरी इज बेसिकली अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। ब्रेन लर्न्स बाय एसोसिएटिंग न्यू इंफॉर्मेशन विथ ओल्ड इंफॉर्मेशन। तो जब भी आप कोई न्यू इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, अगर आप वो ओल्ड इंफॉर्मेशन के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो बहुत इजीली आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी बैठ जाता है, और ब्रेन से रिट्रीव करने में भी इजी होता है, क्योंकि ऑलरेडी ओल्ड मेमोरी आपकी बनी हुई है। ठीक है, सो लिंकिंग इंफॉर्मेशन विथ फेमिलियर आइडियाज
maybe personal experiences, physical senses is the most powerful means of memorization. ठीक है, तो समझो साइकियाट्री आप पढ़ रहे हो, तो साइकियाट्री तो आपके लिए बहुत नया है, पर आपने प्रीवियस सब्जेक्ट्स में अगर कुछ सिमिलर पढ़ा होगा, जैसे डिमेंशिया का कुछ पढ़ा होगा या काउंसलिंग का आपने पहले कुछ पढ़ा होगा, तो उस ओल्ड इंफॉर्मेशन में अगर उस फोल्डर में आप ये न्यू इंफॉर्मेशन डालोगे तो इट इज इजियर. ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं. इफ यू आर ट्राइंग टू रिमेंबर आइटम्स ऑन अ ग्रोसरी लिस्ट, जैसे आपको रिमेंबर करना है कॉर्न, बनानास एंड मिल्क. ठीक है, या तो आप याद कर सकते हो, बट वहां जाके भूल जाओगे तो फिर कैसे याद रहेगा. आप इमेजेस याद रख सकते हो, या फिर उसको एक कौन सा मिल्क करके भी आप बोल सकते हो. सो यू रिमेंबर कॉर्न एंड बनानास एंड मिल्क. ठीक है, सो दिस इज लिंकिंग ओल्ड एंड न्यू इंफॉर्मेशन. अनफॉर्चुनेटली कभी कभी रटना पड़ता है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है. सो बार बार रिपीट अगर एक चीज करते हैं तो भी वो लर्न होती है. तो रिपीटेशन इज अ वेरी बेसिक लर्निंग टेक्निक्स. एथलेटिक्स यूज करते हैं, बट रिपीटेशन में भी आप थोड़ा बहुत अपने इमेजिनेशन यूज कर सकते हैं कि फ्लैश कार्ड्स बना लो. आपको अगर पता है कि ये इंफॉर्मेशन नहीं याद रहने वाली है, रटना ही है, तो फ्लैश कार्ड बना के रखो. हर हफ्ते में या हर 10 दिन में आप वो देख सकते हैं. रीड द मटेरियल, बोल बोल के याद बहुत लोग करते हैं, तो एक चैप्टर घूम घूम के वो खुद ही बोलते हैं और खुद ही सुनते हैं. ब्रेकिंग द डेटा इनटू क्लस्टर्स, हमने देखा था चंकिंग. एंड राइटिंग लेक्चर समरीज, ये भी काफी यूज होता है, बिकॉज आपका ब्रेन वही रिपीट कर रहा है जो टीचर बोल रहा है, तो एटलीस्ट एक बार तो वो चीज रिपीट हो रही है. सो दिस इज रिपीटेशन. कभी कभी ये मैंने भी यूज किया है एमबीबीएस के टाइम पे, जब हम लोगों को एनाटॉमी में स्पेशली बहुत ब्लड सप्लाई, लंबी लंबी चीजों की याद करनी होती थी. ब्रेन का ही अगर ब्लड सप्लाई देखा जाए तो कैरोटिड आर्टरी से लेके वो लास्ट फ्रंटल लोब तक कितनी ब्रांचेस जा रही है, क्या है, और वो अगेन हमें याद ही करना होता है. तो हमने आर्चेस ऑफ एओर्टा का एक सॉन्ग बनाया था, ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन का एक सॉन्ग बनाया था. तो सॉन्ग बना बना के, राइम कर करके भी आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, अगेन वट एवर सूट्स यू, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ. अगेन टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो डेवलप एंड प्लान फॉर ब्लॉक्स ऑफ स्टडी टाइम. तो एग्जाम के 10 दिन पहले तो पढ़ के कोई पास नहीं हो सकता है, आपको साल भर प्लान करना होता है. तो साल में भी अगर आप प्लान करोगे कि हाँ अभी एग्जाम को 6 महीना है, तो 1 ही घंटा आप पढ़ रहे हो. एग्जाम के 1 महीना पहले ऑब्वियसली आप 4-5 घंटे पढ़ोगे, ज्यादा टाइम पढ़ोगे. तो यू डिवाइड योर टाइम, डेडिकेट अ स्पेस फॉर स्टडी ऑल्सो. तो उसी जगह पे आप खाना भी खा रहे हो, सो रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने अभी सोना है, पढ़ना है, खाना है, क्या करना है. तो एक छोटा सा कॉर्नर, एक स्टडी कॉर्नर अगर आप बना लो, तो उस कॉर्नर में जाते से ब्रेन स्विच ऑन हो जाता है कि अब मुझे पढ़ाई करना है, तो उस वो पढ़ाई के मोड में चले जाता है. तो ऑलवेज डेडिकेट अ स्मॉल स्पेस. टेकिंग ब्रेक्स इज इम्पॉर्टेंट, ब्रेन को ओवरलोड नहीं करना है. Some difficult materials may require frequent breaks. Easy वाला जल्दी भी हो जाता है, ब्रेक्स की जरूरत नहीं लगती है. टाइम टू रिलैक्स भी बहुत जरूरी होता है, बट इतना नहीं है कि रिलैक्स करने चले गए तो मूवी देख रहे हैं 3 घंटा. 10-10 मिनट्स के ब्रेक लेना है. ब्रेक में आप या तो डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं या छोटा वॉक लेके आ सकते हैं. ब्रेक्स लेना है, शॉर्ट रखना है. हैविंग अ स्नैक, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज चाहिए होता है ब्रेन को. ब्रेन को अगर ग्लूकोज नहीं जा रहा है तो ब्रेन भी स्लो होने लगता है. तो खाना अच्छा रखना है, ब्रेक्स लेना है. रिव्यूज अगर करें तो बेटर है. तो वही है कि 10 दिन पहले आप अगर पढ़ाई करोगे एग्जाम के तो नहीं होने वाला है. प्लान करो, ईच वीक में एक डे और टाइम रखो रिव्यू करने के लिए कि आज मैंने कितनी पढ़ाई की है, आगे कितना पढ़ाई करना है. प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है. लर्निंग न्यू इन्फॉर्मेशन को टाइम लगता ही लगता है. ठीक है, प्रायोरिटाइज योर असाइनमेंट्स.
when studying, get in the habit of beginning with the most difficult subject first. आपको easy लगता है, आपको interesting वो chapter या subject लगता है, उसको हमेशा last करना है. Difficult वाला जब आपका brain fresh है, energetic है, तो तब difficult subject अगर पढ़ो तो always better है. ठीक है. और टेकिंग रेस्ट, तो रेस्ट इंपॉर्टेंट है. 7 to 8 hours ऑफ स्लीप बहुत जरूरी. इवन ड्यूरिंग योर एग्जाम्स यू आर सपोज टू गेट अ नाइस रेस्ट. पावर नैप्स भी ले सकते हो, छोटे छोटे 20 या 10 मिनट के, उससे भी माइंड रिफ्रेश होता है. हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड. अगर ये सोच के पढ़ोगे कि हाँ मैं तो पास हो ही नहीं सकता या हो ही नहीं सकते, मुझसे चैप्टर होगा ही नहीं, तो फिर ब्रेन पहले से ही उस मेंटालिटी में चले जाता है. तो ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड कि आई विल पास दिस एग्जाम विथ गुड मार्क्स. सेट योर सेल्फ अप टू बी सक्सेसफुल. आपको जैसे जैसे प्रोग्रेस दिखने लगेगी वैसे वैसे पॉजिटिव एटीट्यूड और डेवलप हो जाएगा. एंड डू योर स्टडिंग व्हेन यू आर एट द मेंटल बेस्ट. ठीक है. कुछ लोग होते हैं जिनको रात में पढ़ाई अच्छी होती है, कुछ लोग होते हैं जिनको सुबह पढ़ाई अच्छी होती है. तो ये मत सोचो कि वो मेरे फ्रेंड ने तो रात भर पढ़ाई की है तो अब मैं भी रात भर पढ़ाई करूंगा. अपने हिसाब से करो. whenever you are fresh, whenever you are energetic, तब पढ़ाई करना जरूरी है. हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. भले ही आधा याद आ रहा है, आधा भी याद आ रहा है तो अटेम्प्ट करना है. एमसीक्यू आपको तुक्के में जो भी लग रहा है कि ये ठीक हो सकता है, कॉन्फिडेंट रहो कि थोड़ी बहुत पढ़ाई भी अगर की है तो वो रिकॉल हो जाएगा. ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर था. किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? So good morning to all. In the lecture series of psychology, today we are going to discuss attention and perception. So in a market or at any place, you give attention to a specific part of the scene, like depicted in these pictures. So you focuses on one thing which is known as attention. By definition, the act of focusing on a specific stimuli from variety of options is known as attention. And the process of attention helps brain to filter and limit the stimuli which we will receive and allowing us to concentrate on what is required or relevant. So attentional process, not attention. The process of attention acts like a tuner, the tuner of radio or television, which focuses on certain type of waves and gives the picture of channel of the radio station. In this lecture, you will be able to explain the nature of functions of attention, describe the process of perception, explain perception of shape and illusions, understand the problem of space perception and cues used in it, describe the factors influencing perception, and describe extrasensory perception. So we are going to cover all these aspects of attention. So starting with attention and its component process. So attentional process has alerting function, selective function, limited capacity channel, and vigilance as a component. What is alerting function? Alerting function is allocation of all available attentional resources. This demonstrates the alerting nature of attention. For example, you can see the picture. The cat is looking at the mouse hole, and the things which are have to be observed is first thing is ears of the cat are turned towards the mouse hole and eyes are fixed on the hole. Muscle in its legs are tensed. So the cat is both physically and mentally prepared to catch the mouse. So this is alerting function. One becomes alerted before applying its focus of attention on some aspects.
Second is selective function. Selectivity is the process of concentrating attention on specific stimuli that are currently interesting and disregarding other things in the environment. It is also known as tea party effect or cocktail party effect. What happens in a cocktail party? There is lots of people and lots of noise is there, but the people are divided into groups, or two people are conversing with each other. So they focuses on what they are talking about. And for example, if someone takes the name, someone in the other group in the same party takes the name of that person, the person becomes uh, selectively attentive towards that conversation. So this is the selective function which disregards the other stimulus. Limited capacity channel, what it is? Research has shown that our ability to process external information is limited. So what happens is we can give attention to one task at a time. Instead, we tackle tasks one at a time, a method known as serial processing. But what happens when someone becomes experienced in some part of their life, for example, in driving, if someone is become expertise, so one can handle the driving and conversation with other people in the car at the same time. This is known as automaticity in information processing. The fourth one is vigilance. Focusing on task for extended period is known as vigilance, such as watching a radar screen or keeping an eye by a sniper. The attention leads to perception. When one used to give attention, then uh, he used to perceive something. For example, these simple shapes and the colors in it are perceived by the attention giving person. Is this picture is static or moving? And seems to be moving. What are you seeing in this picture? How many sees baby? How many sees others? Those who cannot see the fetus or baby? Those who cannot see. Raise your hand. Those who cannot see the baby. Simply raise your hand. I'm not able to see. No, look at this. So this is called as illusion. We will learn about illusion later. So regarding the perception, we perceive by the sense organs or senses, which are divided into two. The first one is external and second is internal. External senses are total in 8, known as vision, hearing, smell, taste, touch, warmth, cold and pain. And 2 are internal, which are known as deep senses such as vestibular and kinesthetic. Vestibular, by virtue of which we maintain our balance, and sense of space by deeper kinesthetic senses. So what is the process? What is the several steps? So first, sensory organ receives the stimulation, then stimulation is converted into a neural signal. That signal is transmitted through afferent neuron to a certain part of cerebral cortex, and that leads to perception. For example, for visual information, that is arriving at the occipital lobe. So the chain is selection, organization and interpretation. This perception is the perception which we receive can be affected by our past experiences, knowledge, memory, motivation, cultural background, beliefs and attitude. So you can see that cultural background and beliefs can also alter your perception. Perception of shape. So there are several questions regarding perception of shape in terms of psychology, like how do we recognize shapes? Is our ability to see shapes and form something we are born with or something we learn afterwards?
How do we distinguish object from their background? Are there principles that dictate how we organize our perception? What are visual hallucination and why they do occur? So how do we perceive shape? To shape or form refers to part of visual field that are distinguished from surrounding area by clear outlines. So there is a surrounding area and there is a shape or form is placed in the surrounding area. So Werner showed how we perceive these outlines and their importance in recognizing shape. For a shape to be identified, its outline need to be distinguished enough to define the area known as shape. So what is this question? How do we answer this question? By Gestalt principle or law of organization. So Gestalt psychology, psychologists in Germany, principally Kohler, Kofka and Wertheimer, proposed that brain has an innate capacity for organizing perceptions. So Gestalt basically means is form or configuration or structure. They gave the figure ground relationship like shape and the background area. So you can see in this image, you can observe two distinct pictures. When you concentrate on the black part, you can see the two people are bent towards each other. When you take the black as a background, what you can see is what you can see is the chess piece. So this illustrates the figure ground relationship. So both can become the figure and ground alternatively. This depends on how do you perceive the picture. So let us know why this occurs, this figure and background relationship. The figure has a defined shape while the background is more formless. The background appears to stretch behind the figure. The figure possesses certain qualities of an object while the background looks like a unshaped material. The figure typically appears in foreground with the background behind it. Background is in the background, in the behind the picture. The figure generally more striking, significant, and easier to recall. So this is figure ground relationship. Now the determinants of figure ground organization. There are law of perceptual organization, which includes law of proximity, similarity, continuity or good continuation, closure, common fate and pregnance. So what is proximity? The law of proximity explains that we tend to see things that are close together as a part of same group. So you can see that there are some dots and separated by a and 6 dots are separated by a space from other 9 dots. So you can perceive these 6 dots as a one group, one figure, and 9 dots as a another figure. So our brain naturally combine larger elements to help us understand them more easily. Similarly, law of similarity. The principle suggests that we tend to group similar stimuli together. For example, in first figure, uh, you can organize the black circles in the same group and whites in the other. And in the second picture, you can organize the squares in a one group and triangles in a one another and the circles in another group. So this applies in the daily situations also. Like a good illustration of this is a cricket match where we group players according to the color of their jersey, or and in the armed forces also, certain armed force has certain kind of dress or certain pattern of texture and printing is there on their dress, so they can be figured out by the pattern of similarity. Law of continuity or good continuation. In the law of continuity describes how we naturally see shapes as continuous rather than individual parts. You can see that there are dots in the black color and red color. You can, but the dots are in itself are single dots, but you can imagine as a line
when the dots are placed in the vicinity, you can perceive this thing as a line. In the second example also, law of closure. Closure means this should not be mistaken for law of proximity. Proximity means the figures with the something which are nearer to each other. And what is closure? We tend to see stimuli as a complete shape, even some parts are missing, like in these figures, like in the panda, the outline is not complete. Then also we can perceive that this is panda, the second figure is dog, and other. Law of common fate explains how we perceive things that are moving together in a same direction at the same speed as being part of a group. So birds are individual, but we can see all together them as a one figure. Law of Pragnas is also known as good figure. The principle also called as law of good figure. And according to this principle, out of all possible ways of grouping stimuli, we tend to group stimuli in a simplest and stable phase. So the figure are organized so that looks like a good figure, like logos of the company, and you can see the logo of Olympic. So these are the good figure. Now coming to the illusion, illusions are misinterpretation or misperception resulting from sensory information, also known as false perception. And you must have experienced moon illusion. What is moon illusion is when you see the moon at horizon, you can perceive the moon as a bigger in size rather than when it is up towards far from the horizon. The distance of moon is same, but you are perceiving it as a different shape, different size. The possible explanation for moon illusion involves the connection between size and the distance. You can see the three pictures when the moon is seen against a reference figure. For example, horizon. Horizon is a reference figure. You can perceive the moon as a nearer picture. So in the second figure, it is against behind the background of a tree. So one can perceive the moon is placed at a nearer distance. In the third picture, you can see the moon in red color, which is nearer to the surface of the earth, seems bigger, while the white moon seems to be a smaller one. These illusions also happens in geometric figures, and the most common one is Muller-Lyer illusion, which is depicted in the first figure. You can see the picture, the above and the below, the line below are of the same length, but seems to be different length because of this illusionary effect. In the second figure, known as vertical horizontal illusion, the vertical line seems to be bigger than the base, but perpendicular seems to be bigger than the base, but both the lines are equal in length. Similarly, in the penzo illusion, both the black lines are similar in length. Perception of space. So perception of space encompasses our understanding of size and distance. When we perceive something in space like this table, you are perceiving the distance and depth of this table. So depth and distance are important when these are represented on two-dimensional surface. So how we perceive these two-dimensional figure as a three-dimensional. So it is talking about the perception of space. So this question leads to an inquiry: how do we interpret three-dimensional environment from a two-dimensional image? In other words, how do we perceive depth and distance? Perception of space is possible because of various cues available to us. And what are those cues? We will learn next in the slides. So first we go through the cues. We have to learn about the distance, depth and size.
in terms of perception of some object in the space. So there is a in terms of distance, there is a two kind of distance: the actual distance between the observer and the object, like this furniture. There is an actual distance and there is a perceived distance which you are perceiving the distance. The actual distance may be 3 meters and you may perceive that the distance of that object is 2.5 meters or 3.5 meters. So this is perceived distance. Similarly, there is a perceived depth of the object and perceived size of the object, which is not the actual size or actual depth and distance of the object. So after distance, depth and size, we will move on to the cues. There are three types of cues. One is non-visual cues. One is non-visual cues. Second one is binocular, and third one is monocular cues. So in non-visual cues, if you are looking at a picture, you are perceiving an object, and what you are perceiving are visible cues. The non-visual cues are lies in your the mechanism of your eyes, like accommodation and convergence. Accommodation refers to process by which eye adjusts its focus, analogous to focusing mechanism of a camera. The ciliary muscles are responsible for modifying the shape of the lens and allowing it to focus on both distant and nearby objects. And by mechanism of convergence, as you read the letter in the printed line, your eye converge on the uh, words or letter on the paper. So this is convergence, by virtue of which we perceive the object in space, which are non-visual cues. Binocular cues can be understood by as it arises directly from the retinal image. So when you perceive the image of an object, that falls onto your retina, and we have two eyeballs and two retinas. So actually there are double image, and which is further processed into single image, and that creates a sense of distance, shape and depth of the object. This is binocular cues, and can be understood by double image is formed in the two eyeballs. So binocular disparity, what is the disparity? When objects are positioned closer to or farther away from the fixation point, they cast their retinal image on non-corresponding or disparate region of the two retinas. The extent of binocular disparity increases with the distance of the object from fixation points. This retinal disparity serves as a potential indicator of object distance from fixation point. For example, there are two objects, and one is placed at nearer to you and one is farther away. So this is binocular disparity. This is corrected by our brain, and that leads to perception of depth of the objects in the space. Monocular cues are referred to as pictorial cues by means of picture, provide depth information similar to that which can be observed in photographs and paintings, and this is used frequently by artists. These monocular cues are interposition, aerial perspective, linear perspective, light and shadows, familiar size, texture and density gradient. What are these? We will look at it. This is the monocular cues. Interposition. When an object A partially obstructs another object B, the obstructed object is perceived to be at greater distance than the object that is causing the obstruction. So in this picture you can see that the triangle seems nearer to you, and the square one is farthest from the all figures. And this perceptual cue emerges early in the childhood. This is the aerial perspective. When observing urban architecture, nearby structures appear more distinct with their outlines sharply defined, in contrast to those that are farther away, which appear blurred and indistinct. The distant building, trees and other objects are perceived as hazy when compared to the
clarity of those that are closer. So it's obvious thing. This is linear perspective. As objects converge toward a specific point in your retinal image, it is observed that greater the distance between two objects in the visual field, the more they seem to be in proximity to each other. So you can understand by this picture, the figure which are farther away seems to be more closer than the trees are nearer to the visual field. Light and shadows. The shadows produced by one object on another can reveal which object is positioned at a greater distance. You can see that the ball on the left side seems to be more positioned more greater distance from the surface. So this is light and shadow effect. Familiar size. So this can be understand by if your friend heights allow you to estimate the distance at which he is positioned. This means if you uh, well words with a person and you know to that person very closely and you meet daily one of your friend, so you have an idea of his height and the girth and all the physical aspect of the body, so you can make out how far he is standing by virtue of your familiarity with the size. Texture density gradient, you can observe a plowed field में आप खुदाई किया हुआ खेत है ना, गुड़ाई किया हुआ खेत देखेंगे. The texture of soil appears coarse at close range and while it becomes increasingly smooth as one gauges further. So the nearer field seems to be coarse, will perceived as a coarse, and the farther one is seems smooth. So this is texture density gradient and these are the monocular cues. Now some factors must influence the perception. As we have discussed earlier that experience, past experience, socio-cultural environment, the beliefs, the attitude can alter the perception. So these are divided into three: context and set effects, needs and motives, social and cultural factors. In the terms of context, a specific stimulus can elicit vastly different interpretation depending on the surrounding context. For example, when someone say eel is moving in a noisy environment, so can we misinterpret eel as a wheel? So moving is the context. So one can interpret that someone has said wheel instead of eel. So eel is moving is perceived as a wheel is moving. In the similar example, peel the orange. If someone say peel the orange in a noisy environment, can be perceived as peel the orange because orange is the context. So in both the cases, eel is perceived as a wheel in first case and peel in the second case. Set effects. Perceptual set can also influence our perception. In general, our education, social and cultural experiences along with our beliefs significantly influence our perception. For example, those individuals with strong convictions regarding God and religion may view temple as a source of peace, love, comfort, affection and fulfillment. While those who do not believe, like atheist people also live here, so they may not found these connection with the temple. Likewise, stereotypes like broad assumption that about a particular groups, as uh, we have lots of people living in community with different background. So we make a broad assumption about them and shape our initial perception of people we encounter for the first time by virtue of that broad assumption of particular group.
Need and motives also plays a role. The personal factors such as need, emotion, value, personality trait significantly shape our perception. For example, two men, one experiencing hunger and the other thirst, enter a restaurant where the waiter present them with menus to place their order. Upon a brief examination, the hungry individual is more likely to notice food items on the menu, while the thirsty individual focuses on the beverages option. So this also depends on our need and emotions, values and personality traits. Social and cultural factors. Perceptual learning and development occur within the social cultural context. We used to learn from our sociocultural backgrounds, and researches indicates that, for example, individuals from African communities residing in dense forest environment exhibit a strong illusionary effect in the vertical horizontal figure because of the kind of environment they used to live. While Western urban population shows a greater susceptibility to Muller layer figures. These variations can be attributed to distinct cultural experiences of each group. Now coming to the extrasensory perception. Extrasensory perception which operates independently of sensory input. So there is no role of sensory input. Extrasensory perception entails the ability to perceive without physical stimulation. For example, in case of telepathy, clairvoyance and telekinesis. What is telepathy? Involves the transmission of thought between individuals located at different distances by no means of physical stimulations or physical transmissions. Clairvoyance refers to ability to perceive objects, events without relying on the sense. Telekinesis is capacity to manipulate object without physical contact. Capacity to manipulate objects without physical contact. सलमान खान की मूवी देखी थी, इसमें पहाड़ हिला देता है वो. Telekinesis can be related to that. So extrasensory perception is often regarded as parapsychological phenomena, and psychologists adhering to a scientific approach typically discard the validity of extrasensory perception of phenomena. So in the conclusion, attention is a crucial element in the process of perception. It serves four primary functions: alertive function, selective function, limited capacity channel and vigilance. Our perception of reality is shaped by various factors including past experience, knowledge, memory, motivation, cultural background. Gestalt psychologist in Germany posits that the brain possesses an inherent ability to organize perception, and there are laws of organization. The laws include good form, proximity, similarity, closure. We have access to three categories of cues known as non-visual cues, binocular cues, and monocular cues. Additionally, several factors influence our perception such as context insights, needs and motivations, as well as sociocultural influences. Thank you. So very good morning. Today's lecture is about one of the very important concept जो कि आप अपने डे टू डे लाइफ में भी देखोगे, जो अपने क्लाइंट्स के साथ भी आप लोग देखोगे. इट इज कॉल्ड मोटिवेशन, और उसी के साथ हम एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसको बोलते हैं इमोशनल मोटिवेशन. आई एम डॉक्टर रितिका सिंह. आई एम अ सीनियर रेजिडेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री, सुभारती मेडिकल कॉलेज. So when we'll talk about these topics, we'll cover it in under the following headings. Let us start with the introductory part. So आप सभी को ने term motivation सुना होगा. What is motivation? You might have come across this term not now. बचपन से आपने सुना होगा ये बात. So when we talk about term motivation, it is a psychological force which initiates, directs and sustain behavior. अगर आप मोटिवेटेड रहते हो किसी चीज को करने के लिए, तो आप काम करने की शुरुआत करोगे, उस चीज की तरफ इनिशिएशन दोगे कि भैया चलो ठीक है, मुझे एग्जाम देना है. आपके दिमाग में एक चीज आई, फिर आपने बुक्स खरीदी और फिर उसको पढ़ना शुरू किया, लगातार पढ़ते रहे जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ. तो दिस इज समथिंग, आपको एक एग्जाम क्लियर करना था, आपको एक नीड थी अंदर से, तो आप मोटिवेटेड रहे उस चीज को पूरा करने के लिए. तो ये अंदर से एक साइकोलॉजिकल फोर्स आई जिसने आपको ये सब चीज करने के लिए कंपेल किया. सो यू इनिशिएटेड दैट थिंग, you directed the thing and you sustained your behavior. It determines why we do something,
how long we persist, and how intentionally we pursue our goals. So it is something which propels us from intention to action. एक इच्छा थी करने की और फिर हमने वो काम किया, ठीक है। तो इच्छा से एक्शन तक का जो सफर है वो मोटिवेशन के वाया तय हुआ है आपका। सिमिलरली एक मोटिव एक टर्म होता है। मोटिव्स वो चीजें होती हैं जो आपको कोई एक्शन की तरफ कंपेल करती है, कुछ लैग कर रहा है आपकी लाइफ में। सपोज आप भूखे हो, आपको खाना नहीं मिला है, तो आपका एक बायोलॉजिकल मोटिव क्या हो गया, हंगर आ गई अंदर, तो आप क्या करोगे, खाने के लिए जाओगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एनिमल्स में ले लो, उनको हंगर उनको मोटिवेट करती है हंट करने के लिए, ठीक है ना। वैसे ही लैक ऑफ मनी आपको शायद मोटिवेट करे अच्छी जॉब के लिए। So this is something, please don't talk over there, don't talk, ठीक है। A motive is a specific internal state that activates and directs behavior towards a goal. So when we classify motives, they can be primary and secondary. So primary motives are what? Hunger, thirst, escape from pain, sex, etc. Where similarly secondary motives क्या हो गए आपके, psychological, social और personal needs होते हैं। साइकोलॉजिकल नीड क्या हो गया आपकी, सिक्योरिटी है या फ्रीडम है, एडवेंचर है। सोशल आपका सोशल अप्रूवल, एफिलिएशन, ग्रेगरियसनेस, मिलना जुलना जो आप करते हैं, लोगों से एक्विजिशन बनाते हैं। सिमिलरली पर्सनल आपके कुछ कोर वैल्यूज हैं, मॉरल्स हैं, तो ये सब चीजें आपके एक मोटिव की तरह काम करती हैं। सो मैंने जैसे बोला था, आप इनिशिएट करते हो, आप परसिस्ट करते हो, एक इंटेंसिटी से काम करते हो जब भी आपका एक मोटिवेशन आपका शुरू होता है। तो सिमिलरली मोटिवेशन की एक साइकिल होती है कि कब शुरू होता है कब खत्म होता है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट डिस्क्राइब हाउ मोटिवेशन इज जनरेटेड, सस्टेन्ड थ्रू द इंटरेक्शंस ऑफ नीड्स, ड्राइव्स एंड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। एक नीड आई, फिर अंदर से एक फोर्स आई, ड्राइव फोर्स आई कि भैया हमें कुछ काम करना है। एक गोल दिखा तो उसके लिए एक पर्टिकुलर आपको बिहेवियर जनरेट हुआ। फिर फीडबैक में क्या हुआ, आपने कुछ अटेन किया तो फीडबैक आपको सपोज रिवॉर्ड मिला, तो आपको अच्छा लगा कि उस चीज की वजह से। उसके बाद आपका वो नीड पूरी हुई, फिर आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं, फिर वापस कोई दूसरी नीड आई तो वापस शुरू हो गई वो साइकिल, ठीक है। व्हाट इज नीड? इट इज अ डेफिशिएंसी और लैक। इट कुड बी फिजिकल और साइकोलॉजिकल, कोई भी डेफिशिएंसी हो सकती है। ड्राइव, उसके लिए आप ड्राइव करते हो, एक इंटरनल फोर्स है, एक इंटरनल प्रेशर, टेंशन है, which is caused by unmet need. It pushes the individual to act. Behavior and goal directed activity, actions taken to fulfill the need. Okay. Then goal achievement. The goal is achieved and the need is satisfied. Feedback. Satisfaction is processed. Behavior may be reinforced or adjusted for the future. Then your next is your homeostasis. Temporary balance is restored until a new need arises, restarting the cycle, जो हमने आपको पहले बताया था, ठीक है। So this is how it goes. Now, why is it important? What is the significance of motivation? Motivation की जरूरत क्यों है लाइफ में? पहला तो it is a fundamental to behavior. आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होता तो बहुत सारे लोग कुछ काम कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपको एक मोटिवेशन नहीं होगा कि मुझे एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ चाहिए, तो शायद आप कभी घर से बाहर निकल के एक कोर्स करने के लिए नहीं आएंगे, अपना जॉब के लिए नहीं जाएंगे, या कोई बिजनेस वेंचर नहीं शुरू करेंगे। ड्राइव्स गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, वेदर स्टडिंग, वर्किंग और एक्सरसाइजिंग। आप मोटिवेशन आपका जो भी आपका एक टारगेट है, सपोज आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका एक टारगेट है कि मुझे फिटनेस अचीव करनी है, मुझे वेट लॉस करना है, मुझे पावर स्ट्रेंथिंग करनी है, तो वो जो मोटिवेशन होता है वो आपको उस गोल की तरफ आगे बढ़ाता है। Affects performance and well-being. Higher motivation is linked to better productivity, learning, creativity and life satisfaction. तो जिनके मोटिवेशन ज्यादा होते हैं वो ज्यादा अच्छे से काम करते हैं, ये बोलना चाह रहे हैं। It also influences your decision making. It shapes the choices we make daily. नेक्स्ट आपका आ गया, जब हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने एक टॉपिक और बोला था जिसको बोलते हैं इमोशनल मोटिवेशन। तो व्हाट इज इमोशनल मोटिवेशन? It refers to how our emotions influences what we choose to pursue and how we act. Emotions are powerful internal drivers that can either fuel or hinder motivation. ठीक है। सो इट सेज कि जो आपके इमोशनल जो इमोशंस होते हैं अंदर के, जो आपकी इनबिल्ट फीलिंग्स होती हैं, वो मोटिवेशन को कैसे अफेक्ट करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फियर मोटिवेट्स अवॉइडेंस और प्रिपरेशन। किसी चीज का डर होता है, या तो आप वहां नहीं जाओगे या फिर उसके लिए प्रिपेयर रहोगे। सिमिलरली आपका अगर कोई जॉय देता है, कोई चीज खुशी देती है, तो आप क्या करोगे, उसको और करने की कोशिश करोगे, आप कनेक्ट करने की कोशिश करोगे।
सिमिलरली व्हेन यू लव समवन, या लव जो है वो आपको सेल्फलेस काम करने के लिए बोलता है, चाहे वो पेरेंट्स का लव हो आपके लिए, या आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स का लव हो, या फिर एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करवाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो मोटिवेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। सो दे कुड बी बायोलॉजिकल, दे कुड बी अदर देन बायोलॉजिकल, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो भी हो सकता है। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में सबसे पहले हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल नीड, जो कि बेसिक चीज है, खाना मिलना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। हंगर, थर्स्ट, फटीग एंड अदर बॉडीली कंडीशंस क्रिएट इंटरनल ड्राइव्स। हेल्थ एंड एनर्जी लेवल, दूसरा बायोलॉजिकल फैक्टर क्या है कि अगर इंसान फिजिकली ज्यादा हेल्दी होता है तो वो ज्यादा मोटिवेटेड रहता है, ठीक है। तो फिजिकल वेलबींग डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस वंस विलिंगनेस एंड कैपेसिटी टू वर्क। देन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे आ जाते हैं जो आपको अफेक्ट करेंगे मोटिवेशन को, जैसे कि पर्सनैलिटी ट्रेट है, कुछ लोग ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, जो कुछ लोग ज्यादा परसिवरेंस वाले होते हैं, उनको करना ही करना है वाली जो चीजें होती है, ठीक है। सेल्फ एस्टीम एंड इन्फ्लुएंस मोटिवेशन। देन परसेप्शन एंड बिलीफ, हाउ वन व्यू सक्सेस एंड फेलियर एंड सेल्फ एफिकेसी कैन बूस्ट और वीकेन मोटिवेशन। किसी लोग के लिए फेलियर इज जस्ट एवरीथिंग, मतलब कि अब सब खत्म हो गया, तो वो आगे का मोटिवेशन ही खराब हो जाता है। बट कुछ लोग देखते हैं कि चलो इट इज अनदर स्टेपिंग स्टोन, कि हम आगे कुछ नई चीज सीखी है तो हम नया और ज्यादा मोटिवेटेड होकर काम करेंगे। तो दिस इज हाउ योर बिलीफ एंड परसेप्शन कैन अफेक्ट योर मोटिवेशन। गोल्स एंड डिजायर, किसी की क्लियर है, अचीवेबल गोल है, अचीवेबल डिजायर है, तो उसमें उसके लिए मोटिवेटेड रहना ज्यादा आसान होता है, रेदर देन कि कोई अनरियलिस्टिक एम्बिशन है, ठीक है। क्लियर अटेनेबल गोल एनहांसेस मोटिवेशन, व्हाइल अनक्लियर और अनरियलिस्टिक गोल्स में रिड्यूस इट। किसी को के पास अभी सपोज मैथ्स, आप लोगों ने 11th-12th में बायो लिया होगा, मैथ्स लिया होगा, साइंस साइड लिया होगा, तो आप बीएससी फिजियोथेरेपी करने के लिए आए, ठीक है। अभी किसी बच्चे को सपोजिटली साइंटिस्ट बनना है एंड ही डज नॉट लाइक साइंस, ठीक है, एक अनरियलिस्टिक गोल हो गया कि मुझे नासा में जाना है बट मुझे तो साइंस पसंद ही नहीं है, ठीक है। तो ये अनरियलिस्टिक और अनडिजायरेबल गोल हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे मोटिवेशन ही नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इमोशनल फैक्टर, emotions as drivers, emotions like joy, fear, anger, love, like we said already, कि इसकी वजह से भी आपका मोटिवेशन अफेक्ट होता है। देन मूड स्टेट, एक पॉजिटिव मूड में जो इंसान होगा, थोड़ा खुश खुश रहेगा तो वो ज्यादा मोटिवेटेड रहता है, rather than कोई ग्लूमी रहेगा तो, ठीक है। उसके बाद एक स्लाइड आपकी मिस होगी, सोशल फैक्टर्स, कि आपका सोशल सपोर्ट कैसा है, आपका आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, वो आपको कितना मोटिवेटेड रख रहा है, ठीक। नाउ विल कम ऑन टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। दो तरीके के मोटिवेशन होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। उसके बाद दो और तरीके के होते हैं, बायोलॉजिकल और सोशल। कुछ इमोशनल और साइकोलॉजिकल कंपोनेंट भी आता है, विल सी देम, ठीक है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, जो अंदर से आता है, नाम से पता चल रहा है इंट्रिंसिक, कि अंदर से। इसके लिए आपको कोई बाहर से कोई रिवॉर्ड नहीं दे रहा है, कोई अचीवमेंट नहीं दे रहा है, आप अंदर से कोई चीज करना चाहते हो अपने जॉय के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है। Motivation that comes from within the individual, driven by personal interest, enjoyment or satisfaction. No external rewards or pressure. Enhances creativity, engagement and persistence. ठीक है। नेक्स्ट इज योर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स से अफेक्ट होता है, ठीक है, कि कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, कोई रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है। तो ये होगा कैसे, जैसे कि इंट्रिंसिक तो अंदर से करो तो वो लंबे समय तक चलेगा, जब रिवॉर्ड खत्म तो आपका मोटिवेशन खत्म, तो इट इज शॉर्ट लिव्ड इन कंपैरिजन टू इंट्रिंसिक। यूजफुल फॉर अचीविंग स्पेसिफिक एंड इमीडिएट गोल, उसके लिए ज्यादा अच्छा है। सो व्हेन यू सी द डिफरेंस, आपका एक्सट्रिंसिक फैक्टर जैसे मनी है, अवार्ड है, कोई पनिशमेंट या ग्रेड्स हैं, रिवॉर्ड्स हैं, और इंट्रिंसिक आपका क्यूरियोसिटी है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, जॉय है, पर्पस है, एडवेंचर्स है, तो ये आपका इंट्रिंसिक फैक्टर हो गया, ठीक है। सो ये आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया। सिमिलरली बायोलॉजिकल मोटिवेशन, जो आपके इनबॉर्न एसेंशियल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हैं, जैसे हंगर है, थर्स्ट है, स्लीप है, अवॉइडेंस ऑफ पेन एंड डेंजर है, ये आपके इस चीजों से जो भी चीजें अफेक्ट होंगी वो बायोलॉजिकल मोटिवेशन में आ गई। Then social motivation, it is learned through interaction with the society, need for achievement, power, affiliation and approval. अभी हम आते हैं डिफरेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, कौन कौन सी थ्योरी है, वो क्या बोलती है कि मोटिवेशन क्या होता है और कैसे अफेक्ट होता है, ठीक है।
पहले मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड, दिस वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड। अगर हमने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की क्लास आपको याद हो कि आपका एक पिरामिड सा होता है जिसमें सबसे पहले आता है कि मोटिवेशन आपके सीरीज ऑफ हायरार्किकल नीड से अफेक्टेड रहता है। सबसे पहले आपका जो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स है, फूड, वाटर, शेल्टर। नेक्स्ट है आप उसके ऊपर, अब खाना पीना मिल गया तो सेफ्टी के ऊपर जाएगा इंसान कि अभी मैं सेफ हूँ, मेरे आसपास की चीजें ठीक ठाक से चल रही है। थर्ड वो एक कनेक्शन, लव, बिलोंगिंग ढूंढेगा, ठीक है। फिर वो हो जाएगा, वो भी चीज होगी तो फिर सेल्फ स्टीम के ऊपर आएगा कि अचीव मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी कम्युनिटी में रिस्पेक्ट कैसी बनी हुई है, मेरे को कितना रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है। और सबसे ऊपर आता है कि वन फुल पोटेंशियल, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मोरल जो अपब्रिंगिंग है उस पर कैसे काम करना है, ठीक है। दिस इज योर मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। तो मोटिवेशन एक फर्स्ट स्टेप से 7th स्टेप तक कैसे धीरे धीरे बढ़ता है ये वो बताता है, ठीक है। देन इज आपका ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है। इट वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड क्लार्क हल। इसने क्या बोला था कि कोई नीड होती है, उसके लिए हम ड्राइव करते हैं, वो नीड पूरी हो जाती है तो फिर हमारा जो बिहेवियर है उस ड्राइव को पूरा करने के लिए वो कम हो जाता है, सिंपल, ठीक है। मोटिवेशन अराइजेस फ्रॉम बायोलॉजिकल नीड्स that create internal tension, prompting action to restore balance and reduces drive, ठीक है। सो नीड, फॉर एग्जांपल नीड फॉर फूड एंड वाटर, इससे क्या होगा, आपका हंगर और थर्स्ट आएगा। फिर ड्राइव रिड्यूसिंग बिहेवियर क्या होगा कि आप पानी पियोगे या खाना खाओगे, फुलफिल हो गया, फिर आप खत्म, वहीं पे आपका जो ड्राइव था वो पूरा हुआ तो आपका मोटिवेशन उस टाइम के लिए स्टॉप हो गया, ठीक है। देन एक है होम्योस्टैटिक ड्राइव थ्योरी। ड्राइव थ्योरी का ही दूसरा पार्ट है, ठीक है। ये वॉल्टर कैनन ने दिया था। ये बोलता है होम्योस्टेसिस होता है एक सस्टेनेबिलिटी, एक बैलेंस बना के रखना बॉडी के विद इन, ठीक है। जैसे आपकी बॉडी अपने आप को बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म महसूस नहीं होने देगी, ठीक है। वो आउटसाइड टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपके अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखती है। सिमिलरली अगर कोई इंसान, आप एनिमल्स को देखो जो वाटर में रहते हैं या फिर जो डेजर्ट में रहते हैं, उनका होम्योस्टेसिस आपकी बॉडी से अलग होता है। तो नेचर में ये चीज कैसे बैलेंस होती है, ये सब चीजें आपका होम्योस्टेसिस बोलते हैं, ठीक है। सो वो क्या बोलते हैं, बॉडी ऑटोमेटिकली मेंटेन्स इंटरनल बैलेंस थ्रू फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। इट refers to body's ability to maintain a stable internal environment despite external changes, ठीक है। होम्योस्टेसिस है, बैलेंस अगर डिस्टर्ब हो गया, सिमिलरली जैसे आपका वो बोला था हंगर वाला, ठीक है, नीड राइज हुई, आपका एक इंटरनल स्टेट ऑफ टेंशन है कि ड्राइव आई, अब आपने उस नीड को पूरा करने के लिए एक बिहेवियर किया, ठीक है, एक्शन लिया, क्या किया, खाना खाया, पानी किया, आपकी हंगर सेटिस्फाई हो गई, अब आपका बैलेंस रेस्टोर हो गया, यानी कि होम्योस्टेसिस वापस आ गई, ठीक है। तो ये ड्राइव होम्योस्टेसिस जो थ्योरी है वो आपकी बॉडी की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। जैसे एग्जांपल, आपको ठंड लगी तो आप किसी वार्म जगह पे चले गए, आपने गर्म कपड़े पहन लिए, आपका बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन हो गया, तो वहां पे आपका क्या बोलते हैं, मोटिवेशन खत्म हो गया, ठीक है। तीसरा है ये आपका एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो हमने देखे थे उससे अफेक्टेड है, इसको बोलते हैं इंसेंटिव थ्योरी। ये बोलते हैं बिहेवियर आपका एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव से अफेक्ट होता है। दिस इज समथिंग वेरी मच यू कैन कोरिलेटेड किसी ऑफिस या फिर किसी कॉर्पोरेट वर्किंग जॉब में कि कोई भी आप इतना आवर्स का ड्यूटी दोगे, आप इतने प्रोजेक्ट्स कवर करोगे तो हम आपको प्रमोशन देंगे या हम आपको एक नया लैपटॉप देंगे, ये चीजें बोलते हैं ना, तो ये आपको एक्सटर्नल इंसेंटिव्स देते हैं। तो आप क्या करते हो, उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में 6 महीने के अंदर आपको इतना वर्क कंप्लीट करना है तो आप करोगे, तो ये आपका मोटिवेटेड रखता है जो इंसेंटिव है, और आपको एफिशिएंट भी बनाता है, ठीक है। So expectation of reward, goal directed behavior, cost benefit analysis, आपको immediate gratification मिला, आपने काम किया और ये आपको अच्छा लगा तो फिर ये साइकिल फिर बन जाएगी, फिर आपको reinforcement behavior मिल जाएगा कि अगली बार मैं ऐसा काम करूंगा तो कुछ मुझे और अच्छा मिलेगा, या इससे ज्यादा काम करूंगा तो मुझे कुछ और बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। फिर है मैक्लेन्स थ्योरी ऑफ नीड। तो उसने 3 चीजें बोली हैं कि हम लोगों को जो मोटिवेशन है वो 3 नीड्स के ऊपर बेसिस है। तो क्या है, एक या तो हमें कोई चीज एक्सेल करनी है, अचीव करनी है, या फिर हमको एक एफिलिएशन, एक जो आपस का रिलेशनशिप है, एक दूसरे से मिलना जुलना है, वो मेंटेन करना है, या फिर हमको एक पावर चाहिए, ठीक है, कि कैसे हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को। तो इन सब चीजों को, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर पावर जो है, ये सब चीजें आपका मोटिवेशन को अफेक्ट करती है, ठीक है। अनदर वन इज योर ऑप्टिमल लेवल थ्योरी, ठीक है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, देख लो।
Optimal level theory suggests that people are motivated to maintain an optimal level of arousal, not too high, not too low, to perform effectively and physiologically comfortable. Motivation is influenced by the need to achieve and maintain a balanced state of arousal. Arousal refers to general activation of body and brain, physical, emotional and cognitive alertness. तो ये बोलता है कि आपको काम ऐसा करना है कि आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएं, उतना जितना आपको सस्टेनेबिलिटी के लिए और आपको अच्छी लाइफ के लिए जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं, ठीक है, दैट्स इट, इतना ही याद रखना है इसमें। आपने क्या बोला, अगर आपका अराउजल कम है तो क्या होता है कि आपका बोर्डम हो जाएगा, ठीक है, आप उतने चीजों में इंटरेस्ट नहीं लोगे, और अगर अराउजल ज्यादा हो जाएगा तो आप सस्टेन अटेंशन कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, आपका दिमाग भटकते रहेगा। एक ऑप्टिमल लेवल होगा जिसमें आप फोकस्ड रहोगे तो आपका गोल बेटर अचीव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? बिकॉज ये आपका जो एडिक्शन वाला चीज है ना उसके साथ एसोसिएटेड है। तो ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे इमोशनल बिहेवियर और जो एडिक्शनल बिहेवियर है उसमें कैसे ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी काम करती है। ये बोलता है कि जैसे नाम है ना ओपोनेंट, तो ये बोलता है दो इमोशंस साथ में काम करते हैं, ऑपोजिट इमोशंस, कि हाउ इमोशंस वर्क इन पेयर, लाइक जैसे हैप्पी, सैड, एक्साइटेड, काम, फियर और रिलीफ। When you feel one emotion strongly, your body will try to bring body back to balance by creating opposite emotion, ठीक है। स्टार्टिंग में तो जो पहला इमोशन है वो स्ट्रांग होता है, लेकिन बाद में सेकंड इमोशन स्ट्रांग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को स्काई डाइविंग करनी है, ठीक है, कूदना है प्लेन से पैराशूट के साथ, तो क्या होता है, पहले जब कूदोगे तो डर ज्यादा होगा, ठीक है, पहली बारी में पता नहीं है क्या कर रहे हो, तो जो फियर है वो इमोशन ज्यादा होगा, लेकिन क्या हुआ, उसके साथ एक थ्रिल और एक एक्साइटमेंट भी मिला, वो इतना नहीं होगा, डर ज्यादा होगा। नेक्स्ट टाइम आपके लिए फेमिलियर हो गई चीजें, नेक्स्ट टाइम कूदे तो वो डर थोड़ा कम होगा, लेकिन तब आप उस जो ऑपोजिट उसका थ्रिल और एक्साइटमेंट है उसको ज्यादा फेस करोगे। तो रिपीटेडली इसमें क्या होता है कि जब रिपीटेड होता है तो जो पहला वाला इमोशन है वो कम हो गया और दूसरा वाला बढ़ गया, तो थ्रिल और एक्साइटमेंट ज्यादा हो जाता है और डर कम हो जाता है। गॉट इट? वैसे ही एडिक्शन वालों में क्या होगा, पहले वाले में जब लेंगे तो उनको हाई फील होता है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस लिया, सब्सटेंस से वापस निकलेंगे तो जो विड्रॉल इफेक्ट है वो इतने नहीं होंगे स्टार्टिंग में, धीरे धीरे क्या होगा, वो हाई तो कम हो जाएगा लेकिन विड्रॉल इफेक्ट जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। हमने आपके अल्कोहल अगर वाली जो क्लास ली होगी, जो आपने देखा होगा कि अचानक से शराब छोड़ता है जो लंबे समय तक, तो उसको कैसे ट्रेमर्स और पैल्पिटेशन, साइकोलॉजिकल विड्रॉल भी आते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जो पेशेंट वापस ड्रग लेना शुरू करता है जो लंबे समय तक, तो वो हाई के लिए नहीं करता है, वो उन विड्रॉल इफेक्ट को रोकने के लिए करता है, कि मुझे जो विड्रॉल सिम्टम आ रहे हैं, जो मेरी बॉडी को गंदा लग रहा है, वो जो हाई वाला नहीं, हाई का ऑपोजिट जो लो फील हो रहा है, मैं उसको कैसे रोकूं, उसके लिए सब्सटेंस यूज करते हैं, तो ये आदत बनती है। गॉट इट? First emotion is strong at the beginning. The opposite emotion comes later to balance things out. With repeated experience, the first emotion gets weaker and the opposite gets stronger. It helps explain addiction, risky behavior, and emotional habits. Okay? For example, someone may keep using a drug not to feel high, but to avoid the unpleasant withdrawal feeling that come later. सिमिलरली ये पिक्चर डिस्क्राइब कर रहा है कि पहले आपका ए वाला जो पीक ऑफ ए था वो ज्यादा था और बी कम था, धीरे धीरे क्या हुआ, पीक ऑफ बी बढ़ गया और ए कम हो गया, ठीक है, जो हाई था वो कम हो गया और जो विड्रॉल इफेक्ट थे वो बढ़ गया। ठीक, अब हम आ रहे हैं इमोशनल मोटिवेशन में, उसी का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, इट रिफर्स टू द ड्राइव टू एक्ट बेस्ड ऑन इमोशनल एक्सपीरियंसेस। मोटिवेशन का वो पार्ट जो आपके इमोशंस की वजह से, उसके एक्सपीरियंसेस की वजह से अफेक्ट होता है, दैट इज योर इमोशनल मोटिवेशन। When we talk about emotions, they are very powerful motivators of human behavior and they are something which can sustain behavior for a very long period of time. So, जब भी हम इमोशंस की बात करते हैं तो उसमें तीन कंपोनेंट होते हैं। एक तो एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कि आपको कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। दूसरा उसके अगेंस्ट आपका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है। सपोज आपको डर लग रहा है, दिस इज योर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, तो आपका फिजियोलॉजिकल एक्सपीरियंस क्या हुआ, आपका बॉडी शेक कर रहा है, आपको पसीना आ रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है। तीसरा उसका बिहेवियरल एक्सप्रेशन, आपके चेहरे में या आपके एक्शंस में क्या हो रहा है, आप चीजों को करने से कतरा रहे हो, आप वो काम नहीं कर रहे हो, या आपका फेस से पता चल रहा है कि आप अगास्ट लुक दे रहे हो, ठीक है। इमोशंस कैन बी पॉजिटिव लाइक हैप्पीनेस और लव, और नेगेटिव। नेगेटिव इमोशंस का मतलब ये नहीं कि इमोशंस खराब होते हैं, इनका मतलब ये है इसके साथ जो सिचुएशन है जिनकी वजह से ये आया है वो शायद आपके लिए प्लीजिंग नहीं है, ठीक है।
and they can play a very important role in motivation, social and mental health. So अच्छे इमोशंस आपको ऑफन लीड टू अप्रोच बिहेवियर. आप खुश हैं, आप प्राइडफुल हैं तो आप काम ज्यादा करोगे. आप डरे हुए हैं, आप ना खुश हैं तो आप उस चीजों से वो कम करोगे. और आपको अगर क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा फियर है, बहुत ज्यादा डर है तो आप अवॉइड करोगे उसको करना. ठीक है. सो दोनों चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है. इमोशन कैन ट्रिगर मोटिवेशन एंड मोटिवेशन कैन अफेक्ट इमोशन. किसी चीज को प्लीज डोंट टॉक. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल फियर कैन मोटिवेट एस्केप एंड लव कैन मोटिवेट हेल्पिंग बॉन्ड. ठीक है. मोटिवेशन कैन लीड टू इमोशनल एक्सपीरियंस. आपने मोटिवेटेड होकर एक गोल अचीव किया, आपको रिवॉर्ड मिला, आप खुश हो गए. ठीक है. तो दोनों चीज आपस में वो है. सो अगर हम इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव देखें तो डार्विन ने ये बोला था कि जो इमोशंस हैं इन्होंने आपको सर्वाइवल में हेल्प करी है. ठीक है. जैसे कि अगर किसी चीज से आपको डर लग रहा है, डिस्गस्ट लग रहा है, तो वो शायद नेचर में आपके लिए थी ही बहुत खतरनाक. ठीक है. कोई शायद पॉइजनस चीज को देख के आपको डिस्गस्ट लग गया, आपने नहीं ली. किसी एनिमल को देख के आपको डर लग गया तो आप छुप गए, तो आपने अपने आप को बचाया है. ठीक है. किसी चीज को देख के आपको खुशी लगी या आपको कनेक्टेड फील हुआ, या किसी आप रिलेशनशिप या शादी के बॉन्ड में बने तो आपकी प्रोजेनी आगे बढ़ी उससे. ठीक है. तो इसने आपको बचाया भी है, इसने आपको आगे बढ़ाया भी है. फॉर एग्जाम्पल सोशल इमोशंस जैसे गिल्ट, एम्बेरसमेंट है, वो एक ग्रुप हार्मोनी बना के रखते हैं. ठीक है. फिर आपका कॉग्निशन का भी मोटिवेशन के साथ, इमोशन के साथ लिंक है. क्या बोलते हैं? Cognitive appraisal plays a central role in emotional motivation. The same event can cause different emotion in different people. For example, public speaking किसी को बहुत अच्छी लगता है और जिसको public social phobia है तो वो बात ही नहीं करेगा. ठीक है. उसके अंदर और fear आ जाएगा. ठीक है. So thoughts and belief influence emotional experience and resulting motivation. फिर आता है इमोशनल ब्रेन. ब्रेन के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो कि इमोशन और मोटिवेशन को आपस में लिंक करते हैं. जस्ट रिमेंबर फ्यू ऑफ द नेम. स्पेशली लिम्बिक सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, इमोशनल ब्रेन जिसे बोलते हैं, ये आपका कैसे काम करता है, विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. इमोशन प्रोवाइड द एनर्जी एंड डायरेक्शन बिहाइंड मोटिवेटेड बिहेवियर. ठीक है. व्हेन वी फील इमोशनल वी आर ऑफन पुश टू एक्ट. जैसे कि एमिगडाला की बात करें, ये आपका इट ट्रिगर्स द इमोशनल रिस्पॉन्सेस, स्पेशली फियर का और एग्रेशन का जो है. ठीक है. तो ये आपका मोटिवेट क्या करेगा कि आपको कहीं पे भागना तो नहीं है, कहीं पे छुप के तो नहीं बैठना है, कहीं पे डर के तो नहीं बैठना है. ये फियर का कनेक्शन यहाँ पे हो गया मोटिवेशन का. ठीक है. सिमिलरली हाइपोथैलेमस आपके बेसिक नीड्स, हंगर, थर्स्ट, इमोशनल नीड्स से एसोसिएटेड है. तो ये आपका बायोलॉजिकल मोटिवेशन जो हमने पढ़ा था उससे लिंक करता है. हिप्पोकैम्पस आपका मेमोरीज के साथ एसोसिएटेड है. आपको किसी की मेमोरी, अच्छी मेमोरी याद है तो यू विल बी मोटिवेटेड टू डू दैट वर्क मोर ऑफन. ठीक है. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो आपका एक्शंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. आपका जो सिचुएशन प्लानिंग, एक्शन एंड रेगुलेटिंग इमोशंस. ठीक है. ये आपका बैलेंस करेगा इम्पल्सिव डिसीजन लेने से. ठीक है. कि कब इम्पल्सिव वो लेना है, कर हमको लॉन्ग टर्म आगे का सोचना है. ऑलराइट. दिस इज जस्ट अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम. अभी मोटिवेशनल, अभी हमने खाली थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन देखी थी, एक मोटिवेशनल थ्योरी ऑफ इमोशंस भी होती है. तो ये क्या बोलती है? इमोशंस आर नॉट जस्ट पैसिव फीलिंग, दे डायरेक्टली ड्राइव अस टुवर्ड्स गोल और अवे फ्रॉम थ्रेट्स. It posits that emotions are internal motivators that push individuals to act in particular ways. They are tightly linked to biological needs and survival. Basic assumptions क्या वो वही चीजें जो हमने पहले पढ़ी थी. Emotion serves adaptive purpose. Emotional responses are automatic and often unconscious, and every emotion is linked to specific motivation. Fear आपका escape के साथ associated है, anger आपका confrontation, joy engagement and love connection के साथ associated है. ठीक है. कुछ component है, just देख लो. Cognitive appraisal कि आपका जब emotional motivation है वो बोलता है कि ये चीज सही है गलत है, ये आपका cognitive appraisal आ गया. दूसरा कि फिजियोलॉजिकल अराउजल की बॉडी चेंजेस क्या है. तीसरा सब्जेक्टिव इंटरनल फीलिंग कि आई एम फीलिंग स्केयर्ड, आई एम फीलिंग हैप्पी टू डू दिस. एंड चौथा कि आप एक्शन कैसे लेते हो, रेडीनेस, टेंडेंसी टू एक्ट. ठीक है. यहाँ तक हो गया इमोशनल मोटिवेशन, थोड़ा बहुत समझ में आया. नाउ लेट अस सी कि लास्ट पार्ट है कि एप्लीकेशन ऑफ मोटिवेशन एंड इमोशनल मोटिवेशन इन योर डेली लाइफ. ठीक है. कि कहाँ इसका लाइफ में और हेल्थ में कहाँ कहाँ इसका बेनिफिट है. गोल सेटिंग, पहले तो एवरीडे लाइफ में मोटिवेटेड लोग ज्यादा अच्छे से गोल सेट कर लेते हैं और उसको अचीव करने के लिए खुश रहते हैं. ठीक है. हेल्प इन हैबिट फॉर्मेशन, टाइम मैनेजमेंट एंड अचीविंग पर्सनल गोल. Setting goals, breaking down long-term goal into achievable steps, maintain motivation throughout learning.
Education and learning, student engagement, motivated students are more focused, more persistent and perform better academically. Similarly, जो रिवॉर्ड वाला हमने इंसेंटिव वाला चीज देखा था, चाहे वो एकेडमिक हो या जॉब में हो, वहां पे अगर चीजें रिवॉर्ड और ये सब चीजें आता है तो पीपल आर मोर रेडी टू डू वर्क. ठीक है. Fostering intrinsic motivation, encouraging curiosity, autonomy and personal relevance increases self-driven learning. वर्क प्लेस और करियर में भी वी हैव ऑलरेडी सीन कि आपका एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस, मोटिवेटेड एम्प्लॉय ज्यादा होते हैं तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, अचीवमेंट ज्यादा होगी, आपके गोल्स मीट होंगे तो आप जॉब में सेटिस्फाइड होंगे. ठीक है. इंसेंटिव्स आपके काम को बढ़ाएगा और गोल अलाइनमेंट. सिमिलरली हेल्थ और फिटनेस की बात करें तो ज्यादा मोटिवेटेड जो आप देखोगे एथलीट्स हैं या आपके स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं, ठीक है, तो वो कैसे अडेयर रहते हैं अपने काम को, अपने एक्सरसाइजेस की तरफ. ठीक है. मोटिवेशन इज ऑल्सो की टू अडॉप्टिंग हेल्दी हैबिट्स. कि किसी को दे आर हाईली मोटिवेटेड टू क्विट स्मोकिंग या क्विट एल्कोहल, तो वो नहीं लेंगे. ठीक है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो है मेंटल हेल्थ और थेरेपी में कहाँ से इसका रोल है. मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग एक चीज होती है, खास करके सब्सटेंस यूज के साथ या फिर कोई भी बिहेवियरल एडिक्शन है उसमें हम यूज करते हैं. इसमें क्या होता है कि आपका क्लाइंट सेंटर है, आपको क्लाइंट के ऊपर फोकस करना है और उनको उनकी स्ट्रेंथ, उनके वीकनेस और कैसे उनको मोटिवेट कर रखना है, मोटिवेटेड रखना है सब्सटेंस नहीं लेने के लिए. ठीक है. उसके कुछ 4-5 स्टेप्स होते हैं. पहले तो कि आपको रिफ्लेक्टिव लिसनिंग एंड एक्सप्रेशन, जिसको हम एक्सप्रेस एम्पैथी बोलते हैं, डेवलप डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द पर्सन्स करंट बिहेवियर एंड गोल वैल्यूज, रोलिंग विद रेजिस्टेंस, दैट इज कि आपको कन्फ्रंटेशन नहीं करना है और पेशेंट की सेल्फ एफिशिएंसी बढ़ानी है. ठीक है. दिस इज हाउ आप कैसे ओपन एंडेड क्वेश्चन कर सकते हो, कैसे उस चीज को बढ़ावा दे सकते हो. सिमिलरली मोटिवेशन इंटरव्यूइंग का ही एक पार्ट के अंदर आता है मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी. ठीक है. ये मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग के ही कंसेप्ट को रिड्यूस करती है एंड इट इज ये थोड़ा सा क्लिनिकल सेटिंग्स में ज्यादा यूज होती है. ठीक है. इट फोकसेस ऑन एलिसिटिंग इंटरनल मोटिवेशन बाय टू चेंज बाय यूजिंग पर्सनलाइज्ड फीडबैक फॉर्म एंड शॉर्ट टर्म काउंसलिंग सेशन. ठीक है. इसमें आपका फीडबैक होगा कि पेशेंट की डिटेल आपको एक वो दिया जाएगा, परफॉर्मा दिया जाएगा, उसमें फीडबैक लिया जाएगा किस चीज में प्रॉब्लम है, कैसे उसको इम्प्रूव करना है, उसका की एम्बिवेलेंट जो थॉट्स आ रहे हैं, जो प्रॉज एंड कॉन्स है, वो कैसे एड्रेस करने हैं, पेशेंट उसके बारे में कैसे क्या सोचता है. नेक्स्ट, पेशेंट का एनकरेज अ क्लाइंट टू डेवलप अ प्लान फॉर चेंज एंड टारगेट द फोकस्ड बिहेवियर, किस चीज पे आपको टारगेट करना है. ठीक है. इसके बाद रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट आपको हमने पहले पढ़ा रखा है, क्या बोलते हैं. तो मोटिवेशन इज मैनिपुलेटेड थ्रू एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेज, रिवॉर्ड एंड टोकन सिस्टम. ठीक है. देन इमोशन फोकस्ड थेरेपी जो है वो इमोशनल मोटिवेशन या फिर इमोशनल नीड्स को टारगेट करती है पेशेंट का अडेप्टिव बिहेवियर इंक्रीज करने में. ह्यूमनिस्टिक थ्योरी हमने मैस्लो का पढ़ा है कि कैसे एक स्टेप से दूसरे स्टेप से कैसे हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे. So with this I'll conclude and I'll say कि motivation is a fundamental psychological force जो कि आपका drive the behavior, goal achievement and personal growth. It could be both intrinsic and extrinsic. It can be affected by external factors, rewards, punishment, etc. There are various theories of motivation and emotional motivation which which help you to have a sustainable action towards achieving your goals. And when you understand what exactly motivation and emotional motivation is, you can have a better life outcome in comparison to when you have no clue about it. Okay. These are the references. With this, I'll conclude. Thank you. So, very good morning, everyone. The topic for today is conflict and frustration and common reactions to frustration. So, we'll be dealing with the topic which is quite common. आपने अपनी डे टू डे लाइफ में सुना होगा कि हम फ्रस्ट्रेटेड हो गए, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कैसी चीजें करनी है और हम कैसे रिएक्ट करते हैं जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं. तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस टॉपिक. We are with this topic we will be moving towards the आपके सेमेस्टर में closer of the psychology lectures. So we will be covering under the topics under the following headings. Okay. Introduction, then a brief introduction about conflict and frustration. What are the relationship between conflict and frustration? Then the common reactions to frustration and what are the impact, whether it is physical, psychological impact of frustration and conflict and how do we manage them. All right. So when we talk about conflict and frustration in psychological terms, so they are certain behavior patterns, okay, which affect behavior pattern because of certain experiences which has some impact on our emotions and decision making.
Now, when we talk about conflict, it involves opposing desires or goals. Okay, आपको A भी करना है, आपको B भी करना है, तो अब आप इस डायरेक्शन में जाएंगे कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, यू आर क्वाइट कंफ्यूज। तो यहाँ पे इसे कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। दो ऑपोजिट चीजें हैं, आपको चूज करना है। फ्रस्ट्रेशन, आपने बहुत मेहनत करी किसी चीज कहीं जाने के लिए, लेकिन आप पहुंच नहीं पाए तो आप फ्रस्ट्रेट हो गए। ठीक है, आपने खूब सारा सुबह से उठे, तैयार हुए, लेकिन आते रहे तो आपको क्या बोलते हैं, ट्रैफिक लग गया, तो आपको पहुंचने में, अटेंडेंस लगाने में लेट हो गई। तो दिस इज, फिर आप क्या होता है, आपका जो डिजायर्ड गोल था कि मुझे एक टाइम में अपने इंस्टीट्यूट में पहुंच के अटेंडेंस मार्क करनी है, वो नहीं पूरा होता, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, सो conflict involves opposing desires or goals, while frustration arises when efforts to achieve goals are blocked. They are often interrelated and arise in day to day situations. Okay, चाहे वो माइनर डिसीजन मेकिंग से लेकर कोई बड़ा लाइफ टाइम चेंजेस क्यों ना हो, सब जगह आप कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन वाला जो ये टॉपिक है कहीं ना कहीं फेस करोगे अपने लाइफ में। एंड अपने आसपास की लाइफ में उनको डील कैसे करना है, और अपने आपके जो क्लाइंट्स आएंगे उनको कैसे डील करना है, इन सब चीजों में आपको सिखाना है। Now, these experiences are critical in psychology because they influence mental health, interpersonal relationship, and coping style. Now, all of you might have had certain form of conflict in your life and might have felt frustrated कभी ना कभी तो, ठीक है? तो ऐसा तो है नहीं कि हम बिना इनके लाइफ इमेजिन कर सकते हैं। कभी ना कभी आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना ही पड़ेगा जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा। कभी ना कभी आप ऐसी सिचुएशन फेस करोगे जहाँ पे आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे। तो इनको लाइफ में कैसे आपको डील करना है, और कैसे आप अपना एक बेटर और वाइज डिसीजन ले सकते हैं अगर आप इन चीजों को अच्छे से हैंडल कर सको, तो ये आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। ओके, both conflict and frustrations are natural part of life, but how individual response to them can determine the impact on their mental health and social functioning. ठीक है? So let us start with conflict first. Now, definition wise क्या होता है conflict? It is a mental or emotional struggle which results from the presence of two or more opposing desires, needs, impulses or demands. जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि आपको दो अलग अलग चीजों की तरफ डायरेक्शन में जा रहे हो। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि यहाँ अगर सपोज मैं ए साइड जाता हूँ तो मुझे पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन अगर मैं बी साइड जा रहा हूँ तो वहां पे पीसफुल लाइफ ज्यादा है, तो मैं चूज क्या करूं? यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया। समझ रहे हैं? इट कैन बी इंटरनल बिटवीन द इंडिविजुअल्स, जैसे अभी मैंने बताया। इट कैन बी एक्सटर्नल, दो अलग अलग लोगों की राय अलग है। आपने एक कंपनी स्टार्ट करी, उसमें चार लोग ए सोच रहे हैं, चार लोग बी सोच रहे हैं। ठीक है, तो उनके बीच में भी क्या बोलते हैं आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है, नाउ कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट इनहेरेंटली नेगेटिव। नाउ व्हाट इट इज ट्राइंग टू टेल कि हमेशा जरूरी नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट गलत हो। ठीक है, हो सकता है दो ऑप्शंस में से आपको डिसीजन मेकिंग की पावर आ जाती है। अगर दो ऑप्शंस हैं, आपको चूज करना पड़ता है। सपोज आपको अभी आपके लिए मनी ज्यादा जरूरी है, आपकी बेसिक लाइफ की जो नीड्स है वो पूरी नहीं आप हो पा रही है, तो आप वो डिसीजन लोगे कि वो जॉब चूज करोगे जहाँ पे आपको थोड़ा सही पैसा मिल रहा है, सो दैट आपकी एक बेसिक नीड ऑफ लाइफ पूरी हो सके। मे बी आफ्टर सम टाइम जब चीजें सही हो गई है, तो शायद आप वो जॉब चूज करें जहां आपको पीसफुल लाइफ मिल रही है। ठीक है, तो विद टाइम हाउ यू मेक डिसीजंस, ये सब चीजें आपको कॉन्फ्लिक्ट अगर एक थोड़ा बहुत अमाउंट में आए तो सिखाता है। तो इट इज नॉट इनहेरेंटली नेगेटिव, बट हाउ यू डील विद इट, हाउ यू डिसाइड what decision you have to make is something which can affect your mental health and physical health. All right, so it now conflict is not inherently negative. It can lead to growth and decision making, but when unresolved it may cause stress, anxiety and frustration. अब किसी चीज को अवॉइड करते रहोगे बिकॉज आप दो अलग अलग डिसीजंस आ रहे हैं, तो वो कहीं कंक्लूजन में ही नहीं पहुंचेगी, तो आप परेशान ज्यादा समय तक रहेंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कॉज कर सकता है अगर आपने सही से डील नहीं किया तो। नाउ टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या हो सकते हैं, नाम में ही आपका सब कुछ होता है। ठीक है, अप्रोच अप्रोच, avoidance avoidance, approach avoidance and multiple approach avoidance. we'll see एक एक करके। अप्रोच में क्या है, दोनों चीजें अप्रोच कर रही हैं। अ सिचुएशन वेयर एन इंडिविजुअल मस्ट चूज बिटवीन टू डिजायरेबल ऑप्शंस। ठीक है, तो ये सबसे इजी टाइप ऑफ रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है, आप कोई भी चुनो, आपके साथ अच्छा ही होगा। ठीक है, तो आप किसमें ज्यादा अच्छा होना है,
तो ये आपको चूज करना है. ऑलराइट. Now, generate little emotional behavior. This is considered a least stressful type of conflict because both outcomes are positive. A वाली जॉब में आपको पैसे अच्छे मिल रहे हैं, B वाली जॉब में भी पैसे अच्छे मिल रहे हैं. A वाली जॉब में थोड़ा पीसफुल लाइफ है, लेकिन B वाली जॉब आपके घर के पास है. ठीक है ना. तो दोनों में अच्छा है. दोनों चीज आप, एक पीसफुल लाइफ है, एक घर के पास है. घर के पास रहोगे तब भी हो सकता है आप पीसफुली रहो. तो दिस इज समथिंग आपका अप्रोच है. दोनों फेवरेबल आपके पास आ रहे हैं. ठीक है. तो इससे कंफ्लिक्ट, इसमें लीस्ट कंफ्लिक्ट प्रमोटिंग ऑप्शन है. ठीक है. दिस इज जस्ट आपको क्या चूज करना है. नेक्स्ट इज अवॉइडेंस. नाउ दिस इज लिटिल डिफिकल्ट क्योंकि दो ऑप्शन है, दोनों ही नेगेटिव है. आपको जो कम नेगेटिव है वो चूज करना है. ठीक है. घर से भी दूर है, एक में घर से दूर है, थोड़ी केओटिक है, दूसरा घर से दूर है, पैसे कम है. अब आपको केओटिक वाला चूज करना है कि पैसे कम वाला चूज करना है. दोनों आपकी नेगेटिव है, लेकिन आपको कुछ जो आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग चूज करना है. टू अनडिजायरेबल और नेगेटिव ऑप्शन, मोर स्ट्रेसफुल देन अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज आपका चॉइस ना तो अपीलिंग है एंड इंडिविजुअल मे फील स्टक कि मैं क्या चूज करूं, होगा क्या आगे. तो समझ रहे हैं. तो दिस इज योर अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट. दोनों नेगेटिव चीजें आपको अप्रोच कर रही हैं. नाउ अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है. इसमें क्या होता है, एक ऑप्शन है उसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है. ठीक है. तो आपको अब यही चूज करना है कि इसका मैं पॉजिटिव वाले फैक्टर्स को देख के इसे चूज करूं या इसके नेगेटिव वाले फैक्टर को देख के इसे रिजेक्ट कर दूं. A single option has both positive and negative aspect, making the decision ambivalent. It often leads to hesitation and indecisiveness as the person weighs pros and cons. Very often it is considered to be very difficult to resolve. ठीक है. आपके पास ऑप्शन ही ज्यादा कुछ नहीं है, उसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो आपको देखना है कि आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ज्यादा हैं कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स ज्यादा हैं. लेकिन ऑप्शन एक ही है, तो आप उसमें से चूज करोगे. ठीक है. नाउ मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट. इसमें क्या है, चूजिंग बिटवीन टू और मोर ऑप्शंस. आपके पास दो से ज्यादा ऑप्शंस हैं, सबका अपना प्रॉज एंड कॉन्स है. ठीक है. तो आपको जैसे जो इससे पहले वाला था अप्रोच अवॉइडेंस, उसमें 3-4 ऑप्शंस आ गए हैं. तो ये हो गया आपका मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस which have both positive and negative aspect. Complex and stressful form of conflict because each option is mixed with pros and cons. ठीक है. यहाँ पे जैसे दिख रहा है, जैसे हमने पहले देखा था अप्रोच अवॉइडेंस, उसी में 3-4 ऑप्शंस और आ गए. यहाँ तक समझ में आया. टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट समझ में आए. नाउ ये तो हो गए हमारे क्राइटेरिया बेस्ड ऑन कि आपके पास जो डिसीजन लेना है या फिर कुछ प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं. उसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट्स बेस्ड ऑन आप नंबर ऑफ पीपल क्या क्या हो सकते हैं. ठीक है. इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है, जब कॉन्फ्लिक्ट आप ही के अंतर्मन में आ रहा है. ठीक है. विद इन द इंडिविजुअल आपका कुछ मॉरल डिलेमा है, आप को एक एग्जाम क्लियर तो करना है, लेकिन उसके लिए आप अपने घर वालों को निग्लेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. ये आ गया. ठीक है. एक जैसे अंदर का ही हो गया. सेल्फ डाउट आ जाता है बहुत बार, तो अपने अंदर ही कंफ्लिक्ट आ रहा है. तो दिस इज इंट्रापर्सनल कंफ्लिक्ट. नेक्स्ट है इंटरपर्सनल कंफ्लिक्ट. ठीक है. अकर्स बिटवीन इंडिविजुअल. आप दो दोस्त हैं, दोनों में से एक को क्रिकेट देखना है, एक को फुटबॉल देखना है. ठीक है. तो आप दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट आ गया. फैमिली वालों के बीच में कितनी बार कुछ कुछ वैल्यूज को लेकर डिसएग्रीमेंट आ जाता है. ठीक है ना. बच्चे को रात को थोड़ा लाउड म्यूजिक सुनना है, पेरेंट्स को नहीं सुनना है, या टीवी का एक शो, पेरेंट्स को एक टीवी शो देखना है, घर बच्चे को दूसरा देखना है. तो ये आ गया इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है. इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट विद इन अ ग्रुप और अ टीम. एक ही ग्रुप में टीम है, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, क्लैशिंग आइडियाज इन अ प्रोजेक्ट. फिर इंटर ग्रुप, दो अलग अलग कंपनी है, उनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया. ठीक है. जैसे कि पॉलिटिकल है या फिर कल्चरल क्लैशेस है, जो हम बहुत कॉमनली देख रहे हैं. ठीक है. ये समझ में आया. ठीक है. नेक्स्ट we'll talk about briefly about what is frustration. ठीक. Now what is frustration? It is a negative emotional state that occurs when a person is blocked from reaching a desired goal or fulfilling a need. जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, आपने किसी चीज को करने के लिए बहुत मेहनत करी, आपका कुछ गोल था, आपने उसको चीज आपने बड़े आगे, लेकिन वो गोल पूरा नहीं हो पाया, तो यू गेट फ्रस्ट्रेटेड. कोई भी काम करना चाह रहे हो, उसे खत्म नहीं कर पा रहे, तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो. आप लोग कॉमन टर्म में भी ये शब्द यूज करते होगे. ठीक है. Now it is one of the very common and universal human experience that arises in situation
where one's expectations, desired और plans are disrupted. आप सुबह से प्लान कर रहे थे कि आज ट्रिप पे जाना है, कुछ ऐसा अचानक से कुछ आया, ट्रिप ही कैंसिल हो गई, तो आप बड़े परेशान हो गए, बड़ी फ्रस्ट्रेटेड हो गए, ठीक है। Now, it is a motivational emotional response that can lead to range of behavior. अभी frustrated होता है तो इंसान बहुत सारी चीजें कर सकता है, वो बात करना बंद कर दोगे आप लोगों से जिनकी वजह से प्लान कैंसिल हुआ, या फिर आप उन पर गुस्से से लैश आउट कर सकते हो, या आप खुद का भी नुकसान कर सकते हो, कोई सामान तोड़ फोड़ सकते हो, तो दे आर मैनी थिंग। तो ये डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल की पर्सनालिटी ट्रेट क्या है, उसकी कोपिंग स्किल क्या है, वो कितना रीजनेबली और लॉजिकली चीजों को समझ पा रहा है कि ये अगर मेरा डिजायर गोल मीट नहीं हो पाया है, वो किस वजह से, क्या कोई सच में ऐसी अनअवॉइडेबल सिचुएशन थी, या कुछ मेरे पार्ट में लैक हुआ है, तो ऐसे में कैसे रिएक्ट करना है। ऑलराइट, सो उसमें ऑब्स्टेकल की स्पेलिंग गलत लिखी है, पर्सन नीड गोल, उनका जो गोल है वो पूरा नहीं हुआ, ऑब्स्टेकल आ गए तो आपका फ्रस्ट्रेटेड हो गया पेशेंट। नाउ there are certain characteristics of frustration, so we'll see एक एक करके कि क्या क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक है। पहला है इमोशनल रिस्पॉन्स। नाउ सबसे पहले क्या होता है, जब भी फ्रस्ट्रेशन होता है तो एक अंदर से एक इमोशनल रिस्पॉन्स आता है। ज्यादातर पेशेंट बड़े नेगेटिव फीलिंग्स के साथ, या तो गुस्सा होगा या फिर एंशियस हो जाएगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये काम नहीं हो पाया, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, हेल्पलेसनेस हो सकता है, या फिर बहुत सैड हो सकता है। ऑलराइट, फिर कॉग्निटिव इफेक्ट, बहुत बार अचानक से कोई चीज गोल नहीं पूरी हुई तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप समझ में नहीं आता कि आगे मुझे करना क्या है, डिसीजन कैसे लेना है, याद ही नहीं आ पाता कि अब इस चीज में मुझे अगर ये चीज पूरी नहीं हो पाई तो मैं कुछ और काम कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। इट कैन कॉज कंफ्यूजन, ऑब्सेसिव थिंकिंग और डिफिकल्टी कंसेंट्रेशन, बार बार सोचते रहोगे कि यार ये क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ठीक है। और तीसरा है इसका बिहेवियरल आउटकम, ठीक है। उसमें क्या होगा, आप फ्रस्ट्रेशन को डील करने के लिए या तो पॉजिटिवली भी बिहेव कर सकते हो, अडेप्ट कर सकते हो अपनी कोपिंग सिचुएशन, कोपिंग मैकेनिज्म से, या फिर नेगेटिवली आप एंगर लैश आउट कर सकते हो, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो सकते हो, ठीक है। या फिर अडेप्टिव स्ट्रेटजी जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आपको कैसे इसको जो फ्रस्ट्रेशन हुआ है, जो काम पूरा नहीं हो पाया, उसे कैसे पूरा करना है, नई स्ट्रेटजी के साथ आ सकते हो। नाउ कहते हैं सोर्सेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अब फ्रस्ट्रेशन किस वजह से हो सकता है, कहाँ कहाँ से उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। इंटरनल या फिर एक्सटर्नल। इंटरनल फ्रस्ट्रेशन के कॉज जो होते हैं वो इंटरनल विद इन द पर्सन होते हैं, और एक्सटर्नल जो होते हैं वो एनवायरमेंटल कॉज की वजह से हो सकते हैं। तो हम धीरे धीरे करके देखेंगे। इंटरनल सोर्सेस क्या हो सकते हैं, ठीक है। पहला है पर्सनल लिमिटेशंस, खुद के ऊपर लिमिटेशन है कि भैया मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं अगर ए जगह पे जाऊंगा तो मेरा बहुत काम रुक जाएगा, तो खुद के ऊपर ही आपने लिमिटेशन लगा रखी है कि मैं इसको करने में केपेबल हूँ, उसके ऊपर नहीं हूँ केपेबल, सेल्फ डाउट आ जाएगा, या लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम कम है, कि विश्वास ही नहीं है कि मैं इस चीज को पूरा कर सकता हूँ, ठीक है। या वेरी इंपॉर्टेंट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, किसी इंसान को आर्ट में बहुत रुचि है, ठीक है, ही वांट्स टू, उसको आर्ट बहुत अच्छी है, लेकिन उसको साइंटिस्ट बनना है, उसको साइंस में रुचि ही नहीं है, ठीक है, लेकिन साइंस ले लिया, और क्या बोलते हैं कि अब पढ़ूं कैसे, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता है पढ़ना साइंस, ठीक है। तो उसका उल्टा भी हो सकता है, किसी को साइंस बहुत पसंद थी लेकिन घर वालों ने बोला चलो नहीं तुम कॉमर्स आर्ट साइड ले लो, उसकी आर्ट अच्छी नहीं है, उसको तो साइंस में जाके साइंटिस्ट बनना था, तो ठीक है, जो आपका कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लगा दे रहे हो। किसी बच्चे को मैथ ओलंपियाड में टॉप करना है लेकिन उसको सम एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना ही नहीं आ रहा है छोटे बच्चे को, ठीक है। तो यहाँ पे भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होगी कि जो चीजें पूरी नहीं हो सकती। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हमने देखे थे पहले कि अंदर ही अंदर की ये सही है, ये गलत है, ये मोरली करेक्ट है कि नहीं है, तो ये सारी चीजें आ गई। और कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, किसी को ऑलरेडी एंजाइटी या डिप्रेशन या कोई और तरीके की कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो उस वजह से भी आपका ये इंटरनल सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्सेज क्या हो सकते हैं, नाम से पता चल रहा है बाहर से कुछ होगा। एनवायरमेंटल बैरियर्स हो गए, ठीक है, ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि आप ए डायरेक्शन से बी डायरेक्शन में पहुंच ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। सोशल रिस्ट्रिक्शन है, नॉर्म्स लगा रहे हैं कि भैया इस टाइम के बाद आपको अपने घर से बाहर ही नहीं निकलना है, स्पेशली फॉर फीमेल्स कि आप जॉब यही इसी घर के लोकेलिटी के आसपास ढूंढोगे, इसके आगे नहीं ढूंढोगे, आपको इन इन चीजों में जॉब करना है, उसके बाद नहीं करना है, ठीक है। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, लोगों के साथ आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, तो इस वजह से फ्रस्ट्रेशन कि आपका आइडिया दूसरे वाले से मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तीसरा इंस्टीट्यूशनल लिमिटेशन हो गए, या डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी हो गए, ठीक है, कि पैसे ही नहीं है, किसी को बहुत आगे पढ़ाई करनी है, उसको कुछ
एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है, उसके घर के आसपास कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, या फिर और इतने पैसे ही नहीं है कि कहीं बाहर जाके पढ़ सके, तो ये एक्सटर्नल बैरियर हो गए आपके गोल को पूरा करने से रोकने के लिए। तो दिस इज द कॉज ऑफ, दीज आर द सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट इज हाउ आर conflict and frustration related to each other? So they are connected emotional and on the basis of emotional and psychological grounds. So in many situations, conflict acts as a source of frustration, and persistent frustration can intensify conflict, especially in interpersonal and emotional context. तो पहले देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे फ्रस्ट्रेशन को लीड करता है। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, जैसे भी कोई भी तरीके का आपका अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कैसे करूं, आप डिसीजन पे ही नहीं आ पा रहे हो, उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिले होते जा रही हैं चीजें, आपका गोल पूरा नहीं हो रहा है, तो यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड। समझ में आ रहा है? When a person faces a tough decision making two equally important goal, they may feel emotionally stuck. ठीक है, डिसीजन पूरा नहीं हुआ, नीड पूरी नहीं हुई, तो आपका फ्रस्ट्रेशन आया। Then intrapersonal conflicts. Internal psychological conflicts may prevent action and lead to feeling of helplessness and frustration. आप करना तो चाहते हो चीजें, लेकिन आपका मॉरल या आपका कॉन्साइंस अलाउ ही नहीं कर रहा है कि मैं इस चीज को विग्रेसली करूं, या मैं किसी और की जगह पे इतना जॉब अप्लाई कर लूं, लेकिन आपको जॉब की नीड बहुत है, लेकिन आप कुछ ऐसा प्रोजेक्ट सबमिट करोगे आपका दोस्त का जॉब जा सकता है। तो ये सारी चीजें इंटरनल आपको बड़ा ही मॉरल ग्राउंड में परेशान कर रही है, आपकी फिर बेसिक नीड पूरी नहीं हो पा रही, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए। ठीक है, फिर है interpersonal disputes between individual often leads to emotional frustration when mutual understanding is lacking. किसी रिलेशनशिप में या फिर फैमिली की बात कर लीजिए, दो लोगों की आपस में बन नहीं रही है, दो किसी की बिल्कुल ऑपोजिट थिंकिंग आ रही है, एक को घर में रहना पसंद है, एक को बाहर घूमना पसंद है, तो यहाँ पे चीजें मतलब समझ रहे ना कि इमोशनल ग्राउंड एक मिल ही नहीं पा रहा है, तो अगर उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक हेल्दी रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रही, तो इस वजह से भी इंसान फ्रस्ट्रेटेड रहता है। ठीक है, सिमिलरली टीम में दो लोगों के बीच में क्लैश हुए जा रहे हैं, एक को ए मेथड से अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, दूसरे को बी मेथड से अपना, लेकिन दूसरा वाला पहले वाले के साथ एग्री नहीं कर रहा है, पहला वाला दूसरे वाले के साथ एग्री नहीं कर रहा है, तो अगेन यहाँ पे आपके क्लैशेस ऑफ ओपिनियन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्रस्ट्रेशन कॉन्फ्लिक्ट को कैसे बढ़ाता है। ठीक है, हाउ फ्रस्ट्रेशन इंटेंसिफाइज कॉन्फ्लिक्ट। सो पहला है इमोशनल एस्केलेशन। Unmanaged frustration can lead to aggression, anger and withdrawal which will escalate conflicts rather than resolving them. परेशान हो, कुछ डिसीजन नहीं आ रहा है, गुस्सा हुए जा रहे हो, चीजों के बारे में बार बार सोच रहे हो, तो इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा या आपका डिसीजन और डिले होगा। ठीक है, रिड्यूस प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, इट कैन इम्पेयर रैशनल थिंकिंग। परेशान होता है तो इंसान नहीं सोच पाता ना कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड, अभी मुझे थोड़ा टाइम दे दो, कहता है कि मैं कोई डिसीजन ही नहीं बन पा रहा हूँ, या फिर बहुत फ्रस्ट्रेटेड इंसान गलत डिसीजन भी बना सकता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा। नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट ऑफ नेगेटिव पैटर्न। क्रॉनिक फ्रस्ट्रेशन कैन रीइंफोर्स कॉन्फ्लिक्ट मेकिंग इट रिकरिंग और डीपर ओवर टाइम, यानी कि चीजें एक लूप में आ जाएगी, इंसान फ्रस्ट्रेटेड होगा, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फ्रस्ट्रेशन आएगा, फ्रस्ट्रेशन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आएगा, नई डिसीजन बन रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, फिर कॉन्फ्लिक्ट आया, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अब बोला कि मैं अभी भी स्टक हो गया हूँ, कोई समझ डिसीजन नहीं बना पा रहा हूँ, फिर फ्रस्ट्रेशन आया, तो एक साइकिल की तरफ बनते जाएगा और डीपर जाता जाएगा। ठीक है, नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक इज कॉमन रिएक्शंस टू फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, हाउ डू पीपल बिहेव और रिएक्ट व्हेन दे आर फ्रस्ट्रेटेड। पहला है अग्रेशन। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इमीडिएट एंड विजिबल रिस्पॉन्स टू फ्रस्ट्रेशन, ये आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा, अपने दोस्तों के साथ भी देखा होगा, अपने फैमिली में भी देखा होगा। ठीक है, तो एक आपकी फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस है, वो बोलता है कि दोनों इंटरकनेक्टेड है, जब भी इंसान फ्रस्ट्रेट होता है तो वो एग्रेशन की तरफ बढ़ता है, एग्रेसिव होता है तो फ्रस्ट्रेशन की तरफ बढ़ता है। ठीक है, नाउ फ्रस्ट्रेशन ऑफन लीड्स टू एग्रेसिव बिहेवियर व्हेन गोल इज ब्लॉक्ड। फिर दूसरा क्या होता है, इंसान फ्रस्ट्रेटेड होता है तो गिल्ट और शेम भी हो सकता है। ठीक है, व्हेन इंटरनल गोल्स आर नॉट मेट और व्हेन फ्रस्ट्रेशन रिजल्ट्स फ्रॉम वन ओन एक्शन, कि मुझे लेट हो गई, मैं घर से लेट निकला इसलिए से टाइम पे नहीं पहुंच पाया, तो गोल मेट नहीं हुआ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ, लेकिन गलती मेरी थी, तो बहुत ज्यादा गिल्ट में चला गया कि मैं बार बार ऐसा क्यों करता हूँ, या लोगों को फेस नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई एक्शन, ये शेम में चला गया। ठीक है, देन पेशेंट रैशनलाइजेशन कर सकता है। अगर कल आप लोगों ने कुछ डिफेंस मैकेनिज्म पढ़े होंगे तो उसमें एक टॉपिक ये भी आया होगा, मेकिंग एक्सक्यूजेस टू जस्टिफाई फेलियर और बिहेवियर। ठीक है,
मुझे फ्रस्ट्रेशन इस वजह से हो रहा है क्योंकि मेरा ये काम पूरा नहीं हो पाया, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करना कि काम पूरा ना हो पाना मेरी गलती है, ठीक है। फिर ब्लेमिंग अदर, प्रोजेक्ट कर दिया और लोगों पे कि क्या बोलते हैं कि मैं इसलिए फ्रस्ट्रेटेड हूँ कि सामने वाले ने मेरा काम रोक दिया। फिर क्या है चौथा लास्ट वाला, रेजिग्नेशन, कि चुपचाप से गिव अप कर देना, ठीक है, अब तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा, कुछ चीजें नहीं हो पा रही है, एकदम रिजाइन कर देना। उसके बाद है विड्रॉल और अवॉइडेंस, ठीक है, लोगों को फेस नहीं करना, उस सिचुएशन को ये फेस नहीं करना। रिट्रीट फ्रॉम सिचुएशन फिजिकली और इमोशनली टू एस्केप फ्रस्ट्रेशन। कंपनसेशन, मेकिंग अप फॉर फेलियर इन वन एरिया बाय एक्सेलिंग इन अनदर एरिया, ठीक है। मैं स्पोर्ट्स में तो नहीं एक्सेल कर पा रहा हूँ, चलो मैं आर्ट्स में एक्सेल कर लेता हूँ, लेकिन मैं पढ़ाई में एक्सेल नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं सपोज स्पोर्ट्स में एक्सेल कर लेता हूँ, ठीक है। फिर डे ड्रीमिंग या फैंटेसी, सोचते रहना, गोल की तरफ जाना तो नहीं, लेकिन बस अपनी सोच में खुश रहना कि हाँ मैं इसको पूरा कर लूंगा, कर सकता हूँ टाइप्स। एंड सब्लिमेशन, रीडायरेक्टिंग द फ्रस्ट्रेशन इनटू पॉजिटिव आउटलेट्स, कि उसको एक मैच्योरली डील करना, समझ गए। नेक्स्ट भी आपके 3-4 वही है कि सब्स्टिट्यूट करना, कि ओरिजिनल गोल को गोल ही बदल देना कि भैया ये गोल मेरा पूरा नहीं हो पा रहा है, मैं मैथ्स में ओलंपियाड में नहीं पूरा कर पा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, अब मैं मैथ्स नहीं देखूंगा, अब मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा, ठीक है। तो ये हो गया, आपने गोल ही बदल दिया जो पूरा नहीं हो रहा। कॉम्प्रोमाइज कर देना, ठीक है, फाइंडिंग अ मिडिल ग्राउंड, मैं ए से सी तक तो नहीं पहुंच पा रहा हूँ, मैं बी तक ही जाऊंगा, ठीक है, बी से वापस आ जाऊंगा, समझ गए। रिग्रेशन इज लाइक कि बहुत ज्यादा बचकानी हरकत करना, हाथ पैर पटकना, बच्चों की तरह शिकायतें करना, अरे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, रेदर देन उस पर एक्ट करना, ठीक है। परसिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो अ वेरी मैच्योर थिंग, कि कंटिन्यूअसली आगे बढ़ना, ठीक है। एक तो होता है जो कि रेजिग्नेशन दे देता है कि नहीं अब मुझसे होगा ही नहीं, गिव अप कर दिया। एक होता है जो धीरे धीरे मेहनत करते रहता है, ठीक है, उसके ऊपर कि मुझे आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, इसको बोलते हैं परसिस्टेंस, समझ गए। These are the common reactions which you can see in frustration वाले लोगों में। अब इनका साइकोलॉजिकल या फिजिकल इम्पैक्ट क्या होता है जो भी फ्रस्ट्रेशन या कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर आ रहे हैं। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है, स्ट्रेस और एंजाइटी कॉज करता है, ठीक है। अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफन लीड टू क्रॉनिक स्ट्रेस एंड एंजाइटी। मेंटल टेंशन फ्रॉम इंटरनल स्ट्रगल और अनमेट गोल्स कैन रिजल्ट इन रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी एंड डिफिकल्टी फोकसिंग। लो सेल्फ स्टीम, ठीक है, आपका अनमेट नीड्स हैं, चीजें नहीं हो पा रही हैं, हमेशा स्टक रह रहे हो, तो खुद के अंदर को डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो जाती है, खुद अच्छे सा नहीं लगता कि मैं कुछ चीजें कर पाऊंगा, खुद की काबिलियत पे डाउट होने लगता है। रिपीटेड फ्रस्ट्रेशन और फेलियर टू सक्सीड कैन डैमेज वंस कॉन्फिडेंस इन सेल्फ वर्थ इमेज। इंडिविजुअल may develop a negative self image or become overly self critical. Then depression, ठीक है, continuous failure to resolve personal or social conflicts and chronic frustration may lead to feeling of hopelessness, helplessness and eventually depression. बिहेवियरल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, तो हमने साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखा। बिहेवियरली आप लैश आउट कर सकते हो, गुस्सा हो सकते हो, हमने पहले भी देखा था, ठीक है। एंगर एंड अग्रेशन, अनरिजॉल्व फ्रस्ट्रेशन कैन लीड टू वर्बल और समटाइम फिजिकल एग्रेशन एज वेल, व्हिच कैन बी डायरेक्टेड एज सेल्फ एंड अदर्स। सेल्फ में अपना सेल्फ हार्म भी कर सकते हो, सब्सटेंस यूज की तरफ भी जा सकते हो इनडायरेक्टली, खुद को यूज करके, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, चलो आज मैं सिगरेट ज्यादा पीऊंगा या शराब ज्यादा पीऊंगा, ठीक है। इम्पेयर डिसीजन मेकिंग, ठीक है, इमोशनली आप नम हैं, आप समझ में ही नहीं पा रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है कि तो मैं ए को डिसाइड करूं, बी को डिसाइड करूं, मैं करूं क्या, तो हमेशा स्टक इन रहना। इमोशनल ओवरवेलम फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन कैन इम्पेयर कॉग्निटिव फंक्शंस लीडिंग टू पुअर डिसीजन मेकिंग, या फिर इम्पल्सिवली कुछ डिसाइड कर लिया, ठीक है। विड्रॉल और अवॉइडेंस बिहेवियर, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस वन, ठीक है। सोशल एंड इंटरपर्सनल इम्पैक्ट क्या होता है, अगर इंसान बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन या कॉन्फ्लिक्ट की वजह से डिसीजन मेकिंग हैम्पर हो गई, तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हैम्पर होती है, ठीक है। ongoing interpersonal conflicts and emotional frustration can strain or break relationship, whether you're talking about professional relationship, personal relationship या academic के उसमें बात कर रहे हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन कम होता है, ट्रस्ट ब्रेक होता है। इन फिर अगेन मैंने जैसे बोला था कि आपस में लिंक्ड है, फ्रस्ट्रेटेड इंडिविजुअल में बिकम मोर रिएक्टिव, इजीली ऑफेंडेड और डिफेंसिव, व्हिच इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। देन वर्कप्लेस एंड एकेडमिक डिस्फंक्शन, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड हो, कॉन्फ्लिक्ट में हो, तो प्रोडक्टिविटी कम होती है, ठीक है। डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस ड्यू टू इमोशनल डिस्ट्रैक्शन, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरपर्सनल क्लैशेस। ओवरऑल फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट का आपका फिजिकल हेल्थ में भी इम्पैक्ट होता है। आपने देखा होगा ज्यादातर जो लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं उनको सोमैटिक कंप्लेंट्स, हेडेक, सर में ही दर्द रहता है हमेशा,
उनको पेट में स्टमक की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, या फिर बीपी या फिर पल्स सॉरी बीपी या फिर आपका कार्डियक जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बढ़ सकती है ना. So prolonged emotional conflict and frustration can manifest physically as headache, fatigue, sleep disturbances or digestive issues. Chronic risk क्या हो सकता है आपका? long term stress and negative emotional stress can contribute to serious health problem like high BP, heart disease और immunity कम हो गई आपकी. Now, how are you going to manage? अगर ये सब situations आपके सामने आ रही है तो उसको management कैसे करना है? सबसे पहले है कि सेल्फ अवेयरनेस एंड इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए. यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि कौन सी चीज आपको कब ट्रिगर कर रही है, कौन सा वे, कौन सा क्या बोलते हैं कंडीशन में आपको पुट कर दें तो आप ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, आप ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, आप फ्रस्ट्रेटेड जल्दी हो जाते हैं. ठीक है, सो इन ट्रिगर्स को रिकॉग्नाइज करके उनको डील कैसे करना है काम. ठीक है, तो अपने टेक्निक्स लाइक माइंडफुलनेस, डीप ब्रीदिंग टू मैनेज इमोशनल रिएक्शन, improving your communication skill, practice active listening, assertiveness and respectful expression to reduce misunderstanding and avoid escalation. बहुत बार आप लोगों की बात सुन के आधे में काट देते हो, तो क्या होता है कि आपको भी समझ में नहीं आता और सामने वाले को भी लगता है मुझे डिसरिस्पेक्ट किया, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, फिर आप फ्रस्ट्रेशन बढ़ोगे. तो बहुत बार एक्टिवली उनको अच्छे से एम्पैथेटिकली लिसन करना, रीजन देना, अगर आप किसी चीज पर डिसएग्री भी कर रहे हो तो उसको रीजन के साथ एक रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करना. ये सब चीजें आप कम्युनिकेशन स्किल में अगर डेवलप करोगे तो आपका रिएक्शन जो है वो कंट्रोल होगा, आप इमोशनली ओवरवेल्म कम होगे, तो आपका जो डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजीज है, पावर है, वो इम्प्रूव होगी. ठीक है, नाउ आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि नेगोशिएशन करना, कॉम्प्रोमाइज एंड मेडिटेशन टू रीच म्यूचुअल सॉल्यूशंस एंड एम फॉर विन विन आउटकम. दो अपोजिट पार्टी है, दोनों के डिसीजंस अलग हैं, उनके रिस्पॉन्सेज अलग है, तो एक म्यूचुअल ग्राउंड पे आना जिसमें कि ए को भी फायदा हो जाए, बी को भी फायदा हो जाए, तो कोई ऐसे म्यूचुअल ग्राउंड में आना पड़ता है. ठीक है, एंड अगेन ऑफ कोर्स आपकी कोपिंग स्ट्रेटेजीज की प्रॉब्लम फोकस कोपिंग है या इमोशनल फोकस कोपिंग है. इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम फोकस टेक स्टेप्स टू रिजोल्व द सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, वेयर इज इमोशनल फोकस में क्या होगा कि आपका जो इमोशनल रिस्पॉन्स है उसको कर्व डाउन करने में हेल्प करेगा. ठीक है, अगेन लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, एक नॉर्मल स्लीप हाइजीन मेंटेन करनी है, हेल्दी लाइफस्टाइल में आपको डाइटरी हैबिट्स इंप्रूव करनी है, सब्सटेंस यूज अवॉइड करना है, फिजिकली एक्टिव रहना है. ठीक है, एंड इफ एट ऑल रिक्वायर्ड प्रोफेशनल हेल्प लेनी है. ठीक है, समझना है, फॉर एंगर मैनेजमेंट, फॉर काउंसलिंग फॉर पर्सिस्टेंट और सिवियर इश्यूज एंड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट. इंस्टीट्यूशन कैन हेल्प थ्रू policies, training and creating open environment for expression and resolutions. So till now we have read about conflicts, we have read about frustration, their reaction, उनको कैसे manage करना है. So to sum up everything, we can say कि conflict and frustrations are common psychological experiences which arise from opposing desired or blocked goals which affect emotion and behavior. Now types of conflict mostly जो हमने देखा, approach avoidance, avoidance avoidance, approach multiple approach avoidance. तो आपको दो good things और दो bad things है या उससे ज्यादा है, उनमें चूज करना है कि कैसा क्या चीज आपके लिए सबसे बेनिफिशियल. सिमिलरली फ्रस्ट्रेशन आपके इनसाइड सोर्स से भी हो सकता है, एक्सटर्नल सोर्स से भी हो सकता है. बोथ ऑफ देम आर इंटरलिंक्ड. कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फ्रस्ट्रेशन आता है और फ्रस्ट्रेशन इंटेंसिफाई करता है कॉन्फ्लिक्ट को. देयर कैन बी मेनी रिएक्शंस टू फ्रस्ट्रेशन. एंगर हो सकता है, एग्रेशन हो सकता है, परसिस्टेंस हो सकता है और रेजिग्नेशन भी हो सकता है. मैनेजिंग देम प्रॉपर्ली इज गोइंग टू हेल्प यू इन अ प्रोडक्टिव लाइफ. ओके, so we can manage them by staying calm, solving problem, talking things out, taking care of ourselves and asking for help when needed. So with this, our this slide is concluded. I hope you all understood. है ना. तो देखते हैं क्या रिकॉर्डिंग चालू है. ओके, ठीक है. So welcome everybody. Today's topic is defense mechanism. I'm Dr. Swaleha Mujawar, assistant professor. So defense mechanism किसने दिया था? Sigmund Freud has contributed a lot of things. जब भी आप psychiatry में नाम सुनेंगे सबसे famous Sigmund Freud ही है. So he told that defense mechanisms are unconscious mental processes. ये बहुत important है.
डिफेंस मैकेनिज्म हमेशा अनकॉन्शियस है। अगर आप कॉन्शियसली कुछ कर रहे हो तो फिर वो डिफेंस मैकेनिज्म में नहीं आता है, वो अडेप्टेशन में आता है। ठीक है, सो इट इज अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस एम्प्लॉयड बाय द ईगो टू रिड्यूस एंजाइटी। सो लाइक आई वाज एक्सप्लेनिंग टू यू, एवरी डे के जो लाइफ स्ट्रेसेस होते हैं उनसे बचने के लिए, एंजाइटी कम करने के लिए वी यूज डिफेंस मैकेनिज्म। सो सिगमंड फ्रॉइड की ही बेटी थी एना फ्रॉइड। So Sigmund Freud started the concept of defense mechanism and his daughter Anna Freud carried it forward. So she wrote a book, The Ego and Mechanism of Defense. So if any of you like this lecture and if you like to read it in detail, you can read this book, The Ego and Mechanism of Defense. It's very interesting. So she elaborated, उसने और आगे बढ़ाया, like Sigmund Freud ने start किया पर उसको पूरा explain किया। शी कंस्ट्रक्टेड अ लिस्ट कि क्या क्या डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं। एक और साइंटिस्ट था विलियम, उसने भी इनको और थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन किया। सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म्स। एक थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि अनकॉन्शियस लेवल पे डिफेंस मैकेनिज्म्स कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, सो हम सबके दिमाग में तीन चीजें होती है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। So id, as you can see in the diagram, is the devil. Superego is the angel. ठीक है? And ego is the reality, like what is happening. So I'll just give you an example कि सामने चॉकलेट पड़ा है, ठीक है? तो ये डेविल बोलेगा पूरा पूरा चॉकलेट खा लो, किसी को नहीं मिलना चाहिए चॉकलेट। लेकिन सुपर ईगो बोलेगा कि नहीं, लोगों से शेयर करना चाहिए, या बहुत ज्यादा चॉकलेट खाना भी अच्छा नहीं होता है। तो इट बोल रहा है पूरा खा लो, सुपर ईगो बोल रहा है बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है चॉकलेट को। व्हाट विल द ईगो डू? ईगो बैलेंस करेगा। ईगो बोलेगा एक छोटा सा खा लेते हैं, बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं तो ज्यादा हेल्थ पे भी कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होगा। तो ईगो ट्राइज टू बैलेंस योर इड एंड सुपर ईगो। So this is called as the structure of personality or structure of mind, and this is where your defense mechanisms are also working. So it is the part of the mind in which all the instinctual drives are there, and Sigmund Freud liked to basically focus on a lot of sexual drives. He felt that most of the drives which are coming originate from the sexual activities, but it is not true. बाकी भी drives होती हैं, बाकी drives are your eating, sleeping, but id जो है बेसिकली वर्क्स ऑन अ प्लेजर प्रिंसिपल, उसको सिर्फ प्लेजर चाहिए और नहीं समझ में आता है। एन एग्जाम्पल इज एन इन्फेंट स्क्रीमिंग फॉर समथिंग, इट डज नॉट नो व्हाट इट वांट्स, इट जस्ट नोज कि कुछ चाहिए और वो चिल्लाते रहेगा। इट इज डेवलप्ड एट बर्थ, इट सीक्स इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। सो इसीलिए इम्पल्सिव अनथिंकिंग बिहेवियर जो होता है दैट इज यूजुअली कॉज्ड बाय आवर इड। इट इज इरैशनल, इट इज नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी। सुपर ईगो हमारा मॉनिटर है, तो वो बोलता है कि गुड क्या है, बैड क्या है, राइट रॉन्ग बिहेवियर क्या है, ये सब चीजों पे, रूल्स पे बहुत ज्यादा फोकस करता है सुपर ईगो। एंड ईगो functions according to the reality principle. It takes care of a need as soon as the object is found. तो जो भी चल रहा है बेसिकली रियलिटी में कैसे इसको एडजस्ट कर सकते हैं, दैट इज योर ईगो। इट इज डेवलप्ड एट अराउंड 1 year ऑफ एज। तो 0 to 1 years पे ओनली इड इज फंक्शनिंग। आफ्टर 1 years ऑफ एज ईगो स्टार्ट्स developing. It acts as a moderator between the pleasure sought by the id and morals of the superego. And it compromises, it tries to pacify both of them. It can be viewed as an individual's sense of time and place. So this is your ego. So psychiatry में ego और जो आप daily life में ego बोलते हैं वो काफी अलग है। जब आप बोलते हैं इसका ego बहुत high है, वो ये वाला ego नहीं होता है, ठीक है? वो तो हम बोलते हैं कि he has a lot of बहुत ज्यादा एटीट्यूड होता है, बहुत ज्यादा लोगों में घमंड होता है, तो हम ईगो बोलते हैं। बट दिस ईगो इज डिफरेंट from what is socially understood. So coming to defense mechanisms, they are unconscious, partially conscious. They are maneuvers which we
avoid anxiety या maybe decrease anxiety due to unpleasurable or troubling impulses. तो वही है कि ईगो और ईगो बेसिकली जो एड और सुपर ईगो के बीच में झगड़ा चल रहा है उसको भी पैसिफाई करता है डिफेंस मैकेनिज्म से, और एंजाइटी भी कम करता है. So we needed to reduce anxiety. It also sometimes defense mechanism can distort, transform or falsify reality. So ये हाँ anxiety तो कम कर रहा है, पर कभी कभी हमारी reality को भी distort कर देता है anxiety कम करने के चक्कर में. So it allows the individual to reduce sudden changes in internal and external environment by altering the perception of the environment. तो कभी कभी reality हमारी distort हो सकती है. इससे कभी कभी frustrations, pain, loss, disappointments ये सब डील करना हम सीखते हैं. ओके, सो डिफेंस मैकेनिज्म्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. दो मेन मैंने आपको बताए थे, दैट इज इमेच्योर एंड मैच्योर. ओके, अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग देम आर नार्सिसिस्टिक एंड न्यूरोटिक. ठीक है, तो 4 याद रखना है, तो मैच्योर, इमेच्योर और 2 एन वाले, नार्सिसिस्टिक एंड न्यूरोटिक. नार्सिसिस्टिक वाले जो है वो सबसे ज्यादा प्रिमिटिव होते हैं, सबसे ज्यादा एबनॉर्मल होता है, सिर्फ साइकोटिक लोग इनको यूज करते हैं. सो दैट इज व्हाई दे आर नोन एज नार्सिसिस्टिक और साइकोटिक डिफेंस मैकेनिज्म्स. इमेच्योर वाले न्यूरोटिक पेशेंट्स यूज करते हैं, बच्चे यूज करते हैं. न्यूरोटिक का मतलब होता है एंजाइटी डिसऑर्डर्स. सो एंजाइटी के पेशेंट्स में न्यूरोटिक डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं और नॉर्मल लोगों में मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म्स. कुछ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि क्या क्या होता है. ठीक है, सो नार्सिसिस्टिक डिफेंस मैकेनिज्म्स में आई विल एक्सप्लेन व्हाट दीज आर. बट नार्सिसिस्टिक में 3 आते हैं, डिनायल, प्रोजेक्शन एंड स्प्लिटिंग. इमेच्योर में आते हैं ब्लॉकिंग, रिग्रेशन, सोमेटाइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन. एंजाइटी वालों की लिस्ट सबसे बड़ी है. यू माइट रिमेंबर अ फ्यू ऑफ देम, सारे के सारे नहीं भी याद किया तो आपको जितने समझ में आते हैं, जितने याद रख सकते हैं, एटलीस्ट 4 या 5 याद रख लो. सो वी हैव डिस्प्लेसमेंट, रिप्रेशन, एक्टिंग आउट, रिएक्शन, फॉर्मेशन. एंड मेच्योर वाले में आता है सप्रेशन, sublimation and humor. I'll explain what these are. So सबसे पहले denial. Denial तो easy है, ठीक है, तुम deny कर रहे हो कि ये reality है. So avoiding the awareness of some painful aspect of reality by negating the sensory data. It abolishes external reality. For example, कोई alcoholic है, बहुत ज्यादा they are drinking alcohol, but they deny that they have a drinking problem, pointing out to how well they function. वो कहते हैं कि हम तो दारू पी के गाड़ी भी चला लेते हैं, काम भी कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, तो why is this a problem? So this is very simple denial. Denial सबसे easy है to understand. Projection थोड़ा सा next level पे आ जाता है. तो projection में क्या हो रहा है? It is a mechanism by which the ego attributes its own intolerable sexual impulses or aggressive impulses to the outside person. यानी कि वो person के अंदर बहुत ज्यादा aggression है, पर वो बोलता है कि सामने वाला aggressive है. ठीक है, तो वो खुद का डिनाई करके जितनी भी चीजें सामने वाले पे डाल देता है. तो जो फॉल्ट है वो इट इज नॉट माई फॉल्ट, इट इज हिज, हर, देयर. ठीक है, तो उनकी जितनी भी इम्पल्सेस, अर्जेस हैं सामने वाले पे डाल दो. दिस इज प्रोजेक्शन. सो कोपिंग विथ वंस अनवांटेड मोटिव्स बाय शिफ्टिंग देम टू समवन एल्स. Anxiety arises from internal conflicts and it can be reduced if it is projected to the external world. तो अगर उसको खुद से एग्रेसिव इम्पल्सेस, सेक्सुअल इम्पल्सेस आ रहे हैं और ब्रेन में बहुत एंजाइटी हो रही है, तो वो सारे इम्पल्सेस को दूसरे पे डाल देगा. सो दिस इज प्रोजेक्शन. डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट ये सुना होगा, किसी का गुस्सा किसी पे निकालना. ठीक है, ये सुना क्या होगा, देखा भी होगा.
कि मैन हु गेट्स एंग्री एट हिज बॉस, पर ऑब्वियसली वो बॉस को तो डांट नहीं सकता है, बॉस पे गुस्सा नहीं कर सकता है, बॉस उस पे चिल्लाता है, वो जाके अपने घर पे किसी पे चिल्लाता है, हो सकता है वाइफ पे चिल्लाए या अपने बच्चों पे चिल्लाए, फिर बच्चे किसी और पे चिल्लाते हैं, वो किसी और पे। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, कि हमें पता है कि सामने वाले पे हम गुस्सा कर नहीं सकते, या हमारे जो भी इम्पल्सेस है सामने वाले पे नहीं निकाल सकते हैं, तो किसी और पे निकाल दो। So this is again displacement. The motive remains unaltered, but the person substitutes a different goal object to the original one. So object is changed. Often the motive is aggression, that for some reason the person cannot vent on the source of anger. जो भी source आ रहा है जिस पे उसको गुस्सा आ रहा है उस पे नहीं कर पा रहा है, तो displace कर रहा है. Then comes acting out. Acting out भी थोड़ा बहुत नाम से आपको आइडिया आ रहा है, बट सामने वाले को ये बोलना कि मुझे आप पे गुस्सा आ रहा है या आपने ये किया ये गलत है, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग इट दे विल एक्ट इट. तो एक्ट कैसे करेंगे? दे विल थ्रो अ बुक एट द पर्सन या पंच अ होल इन द वॉल. तो जो भी उनको गुस्सा आ रहा है वो गुस्सा बताने से ज्यादा वो एक्ट आउट करेंगे. सो दिस इज एक्टिंग आउट. ठीक है. So expressing an unconscious wish or impulse through action to avoid being conscious of an accompanying effect. ठीक है. So हम action कर रहे हैं इसलिए acting out. It involves chronically giving in to an impulse to avoid the tension arising from postponement of expression. Instead of saying I am angry with you, a person acts out by throwing a book या punching a hole through a wall. When a person acts out, it can act as a pressure release. So because वो action कर रहे हैं, उनको जो भी anxiety है, जो दिमाग में अंदर बबल हो रहा है, जो गुस्सा है, वो सारा निकल जाता है. So this is acting out. Regression. Regression का मतलब है कि बच्चों जैसा हो जाना. ठीक है. ये भी कभी कभी बोलते हैं ना कि बच्चों जैसे मत एक्ट करो या बच्चों जैसे मत करो. बच्चों जैसे एक्ट करना अच्छा लगता है बिकॉज वो टाइम पे एंजाइटी कम होती है, तो ब्रेन को लगता है कि बचपना ही अच्छा था क्योंकि तब तो एंजाइटी कम थी, तो लेट अस गो बैक टू दैट टाइम. सो दिस इज एग्रेशन. एग्रेशन इन्वॉल्व्स taking the position of a child in some problematic situation rather than acting in a more adult way. So basically acting like a child. It can be simple and harmless, like sucking a pen. Lot of times thumb sucking बचपन में होता है, which is normal. But obviously if an adult does it, it is called as regression. But कभी कभी बहुत ज्यादा रोना या moody arguments करना या बच्चे जैसे actually behave करना, that is regression. That is also a defense mechanism. Unconsciously होता है. So it can be a normal phenomena. Some amount of regression चाहिए for relaxation, sleep. लेकिन कभी कभी threat बहुत ज्यादा हो रहा है और हम adapt नहीं कर पा रहे, तो then we go into regression. An example is an adolescence who is overwhelmed with fear, anger, growing sexual impulses, and then starts becoming clingy and goes back to the childhood behavior. Sometimes bedwetting भी start हो जाता है, sometimes nail biting start होता है. So this is all regression. So if you know the example, you can write the example actually in the exam. तो समझ लो कि कैसे होता है और क्या example होता है. Point अगर आप समझ लें तो अंदर का तो you can actually write on your own also. Coming to rationalization. Rationalization यानी कुछ भी explanation देना. जैसे अल्कोहलिक पे ही अगर बात करें, तो अल्कोहलिक पेशेंट बोलता है कि नहीं मुझे बहुत काम का स्ट्रेस है या वाइफ मुझ पे बहुत चिल्लाती है इसलिए मैं दारू पीता हूँ. तो दिस इज रैशनलाइजेशन, ऑफरिंग एक्सप्लेनेशन इन एन अटेम्प्ट टू जस्टिफाई देयर बिहेवियर. सो इट इज यूजुअली फॉल्स रीजंस या बहुत ही इलॉजिकल रीजंस होते हैं, विच इज रैशनलाइजेशन. So saying that I failed because the teacher hates me. So this is also rationalization.
तो पढ़ाई करो एग्जाम के लिए। कमिंग टू रिएक्शन फॉर्मेशन, सो रिएक्शन फॉर्मेशन अगेन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा स्टेप वाइज है, तो समझ लो। अगेन एक अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स आ रही है, ठीक है। इम्पल्स ये है कि सामने वाले को थप्पड़ मार दो, ठीक है, ये अनएक्सेप्टेबल है, सामने वाले को नहीं थप्पड़ मार सकते, तो वी डू द ऑपोजिट। तो ऑपोजिट क्या है कि सामने वाले से बहुत अच्छे से बात करो, ठीक है, उस पे बहुत गुस्सा आ रहा है और उसको थप्पड़ मारने का मन कर रहा है, बट डूइंग द एग्जैक्ट ऑपोजिट इज रिएक्शन फॉर्मेशन। Okay, so if this mechanism is frequently used, especially at early stages of ego development, वो एक permanent हो जाता है, एक obsessional character बन जाता है, ठीक है। Example में, when a second child is born in the family, first child may show extraordinary concern and welfare. तो भले ही उसको फर्स्ट चाइल्ड जो है उसको सेकंड चाइल्ड से जेलेसी हो रही है कि उसको सारा प्यार मिल रहा है, अटेंशन मिल रहा है, but they will show a lot of concern, अनकॉन्शियसली हेट एंड एग्रेशन है, पर वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन या कंसर्न बता रहा है, ठीक है। एंड दिस इज ऑल अकरिंग एट द अनकॉन्शियस लेवल, तो ये कुछ भी जानबूझ के नहीं हो रहा है, ये ब्रेन कर रहा है जस्ट एंजाइटी को कम करने के लिए। अब आता है रिप्रेशन, ठीक है। रिप्रेशन और रिग्रेशन अलग है, सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन ये अलग है। रिप्रेशन में क्या हो रहा है, जो भी अनकॉन्शियस थॉट्स, फीलिंग्स, इम्पल्सेस जो भी है उनको हम दबा रहे हैं, ठीक है। सो ईगो जो है, जो भी प्राइमरी हमारे इम्पल्सेस आ रहे हैं उसको बस बोल रहा है कि ये कॉन्शियस लेवल पे तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, इसको रिप्रेस कर दो। सो दिस इज रिप्रेशन। Example, when a child finds out about the birth of a second baby, he may feel कि attention कम है, love कम है, तो he feels jealousy, he feels rivalry towards the little brother, but he represses his aggression for fear of punishment, या और पेरेंट्स गुस्सा हो जाएंगे तो और अटेंशन कम देंगे, बट मे चैनलाइज दिस एग्रेशन थ्रू सम अदर एक्टिविटी लाइक ब्रेकिंग द ब्रदर्स टॉयज। तो डेफिनेटली ये रिप्रेस हो रहा है, बट कहीं ना कहीं ये बाहर निकलने वाला है, तो रिप्रेसिंग योर फीलिंग्स इज नॉट गुड। अब आते हैं मेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म्स पे। ये वाला जो डिफेंस मैकेनिज्म है, दिस इज द मोस्ट मेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म, इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ईगो डिफेंस अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे अनवांटेड इम्पल्सेस है, एग्रेशन के हो गए या जो भी हो गए, उसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स अ पॉजिटिव थिंग। जैसे अगेन अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले को थप्पड़ मार दो, तो थप्पड़ तो नहीं हम मार रहे, रिप्रेस कर रहे हैं, बट हम उसी एनर्जी को यूज कर रहे हैं कुछ पॉजिटिव वे में। सो यू कैन राइट एन आर्टिकल कि वायलेंस कितना बुरा है, या सामने वाले ने जो भी गलत काम किया उसके बारे में आप कुछ आर्टिकल राइट कर सकते हो, एंड इसको एक कंस्ट्रक्टिव वे में लेके जा सकते हो। सो दिस इज सब्लिमेशन। सो वी आर रीडायरेक्टिंग आवर इम्पल्सेस टू अ सोशली वैल्यूड एक्टिविटी एंड गोल। कुछ कंस्ट्रक्टिव हम कर रहे हैं, उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। सो वी आर टेकिंग अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस एंड पुटिंग इट इनटू अ गुड यूज। Example, a writer may divert his libido to creation of a poem or a novel. This indirectly satisfies the drives. नेक्स्ट आते हैं इंट्रोजेक्शन या आइडेंटिफिकेशन पे। इट इज द रिवर्स ऑफ प्रोजेक्शन। सो इंटरनलाइजिंग द क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैं समझाती हूँ क्या है। A little boy who feels painfully small and weak may copy his father's behavior in order to feel big and strong. सो इंटरनलाइजेशन हम बहुत ज्यादा कॉमनली करते हैं, जैसे हमारे मॉडल्स हो गए, या आपको कोई एक्टर या एक्ट्रेस अच्छी लगती है, सो यू स्टार्ट ड्रेसिंग लाइक देम, या मे बी यू स्टार्ट टॉकिंग लाइक देम, एक्टिंग लाइक देम। सो वट एवर गुड क्वालिटीज यू लाइक इन सम अदर पर्सन, वो क्वालिटीज अगर आप अपने अंदर डाल लो तो उसको इंट्रोजेक्शन बोलते हैं। इतना
is enough at your level. Intellectualization क्या होता है? It is excessively using your intellectual process. So intellect यानी कि आपका बेसिकली इंटेलिजेंस. सो आप आपका नॉलेज या इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं आपकी बाकी फीलिंग्स और एंजाइटी को मास्क करने के लिए. तो यू डोंट वांट टू फेस द एंजाइटी, इसलिए आप बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल बनते हो, बहुत नॉलेज ये करने लगते हो. फॉर एग्जाम्पल, प्रोफेशनल्स हु डील विथ ट्रबल्ड पीपल में इंटेलेक्चुअलाइज इन ऑर्डर टू रिमेन हेल्पफुल without being overwhelmed by the sympathetic involvement. So doctors तो ये काफी ज्यादा करते हैं कि patients की agony या उनका pain देखा नहीं जाता है, but we need to treat them, तो we intellectualize it. We use the knowledge instead of our impulses. Coming to humor, so ये भी एक mature defense mechanism है. सो कॉमेडी हो सकता है और ट्रेजेडी हो सकता है. एक ही चीज को आप ट्रेजेडी करके भी ले सकते हो और कॉमेडी करके भी. अगर कॉमेडी करके लेते हो तो इट इज अ मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म. यूजिंग कॉमेडी टू ओवर्टली एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड थॉट्स विदाउट पर्सनल डिस्कम्फर्ट एंड विदाउट प्रोड्यूसिंग एन अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑन अदर्स. क्योंकि आप अगर कुछ मजाक मजाक में बोलोगे तो हो सकता है सामने वालों को इतना बुरा भी ना लगे, because you're just saying it lightly. So humor can be regarded as again one of the highest defense mechanisms, and mature humor allows individuals to look directly at what is painful. So try to use humor as much as possible. Anticipation is also a very good defense mechanism. ये भी आप लोग एग्जाम में यूज करते ही होंगे कि आपको पता है कि एग्जाम अभी 1 महीने में आने वाला है, तो प्लानिंग कर लो, एंटिसिपेट करो कि एग्जाम में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसके लिए मैं क्या क्या एक्शंस कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू. सो रियलिस्टिकली प्लानिंग और एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर टू अवॉइड इनर डिस्कम्फर्ट. तो इट इन्वॉल्व्स केयरफुल प्लानिंग और वरिंग, बट कभी कभी बहुत ज्यादा जब हम प्लानिंग और वरिंग करने लगते हैं तो ये एबनॉर्मल होता है. Example, moderate amount of anxiety before surgery promotes post-surgical adaptation. So surgeons को अगर anxiety हो रही है तो it helps in anticipating कि क्या क्या problems हो सकते हैं और फिर उनको avoid कर सकते हैं. So this is anticipation. This is also a very mature defense mechanism. Then coming to suppression. So suppression was the example which you all gave. कि सामने वाला अगर बोल रहा है, चिल्ला रहा है, तो बस भूल जाओ, याद मत रखो, या एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, ये भी बोलते हैं. तो दिस इज ऑल्सो सप्रेशन. सो इट इज कॉन्शियसली और सेमी कॉन्शियसली पोस्टपोनिंग अटेंशन टू अ कॉन्शियस इम्पल्स और some conflict. Issues may be deliberately cut off, but they are not avoided. तो उस टाइम के लिए भूल जाते हैं और बाद में हम मेच्योर वे में उसको डील करते हैं. ओके, सो कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर कि व्हाई दिस मैकेनिज्म इज इंडिस्पेंसिबल. ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हमें डे टू डे लाइफ में कितना ज्यादा काम करने में मदद करता है, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है. सो सिंस पीपल आर सपोज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू सोशल नॉर्म्स, it requires them to regulate themselves. So सोसाइटी में अगर जीना है तो डिफेंस मैकेनिज्म जरूरी है. Besides, without डिफेंस मैकेनिज्म पूरे वर्ल्ड में सिर्फ chaos होएगा, सब एक दूसरे पे चिल्लाते और झगड़ते रहेंगे. If people just followed their instinctual drives without any break, बहुत ज्यादा chaos हो जाएगा. So in order to live together with others, we should utilize defense mechanisms. एंड नाउ दैट आप लोगों को पता है कि मेच्योर वाले कौन से होते हैं और इमेच्योर वाले कौन से होते हैं, अभी यू कैन एक्चुअली कॉन्शियसली यूज द कंस्ट्रक्टिव वंस या द बेटर वंस टू डील विद डे टू डे थिंग्स. सो डिफेंस मैकेनिज्म हेल्प्स टू प्रोटेक्ट आवर होल सोसाइटी as well as our own ego.
एंड अगर ये फेल हो जाएगा तो बहुत ज्यादा chaos होगा. So this is very very important and that is why we made sure कि ये वाला lecture तो हो ही जाए. So main आप क्या क्या नाम है defense mechanisms के, if you remember, आपको बस उतना ही learn करना है. अंदर का अगर समझ भी लो कि वो क्या है, you can give your own examples also. आपके day to day life के examples भी if you give in the exam or if you write in the exam, if it is correctly explained, that is also fine. So you need not write the exact examples जो आपको ये lecture में बता रहे हैं. आप अगर खुद से भी examples बता सकते हो तो that is even better. So just understand what they are. Each and every mechanism क्या है वो समझ लो, उसके नाम याद कर लो. That is more than enough for your exams and for your life also. Try to understand कि defense mechanisms क्या होता है. So it will help you deal with your day-to-day life also. Okay. So thank you so much for listening. Any doubts? Any questions that you want to ask? Okay. Thank you so much for listening.